मिलते थे वेस्ट बंगाल को मात्र 4,380 करोड़ 2009 से 2014 में। आज मोदी जी वेस्ट बंगाल को 13,280 करोड़ रुपए दे रहे हैं। 13,280 करोड़। आप अगर सुनिए प्रश्न का जवाब सुनिए, जवाब सुनिए सर। माननीय अध्यक्ष जी, आज भी कुछ स्पष्टता हमारे माननीय सदस्यों को रखनी पड़ेगी। संविधान का प्रावधान बहुत स्पष्ट है। लैंड एक्विजिशन में राज्य सरकार की मदद चाहिए ही चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर में राज्य सरकार की मदद चाहिए ही चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न माननीय एलओपी साहब का प्रश्न मेन प्रश्न से अलग था, फिर भी मैं इस प्रश्न का जवाब दे रहा हूं कि एज फार एज पॉसिबल हर एक आरओबी में राज्य सरकार के सहयोग से फ्लाईओवर के लिए राज्य सरकार के सहयोग से तेजी से प्रयास चल रहा है। माननीय एलओपी साहब के साथ मैं पर्सनली भी बात कर चुका हूं। इस आरओबी में जो लैंडिंग एरिया है उसमें हमको मदद चाहिए राज्य सरकार की। जैसे ही राज्य सरकार से मदद मिलेगी हम काम करेंगे। और दूसरा जो फेयर का रैशनलाइजेशन की बात है वो ऑलरेडी विचाराधीन है रेलवे बोर्ड में। जैसे ही फैसला होगा निकल आएगा। तो जवाब तो दे दी आप क्या? क्वेश्चन नंबर 63 महाबली सिंह। क्वेश्चन नंबर 63। बहुत ज्यादा उत्तेजित हो रहे हैं, लेकिन उत्तेजना में भी एक शिष्टाचार होता है, एक तरीका होता है बात करने का। और जो शब्दावली आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कदापि किसी को स्वीकृत नहीं हो सकती है। आपकी शब्दावली को आप विड्रॉ करिए। आप जरा ढंग से अपना प्रश्न उठाइए। क्वेश्चन नंबर 63 महाबली सिंह। क्वेश्चन नंबर 63। बाद में उधर नहीं रहता। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर सभा पटल पर प्रस्तुत है। माननीय मंत्री जी, उत्तर सभा पर प्रस्तुत है। अध्यक्ष महोदय, आजादी के बाद बिहार में 35 चीनी मिलें काम करती थी, लेकिन धीरे धीरे 26 चीनी मिलें एक एक करके बंद हो गई। मात्र बिहार में अभी 9 चीनी मिलें काम कर रही है। महोदय, हम माननीय मंत्री महोदया से जानना चाहते हैं कि जो चीनी मिलें बिहार में बंद हैं, क्या उस चीनी मिलों को आप चालू करना चाहती हैं? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, यद्यपि चीनी मिल लगाना केंद्र सरकार का विषय नहीं है। इसमें 2098 में एक विषय आया था जिसमें इसको बाहर कर दिया गया था। बिहार में सदस्य ने स्वीकार किया है। राज्य सरकारें या लगाने वाले जहाँ चाहें वहाँ लगा सकते हैं। केंद्र सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, हम माननीय प्रधानमंत्री जी ने चीनी उद्योग के लिए इतना बहुत बड़ा अभी हाल में काम करने की बात कही है, और माननीय मंत्री महोदया कह रही हैं कि ये राज्य सरकार की काम है। अरे ये तो चीनी मिल को केंद्र सरकार के अधीन है, केंद्र सरकार को काम में करनी है। तो ये जो बंद चीनी मिलें हैं इसको केंद्र सरकार क्या चालू करने का विचार नहीं रखती? और दूसरा मेरा अनुपूरक प्रश्न है महोदय कि जो किसान जो है ये गन्ने का उत्पादन महोदय बहुत परिश्रम से करते हैं, चाहे बिहार का सवाल हो चाहे उत्तर प्रदेश का सवाल हो, और उनका उत्पादन का सही मूल्य और समय पर उनका भुगतान नहीं होने के चलते एक साल से 2 साल तक किसान मिल का प्रबंधक का चक्कर काटते रहते हैं महोदय। तो क्या सरकार
ऐसा कोई कानून बनाना चाहती है जो किसानों का भुगतान सही समय पर मिल सके? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय ने बहुत अहम सवाल उठाया और बहुत अच्छा सवाल है कि देश में आज क्या परिस्थिति है और पहले क्या परिस्थिति थी। दुर्भाग्य से सिर्फ ये लगता है कि माननीय महिपाल जी शायद अभी तक इतिहास के पन्नों में ही रहते हैं। उनको महाबली सिंह जी शायद इतिहास के पन्नों में ही है। उन्हें ध्यान नहीं है कि गत 10 वर्षों में क्या क्या परिवर्तन हुआ। चीनी मिलों में आज से 10-12 साल पहले कैसे गन्ना किसानों को तकलीफ होती थी, सही मूल्य का भुगतान समय पे नहीं होता था, सड़कों पे हाईवे पे आके उनको आंदोलन करना पड़ता था अपने पैसे के लिए। ये स्थिति मान्यवर आज से 12-15 साल पहले थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जब सरकार की कमान संभाली तब उन्होंने पूरे चीनी के व्यवसाय में, चीनी के उत्पादन में, गन्ना के उत्पादन के पूरे विषय को बहुमुखी सोच के साथ अपने दूरदर्शी परिणाम को सामने रखते हुए कई सारे कदम उठाए। उदाहरण के लिए चीनी मिलों को सही दाम मिले, चीनी मिलों का जो ऋण था उस ऋण को किस प्रकार से लंबे समय देके उसको समाप्त किया जा सके। गन्ना किसानों की भुगतान करने के लिए चीनी मिलों के पास जो पैसे का अभाव रहता था उसको पूरा करने के लिए इथेनॉल को प्राथमिकता दी गई। कहा उस समय मात्र 1% पेट्रोल में इथेनॉल की मिक्सिंग ब्लेंडिंग होती थी, आज वो बढ़कर 12% हो गई है। एक 1200% एक प्रकार से वृद्धि हुई है। और इन दिनों में जिस प्रकार से इथेनॉल का तेज गति से इस्तेमाल हुआ उससे चीनी मिलों की भी आमदनी बढ़ी, चीनी मिलें भी वायबल हो गई, उनके पास पर्याप्त पैसा आने लगा। और उसी के कारण आप देखेंगे कि गत कई वर्षों से 99% भुगतान समय पे होता है। कोई किसान का आंदोलन देश में किधर देखने को नहीं मिलता है। मैं आपको अगर आंकड़े दूं तो 2013-14 में कुल जो केन का भुगतान था वो 57,000 करोड़ रुपए था और केन ड्यूज 2-3 साल बाद दिए जाते थे। हमारी सरकार आने के बाद अगर 2022-23 का आंकड़ा देखें तो केन का उत्पादन, गन्ने का उत्पादन भी लगभग 1.5 गुना हो गया। उसके अलावा जो वैल्यू थी गन्ना किसानों की वो 1,15,000 करोड़ रुपए हो गई और वो 1,15,000 करोड़ में मान्यवर 1,14,000 करोड़ समय पे हो गया, 99% से ज्यादा। और मात्र 516 करोड़ यानी 99.5% पे हो गया। मान्य 516 करोड़ सिर्फ रह गए। 3 चीनी मिले अधिकांश इसमें और यूपी की है, वो तीनों चीनी मिले, उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई हो रही है। ये जो बात है कि गन्ना किसान को भुगतान में तकलीफ, इस पे जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रहार किया, जिस प्रकार से उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए कई सारे कदम उठाए, जिस प्रकार से उनको समय पे आज पूरा पैसा मिलता है, उसके कारण प्रोडक्टिविटी, उत्पादनता भी बढ़ी है गन्ना किसानों की। और देश भर में गन्ना किसानों ने, चाहे वो समय समय पर इथेनॉल का उपयोग ज्यादा हो, एक्सपोर्ट हो, अलग अलग माध्यम से, एक तरफ गन्ना किसान खुश है, दूसरी तरफ सभी कोऑपरेटिव, श्रीनिवास जी हाथ उठा रहे हैं, सभी कोऑपरेटिव मिल्स देश भर की पुनः जागृत हो गई है, पुनः प्रॉफिटेबिलिटी में आ गई है, पुनः उनके कर्मचारियों को नौकरी सुरक्षित हो गई है। और दूसरी तरफ शुगर इंडस्ट्री के कारण आज पर्यावरण को भी लाभ हो रहा है। पर्यावरण में प्रभाव हुआ कि इथेनॉल ब्लेंडिंग के कारण पेट्रोल का इंपोर्ट कम हुआ तो विदेशी मुद्रा में भी लाभ हुआ। तो ये जो बहुमुखी सोच है, इसके कारण आज देश तेजी से प्रगति कर रहा है और देश के गन्ना किसान भी बहुत राजी खुशी
आज इस काम के साथ जुड़े। क्वेश्चन नंबर 64 सी थॉमस। मिनिस्टर को रिप्लाई। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, नहीं बोल सकते सर, ये बकवास शब्द नहीं बोल सकते, ये हटा देना चाहिए। ये बकवास शब्द, ये मंत्री जी के लिए बकवास शब्द यूज कर रहे हैं, ये बकवास शब्द हटा देना चाहिए, कार्रवाई से हटा देना चाहिए। रिकॉर्ड में के लिए इन्होंने कह दिया क्या बकवास कर रहे हैं, ये गलत बात है। ये बकवास शब्द हटाइए, हाँ हटाइए, बकवास शब्द हटाइए। बकवास शब्द नहीं कह सकते, ये बकवास शब्द नहीं कह सकते। कि ऐसे हल्ला गुल्ला करने के बदले पहले जानकारियां निकाले माननीय सदस्य। 22-23 का पूरे देश में मात्र 516 करोड़ बकाया है। ये जो बात कर रहे हैं, ये अभी जो गन्ना खरीदा गया, ये अभी के गन्ना की बात कर रहे हैं, और अभी के गन्ना का पैसा पर्याप्त मात्रा में पे हो जाएगा। दुर्भाग्य है कि नासमझी से आंकड़ों को हेर फेर कर रहे हैं। प्लीज क्वेश्चन नंबर 64 मंत्री जी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री आप तो नहीं है। अध्यक्ष महोदय, उत्तर सभा पटल पे रखते हैं। शशि थरूर जी, आप होंगे। Thank you very much. Thank you very much, Mr. Speaker. I would like to applaud the Wise Kiran scheme, which promotes women in STEM subjects in our education system. I must say, sir, this is very, very interesting because the need is great. I have had the great pleasure, sir, of conducting, as the main speaker, a number of convocations in our country in the course of the last few years that I've been an MP, the last 15 years. And in the 75 or 80 convocations where I've spoken, it has struck me, sir, that even in institutions where women are a very small percentage of the workforce, of the student body, where women are maybe even just 25% of the student body, 90% of the prize winners, the diploma holders, the gold medalists tend to be women. This has led me to believe that the future is female, sir, and I'm glad we're doing this scheme. Having said that, however, it is also true that only 1/3 of the women, despite their great successes in the education system, only 1/3 of the women actually are in STEM careers. And what is particularly worrying, sir, is that promotions in STEM careers seem to be denied to women. We are seeing a situation in which pretty much in every STEM discipline, the top positions are regularly occupied by men. Does the government have any thought about whether there could be gender affirmative programs, not only to ensure that women who do well in their studies get career opportunities, so the number of women in STEM disciplines and careers goes up, but also whether there should be some encouragement to put women in leadership positions, because it's startling to see that when a woman and a man, even the woman with higher marks, gets into a STEM career, the man's promotion comes 2 or 3 years before the woman's does. And this is a pattern that has been studied, and I would love to know if the government has looked into the matter and has any thoughts on how to remedy it. Thank you, sir. Speaker, sir, at the outset, I have to thank Honorable Member Shri Shashi Tharoor ji for having appreciated the WAS scheme. And I once again wish to reassure the entire House that this government has already been giving highest priority to enhance the role of women in every sector. And Prime Minister Modi has been reiterating this very often whenever he has a platform to speak. And he's been talking about Nari Shakti, Nari Samarth. In fact, in this House also, the very first bill that was presented was dedicated to the woman power of India. And therefore, I would like to also clarify that there is no gender bias in carrying out promotions.
And you'll be pleased to know when I just cite a figure that we have, of course, as you rightly said, the number of women scientists is still lower compared to the male sites. Yes, it is, to be precise, 18.6%. The R&D projects run by women are up to 25%, but the higher education enrollment has increased tremendously over the last few years. It's gone up to 43%, which means tomorrow, these girls, when they take over those positions, the proportionate number of the working scientists will also go up to almost 50%. Now, having said that, as far as the contention that the top positions are manned only by men, I would rather say they are now being manned by women. In the sense, for example, in space, our Aditya project is being headed by a woman called Jijar from Tamil Nadu. Similarly, the Chandrayaan project, the joint director, the number 2, is again a lady called Kalpana from Karnataka. So it's not true. On the other hand, in fact, the common realization is that in the science fraternities, in the science streams, the women have already evolved from the participatory role to the leadership role. It is now they are deciding to what extent the men have to be participants in what roles. And I think, without being boastful, the very scheme of WAS was started by the NDA government when Mr. Vajpayee was the Prime Minister. And thereafter, it was taken up by Prime Minister Modi after he took over in 2014. And he further extended in the form of the Kiran scheme, which is... नहीं हुआ वो बता रहा हूं मैं. बीच में ये हुआ कि बजट 2014 में था 44 करोड़ और 2024-25 में 135 करोड़, यानी तीन गुना बजट बढ़ा. Having said that, we are already in it, and I'm glad that Kerala is also getting tremendous benefit out of it. We have started a scheme called Curie, which is providing support to women in the university levels. So incidentally, Kerala does not have a women university, but we have extended the same support to the Kerala colleges. So we have 2 in Kottayam, 2 in Thrissur, 1 in Thiruvananthapuram, 1 in Ramaswamapuram, and 1 in Allapur. So we are extensively giving support regardless of whichever the government there. Question number 65, Sri Dhairyashil Mane. माननीय मंत्री जी, उत्तर सभा पटल पर रखा है. श्री प्रताप राव जाधव. धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे प्रश्नकाल में आप जो अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं. माननीय अध्यक्ष जी, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बढ़ाने की ओर तेजी से अपने कदम बढ़ा रहा है. माननीय अध्यक्ष जी, हम इस लक्ष्य की प्राप्ति तब तक नहीं कर सकते जब तक कि हम भारतीय उद्योगपतियों को विदेशों में अपना कृषि एवं अन्य औद्योगिक सामान निर्बाध रूप से बेचने की सुविधा मुहैया नहीं करा सकते. माननीय अध्यक्ष जी, विभिन्न देशों में भारत के निर्यातकों पर टैरिफ तथा नॉन टैरिफ बैरियर लगाकर भारत के सामान को उन देशों में बेचने से रोका जाता है. महोदय, कई देश ऐसे जो भारत के निर्यातकों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी तथा विभिन्न प्रकार की कस्टम ड्यूटी लगाकर भारत के सामान को महंगा कर देते हैं, जिसकी वजह से भारत का निर्यातक अपने सामान को अंतरराष्ट्रीय बाजार में नहीं बेच पाता है. महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार इन निर्यातकों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए विभिन्न देशों की सरकारों से बातचीत कर कोई ऐसा हल निकालेंगी कि जो अन्य देशों में हमारे निर्यातकों पर भारी टैक्स का बोझ कम हो सके. साथ ही साथ भारत सरकार ने कृषि उत्पादों जैसे कि कपास, सोयाबीन, चीनी, चावल के निर्यात पर जो प्रतिबंध लगाए है उनको हटाने पर विचार करेंगी ताकि भारतीय निर्यातक अपने सामान को अंतरराष्ट्रीय बाजार में आसानी से बेच सके. अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से ये सूचित करना चाहती हूँ कि हमारे कृषि निर्यात
बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहा है और पिछले वित्तीय वर्ष में हमारा जो कृषि निर्यात रहा वो $50 बिलियन से ज्यादा रहा। जहां तक हमारे निर्यातकों की दूसरे देशों में जिन ट्रेड बैरियर्स का वो सामना करते हैं उसका विषय है, तो इस संबंध में मैं बताना चाहती हूँ कि हर देश अपने टेरिटरी में आने वाले प्रोडक्ट्स की सेफ्टी और क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए अपना एक रेगुलेटरी स्ट्रक्चर बना के रखता है और कई बार ये डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को भी अप्लाई करते हैं और निर्यातकों को भी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दो देशों के रेगुलेटरी स्ट्रक्चर्स में आपस में कुछ गैप्स होते हैं, कई बार इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होता है या किसी तरीके की आर्बिट्रेरीनेस होती है या लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी होती है, जिसके कारण ये बैरियर्स की तरह प्रतीत होते हैं। ऐसी अवस्था में निरंतर भारत सरकार और हमारा मंत्रालय जो हमारे निर्यातक किसी भी देश में अपने कृषि उत्पाद को या किसी भी अन्य उत्पाद को निर्यात कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के बैरियर का, ट्रेड बैरियर का यदि वो सामना करते हैं तो उसके लिए हम उनकी मदद करते हैं। इसके लिए हमारे पास कई मैकेनिज्म्स हैं। अभी हमने हाल ही में एक टास्क फोर्स भी गठित की है। ये टास्क फोर्स एक ऐसी कोर टीम के रूप में है जिसमें 25 हमारे अलग अलग मंत्रालय, हमारे ईपीसीज और हमारे एक्सपोर्टर्स, स्टेक होल्डर्स सभी लोग शामिल हैं, जिनसे हम चर्चा करते हैं और किस कंट्री में वो कौन सा ट्रेड बैरियर फेस कर रहे हैं उसके बारे में उनके स्पेसिफिक ट्रेड कंसर्न को समझते हैं। इन विषयों को हम आवश्यकता पड़ने पर WTO में भी उठाते हैं और अलग अलग जो हमारे ट्रेड पार्टनर्स हैं उनके लिए जो हमारे पास इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स अवेलेबल है उसके माध्यम से और अपने मिशंस की मदद से उन देशों से भी हम बातचीत करते हैं और बातचीत के जरिए इन बैरियर्स को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। श्री गौरव गोगोई जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सर, ये ट्रेड को लेके ये सवाल है और ट्रेड में हम देखते हैं कि चीन से बहुत सी चीजें आज भी भारत इंपोर्ट करता है, विशेष रूप से मोबाइल फोन में। सर भारत में आज हम मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग तो कर रहे हैं, लेकिन ये जो मेड इन इंडिया की जो मोबाइल फोन है इसके अंदर अगर आप कंपोनेंट्स देखोगे तो वो मेड इन चाइना कंपोनेंट्स है। सो मेड इन इंडिया मोबाइल फोन, लेकिन कंपोनेंट है मेड इन चाइना। तो जिस वक्त सर चीनी सोल्जर लद्दाख में हमारे किसानों के साथ मुठभेड़ कर रहा है, भारत सरकार क्यों चीन से ये मोबाइल कंपोनेंट्स इंपोर्ट कर रही है? क्यों भारत सरकार दूसरे देशों में नहीं देख रही कि हम दूसरे देशों से ये इंपोर्ट करें, और क्यों हम अपने इंपोर्ट डिपेंडेंसी चाइना पे अब बना रखे हैं, विशेष रूप से मोबाइल फोन में, जहां पे प्रिवेसी का मामला हो सकता है, सर्वेलेंस का मामला, सर कंप्लीट एक सेंटेंस सर, सर्वेलेंस का मामला हो सकता है, स्नूपिंग का मामला हो सकता है। पूरी दुनिया में आज विभिन्न देश चीनी की जो, चाइना की जो इंटेलिजेंस कैपेसिटी है, एस्पियोनाज की कैपेसिटी है, उस पे संदेह की नजर से देख रही है, और हम अपने ही मेड इन इंडिया मोबाइल फोन में मेड इन चाइना कंपोनेंट दे रहे हैं, तो हम क्यों दूसरे देशों पे अपने ध्यान दे रहे हैं? चलिए मंत्री जी देंगे जवाब। सर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हमारे देश में किसी भी देश के माध्यम से जो भी हम कमोडिटी इंपोर्ट करते हैं, हमारे अपने जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसके प्रोविजंस के आधार पे करते हैं, जिसमें खास तौर से सेफ्टी का जो एंगल है उसका ध्यान रखा जाता है। जो आपने स्पेसिफिक विषय चाइना के संबंध में उठाया है, इस पर मैं और जानकारी प्राप्त करके आपको सूचित करूंगा। सबसे पहले तो मैं माननीय मंत्री जी आप बोलिए। माननीय सांसद जी को आपके माध्यम से सूचित करना चाहूंगा कि ये बात भूल रहे हैं कि 2014 के पहले तो पूरे फोन बंद के बंद पूरे के पूरे भारत आते थे, उसमें सिक्योरिटी रिस्क इनको कभी दिखा नहीं, किस प्रकार से बने बनाए फोन के अंदर चिप्स वगैरह के माध्यम से क्या आ सकता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आते ही मेक इन इंडिया को बल दिया, लोग भारत में आए, निवेश करें, और इसका एक सबसे बड़ा सक्सेस स्टोरी तो आज मोबाइल टेलीफोन मैन्युफैक्चरिंग है, जिसमें पूरी दुनिया में भारत ने डंका बजाया है। आज एप्पल जैसी कंपनी कहती है कि हम हर साल डबल करेंगे हमारा प्रोडक्शन भारत में, और विश्व में जो बनाते हैं उसका 25% भारत पे बनाएंगे। माननीय सांसद जी को यह भी सूचित करना चाहूंगा, ये एक प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया में पहले फोन बनाने के लिए कंपनियां आती है, अमेरिकन कंपनियां भारत में बड़े पैमाने पे आ रही हैं, कोरियन कंपनियां, जापानीज कंपनी बड़े पैमाने पे आ रही हैं। जब फोन बनना शुरू हुआ
और उनको दिखा कि आज मार्केट है, बड़े पैमाने पे फोन बन रहे हैं, फोन में कंपोनेंट्स लगेंगे, तो स्वाभाविक रूप से कंपोनेंट इकोसिस्टम इसके पीछे आएगा, आने लगा है, शुरू हो गया है। और उनको शायद ये जानकारी गलत है कि सब चाइना से कंपोनेंट आ रहे हैं। कंपोनेंट कोरिया, जापान, ताइवान, यूरोप, अमेरिका, सभी देशों से टेक्नोलॉजी के हिसाब से। और मेरे मित्र अश्विनी जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने बड़े सख्त प्रावधान लाए हैं। उन्होंने कंपनियों को मैप किया है, टेक्नोलॉजीज को मैप किया है, सिक्योरिटी कंसर्न्स के हिसाब से जो कंपनियां हमारे हित में नहीं है, जिन कंपनियों का सामान फोन में होने से कोई भी प्रकार का सुरक्षा के ऊपर आहत आ सकती है, उनको बंद किया गया है। और जो फ्रेंडली नेशंस है और फ्रेंडली नेशंस की सिक्योर सप्लाई चेन के ऊपर आज भारत सरकार बल दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम सफलता से इस देश में निवेश भी ला रही है, टेक्नोलॉजी भी ला रही है। और मेरा मानना है जिस तेज गति से इस इकोसिस्टम को भारत डेवलप कर रहा है, ये आगे भारत विश्व का सप्लायर बनेगा। और एक आखिरी में जानकारी आपके माध्यम से देना चाहूंगा, कल ही एक कंपनी मुझे टेलीकॉम की मिलके गई जो टेलीफोन बनाती है और अन्य प्रोडक्ट बनाती है, और उन्होंने अपने निवेश के प्लान्स बताए। उन्होंने बताया कैसे पीएलआई सिस्टम से वो यहाँ और निवेश करना चाहते हैं और पूरा इकोसिस्टम भारत लाके मेड इन इंडिया प्रोडक्ट, जिसमें मेड इन इंडिया कंपोनेंट्स भी हो, लेकिन इस प्रोसेस को एक समय सीमा लगती है। और ऐसे ओवरनाइट सुपरमैन की तरह आके मुझे लगता है कोई मोबाइल फोन यहाँ नहीं बनेंगे। जो काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है उसकी मैं समझता हूँ गौरव गोगोई जी भी दाद देंगे। क्वेश्चन नंबर 66 के मुरलीधरन। क्वेश्चन नंबर 66 सर। Sir, there are lot of cases in various states in India regarding the encroachment of railway lands. Sir, the reason is railway is not utilizing their own lands. In my constituency also in Talasheri, 50 acres of railway land is still vacant. So I want to know from the government whether the Railway Land Development Authority is considering any land development project under the public-private partnership in these idle railway lands. Honorable Speaker, sir, the railway lands basically are of three natures. The majority of the railway land which is shown as vacant railway land, that is basically the land along the railway tracks. That is practically the majority of the land which is shown as railway land available is basically along the railway tracks. That is kept reserved for expansion. As noticed in the budget, Honorable Prime Minister has very big vision for expansion of railway network. 3 major corridors have been approved, which will basically add about 40,000 kilometers, 40,000 kilometer और रेलवे नेटवर्क में जुड़ेगा और किस तरह से एक तेजी से रेलवे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो. So, Honorable Speaker, sir, most of the railway land is basically reserved for expansion. Outside that, whatever railway land is available is being taken up for development in various phases. Many interesting projects have been done in the recent past. In the last 10 years, some of these railway lands have been developed as housing complexes, some have been developed in other ways, but we are moving in a very systematic way. Okay, Muralidharan ji. Sir, whether the government should consider these 50 acres land in Talasheri for the development of the railway. Members' suggestion is noted, sir. Deepak Ved ji. Manikam Tagore ji. Sir, Railway launched Amit Bharat Station Scheme for the development of the stations. As the it's among 118 stations are among that thing, as the reply Honorable Minister has replied. Aspirational districts, is there any specific
plan to include more stations in aspirational district, because aspirational district is which are all backward districts, and we all know that there needs special support for that. And my district is an aspirational district, and Sivakasi and Arupukote stations are not included in this scheme. And I like to request the Honorable Minister, will he consider including Sivakasi, which is a fireworks hub, and Arupukote, which is a handloom hub, to be included in the Amrit Bharat station scheme. Thank you, sir. जी, मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को आपके माध्यम से सदन के सामने रखना चाहूंगा। प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक काम हाथ में लिया है, एक तरीके से भागीरथी काम हाथ में लिया है। 1300 स्टेशंस का रीडेवलपमेंट एक साथ आज चल रहा है, और काम जिस तेजी से चल रहा है माननीय अध्यक्ष जी, देश में सौभाग्य मिला कई जगह स्टेशंस को ढंग से जाके देखने का। काम जिस तेजी से चल रहा है वो अपने आप में एक सुखदायक चीज है। आपके स्वयं के कोटा स्टेशन में भी अगर देखें, और देश भर में कई जगह, भुवनेश्वर देखिए, अलम्बुर देखिए, बिहार में देखिए, झारखंड में देखिए, उत्तर प्रदेश में देखिए, मध्य प्रदेश में देखिए, सब जगह, जैसलमेर, उधमपुर, जब कई मान्यवर सदस्यों के स्टेशंस जो बन रहे हैं, बहुत ही तेजी से काम हो रहा है। 1300 स्टेशन का रीडेवलपमेंट का एक साथ इतना बड़ा प्रोजेक्ट विश्व में कहीं पर शायद नहीं लिया गया होगा। ये इतना बड़ा स्टेशन रीडेवलपमेंट का काम है, ये और अच्छा प्रोग्रेस हो जाए, इससे बहुत सारी लर्निंग्स भी आ रही है। माननीय अध्यक्ष जी, जो प्रधानमंत्री जी का विजन है कि शहर के दोनों हिस्सों को जोड़े और एक बहुत अच्छा रूफ प्लाजा बने, नई अर्बन स्पेस बने, वो सब इस प्रोग्राम के माध्यम से साकार हो रही है। आई बी ईडन जी। सर, आपके माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहता हूं सर। आप इस प्रोजेक्ट के लिए आपके भी ग्रीन सिग्नल चाहिए सर। सर, आई हैव ऑलरेडी रेज्ड दिस इशू टू द ऑनरेबल मिनिस्टर। इट इज रिगार्डिंग 110 acres of land in my constituency in Ernakulam, which the Indian Railway owns. This is a marshalling yard, and as we all know that the Ernakulam town and junction railway stations have been in a stagnant position, and the only way to develop the railways in Kerala is to develop this particular railway station, where inside the heart of the city you have 110 acres of land. The Railway Land Development Authority, RLD, have made a study on this. A detailed project report has been made. I hope the Honorable Minister and the government would consider this matter very positively. Also, sir, what is the present status of the Shabari Rail project in Kerala? Is the government intending to take up the project, or government has dropped the projects? Honorable Speaker, sir, the Shabari Rail project is another classic case study in which after so many years of effort, because of the lack of cooperation from the state government, because of the lack of cooperation on land acquisition, lack of cooperation on giving the matching fund, the project has not really taken the kind of progress which it should have made. Right now we are working on two possible alternative alignments. One of the alignments actually takes the project railway line all the way very close to the Shabari shrine, and the other alignment basically terminates about 25 or 26 kilometers before the shrine. So once both the alignments are kind of fully examined, then only a final decision can be taken. And regarding the Ernakulam railway land, I'll request the honorable member to come and meet me. We can discuss what best use it can be put to. Kerala government is in indie block. सर, मैं आभारी हूं सर कि आपने पूरक प्रश्न को पूछने की अनुमति दी। सर, मैं सबसे पहले तो अपने एसएसपी प्रधानमंत्री जी का और माननीय रेल मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं सर। मैंने लंबे काल से पार्लियामेंट में आने का मौका मिला। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद ये पहली सरकार है, 10 साल की सरकार, जिसने मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पर पूरे देश के स्टेशनों का पुनर्विकास करके कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया। दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। सर, मेरे संसदीय क्षेत्र में अमृत भारत स्टेशन के लिए सर एक स्टेशन का आपने पिछले बार चयन किया था सर, तरेगना स्टेशन का। सर, काम प्रारंभ हो गया है, थोड़ा विलंब से मगर काम प्रारंभ हो गया। मैं आपके माध्यम से
ये अनुरोध करना चाहूंगा और जानना चाहूंगा, आपने पिछली बार अनुरोध के बाद आपने कहा था अगले वित्तीय वर्ष में मैं और आपके इलाके के स्टेशन को मैं पुनर्विचार करूंगा उसके डेवलपमेंट के लिए। तो मैं जानना चाहता हूं सर, मेरे स्टेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, दानापुर मंडल भी है सर, वहां पर बेटा, पुनपुन, सदिशोपुर, क्या इन स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन के अंतर्गत लाने की महती कृपा करेंगे ताकि बिहार का वो पटना का इलाका भी विकसित हो सके और लोगों का कल्याण हो सके सर। माननीय संसद में प्रश्नकाल के समय हम पॉलिसी मैटर पे पूछें, अब एक एक स्टेशन पे सब पूछेंगे कैसे चलेगा? पॉलिसी मैटर पे पूछे, एक संसद में प्रश्नकाल पर एक व्यापक हिसाब होना। मैं तो कई बार ये स्टेशन नहीं बना, वो स्टेशन नहीं बना, पैसेंजर घायल हो गया, पैसेंजर। चलिए मंत्री जी जवाब दो। मान्यवर सदस्य में प्रश्नकाल, संसद का प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण समय होता है और इस समय जो प्रश्न और उसका जवाब है उससे पूरा देश देखे कि क्या कुछ पॉलिसीज के अंदर क्या क्या हो रहा है, तो अच्छा लगेगा। मैं पहले तो मान्यवर सांसद जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिस तरह से फील्ड में डिफिकल्टीज आई उसमें मान्यवर सांसद जी ने स्वयं इंटरवेंशन करके कई समस्याओं का समाधान किया, इसलिए मैं मान्यवर सांसद जी का धन्यवाद देना चाहूंगा। और जो बाकी नए स्टेशन और जोड़ने का आपने निवेदन किया है, मैं मान्यवर सांसद जी से निवेदन करता हूं एक बार चाय पे बैठते हैं और जो यथासंभव आगे तो काम चेंबर में बात कर लेना आप। अरविंद सावंत जी। स्पीकर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। एक अच्छा कदम सरकार ने उठाया, उसकी सराहना करता हूँ। एक मुंबई में विक्टोरिया टर्मिनस का नाम हमने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस किया, आपने इसमें उसका भी प्रावधान किया, ऐसा मुझे समझ में आया है। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। एक ही दरखास्त है, विनती है, बहुत सालों से करते आया हूँ कि वहां छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू लगाएंगे। वो जवाब देते हमारे पास पॉलिसी नहीं है। केवड़िया पे वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैचू बनाया, म्यूरल भी बनाया हुआ है। विश्वेश्वरैया पे विश्वेश्वरैया का भी स्टैचू बनाया है। छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू अगर स्टेशन के सामने, उसकी जो गरिमा है उसको ठेस न पहुंचाते हुए बिठाने की कोशिश करनी है। मैंने उनको प्लान भी दिया, डिजाइन भी दी थी। आप अगर उसकी अनुमति देंगे तो बहुत बहुत शुक्रिया। माननीय अध्यक्ष जी, छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के ऐसे गौरवशाली, ऐसे ऐतिहासिक युग पुरुष रहे जिन्होंने इस देश के इतिहास में अपना नाम एक बहुत ही गौरव, बहुत ही स्वर्ण अक्षरों में रखा है। हम लोग तो बचपन से शिवाजी महाराज की कथाएं पढ़ते पढ़ते बड़े हुए। उस स्टेशन का, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने में कोई भी कसर नहीं रखी जाएगी। काम आरंभ हो गया है और ऐसा मान्यवर अध्यक्ष जी काम का जो डिजाइन हुआ है, मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि उस डिजाइन को जैसे कंप्लीट होगा, ये काम आरंभ हो चुका है, लोग स्टेशन को देखने के लिए आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। क्वेश्चन नंबर 67 श्री पशुपतिनाथ सिंह जी। एक विशेषता थी कि कोई भी अगर उनको धोखा देता था तो वो उससे पूरा बदला भी लेते। पशुपतिनाथ सिंह जी। प्रश्न संख्या 67 पूछता हूँ। माननीय मंत्री। Laid on the table of the house, sir. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सर्वप्रथम तो मैं माननीय मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई दूंगा कि आज़ादी के बाद 2014-65 वर्षों में कोयला का उत्पादन 462 मिलियन टन प्रतिवर्ष होना शुरू हुआ था और आज 10 वर्षों में वह दुगना से अधिक हो गए। 893.19 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन होना शुरू हो गया। देश के समृद्धि में कोयले का बहुत बड़ा योगदान होता है। जब यह रिकॉर्ड उत्पादन शुरू हुआ तब ओबी डंप की समस्या आई, क्योंकि ज़्यादा ओपन कास्ट से कोयला निकालकर और बड़े बड़े पहाड़ बना दिए। समय 12 बजने वाला है, इसलिए शॉर्ट पूछ लेंगे तो जवाब दे देंगे। एक तो बहुत मुश्किल से अध्यक्ष महोदय,
कई बार कोशिश किया। नहीं, मैं तो आपके हित के लिए कह रहा हूँ, अगर हाँ, आप जी, शॉर्ट जी। पूछ लो जवाब दे देंगे बराबर। बहुत संक्षिप्त में है, हाँ, बहुत संक्षिप्त में है। मैं बात भी करता हूँ बहुत संक्षिप्त। अब ओबी डंप की समस्या भौगोलिक स्थिति बदल दिया कोलफील्ड का। कहीं तालाब हो गए, कहीं पहाड़ हो गया, और वहाँ कोयला में आग लगी हुई है, विस्थापन की समस्या है। राज्य सरकार इनको जमीन उपलब्ध नहीं करे। हमारा प्रश्न है कि यह नियमानुकूल है कि कोई रहती लैंड कोई देता है, अधिग्रहण होता है, तो कोयला उत्पादन करने के बाद उसको समतल बनाकर और उसको वापस कर दिया जाए। क्या इस पर सरकार विचार रखती है? सर, जैसे मान्य सदस्य ने उल्लेख किया कि कोयला प्रोडक्शन के बारे में उन्होंने उल्लेख किया है, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, जो हम लगभग 500 मिलियन टन, 550 मिलियन टन से ज़्यादा उत्पादन 2013-14-15 में होता था, जब मोदी जी आने के बाद हम अभी इस बार 1 बिलियन टन क्रॉस कर रहे हैं। वी आर क्रॉसिंग 1 बिलियन टन, दैट इज 1000 मिलियन टन। मैं ये भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि देश कोयले में पक्का जो सब्स्टिट्यूएबल जो कोल है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूएबल जो कोल है, उसमें आत्मनिर्भर हम बनेंगे, ये भी मैं आश्वस्त करना चाहता हूं। इसके साथ ही साथ जो ओबी रिमूवल जो है, ओबी बर्डन जो है, तो एक इशू है, लेकिन इसके लिए जो रेगुलेटरी सिस्टम है और रेगुलेटरी सिस्टम इन प्लेस है। डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी तो रेगुलर इंस्पेक्शन करते हैं ओबी डंप्स का, उसका ज्योमेट्री कैसा है, स्लोप स्टेबिलिटी राडार भी, इसका भी उपयोग कई जगह हो रहा है, लेकिन पूरा उसका फ्लैटनिंग करके रिफिल करके हमको वापस करने का पॉलिसी आज के दिन में हमारे नहीं है, क्योंकि उसके एक बार ओपन कास्ट में माइनिंग पूरा करने के बाद रिफिल करने के लिए, और रिफिल करने के बाद वो नीचे गिरता है, इसके कारण बहुत समय लगता है। और उसमें हमने इको पार्क बनाया है, उससे जो सैंड उत्पन्न होता है, बालू, वो बालू हम उसका उपयोग कर रहे हैं। और उसे ये भी हम कंसिडर कर रहे हैं सोलार पार्क, जो अभी ओबी साइड जो है उसका सोलार पार्क भी उसके ऊपर लगाने का कंसिडरेशन में है। तो ओवरऑल तो जो लैंड कैसे उपयोग करे, इको पार्क कैसे करे, ये सब सोच रहे हैं, लेकिन ये रिस्की रहता है, इसीलिए फ्लैटन करके वापस करने का अभी तो सोच सरकार के सामने नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68 के सुरेश जी। Sir, question number 68. स्टेटमेंट। आप 1 सेकंड में पूछो, 1 सेकंड में जवाब। Honorable Speaker, sir. Sir, myself. आप पूछ ले, कोई बात। Sir, first of all, I would like to congratulate Honorable Railway Minister to take up various railway stations for redevelopments. Sir, in my constituency, Mavelikara also included the Amrit Bharat scheme. The tender has been floated. Unfortunately, that tender was cancelled. Now the work has been delayed. So I would like to ask the Honorable Minister when this work will be restarted. And also, Chenganur is the gateway of Shabarimala. That railway station also included the second phase of the redevelopment, but work has been not taken up. These two important questions, Honorable Minister, kindly reply. Honorable Speaker, sir, Honorable member has asked a very specific question about the Mavelikara railway station. Unfortunately, the first tender which was awarded, that was not performed, and the tender had to be cancelled. Already a fresh tender has been issued, sir. Supplementary, chalo. There is a proposal from Chenganur to Pamba elevated railway line. So, what is the present situation? Whether the survey is over, alignment has been finalized, the project has been approved by the railway board. When this railway line will be started the work?
Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji is fully committed towards development of railway network in Kerala. And one of the projects which is very important is the project which takes the railway network to the holy shrine of Sabrimala. The Chenganur to Pamba railway line is a new alignment which has been suggested by Dr. E. Sridharan Saab. The DPR is right now under preparation, sir. And as and when the alignments are frozen and DPR is completed, then the next steps will be taken. ओके, प्रश्नकाल समाप्त। माननीय सदस्यगण, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने प्रस्ताव किया है कि आवश्यक सरकारी कार्य को निपटान हेतु 7वीं लोकसभा के 15वें सत्र को शनिवार दिनांक 10 फरवरी 2024 तक के लिए बढ़ा दिया जाए। यदि सभा की अनुमति हो तो शनिवार 10 फरवरी 2024 तक सदन की बैठक निर्धारित की जाए, बढ़ा दिया जाए। मुझे कुछ माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना की अनुमति नहीं दी गई है। आइटम नंबर 2, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं आपकी संशोधित कार्यवली में क्रम संख्या 2 के आगे मेरे नाम पर सूचीबद्ध कागजात सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद सभापति महोदय। आइटम नंबर 3, फगन सिंह कुलस्ते। महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम पर उल्लेखित कागजात सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 4, श्री राव साहेब दानवे। सभापति महोदय, मैं आज की पुनरीक्षित कार्य सूची में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 4 पर उल्लेखित कागजातों को सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 5, साध्वी निरंजन ज्योति जी। सभापति महोदय, मैं आज की संशोधित कार्य सूची में क्रम संख्या 5 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत करती हूँ। आइटम नंबर 6, श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल। सभापति महोदय, आपकी अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रम संख्या 6 पर मेरे नाम के समक्ष उल्लेखित दस्तावेज मैं सदन के पटल पर रखती हूँ। आइटम नंबर 7, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। धन्यवाद सभापति महोदय। लोकसभा की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 7 पर अंकित दस्तावेज जो श्री राजीव चंद्रशेखर जी फॉर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम के आगे अंकित है, आपकी अनुमति से मैं सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 8, श्रीमती दर्शना जयदोष। Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House papers mentions against my name at serial number 8 of the Ministry of Textiles as the today's revised list of business. आइटम नंबर 9, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। धन्यवाद सभापति महोदय। लोकसभा की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 9 पर श्री वी मुरलीधरन जी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से संबंधित कागजात उल्लेखित है, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 10, श्री सोम प्रकाश। Sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House paper listed against my name at serial number 10 in the revised list of business for today. आइटम नंबर 11, श्री देबू सिंह चौहान। धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची की क्रम संख्या 11 पर मेरे नाम के समक्ष उल्लेखित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 12, डॉक्टर संजय जायसवाल। सभापति महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में अपने नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन संख्या 37 हिंदी और अंग्रेजी संस्करण को प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 13, श्री अधीर रंजन चौधरी। Sir, I rise to present the report number 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97,
98, 99, 100, 101, 102, and 103rd Indian English versions of the Public Accounts Committee 2023-24 as listed against my name in today's revised list of business at serial number 30. The PSC has completed a century. Credit goes to the chairman. Item number 14, Bhavna Gavli. पति जी, मैं आज के कार्यसूची पत्र में क्रम संख्या 14 पर मेरे नाम के समक्ष यथा सूचीबद्ध सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का 13वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करती हूँ। Item number 15, PC Gadegora ji. With your kind permission, I rise to present a copy of the each 67, 68, 69, and 70th report, Hindi and English versions of the Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing 2023-24 as listed against my name at serial number 15 in today's list of business. Item number 16, Sri PC Gadegora ji. Sir, with your kind permission, I rise to lay a copy of each of the statement, Hindi and English versions, showing action taken by the government on 62nd report of the Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing, as listed against my name at serial number 16 in today's list of business. Item number 17, Sri PP Chaudhary ji. Sir, with your permission, I present the following reports, Hindi and English versions of the Committee on External Affairs 17th Lok Sabha. Number 1, 29th report on action taken by the government on the observations, recommendations contained in the 24th report of the Committee on External Affairs on the subject, India's policy planning and role of think tanks with special reference to ICWA and RIS. Second, 30th report on action taken by the government on the observations, recommendations contained in the 22nd report of the Committee on External Affairs on the subject India's neighborhood first policy. Item number 18, Srimati Locket Chatterjee. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. I beg to present the 39th and 14th reports, Hindi or English versions of the Standing Committee on Consumer Affairs, Food and Public Distribution as listed against my name in today's list of business. Thank you. Item number 19, Sri Radha Mohan Singh ji. क्रम संख्या 19 पर मेरे नाम के सामने यथा सूचीबद्ध रेल संबंधी स्थायी समिति के विवरणों को सभा पटल पर रखता हूं. Item number 20, Sri Pallav Lochan Das ji. Sir, I am to present the 53rd, 54th, 55th, 56th, 57th, and 58th report, Hindi and English version of the Standing Committee on Labour, Textile and Skill Development as listed against my name, serial number 20 in today's order paper. Item number 21, Sri Pallav Lochan Das ji. Sir, I rise to lay 6 statement, Hindi and English version of Standing Committee on Labour, Textile and Skill Development as listed against my name, serial number 21 in today's order paper. Thank you, sir. Item number 22, Sri Raghuram Krishna Raju. Thank you, Honorable Chairman, sir. I beg to lay on table a copy each of the following reports in both Hindi and English versions of Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice. 141st report on the subject Judicial Infrastructure in the Northeastern States of India. 142nd report on the subject Strengthening Legal Education in View of Emerging Challenges Before the Legal Profession. 143rd report on the subject Review of the Working of Legal Aid under the Legal Services Authorities Act 1987. And 144th report on action taken on 133rd report of the committee on the subject Judicial Processes and their reforms pertaining to Department of Justice, Ministry of Law and Justice. Thank you, sir. Item number 23, Dr. Jitendra Singh.
permission, I rise to lay on the table of the House a statement regarding one, the status of implementation of the recommendations contained in the 326th report of the Standing Committee on Science, Technology and Environment, Forests and Climate Change on demands for grants 2020-21, demand number 03 pertaining to the Department of Atomic Energy. Two, the status of implementation of these recommendations contained in the 334th report of the Standing Committee on Science, Technology, Environment, Forests and Climate Change on action taken by the government on the recommendations of leak observations contained in the 326th report of the Committee on Demands for Grants 2020-21 pertaining to the Department of Atomic Energy. Number three, the status of implementation of the recommendations contained in the 341st report of the Standing Committee on Science, Technology, Environment, Forests and Climate Change on the demands for grant 2021-22, demand number 03 pertaining to the Department of Atomic Energy. Thank you, Speaker, sir. Item number 24, Sri Rao Sahib Danve. सभापति महोदय, मैं कोयला मंत्रालय से संबंधित कोयला आयात प्रवृत्ति और आत्मनिर्भरता का मुद्दा 2022-23 के संबंध में विभाग संबंधित कोयला खान और इस्पात संबंधी संसदीय समिति के 37वें में अंतरिक्ष परिषद के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में वक्तव्य दे रहा हूं। Item number 25, Sri Som Prakash ji. Respected sir, with your kind permission, I rise to make a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in 182nd report of the Standing Committee on Commerce on Ecosystem of Startup to Benefit India pertaining to the Department of Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry. Thank you. धन्यवाद श्री अजय भट्ट जी. Item number 26, Sri Ajay Bhatt ji. Okay. Arjun Ram Meghwal. Sir, Honorable Chairman, sir, with your kind permission, I rise to make a statement on behalf of my colleague, Sri Ajay Bhatt, regarding the status of implementation of the recommendation contained in the 35th, 36th, 37th, and 38th report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Defence relating to the demand for grants, that is demand number 19, 20, 21, 22 of the Ministry of Defence for the year 2023-24. Thank you. Dhanyavad. Honorable members who have been permitted to raise matters under Rule 377 today may personally hand over approved text of the matter at the table within 20 minutes. Now we take up item number 28 से 33 तक एक साथ. Now Dr. Shashi Tharoor ji. Where's Minister, sir? Where's Minister, sir? Where? What is this, sir? Please, we cannot start this, sir. What norms are you sending? Where is the Union Minister? Where is the Union Minister? You are starting up, but ये क्या दिखाना चाहते हैं, sir? You walk out otherwise, sir. What is this, sir? ये क्या है, sir? Union Minister नहीं है बजट में, ये क्या दिखाना चाहते हैं? Where is the Union Finance Minister? Shame on this government, sir. Shame on this government. They making a mockery. प्रहलाद जी, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, इतने वर्ष सरकार चलाने के बाद इनको इतना एलिमेंट्री नॉलेज नहीं है कि सरकार की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. यहाँ इतने सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स बैठे हैं. पंकज जी हमारे वरिष्ठ एमओएस है फाइनेंस के, उसके बाद इस प्रकार की बात उठाना दिखाते हैं कितना खोखला हो गया है कांग्रेस की सोच. But here, it should go on record, sir. Premchandran ji. It should go on record. Premchandran ji. Sir, the House is run by precedents and conventions. The convention of this Lok Sabha, the tradition of the Lok Sabha, when the general discussion on the budget takes place, normally it is the courtesy on the part of the Union Cabinet Minister to be present in the House. It is quite unfortunate that the ministry is absent. It is quite unfortunate. Sir, the same. I am pleading for the courtesy convention protocol. That should be maintained. Parliamentary affairs.
No, No. okay, Adil, the gun sir, ban- let me. Sir, it is. Let us not have a debate. Let us not have a debate. Already the government has taken note of it, and the MOEC is competent enough. But no, I let. That is not the case. That that is not the case. That is not the case. Allow Dr. Shashi Tharoor to speak. Dr. Shashi Tharoor. Dr. Shashi Tharoor, please. Parliamentary affairs Let us minister is start. not taking the role seriously. Sir. Dr. Shashi Tharoor ji. Sir, I join my colleagues in deploring the absence of the Honorable Finance Minister. No, she's not who had absent. actually introduced the interim budget She's last coming. week. Already it has been But I coming. will nonetheless initiate the debate on behalf of my party. The budget comes at a very crucial moment for our country. We are shortly heading to the polls to decide who should lead the nation. But on what basis will the people come to this decision? Because when in 2014 they did offer a mandate to this current ruling dispensation, they did so with the hope that the government would come through on its bloated rhetoric of Sabka Saath, Sabka Vikas, the illusory promise of inclusive development for all Indians. Now, fast forward 10 years later, sir, and we find the people of this country have been sadly betrayed by a government whose economic mismanagement in this past decade has left the people of India staring at widespread distress, hardship, low incomes, and high unemployment. The first glimpse of their economic ineptitude came with the reckless decision of demonetization that broke the back of the Indian economy and resulted in a monumental disaster where poor and middle-class citizens suffered and in several cases even died while waiting in long lines to convert their notes, while the wealthy friends of the government managed to exchange their currency with ease. We must also not forget the sudden no-notice lockdown of 24 March 2020, imposed without warning or planning, which led to lakhs of migrant workers walking, trudging thousands of miles, kilometers back to their homes. During that national lockdown, sir, the most stringent in the world, between April and May 2020, individual income in India dropped by 40%. The bottom 10% of households lost 3 months' worth of income. Over its first 2 terms, this government demonstrated that its specialty was to issue policies marked by haste, incompetence, and complete disregard for its own citizens. Just 1 minute. The House has taken up the discussion and voting on demand for grants on account for the year 24-25. Sri Suresh Kodin and Srimati Aparupa Podar have tabled cut motions on the demand for grants on account. If the honorable members want to move their cut motions, they may send a slip at the table within 15 minutes, indicating the serial number of the cut motions they would like to move. A list showing the serial numbers of cut motions treated as moved will be put up on the notice board shortly thereafter. In case the members find any discrepancy in the list, they may kindly bring it to the notice of the officer at the table immediately. Now proceed, Dr. Sir. I'll resume, sir, where I left off and welcome the finance minister to this house. If demonetization was a bad policy, badly implemented, GST was a good idea, badly designed and shabbily implemented. The goods and services tax has been used to trample over the financial autonomy of our states, and when coupled with demonetization, it resulted in finishing off India's job-generating small, micro, and medium businesses. It caused a 45-year unemployment high and ended the economic recovery that had begun in 2013, all while failing to achieve any of its stated objectives. Ordinary Indians have suffered, sir. Even the GST tax slabs on basic commodities like toothpaste, 5%, footwear, 18%, shirt and pants, 5%, rice and wheat, 5%. Instead of flushing out black money, it simply resulted in concentrating wealth in the hands of the government at the expense of the Aam Aadmi. So any talk of a robust economy and of GDP growth cannot be abstract or theoretical, but must be rooted and centered in the welfare of the people of India, who are the principal stakeholders of our economic progress. The question is, who are the people the government is serving? The finance minister mentioned 4 quote-unquote castes that the government supposedly looks after, namely the Garib, poor, Mahilaye, women, Yuva, youth, and Annadata, farmers.
She said that their needs and aspirations and welfare are the government's highest priority. However, all four groups are some of the worst performing groups in the most categories you can find for social and economic policy performance. Let's begin with the Yuva. There is a tragic irony in the government's claims of success when desperate young people are queuing up to risk their lives in Israel in the middle of a war because they have no decent work in India. The unprecedented levels of unemployment have left countless citizens, especially our young workforce, with few prospects for a brighter tomorrow. Overall, an unemployment rate of 8 to 9% has become the new normal in our country. Unemployment reached a 45-year high in 2017, currently stands at 7.3% according to CMIE data, but has crossed 8% just a few months ago. Worse, the unemployment rate amongst youth aged 20 to 24 stood at 45.4%, sir, in 22-23. The Indian economy actually employs fewer people today than it employed in 2012. The data we have actually for the government is only 2018 and 2012, but that's where we have it. We employ fewer people. Agriculture and manufacturing jobs have gone down. Financially precarious construction work and low-end service roles are the only ones where they've seen any sort of employment. No wonder people are so prepared to risk their life and limb for a job in Israel, risking dying to make a living, sir. That's what our young people have been reduced to. Periodic labor force survey data shows that regular salaried employment has stagnated for 5 years. Talk of self-employment, which the government does, is a cop-out, because most of the self-employment is unpaid family labor, which is disguised unemployment. Experts reckon that the growing army of self-employed in any case constitutes very low-quality employment, and unpaid workers have increased from 40 million in 2017 to 95 million last year. You can call them self-employed, but unpaid workers are not counted as employed by the ILO, the International Labour Organization. Now, the share of agriculture in total employment has gone up, which is an indication that there are not enough jobs available outside of agriculture. To this, the government offers schemes like Skill India as a palliative. Skill India has set out a goal of skilling 40 crore workers by 2022, but if you look at the grand total trained under the Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, it is 1.3 crore, not 40 crore. And of that 1.3, only 24 lakh people have been placed in jobs. Skill India has been a failure, sir. The workforce share that was formerly vocationally educated trained in 2012 was 2.3%. In 2023, after 10 years of this government, the share has gone from 2.3 to 2.4%. What should we say? Congratulations. All this crying about Yuva Shakti. The truth is that their future looks bleak, sir. Minister is disrupting the finance minister. Sir, here is one random member speaking, please. The finance minister doesn't wish to hear any uncomfortable truth, sir. It's pre-planned, sir. This is pre-planned. It is. The young people of our country are facing a double whammy. Falling labor participation rates and shockingly high unemployment, as I've just described, while the minister was otherwise occupied. Government praises the startup culture as an alternative, but fund-starved startups fired nearly 18,000 people in 2022. Startup fundraising activity is so subdued, sir, that in all Indian startups put together raised just $1.1 billion in January, down 75% compared to January of the previous year. Let's turn to MSMEs. They've been the main employment generators in this country, but they also find themselves shrinking in today's economy. Many were permanently closed after the disastrous demonetization. In 2016, we had 6.25 crore MSMEs. The number has dwindled to now 3.25 crore, as per the government's own Udayam portal, the MSME registration portal. More than 60% of the conventional micro enterprises in our country, which were engaged in business activities for more than 10 years, have perished. They've been closed, sir. So that's the picture we are seeing. What is the state of employment generation? We have to ask the government, kiska saath or kiska vikas? The question again brings me to yet another aspect of the government's underperformance, woefully ignored in the Honorable Finance Minister's speech.
She said people are living better and earning better. Average real income, she said, has increased by 50%. But first, there's no data available on individual household income. So how does the government say it's increased by 50%? If she's merely talking per capita GDP, sir, that is not a valid comparison, as per capita GDP will go up on the basis of people who are rich at the top of the pyramid without actually affecting the incomes of those at the bottom. If Mr. Adani and Mr. Ambani walked into this chamber right now, every MP would discover that our per capita income has gone up, right? But the moment they leave this room, we would all revert to reality. That's the problem with using per capita as her guide. A critical appraisal reveals that technically some incomes have gone up on per capita basis, but if you're middle class, lower middle class, or poor, your incomes have shrunk. That's the inequality in our country today. There's a Reuters survey this month, sir, stating that over 85% of the interviewed families reported stagnant or lower incomes compared to the years before the pandemic. Post-pandemic, the poorest 20% households in India saw income levels shrink 52% from their 2015 levels. And this is as per the latest India's Consumer Economic Survey. Compare this with the pre-2014 period that the finance minister put so much effort to discredit. During UPA 2, 2009 to 14, real agriculture rural wages grew at 8.6%. In contrast, during NDA 1, growth of real farm wages decelerated to 3.3%, and under NDA 2, the annual growth rate of real rural wages has become negative, sir. Can you give the exact thing? Agriculture wages minus 0.6%, non-agricultural minus 1.4%. So rural India is suffering reduced income, sir. Overall, when you compare income growth by income group from 2016 to 2022 in India, the top 20% of the rich have seen almost a 40% rise in their income growth, while the bottom 60% of our population have all seen negative income growth. There's also been a sharp fall in household savings because real incomes have declined. So let's look at the Garib. I'm looking at each of these castes, quote unquote, that she mentioned. The government claims it made 25 crore people free from multidimensional poverty in the last 10 years. Now that claim has to be interrogated. First, if 25 crore have indeed been freed from poverty, why are 81 crore still receiving free food grains? Second, how is the government expecting us to trust their number when consumption expenditure surveys were not done from 2014 onwards to 2022, and the National Multidimensional Poverty Index has been attacked by experts here and abroad who question both the manner and methodology with which it is calculated? The truth is the government's record is disillusioning. The UPA era created the fastest ever decline of poverty levels in India's history between 2005 and 15, whereby 271 million or 27.1 crore Indians were lifted out of poverty, providing what UNDP called the greatest relative development for the poorest 40% during this period. Under the BJP, I'm still quoting international sources, 230 million Indians or 23 crore slipped into poverty during the pandemic. And according to the World Bank, an astounding 80% of the world's people who slipped into poverty in 2020 during the pandemic were from India. 80% going below the poverty line were from India. But there's worse. The National Survey Organization has not conducted its quinquennial national consumption expenditure surveys to identify the proportion of people below the poverty line. The global poverty line at one point was $1 a day. Now it's $2, according to World Bank and UN figures. But in India, despite all the government's tall claims of growth, the official national poverty line is very low at rupees 1,286 per month per person in urban areas and 1,059 per month per person in rural areas. Has the government raised 25 crore people above these levels? There's no indication. The Indian government has conducted no survey, neither a national consumption expenditure survey, and of course, no national census either. We are in a statistical void. And what we only have is this multidimensional poverty index of the Niti Aayog, which is a new index they have created, which cannot be compared with any past poverty numbers. We have absolutely no basis for judging whether poverty has actually gone down, as the finance minister claims. As we all know, on issue after issue, NDA apparently stands for no data available. So one of the greatest disservices that this government has done to India
is that a country which enjoyed a global reputation for reliable statistics is no longer trusted on its numbers, from COVID death claims to real-life economic indicators. These are really horribly disenchanting figures that seek to mask, but in fact reveal, the government's mismanagement of our economy. The finance minister calls inflation moderate, but the fact is he's not acknowledging that the Indian middle class and poor have been left defenseless in the face of rising inflation. Retail inflation measured by the CPI rose to a 15-month high of 7.44% in July 2023. But a recent survey by the data analytics firm Kantar found that 57% of Indians are worried about rising inflation. Look at wholesale market prices from December 2023, just a month ago, 19.6% higher when compared with the same month the previous year. Paddy became costlier by 10.5%, milk by 7%, vegetables by 26.3% year on year. And this is linked to growing nutritional concerns. The State of Food Security and Nutrition in the World report, another unimpeachable international document, says that a significant 74.1% of India's population cannot afford healthy food. This translates to over 100 crore people in India facing a crisis of inadequate nutrition, and it's a distressing number that is substantiated by our dropping to the 111th rank out of 125 countries in the 2023 Global Hunger Index. Even in the latest interim budget speech, the finance minister spent a lot of time celebrating the success of GST amassing a lot of revenues. But her speech was not punctuated this year with any verses or shairis, not even from Tiruvalluvar. So I prompted a poet friend of mine to put the plight of the suffering it caused the Aam Aadmi into verse. And I'd like to share it with her to italicize the really sad state of the Indian economy from the point of view of a common man like this Kavi. कर्ज के बोझ से आम आदमी तर हो गया, महंगा हो गया खाना पीना, महंगा घर हो गया. मंत्री जी के बजट की खामी हम बतलाते हैं, सिर से कर के शुरू चलो पैरों तक जाते हैं. कुछ चुनिंदा यारों के बड़े बंगले हो गए, बालों से पैरों तक आते हम कंगले हो गए. माना आप डाई नहीं करते, पर कई तो करते हैं. इतनी महंगी हो गई डाई कि लगाने से डरते हैं. चश्मे के दामों को सुन आंखें रो गई. कम लगाओ टूथपेस्ट, पेस्ट भी महंगी हो गई. बाल कटाने से भी हम अब कटने लग गए. बिना क्रीम के हाथ पैर भी फटने लग गए. फट गई कमीज की कॉलर, पर नहीं तो ले नहीं सकते. जीएसटी इतना ज्यादा है हम दे नहीं सकते. पूछ रहा था कोई, हम वजन कैसे घटाते हैं? जब से सब्जियों के दाम बढ़े हम कम से खाते हैं. दिखा के लॉलीपॉप वो भरमा कर चले गए. इस बार भी वो अपने ही गुण गाकर चले गए. कैसे सोच लिया कि जनता फिर से माफ करेगी. कैसे सोच लिया कि जनता फिर से माफ करेगी. इस बार चुनावों में जनता जड़ से साफ करेगी. That, sir, is the plight of the Aam Aadmi. Others who can are voting with their feet. The External Affairs Minister told Parliament that over 16 lakh Indians gave up their citizenship, including 2,25,000 in 2022 alone. High net worth Indians are leaving the country because of this government's tax terrorism. 7,500 millionaires left India in 2022, 6,500 last year. They have taken their resources to invest them abroad and not in our country, where private investment is seriously down under the NDA government. The FM's claims of human development don't stand the test of objective scrutiny either. She claimed that a large number of new institutions of higher learning, especially AIIMS, IITs, IIMs, are being set up. As I've said in the House innumerable times, the problem with this government is not ideation. It's the delivery of public services and the implementation of grand policy announcements. In this case, too, the government has failed to ensure proper execution. Look at the AIIMS, for example. In some cases, only land is allotted. Nothing is done beyond that.
Sometimes even that clearance takes years. In Madurai, the approval to construct an AIIMS came 5 years after the PM laid the foundation stone in 2019. In my own state of Kerala, we are still waiting for the establishment of an AIIMS to boost the quality of medical services for our residents. In other cases like AIIMS Bhubaneswar, posts are lying vacant and nothing has been operationalized. Now, another major axis of the government's self-congratulation was the efficacy of its various schemes for the poor. They're very nicely named and so on. But that too is a delusion that requires a sobering reality check. In the last fiscal year for which we have numbers, 90 lakh beneficiaries of the government's flagship Pradhan Mantri Ujjwala Yojana did not refill their cylinders. Data revealed through an RTI showed that of the 9.58 crore PM Ujjwala Yojana households, 1.8 crore brought no refills, while another 1.51 crore bought just one refill. But the government does nothing to make the cylinders more affordable to ordinary people. It's all headline management, bottom line mismanagement. In fact, most of the government's successes actually let down. Jan Dhan, 51 crore Jan Dhan accounts were created, but over 20% of them are inoperative as of December 23, last month, just a month ago. Nearly half the inoperative accounts belong to women. So much for Nari Shakti. Ayushman Bharat, in August 2023, the CAG found that 43,000 crore had been misappropriated in the Ayushman Bharat scheme. Manrega, which the Prime Minister had disparaged in his first Lok Sabha speech of 2014. Demand for Manrega continues to be higher even than pre-COVID levels, despite the low wages being given and the various bottlenecks in accessing the scheme. Between April and December 2023, just the last 6-month phase, a record 231.34 crore person days were generated across all states at a time when the government had drastically reduced the budget for the scheme by 33% in the last budget. They then had to seek supplementary funds of 16,000 crore in December. If the economy is so good, if jobs are so plentiful, why did the revised estimate for Manrega 2023-24 increase by 43% compared to the budget estimate? Let's turn to the Annadatta. Close to 689 lakh farmers enrolled under the Fasal Bima Yojana during the 2023 season. Claims were only paid to 7.8 lakh farmers. Are you supporting your applicants or not? The number of beneficiaries enrolled under the PM Kisan Samman Nidhi Yojana decreased from 11.84 crores in 2019 to 3.78 crores in 22, marking a 67% decline, sir. And CAG tells us over 3,000 crores were reportedly siphoned away from the PM Kisan scheme through the creation of fake beneficiaries using publicly available Aadhaar details. In fact, the total expenditure to the Ministry of Agriculture and schemes related to farmers' welfare has been declining as a percentage of the total budget outlay since 2019. And during this government's period from 2014 to 2022, at least 1 lakh farmers have committed suicide, as per recently released National Crime Records Bureau report. This amounts to a scary 30 suicides per day, every day that BJP has been in power, sir, in the last 9 years. The Prime Minister's promise to double the income of farmers between 2015 and 2022 lies in shambles. They've stopped repeating it. The headlines were made at one time, now they've not been repeating it or fulfilling it, sir. The issue has disappeared completely from policy making, while the real incomes of agricultural households from cultivation has fallen, as I said, by 1.4%. Now, the finance minister also made a big deal about the blue revolution in the fishery sector, a sector where the government actually doesn't have much to boast about. I can tell you because most of the fishermen in my constituency are living below the poverty line, and the budget allocation for the sector has been raised for the entire country by a meager 134 crore. The government claims to have doubled pisciculture and aquaculture. Absolutely no evidence of this. And the PM himself talked about creating a Ministry of Fisheries, but they've only created a Department of Fisheries, which is part of a larger ministry. I've never heard of a government that actually breaks its own promise and then claims credit for it. They have promised a ministry for 2 successive elections. They have never given a full ministry to the fisher folk and our coastal region. The rhetoric surrounding Nari Shakti for the Mahila also requires additional debunking to what I've already said earlier. While we in the opposition welcome the women's reservation law, we're deeply skeptical about the vague timeline of the government.
but equally representation is not enough in isolation. We know that grand announcements alone don't help women. We need policies that will help them get the resources they need. Consider, for example, the Integrated Child Development Services. You've rebranded it, of course, your phraseology is always great, Saksham Anganwadi and Poshan 2.0. But your budget for integrated child development has actually declined, even while new labels are coming. We have gone in the course of the Modi government's existence to reduce money available for child development. Similarly, while the government's claims of an increase in the number of women participating in the labor force tries to paint a positive picture, the truth is that the rise has only been post-pandemic because women had dropped out of the force during the pandemic in very large numbers, and women are doing tedious, low-paid or unemployed work. I beg your pardon, unpaid work, which is technically unemployment in this country. India ranks 127 out of 146 countries in the Global Gender Gap Index 2023, a searing indictment of our inability to provide the space that our women need to survive and thrive in the labor force. So much then for all the claims of empowering the Garib, the Mahilayen, the Yuva, the Annadata. Contextualizing the FM's budget speech in the highly competitive global environment yields even more evidence of policy failure. Dr. The finance minister argued that India's economic development has been good, even, I'm sorry? You have already completed 25 minutes. 5 minutes more, sir. I'll quickly wrap The up. party has The finance minister has argued that India's economic development has been good, even as GDP growth averages a modest rate post-COVID. Our post-COVID growth has actually been lower even than Bangladesh, Vietnam, and even until very recently, China. So what worries me more is the sharp uptick in the gross debt to GDP ratio, which has invited concerns from the IMF that I hope the minister will address. The government has also missed its disinvestment target for the 5th year in a row. I'm just summarizing my last few points for you, sir. The trend of rising governmental debt in the last 10-year period has been very worrying because high debt, accompanied by low employment and high food inflation, is the worst possible scenario for our country, for the ordinary people of our country, and for any emerging market to attract investments. Fiscal deficit averaged 4.63% under our UPA government. It's averaging 5.13% under the NDA. I'm not going to go into details about that because fiscal deficit is not at the moment our biggest concern. But since the finance minister talked about it and FDI inflows doubling and so on by comparison with UPA, I just want to say it's a blatantly misleading assertion because FDI inflow as a ratio of GDP peaked in 2007-8 at around 3.6% and has never regained that level. Net FDI to GDP ratio today is only 1%. And the fact is that hardly any greenfield investment money has come in. RBI estimates that foreign investment today stands at $42 billion in 22-23, which is about the same as in 2008, 2009, 15 years ago under UPA. Over those 15 years, foreign investment has come down in terms of a percentage of GDP, whereas Vietnam, for example, has close to 4.5% of GDP in their example. And gross FDI into India in the first half of the current financial year, April to September, was just $10 billion. The last time it was lower than this was in the first half of 2007, 2008. Sir. And the finance minister hasn't given us any cost-benefit analysis of the production-linked incentive scheme for which so much money has been spent. Where is the employment generation happening, Madam Minister? There is an absolute need for mid-course corrections, and she will have to answer this question. Internally, meanwhile, sir, our states are in turmoil because transfers to states have been reduced substantially. We know right now in Jantar Mantar there's a protest going on with many states protesting the way in which amounts have not been transferred. The current allocation of 3,67,000 crores in budget 22-23 already sees a gap of almost 6,000 crores in the revised estimates, and there's been a further decrease in the coming budget to 3,59,000 crores. Devolution of tax revenues is a problem because the states have only been getting 30 to 33% in the last 5 years, a far cry from the 15th Finance Commission's recommendation of 41% and a reduction from the 42% given by the 14th Finance Commission. And the fact is the share of cesses and surcharges, which the government doesn't need to share with the states, keeps going up.
It's now, it was 8.16% of gross tax revenue under our peak, but under this government, the number has tripled to 28.08% of gross tax revenue in the last fiscal year. So I just want to say there's a rising trend in capex, and we all have applauded that in the past. But the fact is the government seems to believe in trickle-down economics. Spend money at the top, somebody will benefit down below. We believe in trickle-up, sir. That is, if our economy produces the things that people wish to consume at affordable prices, the Aam Aadmi will not only live better, but will become a full participant in the economy. Our objective should be to make ordinary people into consumers and stakeholders in India's economic prosperity, but our government does not see them at all in just focusing on capex. Finally, sir, the finance minister reserving an amount of 11,111,111 crores for capital expenditure shows there's nothing particularly scientific about the calculations in a budget. A minister who chooses a lucky number is heading an economy that needs all the luck it can get, sir. There is no question that when she says that GDP stands for governance, development, and performance, GDP, as I've pointed out through my speech, the fact is it's not equitably enhancing the capabilities of the ordinary people of this country. Instead, G stands for government intrusion and tax terrorism, D stands for demographic betrayal, and P stands for poverty continuing. This actual GDP also jettisons the trinity of demography, democracy, and diversity the government claims to be serving. The demographic dividend is on the cusp of becoming a demographic disaster with the unemployment crisis, the K-shaped growth, and the ever-widening schism between the rich and the poor. Democracy is suffering through this government's arrogant contempt for institutions, a government that suspended 146 MPs rather than be held accountable for a security breach, that bulldozes laws as per its own whims and fancies with no regard for parliamentary procedure, that requires a no-confidence motion to be moved before its leaders are willing to speak on vital issues, including Manipur, should ideally refrain from claiming to be the messiah of democracy, let alone its mother. And when it comes to diversity, we know the record hasn't been great either, with increasing attacks on religious minorities, the ruthless dispensing of bulldozer justice, mob lynching, communal violence, and worse, combined with a disregard for states and their operations through a skewed and centralizing cooperative federalism, under which the states are meant to cooperate, but the center operates as it pleases. The government has failed gravely on all the counts where it pats its own back. Thank you. Therefore, sir, I'm concluding, this House must realize the game of smoke and mirrors that the government is playing with interim budget, with nearly no redressal of the real crises plaguing our economy and affecting the Aam Aadmi. It is high time that this election gives others an opportunity to show up their shallow rhetoric for what it is, which is all talk and no action. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. I should thank you, Dr. Tharoor. It is not only your eloquence, but your content, for which we have been awarded yesterday in a very beautiful function. Now I request Sri Nishikant Dubey ji. धन्यवाद सभापति महोदय। मैं इस देश के प्रधानमंत्री और माननीय वित्त मंत्री का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस चुनावी साल में भी अपने आप को कंट्रोल करके देश की एक कैसी दशा होनी चाहिए, दिशा होनी चाहिए, पॉलिसी होनी चाहिए, नीति होनी चाहिए और उस नीति को संपादित करने के लिए किस तरह की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, उस बजट को लेकर आए हैं। मैं अपनी पार्टी की तरफ से उन दोनों को बधाई देता हूं। सर बशीर बद्र ने एक बड़ी अच्छी शायरी कही कि जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। माननीय प्रधानमंत्री जी जिस दिन से इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उनका फोकस लिमिटेड है सर। लिमिटेड क्या है कि एक तरफ वो जन्मदाता को देख रहे हैं और एक तरफ वो अन्नदाता को देख रहे हैं। जो जन्म देने वाली मां है उसके लिए क्या पॉलिसी होनी चाहिए और जो हम लोगों को भोजन देने वाला किसान है, अन्नदाता है, उसकी क्या पॉलिसी होनी चाहिए। एक तरफ वो भविष्य निर्माता को देख रहे हैं जो हमारा यूथ है, जिसपे कि पूरा का पूरा भविष्य टिका हुआ है,
और एक तरफ करदाता हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से, एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से, विकास के माध्यम से इस देश की दशा और दिशा को नियंत्रित कर सकते। सर, मैं अभी कांग्रेस के अपने सदस्य को सुन रहा था। इस देश में हुआ क्या सर? काफी यहां वो आपने ये कर दिया, आपकी पॉलिसी कॉर्पोरेट है, आप गरीबों के लिए नहीं देखते, क्योंकि उनके पास दो कहावत है सर कि अपने दिल से जानिए पराए दिल का हाल, और दूसरा एक कहावत है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न। ये 75-77 साल की जो ये देश की जर्नी है सर, उसमें तो 10 साल ही माननीय प्रधानमंत्री जी हैं ना। 57 साल, 60 साल आप यदि कहते हैं कि गरीबी नीचे गई, गरीब नीचे जा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, लोगों का विकास नहीं हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो रहा है, तो कभी आपने देखा है अपने तरफ कि इन सारे पॉलिसी के प्रति जिम्मेवार कौन है? ये देश कहां से आगे बढ़ा सर? आप ये समझें कि जब ये देश आजाद हुआ 1947 में, तो क्या पॉलिसी बनाई कांग्रेस ने? लाइसेंस परमिट कोटा राज। 1947 से लेके मोर और लेस 1990 तक सर इस देश ने लाइसेंस परमिट कोटा राज देखा। जो कांग्रेस के समर्थक लोग बिजनेसमैन थे, वही कार बना सकते थे, वही स्कूटर बना सकते थे। बिरला जी कार बनाएंगे, बजाज जी स्कूटर बनाएंगे, कोई जी सीमेंट बनाएंगे, कोई जी अखबार चलाएंगे। कभी आपने देश के अन्य लोगों के बारे में सोचा? यह देश लाइसेंस परमिट कोटा राज के बाद 2004 से लेके 2014 तक, संयोग से उस बीच में मुझे भी संसद बनने का जो है मौका मिल गया, एक लूट राज में चला गया सर। एक तरफ 1947 से लेके 1990 तक लाइसेंस परमिट कोटा राज, और 2004 से लेके 2014 तक लूट राज। 2G, 4G, कोल जी, भाई जी, जीजा जी, जो भी है सर, लूट राज। आज क्या है सर? 2014 के बाद से 2024 तक अयोध्या में राम मंदिर ही नहीं स्थापित हुआ, इस देश में राम राज्य स्थापित। यह परिवर्तन है सर। और इस परिवर्तन की मानसिकता क्या है सर? लगातार आज एक पेज का एड जो है सभी अखबारों में भरा पड़ा। कांग्रेस के जो हमारे मित्र हैं, उन्होंने चलते चलते उसका रेफरेंस दिया सर, क्योंकि उनको सुनने की कैपेसिटी नहीं सर। आज एक पेज का कि साउथ का और नॉर्थ का डिवाइड। मैं इसको बड़े, चूंकि इन चीजों को मैंने भोगा है सर, अंग्रेजों को जब यह लग गया सर कि इस देश पर वो बहुत दिन तक राज शासन नहीं कर सकता है, तो उसको दो राज्य ऐसे नजर आए जिसको कि उसने विभाजित करने का फैसला किया और अलग देश बन गया सर। आपको पता है कि बंगाल का और पंजाब का डिवीजन है। चूंकि बंगाल, सभापति महोदय जिस आसन पर आप बैठे हैं, जिस राज्य से आप आते हैं, हम और आप एक ही थे, हम लोग बंगाल के पार्ट थे। बंगाल इस देश में कंट्रीब्यूट करता था। इंडस्ट्रियल पॉलिसी आने के पहले राजमहल में जो है आइसक्रीम की फैक्ट्री थी 16वीं शताब्दी में। हम लोग इतने विकसित थे, ढाका का मलमल था। पंजाब जो है पूरा का पूरा दुनिया को खिला रहा था। हमारे यहां उद्योग थे, धंधे थे, चाइना मिट्टी के थे, लेकिन उसने पार्टीशन कर दिया। आज एक देश बांग्लादेश बन गया, एक देश पाकिस्तान बन गया। इनको इतिहास नहीं पता है सर। ये कभी द्रविडियन के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर। तमिल सबसे पुरानी लैंग्वेज है सर, सब उसका सम्मान करते। तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ है। किसको समस्या है सर? लेकिन मैकाले की शिक्षा पद्धति के कारण, इस देश को नहीं समझने के कारण, आज भी मैं आपको बताऊं कि कश्मीर से कन्याकुमारी चले जाइए, किसी मंदिर में चले जाइए, क्योंकि मंदिर केवल कश्मीर में नहीं है, मंदिर तमिलनाडु में भी है, मंदिर कर्नाटक में भी, मंदिर केरल में भी है। किस भाषा में लोग पूजा कराते हैं सर? जिसको हिंदी नहीं आती है, जिसको अंग्रेजी नहीं आती है, वो पंडित आपको संस्कृत में ही श्लोक का उच्चारण करते हुए पूजा कराता है। यह देश है सर। इस देश में न कोई द्रविड़ है, न कोई आर्यन है, न कोई तमिल है, न कोई नॉर्थ है, कोई साउथ है।
ये देश एक है। चोला डायनेस्टी जब थी सर, उस चोला डायनेस्टी ने केवल यही नहीं, आज इस मालदीव की चर्चा होती है, लक्षद्वीप की चर्चा होती है, सिंगापुर की चर्चा होती है, कंबोडिया की, थाईलैंड की, वियतनाम की, कहीं की भी चर्चा हो सर, चोला डायनेस्टी ने भारत के सनातन कल्चर को पूरी दुनिया में फैलाया। चोला डायनेस्टी साउथ की थी सर, उसने पैसा एजुकेशन पर खर्चा किया। अब नो कर रहे सर, उन्हीं के तमिलनाडु में चोला जो है डायनेस्टी 8वीं शताब्दी से लेके 14वीं शताब्दी तक चल गई, 600 साल तक उन्होंने शासन किया सर। वो पल्लव वंश की बात नहीं करेंगे, वो चालुक्य वंश की बात नहीं करेंगे, वो चोला वंश की बात नहीं करेंगे। मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता सर, लेकिन मैं ये कह रहा हूं सर कि इन्होंने देश की इंटीग्रिटी के लिए काम किया। आज आप बात करते हैं नॉर्थ और साउथ डिवाइड की, मैं अभी डाटा मंगा के पढ़ रहा था, जितना पैसा उत्तर प्रदेश और बिहार को मिला 15th फाइनेंस कमीशन के डेवल्यूशन के कारण, उतना ही पैसा, उससे ज्यादा पैसा तमिलनाडु को मिला, केरल को मिला, आंध्रा को मिला, तेलंगाना को मिला सर। कहां चले गए आप? आज का प्रश्न है सर, आज का प्रश्न है 600 बिलियन एफडीआई आया 2014 से लेके 2023-24 तक। वो एफडीआई देश के लिए आता है। साउथ की यदि समस्या, यदि नॉर्थ इंडिया के लोग, ईस्ट इंडिया के लोग मानने लगे सर इस तरह से ये देश चलेगा? हम गरीब हैं सर, हम निर्धन हैं, हमारे लोग उनके यहां रोजगार करने के लिए जा रहे हैं। पूरे देश को पता है कि 80-85% से ज्यादा माइंस झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है, बंगाल में है। क्या हमने कहा कि हम अमीर हैं? क्या हमने कहा कि साउथ इंडिया का विकास नहीं होना चाहिए? क्या हमने कांग्रेस के ऊपर दबाव डाला कि हमारे साथ आप अन्याय कर रहे हो, हम देश तोड़ देंगे? ये कौन सा आपदा में अवसर आप ढूंढने की बात करते हो? किस कांग्रेस मेंटलिटी की बात करते हो? कोयला हमारे पास है, यूरेनियम हमारे पास है, बॉक्साइट हमारे पास है, क्या चीज हमारे पास नहीं है? सोना हमारे पास है, अबरक हमारे पास है। लेकिन आज हम गरीब हैं, हमारे लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मुंबई के लोग अपने आप को बहुत बड़ा कहते हैं कि हम टैक्स पेयर हैं। मुझे उनसे कोई परेशानी नहीं सर, उनका विकास हो। कहां का पैसा है? टाटा यदि टैक्स दे रहा है सर, किसका पैसा दे रहा है? यदि जमशेदपुर नहीं होता, झारखंड नहीं होता, टाटा नहीं होता। यदि पलामू नहीं होता, यदि एल्युमिनियम की फैक्ट्री जो है रांची की नहीं होती, मुरी की फैक्ट्री यदि नहीं होती सर, बिरला नहीं होता। आप हमारा कोयला ले जाके आंध्रा में पावर प्लांट लगाते हो, हमने कभी कहा? तमिलनाडु में पावर प्लांट लगाते हो, कभी कहा? इसलिए नहीं कहा कि ये देश एक यूनाइटेड देश। इस देश में गरीबों का विकास, पिछड़ों का विकास, दलितों का विकास, नॉर्थ का विकास, साउथ का विकास, उत्तर का विकास, पूरब का विकास होगा। आज आप समझिए कि इस एजुकेशन पॉलिसी के कारण मैक्सिमम स्कूल, कॉलेज और अस्पताल साउथ इंडिया में बने सर। कोलकाता पोर्ट के खत्म हो जाने के बाद पूरा का पूरा बिहार, पूरा का पूरा छत्तीसगढ़, पूरा का पूरा मध्य प्रदेश, पोर्ट के खत्म होने के बाद, क्योंकि आपके पास समुद्री प्रभाव है, जिसके कारण लोग, मैं ये कह रहा था सर, आज का प्रश्न है कि 600 बिलियन की एफडीआई आई। आपको आश्चर्य होगा सर कि उस 600 बिलियन की एफडीआई में, उस 600 बिलियन की एफडीआई में 450 बिलियन की एफडीआई या तो केरल गई, या तमिलनाडु गई, या वो कर्नाटक गई, या वो आंध्रा गई, वो तेलंगाना गई, वो महाराष्ट्र गई, वो गुजरात गई। इसी 7 स्टेट में गए सर। वो एफडीआई भारत सरकार के कारण नहीं गया, भारत सरकार के नीतियों के कारण नहीं गया, मोदी जी की मजबूती के कारण नहीं गया, वित्त मंत्री की पॉलिसी के कारण नहीं गया। आज आपके यहां सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ये हमारे कारण नहीं गया। यदि आज आपके बच्चे, यूक्रेन का युद्ध हो रहा है तो मैक्सिमम बच्चों को निकालती है तो भारत सरकार निकालती है सर। महीने का कोई आसान करती है क्या? उस वक्त नॉर्थ और साउथ देखते हैं। आज इजराइल के युद्ध में मैक्सिमम साउथ इंडियन, यदि केरल में, मिडिल ईस्ट में कोई प्रॉब्लम होता है तो आप क्या बात करते हो? ये देश और जो है एक यूनाइटेड पॉलिसी से चलता है सर। आज आप किस तरह का माहौल क्रिएट करना चाहते हो? क्या बंगाल की तरह, जिस तरह बंगाल का डिवीजन करके बांग्लादेश बन गया, क्या पंजाब का डिवीजन करके जिस तरह पाकिस्तान बन गया,
आप ये नॉर्थ और साउथ का, यदि आप वोट नहीं मिल रहा है कांग्रेस पार्टी को सर, जनता यदि साथ नहीं दे रही है, क्योंकि आपको पता है कि बंगाल में मुस्लिम लीग का और पंजाब में जो है जिन्ना की पार्टी का प्रभाव बढ़ रहा था और कांग्रेस को वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण देश को बांटना था, तो क्या आप वोट नहीं मिलने के कारण नॉर्थ और साउथ का डिवाइड करोगे? क्या इसी तरह से देश चलाओगे? स्मॉल करेक्शन, पंजाब में जिन्ना की पार्टी को वोट नहीं मिल रहा था, उनका बढ़ोतरी नहीं हो रहा था, दूसरे पार्टी यूनियनिस्ट पार्टी थी, उसकी बढ़ोतरी हो रहा था उस समय। थैंक यू सर। सर सर मिस्टर राजा, सर, आई एम नॉट यील्डिंग सर, आई एम नॉट यील्डिंग। जब उनका समय आएगा वो बोलेंगे सर, निशिकांत जी, जब वो समय आएगा तो बोलेंगे सर आई एम नॉट यील्डिंग। निशिकांत जी, दूसरा सर, आप बोलिए। दूसरा सर, आप ये समझें निशिकांत जी, सभापति महोदय, कांग्रेस ने अपनी पार्टी की बर्बादी के साथ, इस बर्बादी के साथ एक झूठ के जुमले का जो है काम स्टार्ट कर दिया सर। अभी प्रेसिडेंशियल एड्रेस में भी सर राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ साथ ग्लोबल हंगर इंडेक्स पर जो है बहुत चर्चा हुई सर। ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो है ये नमूना है सर कि किस तरह ये बहकावे में आकर देश को गुमराह कर रहे हैं कि 111 नंबर पर हम आ गए। हमने देखा सर कि कौन कौन सी नीतियों के कारण और किस आधार पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स बना। आश्चर्य होगा उदासी साहब आपको कि जो कॉलम वर्ल्ड पोल हुआ भारत में, 140 करोड़ का देश है, यह देश को जानने वाला सवाल है सर। 140 करोड़ के देश में 3000 लोगों को, केवल ध्यान दीजिएगा, केवल 3000 लोगों के ऊपर पोल करके यह फैसला कर लिया कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम 111 नंबर पर आ गए। यह सैंपल साइज है सर 140 करोड़ में। जो उन्होंने डाटा लिया सर वो और भी अच्छा है सर। जैसे अभी शशि थरूर जी ने बहुत अच्छी बात कही कि एनएसएसओ का जो है सर्वे नहीं हुआ है, जनसंख्या का सर्वे नहीं हुआ, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया सर। 2011 का यूपीए के सरकार के समय का जो है ये डाटा लेके सभापति महोदय 2011 का वो लोगों को, और उसमें भी सर्वे साइज कितना है, 1 लाख आदमी। 2011 में जो उन्होंने डाटा लिया वो 1 लाख आदमी का डाटा लिया सर। इसके बाद जो उन्होंने एग्रीकल्चर प्रोसेस की बात कही सर, वो डाटा उनका 2012 का, 3000 लोगों को फोन कॉल करते हैं, 2011 का डाटा ले लेते हैं 1 लाख लोगों का, और एग्रीकल्चर में जो है 2012 का एक डाटा ले लेते हैं। अरे राम राज्य तो 2014 के बाद आया है। 2014 के बाद यदि आप कहते तो बात समझ में आती, देश को क्यों गुमराह कर रहे हो। और यदि उन्हीं के आधार पर तय किया जाए तो आज ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बड़े अथॉरिटी के साथ मैं बोलता हूं कि भारत 48 नंबर पर है। इसके लिए माननीय मोदी जी और वित्त मंत्री दोनों बधाई के पात्र हैं। उनके कारण जो है इस देश में गरीबी घटी। सर इस बजट की, अभी तक तो मैं बहकावे में था, इस बजट की कुछ बातों को मैं बोलना चाहता हूं सर। सभापति महोदय, इस बजट में एक बड़ी अच्छी बात है जिसमें कहा गया कि एक कमेटी बनेगी जनसंख्या और पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए, पॉपुलेशन के लिए और डेमोग्राफिक चेंज के लिए, पॉपुलेशन के लिए और डेमोग्राफिक चेंज के लिए। मैं जिस राज्य से आता हूं उस राज्य में मैं 2009 से चिल्ला रहा हूं कि हमारी पूरी की पूरी डेमोग्राफी बदल गई। हमारे जो जिले हैं उसमें एक समुदाय विशेष का जनसंख्या बढ़ रहा है। यह बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी सर? मैं भी यात्रा को देख रहा था, काफी यात्रा को, कि एक कमेटी बनी है पॉपुलेशन पर, डेमोग्राफी पर। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब तीसरा टर्म आएगा 370 हमारी केवल सीटें होंगी और 400 से ऊपर जब एनडीए पार होगा तो हम बड़े बड़े चीजें करेंगे। तो मुझे लगा कि क्या बड़ी चीजें हो सकती है और क्यों, इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी सर?
हमारी क्या नीति है और यूपीए की क्या नीति है। हमने दो बड़े यात्रा की। इस पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने दो बड़े यात्रा किए सर। एक यात्रा हुआ और दोनों माननीय प्रधानमंत्री जी जिसमें सहभागी रहे, जिसमें प्रभावी रहे और जिन्होंने संकल्प से उस यात्रा को सिद्धि तक पहुंचाया। वो दो यात्रा क्या थी? एक यात्रा थी सोमनाथ से लेके अयोध्या। हमने कहा कि पुनर्जागरण होने की आवश्यकता है, जैसे सोमनाथ बना वैसे ही हम अयोध्या बनाएंगे। एक संकल्प था जिसको कि हमने सिद्धि में पहुंचाया और आज अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन गया। दूसरी यात्रा थी हमारी कन्याकुमारी से कश्मीर, और हमने ये बताया कि कन्याकुमारी से कश्मीर एक है, कश्मीर में धारा 370 है, 35 ए है। इस देश में दो निशान, दो विधान और दो प्रधान नहीं चलेंगे। हम 370 खत्म करेंगे और दोनों संकल्प को हमने सिद्धि तक पहुंचाया। ये हमारी यात्रा का उद्देश्य था। इनकी यात्रा का क्या उद्देश्य है? आपदा में अवसर ढूंढना सर। आपदा कहीं है तो उसको अवसर में कैसे तब्दील करो। मैं जनसंख्या पर, डेमोग्राफी पर बात कर रहा हूं, जो इस बजट का पार्ट है। ध्यान से सुनिए। कोरोना में यदि आपदा आया तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसमें अवसर ढूंढा। कैसे लोगों को रोजगार मिलेगा, कैसे अस्पताल में ऑक्सीजन के सिलेंडर पहुंचेंगे, कैसे ऑक्सीजन के प्लांट लगेंगे जो 70 साल में आपने नहीं किए। देश को आत्मनिर्भर बनाया। इन्होंने क्या किया? ये मणिपुर से शुरू करते हैं। पूरे देश को यह पता है सर, मणिपुर के हालात बहुत ही खराब हैं। इसके बावजूद भी ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग की मानसिकता है इस कांग्रेस की, इसने आपदा में अवसर ढूंढा और मणिपुर से अपनी यात्रा को स्टार्ट किया। और कहां गया? गौरव गोगोई बहुत चिल्ला रहे हैं। आपने यात्रा का रूट क्या बनाया? आपने बरपेटा भेजा, नौगांव भेजा, धुबरी भेजा, हमारे यहां मालदा आया, मुर्शिदाबाद आया, किशनगंज आया, कटिहार आया, पूर्णिया आया, अररिया आया, किशनगंज आया, पाकुड़ आया, साहबगंज आया, गोड्डा आया। ये सब बांग्लादेशी घुसपैठियों का केंद्र है सर। ये सब बांग्लादेशी घुसपैठियों का केंद्र है। ये बांग्लादेशी मुस्लिम वोट के लिए, इसी के लिए ये कमेटी बनाने की आवश्यकता पड़ी सर, कि जनसंख्या को नियंत्रित ही नहीं करना है। ये जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है, ये सारे जिले ऐसे हैं सर। एक मंदिर में नहीं गए। उन्होंने भूपेन हजारिका के यहां जाने का तोहमत नहीं उठाया। उन्होंने लाचित, जो बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, उसके यहां नहीं गए। बंगाल में शंकर देव के यहां नहीं गए। हमारे यहां बिरसा मुंडा के यहां नहीं गए। लेकिन ये कहां गए? ये बांग्लादेशी मुसलमान कैसे बढ़ेंगे, डेमोग्राफी कैसे होगी और कांग्रेस इस देश को कैसे तोड़ेगी, उसी यात्रा का ये उद्देश्य लेकर गए सर। और इनका मानसिकता क्या है सर? एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक बड़ी अच्छी कविता है सर, कि पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को। कल का क्या है वीडियो सर? कल का वीडियो इस देश को सोचने, समझने और देखने का बात है और कांग्रेस की मानसिकता दिखाता है। इस गांव में, हमारे गांव में, झारखंड के गांव में लोग जो है आज भी इतने गरीबी में जीते हैं कि वो अपने परिवार को यदि पालन पोषण कर लें तो बहुत है सर। कुत्ता नहीं पालते। कुत्ता को बिस्किट देते देते राहुल गांधी ने एक आदमी को कुत्ता वाला बिस्कुट दे दिया सर। क्या यही देश है? क्या यही यात्रा है? ये कल का वीडियो जो है फॉलोअर है सर। क्या यही देश है सर? और इसी कारण से मैं आपको बताऊं, इस देश में कुत्ते का बड़ा खेल है सर। मैंने एक फिल्म देखी थी, मैंने एक फिल्म देखी थी सभापति महोदय, तेरी मेहरबानियां में सभापति महोदय, वो जैकी श्रॉफ की बड़ी फेमस फिल्म थी सर, कि उसमें जो है कुत्ता अपने मालिक के लिए मर जाता है। यहां उल्टा है सर। मालिक, यहां तो पीडी के कारण हेमंतो बिश्व शर्मा बाहर निकल गए सर। हेनरी के कारण एक महिला सांसद यहां से चली गई सर। और अब नूरी का इतना प्रभाव है सर कि कुत्ता का भोजन जो है आम आदमी को दे रहे हैं। यही कांग्रेस की मानसिकता है। और इसीलिए जनसंख्या नियंत्रण पर और जनसंख्या डेमोग्राफी के लिए एक बड़ी अच्छी कमेटी जो है भारत सरकार लेकर आई है, हम उसका धन्यवाद देते हैं।
दूसरा सर, मैं आपको बताऊं सभापति महोदय कि एक कितने मेंबर हैं इनके? सुंदरकांड में एक बड़ा अच्छा लाइन है सर, 19 मिनट। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ अब संकट बार। और सर बोलिए सर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर बोलिए। 353 सर, मैं करना नहीं चाहता, but unfortunately I had to do it because 353 says no allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member against any person. आदरणीय अभी जो उन्होंने राहुल गांधी जी के नहीं सुनिए, बोला सर, मानहानिकारक बोलने नहीं दीजिए है। सर, जो उन्होंने मानहानिकारक नहीं है। जो उन्होंने बोला है सर, वो पूरा गलत है, निशिकांत जी, तथ्यजनक है, और हमको ये भी पूछना चाहिए कि ये गलत अपने हो पैर सकता धोने है, के पर लिए किसको मानहानिकारक बुलाते नहीं है। हैं, ये अपने पैर धोने के लिए किसको बुलाते हैं, वो छवि भी पूरे देश ने देखी है। तो देश को निशिकांत जी सर प्लीज। सर, मैंने जो वीडियो देखा है, मैंने अपना डिसीजन दे चुके हैं। आप बोलिए, बजट पे बोलिए। बजट पर ही बोलते हैं सर। बजट का जो दूसरा विषय है सर, बिस्किट खत्म हो गया कि 11 लाख, जिसके ऊपर की शशि थरूर जी का बड़ा टेंशन था सर, कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 11 लाख करोड़ से ऊपर जो है भारत सरकार ने बजट पे रखा है। और उसमें 2-3 समस्याएं हैं सर, कि जब इनकी सरकार थी, और मैं आईबी की बड़ी एक अच्छी रिपोर्ट लेकर आया सर, कि 2014 और 2024 में क्या फर्क आया। आपको पता है सर कि लगभग हजारों एनजीओ ऐसे हैं। नहीं, ये आईबी की रिपोर्ट है सर, आईबी की रिपोर्ट है और पब्लिक डोमेन में सर, कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट लेके नहीं आया हूं। नहीं, ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं, गूगल पर, ये गूगल पर मौजूद है, पब्लिक डोमेन में है। ये गूगल पर मौजूद है सर। आप ये समझे पब्लिक डोमेन में सर। मैं कोई एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट नहीं आया, 2014 की रिपोर्ट है, इनकी सरकार थी। उसमें ज्वाइंट डायरेक्टर आईबी ने एक बड़ा रोता हुआ जो है एक रिपोर्ट दिया सर, कि इस देश का डेवलपमेंट नहीं हो सकता क्योंकि यहां जितने एफसीआरए लाइसेंस धारक, उनसे बड़ा प्यार है सर इनको। प्यार होने के कारण भी है कि न्यूज क्लिक वाला अरेस्ट होता है तो उसके लिए बड़ा कैंपेन कर देते हैं, क्योंकि चाइना का पैसा क्यों आ रहा है, चाइना के साथ कांग्रेस पार्टी अपना एग्रीमेंट साइन कर लेती है सर, इनका है। जब यहाँ भारत में जो है डोकलाम में और कहाँ पूरा चिल्लाते रहते हैं, जब पूरा हंगामा चल रहा है चाइना के साथ, भूटान में जब वो घुस जाते हैं तो उनके राजदूत के साथ जो है इनके नेता को, नाम नहीं बोलूंगा सर नहीं तो फिर पॉइंट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा, लेकिन मान लीजिए सर युवराज को जो है परेशानी होती है तो वो चाइना के जो है एम्बेसडर के साथ मिल लेते हैं। तो इनकी जो सोच समझ है सर, कि देश को टुकड़े टुकड़े करने वाले गैंग के साथ ये खड़े हुए नजर आते हैं। लेकिन आपको ये लगेगा सर कि 2 रिपोर्ट है, एक एमके नारायण की रिपोर्ट है जो उन्होंने केवाईसी नॉर्म्स के बारे में कहा कि किस तरह से जो अपना स्टॉक मार्केट में जो चीजें आ रही उसमें से उनको लगता है कि टेरर का पैसा। और दूसरा ये आईबी की रिपोर्ट है, वो ये कह रहे हैं कि एफसीआरए लाइसेंस, क्योंकि राजीव गांधी फाउंडेशन को भी एफसीआरए लाइसेंस था सर, इनकी और भी एनजीओ को एफसीआरए लाइसेंस है, तो उसमें इनको बड़ा समस्या होता है एफसीआरए को खत्म करने के लिए। जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जिसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी परसों जिक्र कर रहे थे, उसके ही 2-4 लोग जो है एफसीआरए लाइसेंस, चाहे हर्ष मांदर हो चाहे रुना राय हो, जिनको कि उन्होंने एनएससी का मेंबर बनाते, एनएससी के मेंबर बने थे। मैं ऑन रिकॉर्ड, यदि भारत सरकार के आप पदाधिकारी रहिएगा तो उसके बारे में कहूंगा। ये सारे लोग जो है देश में जहां कहीं भी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है विकास होना होता है वहां ये आंदोलन करते। इस कारण से कोल के खिलाफ हमारे यहां आंदोलन है, उस कारण से न्यूक्लियर के खिलाफ आंदोलन है, उसके कारण से लोगों को पीने का पानी और डैम के खिलाफ आंदोलन है, उसके खिलाफ रोड बनाने का आंदोलन है, उसके खिलाफ फैक्ट्री बनाने का आंदोलन है। ये पूरी आईबी की रिपोर्ट में कहा गया था। और इनका क्या काम था, उस सारे रिपोर्ट पर सो जा। माननीय प्रधानमंत्री जी आए और माननीय प्रधानमंत्री जी ने और पूरी भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला किया कि ये जितने सो कॉल्ड एनजीओ हैं जो दुनिया में
दूसरे देश से, आप ये समझिए कि मेरे यहां लोग मरे या जिए, इस कोरोना के बाद ये पूरे देश को समझने की आवश्यकता है, दुनिया को समझने की आवश्यकता है सभापति महोदय। जब कोरोना में पूरी दुनिया मर रही थी, हम भी मर रहे थे, सभी लोगों ने अपने अपने बॉर्डर को बंद कर दिया। कोई हमारे नागरिक को या हम उसके नागरिक को लेने को तैयार नहीं थे। उनको लगा कि देश बचेगा, देश के नागरिक बचेंगे तभी हम बचेंगे। आज पूरी दुनिया, चाहे अमेरिका हो चाहे ब्रिटेन हो, हमारे लोगों को रोजगार देने के लिए जो है वो वीजा पॉलिसी में बड़ा परिवर्तन कर रहे हैं। और हमको लगता है कि अमेरिका का फंडेड पैसा आ रहा है और हमारे लोगों को बचाने की बात कर रहा है। आप मेधा पाटकर को इतना दिन तक बचाए रखे, बढ़ाए रखे, उसके कारण न गुजरात के लोगों को पानी मिल रहा था, न राजस्थान के लोगों को पानी मिल रहा था, न मध्य प्रदेश के लोगों को पानी मिल रहा था। हमने जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक फैसला किया कि इंटरलिंकिंग को रिवर करना है, क्योंकि कई एक जगह ऐसा होता है कि बाढ़ हो जाता है, कई एक जगह सुखाड़ हो जाता है, और यदि दोनों नदियों को यदि हम जोड़ देंगे तो बाढ़ और सुखाड़ दोनों की समस्या से खत्म हो जाएंगे। आप ही के युवराज ने 2014 से 2004 से लेकर 2014 तक कहा कि यह पॉलिसी गलत है। आपके उस वक्त के एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर ने कहा, जयराम रमेश ने, और उसी ग्रीन पीस मूवमेंट के आधार पर कहा, जिसको कि डच सरकार पैसा दे रही थी, जिसको यूरोपियन सरकार पैसा दे रही थी। ये सारी इस रिपोर्ट में जिक्र है। आपने इस देश को बेचने का काम किया है। और आज हम जब 11 लाख करोड़ की योजना लेकर आ रहे हैं, लोगों को गरीबी से निकालने की बात कर रहे हैं, 16 लाख करोड़ रुपया पीएम गति शक्ति में देने की बात कर रहे हैं, कोई ऐसा एमपी यहां मौजूद नहीं है जिसको कि 4 लेन का नेशनल हाईवे नहीं मिले। कोई ऐसा आदमी नहीं है जहां की प्रधानमंत्री आवास नहीं गया। कोई ऐसा आदमी नहीं है जहां की हर घर जल नल की काम नहीं चल रहा है। कोई ऐसा एमपी नहीं है जिसके लोगों को आयुष्मान भारत का कार्ड नहीं मिला। यदि हम गरीबों की बात करते हैं तो आपको कुछ नहीं दिखाई देता। आपको लगता है कि नहीं ऐसा ही चलता रहेगा, चीजें ऐसे चलती रहेगी। आज मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं सर, कांग्रेस ने जो झारखंड में ये यात्रा निकाली है, उस यात्रा में जितना पैसा खर्चा हुआ, कांग्रेस के एमपी के यहां 352 करोड़ रुपया पकड़ाया, उसी पैसे से ये यात्रा निकाली गई, क्योंकि वो उसका सांसद है। यदि कांग्रेस में हिम्मत है तो उसका जवाब दे। आज यदि रेड हो रहा है सर, ये कह रहे हैं कि पूरा जो है सीबीआई आ रही है, ईडी आ रही है, इनकम टैक्स आ रहा है। क्यों नहीं आएगा सर? पैसा आ रहा है। आप ये देखें कि यदि मैं 2023-24 का जानने का बात है, 2023-24 में अभी 9 महीना ही हुआ सर, 1500 करोड़ रुपया कैश पकड़ाया और लगभग 1000 करोड़ का जेवर पकड़ाया। पैसा आप रख लीजिए, पैसा पकड़ाए। कोई ऐसा आदमी है जिसका बंगाल के यहां, बंगाल में रेड हुआ, कैश नहीं पकड़ाया? झारखंड में कांग्रेस के एमपी के यहां नहीं पकड़ाया? छत्तीसगढ़ में नहीं पकड़ाया? तेलंगाना में नहीं पकड़ाया? कर्नाटक में नहीं पकड़ाया? कर्नाटक में तो चुनाव के समय में मौजूद था। और आप कहेंगे कि उस विकास के लिए हम पैसा लगाएंगे, तो आप कहेंगे कि सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स आ जाएगा। ये नहीं चलेगा। न खाएंगे न खाने देंगे। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र है। भ्रष्टाचार से हम लड़ेंगे जब तक भ्रष्टाचारी को जेल नहीं भेज देंगे। अभी आपने देखा कि ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल भेजा है, और आप मान के चलिए को जिंदगी में चुनाव लड़ने काबिल नहीं होगा। इस देश में इलेक्शन कमीशन में जो आदमी हलफनामा में अपनी प्रॉपर्टी नहीं बताए, 105 प्रॉपर्टी है। मेरा केस है लोकपाल के यहां, और सीबीआई ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में कहा है 105 प्रॉपर्टी। न इलेक्शन कमीशन को कहा है सर, न इनकम टैक्स को कहा है। यदि आप चुनाव लड़ने जाते हैं, हम आप सभी चुनाव लड़ने जाते हैं सभापति महोदय, सर मेरे ऊपर 42 केस है। मेरे ऊपर, मेरे माँ के ऊपर, मेरे पिताजी के ऊपर, मेरे पत्नी के ऊपर, मेरे भाई के ऊपर, मेरे बेटे के ऊपर, मैं सारे केस लड़कर आया हूं। आपकी तरह मुख्यमंत्री की तरह भगौड़ा नहीं था जो भाग गया। मैं सारे केस को लड़ रहा हूं। और ये 105 आप भ्रष्टाचारी, कुछ रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है। सभापति महोदय,
ये पहला उदाहरण नहीं है झारखंड और बिहार में कि कोई मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री के बाद जेल गया। आदरणीय लालू प्रसाद जी जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी सर। आदरणीय मधु कौड़ा जी जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी सर। ये राजा साहब और कनीमोजी जी जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी सर। आज उनको कोर्ट ने बरी कर दिया है। क्या कांग्रेस पार्टी माफी मांगेगी? मनमोहन सिंह जी माफी मांगेंगे? मैं तो कह रहा हूं माफी मांग कि आपको बरी कर दिया कोर्ट में, लेकिन आपको मनमोहन सिंह ने, सोनिया जी ने जेल भेजा। राजा जी आपके करुणानिधि को भ्रष्टाचार में उन्होंने जेल भेजा, हमने नहीं भेजा। हम तो आपके साथ हैं, हमारी सिंपैथी आपके साथ है, लेकिन वो कांग्रेस को देखो, आपकी सरकार को बर्खास्त कर दिया। सर इस बजट में दो और महत्वपूर्ण बात है। मैं अपनी बात जो है छोटी छोटी बात करके जो है, मैंने बहुत समय ले लिया सर। दो बहुत बात है। एक बात है सर कि अध्यात्म से पर्यटन, ये देश जो है वो सनातन देश है सर। और सनातन देश ये है, 35 मिनट्स हो गए, बस 5-7 मिनट में खत्म करूंगा। केवल दो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं कि ये देश महत्वपूर्ण है सर। इस देश में अध्यात्म एक बड़ी ताकत। आज भी लोगों को रोजगार देने का साधन हमारे यहां जो रिलीजियस टूरिज्म है, यही सबसे महत्वपूर्ण है। लोग मेले में जाते थे, आपको ध्यान हो कि उस वक्त कॉलरा हो जाता था, लेकिन बरसों वर्षों तक इस भारत सरकार ने कांग्रेस के नेतृत्व में मुस्लिम अपीजमेंट के अलावा कभी भी इस देश के जनमानस को टटोलने की या उनके बारे में सोचने की कोशिश नहीं की। आज इस बजट में चाहे अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हो, चाहे बनारस में जो है विश्वनाथ कॉरिडोर बना हो, चाहे महाकाल कॉरिडोर बना हो, चाहे इस सरकार ने 29 और सिटीज को डेवलप करने का सवाल किया हो, इससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है सर, पूरे देश दुनिया के जो लोग आ रहे हैं वो लोगों को रोजगार दे रहा है। ये दशा और दिशा जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद, एक ऐसा प्रधानमंत्री है सर जिसको कि भगवान के आगे सर नवाने में, झुकने में जो है बहुत फक्र महसूस होता है। एक उसके युवराज हैं, हमारे यहाँ मंदिर में गए सर, वो पटक पटक के जैसे लगता था कि वो पूरा का पूरा चौकी है सर। देवघर मंदिर में पूजा करते हुए देख लेंगे तो मुझे ही शर्म आता है कि क्यों गए। हमको तो भगवान का 2 मिनट का दर्शन हो जाता है तो लगता है कि जीवन धन्य हो गया। ये परिवर्तन है सर सोच का। आप सेकुलरिज्म करते रहिए, मुस्लिम अपीजमेंट करते रहिए, इस देश के लोगों को अध्यात्म में रुचि है और वो पर्यटन जो है आगे बढ़ाता है। इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति शुक्रगुजार हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हमको लगता है कि राम राज्य की परिकल्पना हो रही है। तीसरा अंतिम पॉइंट सर, अंतिम पॉइंट यह है कि इस बजट में एक अंतिम लास्ट, आपको अंग्रेजी आती है, हमको हिंदी आती है, हम हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़े, क्या करिएगा, यही फर्क है। आप तमिल में बोलते अच्छा लगता, तेलुगु में बोलते अच्छा लगता, कन्नड़, मराठी, मलयालम में बोलते अच्छा लगता। किसने आपको अंग्रेजी सिखा दिया? अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है। आप देखें कि ब्रिटेन में जो है, ब्रिटेन के लोग यदि जाते हैं पेरिस तो वो जो है फ्रेंच ही बोलते हैं, वो दूसरी भाषा नहीं बोलते हैं, जर्मन ही बोलते हैं लोग। अपनी भाषा पर गर्व होना चाहिए। आप तमिलियन है, तमिल भाषा बोलिए। अंग्रेजी बोलकर आप, तमिल हमको समझ में आएगा, नहीं आएगा तो ट्रांसलेशन कर लूंगा मैं। दूसरा सवाल है सर, ये मैकाले की शिक्षा पद्धति के कारण इसीलिए नॉर्थ साउथ डिवाइड है। देश के बारे में नहीं पता है, अध्यात्म के बारे में नहीं पता है, कल्चर के बारे में नहीं पता है, प्रधानमंत्री के बारे में नहीं पता है, मंदिर की इकोनॉमी के बारे में नहीं पता है। अंतिम सवाल सर, अंतिम जो चीज है सर कि मध्यम वर्ग, सबसे यदि लोग नौकरी करने के लिए जाते हैं तो वो अपने किराए के मकान में रहते, वो झुग्गी झोपड़ी में रहते, चौल में रहते, बंबई के कई एक जगह चौल में रहते। और इसके बारे में, गरीबों के बारे में सोचा हमने कि 3 करोड़ से 5 करोड़ आवास हो जाएगा, शहरी के लिए हो जाएगा, ग्रामीण के लिए हो जाएगा, जल जीवन मिशन हो जाएगा। लेकिन किसी भी सरकार ने मध्यम वर्ग के उन लोगों के लिए जो कि अपना जीवन शहर में चौल में बिता रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी में बिता रहे हैं, जो किराए के मकान में रहते हैं और जीवन भर वो किराए के मकान में रहते हैं, जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनके बच्चों की भी शादी नहीं होती क्योंकि उनको लगता है कि इसको रहने के लिए इतने वर्षों के बाद अपना मकान भी नहीं है।
उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट में एक बड़ा ही लैंडमार्क घोषणा किया है, जो बजट के बाद पूरा होगा। और वो जब पूरा हो जाएगा तो सभी लोगों को अपना मकान होगा, कोई किराए के मकान में नहीं होगा, कोई चौल में नहीं होगा, कोई झुग्गी में नहीं होगा। इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी के शुक्रगुजार हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी एक काम जो हमेशा करते हैं, जो ये लोग कभी नहीं करते हैं, कि उनको कभी अहंकार नहीं है। ये लोग तो अपने आप को राजा मानते हैं, हमेशा अहंकार है। वो हमेशा विद्यार्थी की तरह रहते हैं सर। और विद्यार्थी का जो 5 लक्षण है कि काक चेष्टा बको ध्यानं स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम, उनका काक की तरह चेष्टा है कि इस देश के गरीबों को जो है आगे करना है। बगुले की तरह ध्यान है कि उस योजना को कैसे पूरा करना है। कुत्ते की तरह उनकी नींद है, श्वान की तरह उनकी नींद है, जो किसी भी आहट को सबसे पहले आपदा को पहचानती है। उनका जो है अल्पाहारी, कम खाते हैं सर, और चूंकि घर परिवार नहीं है तो गृह त्यागी हैं। इस 5 लक्षण के कारण हमें गर्व है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मोदी जी हमारे नेता हैं और इस अवसर पर इस बजट को लेकर आए हैं। आपने मुझे वक्त दिया, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। धन्यवाद निशिकांत जी। तिरुदयानिधि मारन சார் வணக்கம் சார். அவைத்தலைவர்களுக்கு முதல் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த இடைநிலை நிதி அறிக்கை ஒரு பெரிய கண் துடைப்பு, ஒரு மிகப்பெரிய ஏமாற்றத்தை தந்துள்ளது. குறிப்பாக ஏழை மக்களுக்கு இந்த நிதிநிலை அறிக்கை மூலமாக எந்த பயனும் இல்லை. ஒரு நிறைய எதிர்பார்ப்பு இருந்தது. அது குறிப்பாக நடுத்தர மக்கள் ஏதாவது வரி சலுகைகள் தருவார்களா, இவர்கள் 1000 பேசுகிறார்களே, சத்தியங்களை வாரி வாரி வழங்குகிறார்களே, கண்டிப்பாக நடுத்தர மக்களுக்கு ஒரு நல்ல செய்தி வரும் என்றால் நாமம் தான் வந்து இந்த அரசாங்கத்தின் நிதிநிலை அறிக்கையிலே செலவு எவ்வளவு தெரியுங்களா? 47,65,768 கோடி. 6% சென்ற ஆண்டை விட அதிகம். இதில் 25% வெறும் வட்டிக்கு செலவிடுகிறார்கள். அவர்கள் வாங்கிய கடனுக்கு திருப்பி தர வட்டிக்கு 25% அவர் தருகிறார்கள். வெறும் 40% அவர்கள் செலவினமாக வைத்துக் கொள்கிறார்கள். மேலும் பார்த்தீர்கள் வரைவு தீர்மானத்துக்கு ஒட்டிதான் இந்த பட்ஜெட்டே அமைந்திருக்கிறது. இது இந்த நிதிநிலை அறிக்கை பிரதான செலவுக்கு முன்னுரிமை கொடுத்து சமூக நலனுக்கு பின் தள்ளியுள்ளது. குறிப்பாக பார்த்தீர்கள் சமூக நல திட்டங்களுக்கு 7% இந்த மானியத்தை இந்த அரசு இந்த நிதிநிலை அறிக்கை குறைத்துள்ளது. குறிப்பாக உணவு மானியம், எங்கே இவர்கள் உணவு ரேஷன் கடையிலே இலவசமாக அரிசி கோதுமை தருகிறேன் சொல்கிறார்களோ, அந்த உணவு மானியத்திலே 3.3% குறைத்திருக்கிறார்கள். பிறகு விவசாயிகளை விடுவார்களா? விவசாயத்துக்கான உரம் மானியத்திலையும் 13.2% இந்த நிதிநிலை அறிக்கை குறைத்துள்ளது. மட்டுமல்ல, பாதுகாப்பு மற்றும் சமூக பாதுகாப்புக்கு அத்தனையுமே இவர்கள் குறைத்துள்ளார்கள். ஆனால் இந்த நிதிநிலை அறிக்கையை வெளியிட்ட மாண்புமிகு நிதி அமைச்சர், எங்களுக்கெல்லாம் பெருமை. அகலநினைத்தோம் தமிழ்நாட்டை சார்ந்தவர், தமிழ்நாட்டில் பிறந்தவர், நல்லவர், வல்லவர் என்று நாங்கள் நினைத்தோம். ஆனால் அவர் வாயிலிருந்து வருவதெல்லாம் உண்மைக்கு அற்ற செயல்களாக தான் இருக்கின்றது. குறிப்பாக பார்த்தினால் இந்த இடைக்கால நிதி அறிக்கை ஏழைகளுக்காக, இளைஞர்களுக்காக, மகளிருக்காக, விவசாயிகளுக்காக என்று சொன்னார்கள். பார்த்தீர்கள் உண்மை நிலை என்ன? இங்கு பணக்காரர்கள், குறிப்பாக அம்பானி, அதானி, டாடா போன்றவர்கள் தான் மேலும் மேலும் பணக்காராக ஆகியிருக்கிறார்கள். ஏழைகள் இன்னும் பரம ஏழைகளாக போய்கொண்டிருக்கிறார்கள். இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த அம்பானி, அதானி, டாடா நிறுவனம் போன்றவர்கள் 20% பணக்காரர்கள் தான் இந்தியாவின் 40% வருமானம் அவர்களது தான் இருக்கிறது. ஆனால் நடுத்தர மக்கள் இன்னும் ஏழையாகி கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள் வருமானம் 20% குறைந்து கொள்கிறது. இன்னும் சொல்ல போனால் சிலருக்கு வருமானமே இல்லாத நிலைமை வந்திருக்கிறது. இளைஞருக்கு வேலை வாய்ப்பு தருகிறேன் என்று சொல்கிறார்கள். எங்கே வரும் திருப்பி ஆட்சி தந்தால்
இளைஞர்கள் தருவார்களாம். ஐயா பிரதமர் அவர்களே, என்ன சொன்னீர்கள்? 2014ஆம் ஆண்டு ஆண்டுக்கு 2 கோடி பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு தருகிறேன் என்று சொன்னீர்களே, அது என்னாச்சு? 10 ஆண்டுகளாக வெறும் வாயில் வடை சுட்டீர்களே, அதை தவிர வேற என்ன செய்தீர்கள்? இதுவரைக்கும் வேலை வாய்ப்பு இல்லை இல்லை இல்லை. பெண்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு குறைந்து கொண்டே இருக்கிறது. 2016-17 11.88% குறைந்திருக்கிறது. 2021-22 7.96% குறைந்திருக்கிறது. இன்னும் இந்த பெண்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு குறைந்து கொண்டிருக்கிறது. 2014 திரு பிரதமர் மோடி அவர்கள் என்ன சொன்னார்கள்? நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் விவசாயிகளின் வருமானத்தை இரட்டிப்பு ஆக்குவோம் என்றீர்கள். இரட்டிப்பு ஆனதா? இல்லையே. இன்றைய நிலை என்ன? பணவீக்கத்தால் விவசாயத்துறை, விவசாயிகள் நிலைமை அழிந்து கொண்டிருக்கிறது. நீங்கள் என்ன செய்கிறீர்கள்? அம்பானிகளுக்கும் அதானிகளுக்கும் டாடாஸுக்கும் வாராக்கடன்களை தள்ளுபடி செய்கிறீர்கள். பணக்காரர்களான கடனை தள்ளுபடி செய்கிறீர்கள். ஆனால் விவசாயிகளின் கடன்களை இதுவரை நீங்கள் தள்ளுபடியே செய்யவில்லை. அதற்கு மாறாக விவசாயிகளுக்கு எதிரான விவசாய மசோதாக்களை கொண்டு வந்தீர்கள். ஆனால் இந்தியாவை மக்கள் உரிமைத்த குரலை எதிர்த்த பெண் அந்த மசோதாவை நீங்கள் பின்னுக்கு வாங்கி கொண்டீர்கள். முன்னு பார்த்தீர்கள் சில்லறை விற்பனை பணவீக்கம் இந்த 8 ஆண்டில் 7.8% உயர்ந்திருக்கிறது. மொத்த விலை பணவீக்கம் 9 ஆண்டில் 15.8% உயர்த்தி இருக்கிறது. RBI சொல்கிறது 6% சில்லறை பணவீக்கம். ஆனால் நமது பணவீக்கம் 7.8 போயிட்டு. அது அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை ஏறிக்கொண்டே இருக்கிறது. இந்த 30 ஆண்டுகள் இல்லாத அளவிற்கு அத்தியாவசிய பொருட்கள் பணவீக்கம் ஏறிக்கொண்டது. நிலைமை என்ன? அதாவது சேமிப்புகளை, மக்கள் தங்கள் சேமிப்புகளை அவர்கள் பொழுது கழித்து கொண்டு வருகிறார்கள். வேறு வழி இல்லை. எதுக்கெல்லாம் சேமித்து போயிருந்தார்களோ அத்தனையும் அவர்கள் என்று கொண்டு வருகிறார்கள். குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்றால் இந்த பாஜக அரசு வந்த நாள் முதல் தமிழ்நாட்டுக்கு எதிர்ப்பான ஒரு அரசாகவே திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. சென்ற ஆண்டு மிக்ஜாம் புயல் என்ற மிகப்பெரிய கொடூரமான புயலை நமது தமிழ்நாடு, குறிப்பாக சென்னை சந்தித்தது. எங்கள் மாண்புமிகு முதல்வர் திரு மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் பிரதமரை சந்தித்து நேரடியாக சந்தித்து சுமார் 7033 கோடி கேட்டார். மிகவும் அது மட்டும் இல்லாமல் நிரந்தர நிறைவாக ஒரு 12,650 கோடியை கேட்டார்கள். இதுவரைக்கும் எங்களுக்கு வந்தது என்ன? 0 தான். ஒரு நயா பைசா கூட ஒன்றிய அரசிலிருந்து வரவில்லை. இத்தனைக்கும் ராணுவத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் வந்தார், பார்த்தார். ஏன் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் வந்தார்கள், பார்த்தார்கள், கையை சேர்த்தார்கள், வெறும் வாய்ப்பேச்சு பேசினார்கள், இன்டர்வியூ கொடுத்தார்கள், ₹1 தர வக்கில்லாமல் சென்று விட்டார்கள். எப்படின்னா இது கொடுமை என்னென்றால் நாங்கள் கேட்டோம். என்ன கேட்டோம்? ஐயா, நாங்கள் உங்கள் காசை கேட்கவில்லை, எங்கள் வரி பணத்திலிருந்து கொடுங்கள் என்று எங்கள் தமிழகத்தின் எதிர்காலம் திரு உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர் கேட்டால், நாங்கள் உங்கள் வீட்டு காசை கேட்கவில்லை, உங்க அப்பா வீட்டு காசையும் கேட்கவில்லை, எங்கள் வரி பணத்தை தருகின்றார். அதற்கு நமது நிதியமைச்சர் ஒரு பிரஸ் கான்பரன்ஸ் வைக்கிறார். 1 மணி நேரம் எங்களை வசைப்பாடினார். வசைப்பாடி என்ன சொன்னார்? திரு உதயநிதி ஸ்டாலின் மரியாதையாக நடந்து கொள்ள வேண்டும், உங்க அப்பா வீட்டு காசு, உங்க ஆத்தா வீட்டு காசு எல்லாம் கேட்க கூடாது, மரியாதை இருக்கணும். ஆனா அவருக்கே தெரியவில்லை. பிரதமர் அவர்களே, உங்க சாச்சா வீட்டு காசான்னு கேட்டாரு. அப்போ நிர்மலா சீதாராமனுக்கு அறிவுரை சொல்ல நேரம் இல்லையா? நான் கேட்கிறேன், நிர்மலா சீதாராமன் அவர்களே, உங்க ஆத்தா வீட்டு காசெல்லாம் சொல்றீங்களே, நான் திருப்பி கேட்டேன், உங்க தோப்புனார் வீட்டு காசை நான் கேட்டோம்னு கேட்டால் நல்லா இருக்குமா? இருக்காது இல்ல? அதேதான், உங்கள் பேச்சில் வன்மம் இருக்கிறது, அதை நாங்கள் கண்டிக்கின்றோம். அதே போல் பார்த்தீங்கன்றால் இந்த பாஜக அரசு வந்தவுடன் கடந்த 10 ஆண்டுகள் சாதனை என்று சொல்கிறார்கள். டிமானிட்டைசேஷன், பண மதிப்பிழப்பு கொண்டு வந்தார்கள். எதுக்கு கொண்டு வந்தார்கள்? மோடி அவர்கள் சொன்னார்களே, பிரதமர் எனக்கு 3 மாதம் தாருங்கள், இந்தியாவிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட கருப்பு பணத்தை அத்தனையும் நான் கொண்டு வரேன் என்றால் என்ன கருப்பு பணத்தை கொண்டு வந்தார்கள்? புதிதாக 2000 ரூபாய் நோட்டை அறிமுகப்படுத்தினார்கள். ஐயா கேட்கிறேன், இங்கே 2000 ரூபாய் நோட்டு எங்கே? ஏன் அதை எடுத்தீர்கள்? அப்போது நீங்களே தவறு செய்தீர்கள் அர்த்தம். பிறகு மாபெரும் உலகத்தை அழித்த கோவிட் வந்தது. கோவிட்-19 எப்படி இந்தியாவுக்குள் வந்தது? அதன் முக்கிய பொறுப்பே பாஜக தான். என்ன குஜராத் தேர்தலுக்காக நமஸ்தே ட்ரம்ப் என்ற நிகழ்ச்சியை
குஜராத்திலே நடத்தினார்கள். அதற்காக அனைத்து விமான நிலையங்களையும் திறந்து வைத்தார்கள். அதன் மூலமாக கோவிட் வந்தது. அதை நீங்கள் நடத்தாமல் இருந்தால் பல ஆயிரக்கணக்கான உயிர்களை நீங்கள் காத்திருக்கலாமே. ஏன் இன்னும் மேலே சொல்கிறேனே, நீங்கள் இறப்பு மதிப்பை கூட தவறாக தான் குறைத்து காட்டினீர்கள். அதுவும் குறிப்பா சொல்ற பணவீக்கத்தால் மக்கள் கஷ்டப்படும் போது, குறிப்பாக வெங்காய விலை ஏறிய போது இந்த அவையிலே நிதியமைச்சர் என்ன சொல்கிறார்? வெங்காயமா விலை ஏறிச்சா? நான் வெங்காயம் சாப்பிடுவதில்லை, அதனால எனக்கு பத்தி தெரியவில்லை. என்ன அகங்கார பேச்சு, போஷுவா பேச்சு. அதாவது ஏழைகள் கஷ்டத்தை தெரியாமல் பணக்காரர்கள் மட்டும் ஆதரிக்கின்ற பேச்சு தானே. பிறகு நாங்கள் கேட்டோம், இந்த கோவிடுக்கு பிறகு பெட்ரோல் விலையும் கேஸ் விலையும் ஏற்றிவிட்டீர்களே, பெட்ரோல் விலை 100 ரூபாய் தொட்டு விட்டது, டீசல் விலை 100 ரூபாய் தொட்டு விட்டது, கேஸ் விலை கிட்டத்தட்ட 1000 ரூபாய்க்கு வந்துட்டது. ரஷ்யாவில் நடக்கிற போரினால் அங்கு குறைந்த விலையிலே எண்ணெய் கிடைக்கிறது. அந்த எண்ணெயை யார் வாங்குகிறார்கள்? ரிலையன்ஸ் நிறுவனம், அதானி நிறுவனம் வாங்கி இங்கே இந்தியாவுக்கு கொண்டு வரவில்லை, வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்கிறார்கள். அதனால் கொள்ளை லாபம் அடித்தார்கள். அந்த லாபத்திலே நமக்கு விலையை கொடுத்திருக்கலாமே, நீங்க செய்யவே இல்லையே. ஆனால் என்ன செய்தார்கள் இந்த பாஜக அரசு? ஒவ்வொரு பெட்ரோல் பங்கிலும் ஒவ்வொரு ரயில் நிலையிலும் பிரதமர் செல்ஃபி ஸ்டாண்டை வைத்தார்கள். அந்த செல்ஃபி ஸ்டாண்டுக்கு விலை எவ்வளவு தெரியுமா? 6 லட்சம் ரூபாய். எதற்கு? பிரதமருடன் நான் புகைப்படத்தை செல்ஃபி தேவையா? அந்த பணத்தை மக்களுக்கான பயனுள்ள வகையிலே நீங்கள் செலவழித்திருக்கலாமே, செய்யவில்லையே. அதனால் என்ன செய்வீர்கள்? இன்னும் சொல்ல போனால், நீங்கள் இப்பொழுது இந்தியாவிலே இடியை பயன்படுத்துகிறீர்கள். நீங்கள் என்ன சொன்னீர்கள்? காங்கிரஸ் கட்சி, குறிப்பாக மறைந்த இந்திரா காந்தி அவர்கள் எமர்ஜென்சியை தவறாக பயன்படுத்தினார், அது பெரிய குற்றம், அந்த குற்றத்தை நாங்கள் செய்ய மாட்டோம் என்று சொன்னீர்கள். இன்று எமர்ஜென்சி போலவே நீங்கள் இடியை பயன்படுத்தி கிட்டத்தட்ட 95% வழக்குகள் யார் மீது இருக்கின்றால் எதிர்கட்சி மீதுதான் உங்களால் திரிக்கப்பட்டு வழக்குகள் போடப்பட்டு, நீங்க அதே கொடுமை உங்கள் லாபத்திற்காக நீங்க செய்கிறீர்களா இல்லையா? அது குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த பண மதிப்பிழப்பு போது போது பிரதமர் படம் போட்டு ஒரு முழு பக்கம் விளம்பரத்து. யார் பண்ண விளம்பரம்? பேடிஎம் விளம்பரத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி டிஜிட்டல் பரிமாற்றத்தை நாங்கள் ஆதரிக்கிறோம் என்று வந்தது. இன்றைக்கு பேடிஎம் சரியாக செய்யவில்லை, அது மூடுகின்றதுக்கு காரணம் இருக்கு. அப்ப மக்கள் கேட்பார்களே, இது என்ன நியாயமா? அதுகள் என்ன ஆயிற்று, என்ன தவறு நடந்தது இது கேட்பது என்ன நடந்தது? அதே போல் பாத்தீங்கன்றால் தொடர்ந்து எங்கள் முதல்வர் திரு மு.க. ஸ்டாலின் அவர்களும் எங்கள் இளைய தலைவர் திரு உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களும் நீட்டை கண்டிக்கிறோம், நீட்டை எதிர்த்தோம். எங்கள் தமிழ்நாட்டில் மட்டுமா குழந்தைகள் இழக்கிறார்கள்? முதல் தலைமுறை குழந்தைகள் பட்டதாரிகள் ஆக முடியாமல் தவிக்கிறார்களே, வேண்டும் என்றே பிற்படுத்துவோர் மருத்துவர் ஆகக்கூடாது என்பதற்காக கொண்டு வந்த சட்டம் தானே இது. ஏன் இன்றைக்கு ராஜஸ்தான் மாநிலத்திலே, குறிப்பாக நம்ம சபாநாயகர் இருக்கிற தொகுதி கோட்டா தொகுதியிலே என்ன நடக்கிறது? கோட்டா மாநிலத்திலே எவ்வளவு குழந்தைகள் தூக்கிட்டு சாவுகிறார்கள். காரணம், நீங்கள் கொண்டு வந்த நீட். இதையாவது மனிதாபிமானத்துடன் இன்றாவது தமிழ்நாட்டுக்காகவும், ஏன் கோட்டாவிலே படிக்கின்ற இளைஞருக்காக நீங்கள் செய்த வேண்டும் என்று நான் கேட்கிறேன். அதே போல் பாத்தீங்கன்றால் 2018ஆம் ஆண்டு இதே நிதியமைச்சர் திருமதி நிர்மலா சீதாராமன் சென்னையில வந்தார். அப்போது ஜெயலலிதா மறைந்து விட்டார். அதிமுகவை கைப்பற்றி அவர் முதலமைச்சர் ஆகலாம் என்ற ஒரு கனவு திட்டத்துடன் அப்பொழுது வந்தார். அப்போது அவர் சொன்னார், நீட் இந்த ஆண்டு நீட் வராது, இந்த ஆண்டுக்கு மட்டும் நீட் விலக்கு நாங்கள் முயற்சிக்கிறோம் என்று மக்களை ஏமாற்றினார்கள். அது மட்டுமா செய்கிறீர்கள்? நீங்கள் இந்த தமிழை வளர்க்கிறீர்கள். முன்னால் பேசினாரே, சோழர்கள் வளர்த்தார்கள், சோழர்கள் தமிழை வளர்த்தார்கள். எங்க போனாலும் பிரதமர் தமிழ்நாட்டுக்கு வர்றாங்க, தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து தமிழ்ல பேசுறார், திருக்குறள் பேசுறார். இதே கர்நாடகாவுக்கு போனா கன்னடத்தில் பேசுறார், கேரளால போனா கேரளால மலையாளத்தில் பேசுறார், ஆந்திராவுக்கு போனா தெலுங்குல பேசுறார், இந்த வெஸ்ட் பெங்கால் போனா அங்க போய் பெங்காலி பாஷையில பேசுறார். அதாவது எங்க ஊர்ல ஒரு சொல்லுவாங்க, அதாவது கோழி பிடிக்கிற வந்து பொப்பொன்னு கோழி கூப்பிடுவானா, கோழி நினைக்குமா, ஆஹா நம்ம மாதிரி பேசுறானே நமக்கு நண்பர் நினைவான். அவனுக்கு தெரியும், அப்பதான் தெரியுமா அவன் கோழியை வறுத்து சாப்பிடுவதற்காக அந்த கோழி பாஷையிலே பேசினான் என்பது. அதே போலதான் இங்க நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அதே போல் பார்க்கிறேன், குறிப்பாக நான் கேட்பது, இந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் லிங்க் ஸ்கீம் என்ற ஸ்கீமை நீங்கள் வைத்திருக்கிறீர்கள். இந்த ஸ்கீம் மூலமாக பயன்பெறுகள் யார் என்றால் பணக்கார முதலாளிகள் தான். குறிப்பாக எங்கள் திருப்பூரிலே பார்த்தீங்கன்றால் தொடர்ந்து நாங்கள் திருப்பூரிலே நாங்கள் கேட்டுக்கொண்டே வருகிறோம், ப்ரொடக்ஷன் லிங்க் ஸ்கீமை கொண்டு வாருங்கள் என்று. ஆனால் இதுவரைக்கும் நீங்க பார்த்தீங்கன்றால் நீங்கள் கொண்டு வரவே இல்லை. இன்னும் சொல்லுவென்றால்
there has been a large-scale apathy towards MSMEs, especially textile industry in Tamil Nadu. For over 2 years, we asked you to pay attention to this. In 2022, our Chief Minister requested an emergency credit line guarantee scheme, MSME, in garment sector, particularly the Tirupur cluster in Tamil Nadu, which is a key foreign exchange earner for the country. The sector is undergoing a severe crisis and witnessing a sharp decline in month-on-month growth rate as a result of the economic impact of COVID-19, the Russia-Ukraine war, and the economic slowdown in the West. Lacks of job, particularly for the rural women who from a significant chunk of the workforce are in danger. We asked a PLI scheme and a special emergency credit line guarantee scheme for MSMEs in the garment sector with 20% additional collateral free credit, but got nothing. Last month, the Textile Mill Association submitted a joint memorandum to Union Finance Minister seeking extension of 1-year moratorium for repayment of the principal amount, conversion of 3-year loans under the emergency credit line guarantee scheme into 6 years term loans, and extension of necessary financial assistance to reduce the stress of working capital. I wish and hope at least the finance minister heeds to this. அதே அவை தலைவர்களே, குறிப்பாக ரயில்வே துறை மூலமாக எங்கள் தமிழ்நாட்டுக்கு எந்த பாவமும் வரவில்லை. நான் ரயில்வே துறை அமைச்சர் இங்கே அமர்ந்திருக்கிறார். நான் 2019 இருந்து கடந்த 5 ஆண்டுகள் பலமுறை அவரை சந்தித்து கடிதம் மூலமாக கொடுத்து, குறிப்பாக எனது தொகுதியில் எலிபென்ட்ஸ் கேட் பிரிட்ஜ் நிலுவையில் இருக்கிறது. கிட்டத்தட்ட 7 ஆண்டுகளா இந்த பணியும் முடியடையவில்லை. இந்த 5 ஆண்டிலும் நீங்கள் உங்க எலிபென்ட்ஸ் கேட் பிரிட்ஜை பற்றி நீங்கள் எதுவுமே செய்யவில்லை. இப்படியாவது இனியாவது நீங்க இந்த எலிபென்ட் பிரிட்ஜ் செய்வீர்கள், தமிழ்நாட்டுக்கு அது குறிப்பாக சென்னைக்கு தேவையான இதை செய்வீர்கள் நம்புகிறேன். அதே போல் பார்த்தீர்கள், உலகத்திலே எங்கும் நடக்காத ஆச்சரியம். பிரதமர் 2019 அடிக்கல் நாட்டினார், ஒரு செங்கலை வித்தார். இன்றைக்கும் மதுரை எய்ம்ஸிலே ஒரே செங்கல் தான் இருக்கிறது. அந்த செங்கலுக்கு தவிர சுற்றி காம்பவுண்ட் வாலை கட்டியிருக்கிறார்கள். ஒரு கொடுமை என்ன என்றால் அவை தலைவர்களே, இன்று மாணவர் சேர்க்கை ஆரம்பித்து விட்டது. அந்த மாணவர்கள் இங்கே படிக்கிறார்கள், ராமநாதபுரத்திலே வேறு மாவட்டத்திலே போய் படிக்கிறார்கள். உண்மையில் பார்த்தீங்கன்றால் இதற்கு சிபிஐ பல வழக்குகளை போட்டிருக்கிறது. என்ன வழக்கு? கட்டமைப்பு இல்லாத நிறுவனங்கள் எப்படி மாணவர்கள் சேர்க்கை செய்யலாம், அவ்வாறு சேர்க்கை செய்தால் அது இந்தியா சட்டத்தின்படி குற்றம் இருக்கிறது. அப்பொழுது எய்ம்ஸ் கல்லூரி கட்டமைப்பே இல்லாமல் 300 கல்லூரி போனீங்களே, அப்போ யார் மீது சிபிஐ வழக்கு போட வேண்டும்? ஹெல்த் அமைச்சர், சுகாதார அமைச்சரா, பிரதமரா, யார் மீது அவர்கள் வழக்கு போட வேண்டும்? உங்களுக்கு வந்தா ரத்தம், எங்களுக்கு வந்தா தக்காளி சட்னியா? நான் கேட்கிறேன். இவ்வாறு தொடர்ந்து நீங்கள் தமிழ்நாட்டை புறக்கணிக்காதீர்கள். தமிழ்நாட்டுக்கு அது குறிப்பா ஒண்ணு சொல்ல போனால் அறிஞர் அண்ணா சொல்வார்கள், வடக்கு வாழ்கிறது தெற்கு தேய்கிறது. இப்பொழுது என்னன்னா, தெற்கிலிருந்து வர நிதியிலிருந்து வடக்கு செழிக்கிறது, கொழுக்கிறது தான் சொல்லணும். இன்னும் பார்த்தீர்கள் என்றால் இன்றைக்கு அதாவது தமிழ்நாட்டில் நாங்க எங்க வரிப்பணத்தை நாங்கள் ஒன்றிய அரசு ₹1 கொடுத்தால் எங்களுக்கு வருவது 29 காசு. ஆனால் இது உத்தரப்பிரதேசத்துக்கு அவர் கொடுக்கின்ற ₹1 ₹2.73 காசு, பீகாருக்கு ₹7.6 நான் சொல்கிறேன், ஐயா, இந்தியா ஒட்டுமொத்தமாக வளர வேண்டும். ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சியிலே நாங்கள் எதுவுமே நாங்கள் இல்லை. ஆனால் தமிழ்நாட்டை வஞ்சிக்காதீர்கள். அதே போல் எங்கள் தமிழை வளர்கள். இந்தியாவின் முதல் செம்மொழி தமிழ். நாங்கள் எந்த மொழிக்கும் எதிரானவர்கள், அத்துணை மொழியும் ஆதரிப்பவர்கள், வரவேற்பவர்கள். ஆனால் மொழி திணிப்பு என்று வந்துவிட்டால் நாங்கள் எங்கள் மொழியை காப்பாற்ற தயங்க மாட்டோம், எங்கள் உயிரையும் கொடுக்க தயாராக இருப்போம். அவை தலைவர்களே, மீண்டும் ஒருமுறை உங்கள் நன்றியை தெரிவித்து, வாழ்க தமிழ், வாழ்க கலைஞர், வாழ்க தலைவர், வாழ்க தலைவர் மு க ஸ்டாலின் கூறி விடைபெறுகின்றேன். தேங்க்யூ. ஸ்ரீ சோகதராய். Sir, I rise to speak on the budget. Though this Ghamandia finance minister is not there to listen to our speech. No, that he word is the will Ghamandia not, finance minister of the Ghamandia Pradhan Mantri. They do not. You can do away with that word. They do not think it is necessary. It's not written. I'll speak about you, Mr. Vaishnav. Wait a little. The finance minister has given a statement which is provoking all the states. Sir,
you know that Tamil Nadu has backed Kerala's suit in Supreme Court against center's move to strike-full states. Karnataka CM is leading a march to Delhi. West Bengal Chief Minister had a dharna for 2 days, demanding money for NREGA. This government wants to finish the opposition-ruled state. That is why the budget is for the rich. It's an anti-poor budget. One example will make it clear. The best project for the poor in this country was the MG-NREGA. Its allocation was 1,11,000 crore in 2021. Now it has come down to 86,000 crores. So for the poorest of the poor, there is no money. Not only that, the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, 10 crore landholding farmer families were getting 6,000 per year. There was expectation that it would be raised to about 9,000, but that has not been done. They believe they are already coming to government. I want to remind them in 2004, you were here in Parliament. They gave the slogan, India Shining. Vajpayee preponed the election. What happened? BJP lost. Do not take the people of the country for granted. अभी से बोल दिया कि हम जीतेंगे, ये it is not wise. And while on this, I want to tell the finance minister, you have given every day you are saying that opposition ruled states are not cooperating in railway projects. You had said that West Bengal does not seem interested in new railway projects. I totally condemn your statement. The metro projects, which were started in 2010 when Mamata Banerjee was railway minister, they have not been finished yet. And the railway minister is only interested in Vande Bharat trains, fast trains at high cost, denying the poor. Now, one Odia MP is talking to him. He is also from Odisha, so I won't disturb him anymore. So, this is my point against this government. Sir, if you see the budget speech, you are a very careful reader of the budget speech. You will not find certain words. Minority is not mentioned. Working class is not mentioned. And even artificial intelligence is not mentioned. Sir, in West Bengal, 21 lakh NREG workers were not being given their wages for 3 years. And then ultimately, we went on a dharna, we met the Prime Minister, nothing happened. The West Bengal Chief Minister has promised that she will give their money by 21st February. So, this is what the government is all about. So now, let me come to the budget. First, let me mention that one of the major jobs in a budget is to bring structural reforms in the economy. The government has lost the plot. The major structural reforms were carried out between 91 and 96 when Manmohan Singh was finance minister. Tax structures were reformed between 96 and 98. Between 2004 and 14, structural reforms were done in the securities market. After that, none. Yes, GST was a structural reform,
but GST laws disrupted existing trade structures. IBC, Insolvency and Bankruptcy Code, was a structural reform, but less than 20% of the bank loans or financial creditors are being recovered through IBC. So IBC failed as a structural reform. Sir, it has been mentioned that there is nobody in the government today who is able to think of policies which will benefit the economy in the next 10 or 20 years. There is nobody equal to Dr. Manmohan Singh. There are not even 3 officers in the government, and including the finance minister, who are acknowledged as world-class economists. They suspect anybody giving advice from outside. No competent economist in the whole government. Sir, the finance minister did not mention rampant unemployment. She had not mentioned that 30,000 farmers and agricultural laborers had died by suicide, nor about women's low participation in the workforce. Sir, you may also have noticed that social sectors have received a cut. You are interested in education, sir? Cuts in the government was supposed to spend 1,16,000 crores on education, but ended up spending 1,08,000 crores. Similarly, on health, it budgeted an expenditure of 88,900 crores, but it actually spent 79,000 crores. Social sectors are being cut in this Adani Ambani government. Now, the core of core schemes meant for the most disadvantaged sections of society, such as SC, STs and minorities, have witnessed cuts. The umbrella scheme for development of scheduled castes budget is only 6,780 crores against budget estimate of 9,409 crores. For minorities who are neglected under this government because they are busy with Ram Mandir, the fall has been sharpest. In 22-23 budget estimates pegged the expenditure at 1,810 crores. As it turns out, this year, the government actually spent 233 crores, just 13% of the budgeted amount. In the current year, BE was 610 crores, but the RE is just 555 crores. Sir, all the social sectors have received big cuts. Now let me go to something else. Sir, all they are interested in high-profile visible schemes like Awas Yojana and sanitation. Apart from that, they have done nothing. They have promised one rooftop solar scheme. It's all fraud. You will not be able to fulfill 10% of your target in rooftop solar scheme, as Supriya Sule knows very well. So 61% cuts. No, one man was telling us that day, Samit. 61% cut for UGC. Now let me go to something else. Center's food, fertilizer, and petroleum subsidy to increase by 7% to 3.81 millions. Personal IT, only personal income tax has saved this government is more than corporate income tax. Sir, now let's talk about the macroeconomics. Between 2014 and 22, GDP grew at an average of 5.6%. But India's growth rate was even higher from 2000 to 2010
at 6%. Economists say India's economy will need to grow faster than current 6 to 7% rate in order to absorb growing number of entrants in the work area. Sir, what does Raghuram Rajan, world-class economist, say? He said, India is poorest among BRICS nations. BRICS is Brazil, Russia, India, China, South Africa. It also has a much longer distance of travel before it reaches their level of per capita income. Growth has been good, but it has to be set in perspective. What is the per capita income? India's unemployment remains high compared to pre-pandemic levels. According to CMI, Center of Monitoring Indian Economy, it exceeded 10% in October. Among young people aged 15 to 34, unemployment in the age group stood at 45.4% in 2023. Women's participation in the labor force is one of the lowest in South Asia. India's female labor force, ये नारी शक्ति बोलते हैं ना, कोई जवाब देने वाला है नहीं. हेमा मालिनी जी केवल है, वो शायद जवाब देगी. India's female labor force participation fell from 25% in 2014 to 24% in 2022. It is women's participation is lower than regional neighbors Bangladesh, Sri Lanka and Pakistan. Sir, lot of India spending on research and development, they're saying we'll give 1 lakh crores. You know, it is the lowest in the world. Spending has fallen in the past decade. Share of research and development under this section has dropped to 0.7% of GDP, lower rate than any BRICS country, and far below what is it for South Korea, 5%, and ours is 0.7%. What is for Israel, 5%. Ours is 0.7%. One thing I mentioned, sir, you edit a paper. India's press freedom ranking is declining. India's ranking dropped to 161 in 2023. You know, NewsClick, what happened to them? Down from 140 in 2014 and just above Russia. We have come down to Putin's level. One Putin has come to this front bench. He will soon take over all power. A free press is crucial to the economy. This is Jamini Iyer has written. She is the CEO of CPR think tank. When somebody comes from outside to invest, you'll find out about press freedom. Now, press freedom is all. Professor Roy, Sir, you are very much aware. Insinuation is not allowed in this house. What? Insinuation is not Against whom, allowed sir? in the house. I'm And saying your Putin. reference to some world Invisible leader person. in Sir, the manner in invisible which we have persons are stated will doing not all go on this record. mischief. Adrisha Shakti, as Supriya correctly pointed out. सब अदृश्य शक्ति चारों तरफ चल रहा है. Sir, you know of economist called Pranab Bardhan. He is in Berkeley. He is one of the reputed economists of the world. He said, India's data may be overstating the country's performance. ये इसमें भी घपला है. Sir, Raghuram Rajan said another thing. Alongside an emphasis on building physical capital, there has not been enough attention paid to creating human capital. This was a worry, given India's unemployment crisis. We are flying blind, Raghuram Rajan said. Uday, you know about him. Without credible data on jobs, malnutrition levels in many parts of India, in Odisha, in Kalahandi, Bolangir, are higher than many countries in sub-Saharan
Africa. No, Malnutrition ज़्यादा है. this statement is wrong. What? This is by Raghuram Rajan, not by me. Might be an old one. Today, not Kalahandi by me. is the second largest paddy growing district. It is quoted in the Economist, No, which is a more reputed No, it's not magazine than factually anybody. correct. It is not factually correct. 115 क्या? स्पीकर का डायरेक्शन, एक विदेशी आदमी को ये बार बार कोट करे सर, रघुराम राजन हमारा नागरिक नहीं है और इस सदन में जो है हमने जो संशोधन किया है तो उसको बार बार कोट नहीं कर सकते. What is the point of order? Which one? ये गलत जानकारी दे रहे हैं सर. केबीके के बारे में जो है, ये केबीके के बारे में जो उन्होंने कालाहंडी के बारे में बोला है सर, यदि इनके पास कोई पेपर है केवल रघुराम राजन के तो इनको जो है भेजना चाहिए, नहीं तो इसको एक्सपंज करना चाहिए सर, क्योंकि ये गलत बयानी कर रहे हैं. 115 स्पीकर का डायरेक्शन ये कहता है कि मेंबर यदि गलत बोल रहा है तो दूसरा मेंबर उसको सुधार सकता है. ये गलत नहीं बोल सकते सर. और एक विदेशी को बार बार कोट कर रहे हैं. वो रघुराम राजन हमारे माँ पिता नहीं है सर. ही इज नॉट माय फादर. या यहाँ के इकोनॉमिस्ट नहीं है, वो मनमोहन सिंह जी नहीं है. आप उसे छोड़िए और आगे बढ़िए. No, sir, the Economist on November 13 said Now, if sluggish you have a investment copy is of that, holding please India place it back. on the table of the House. Otherwise, Investment it will as a not go fraction on. of GDP, which exceeded 40% in 2008 UPA, No. is That- now this cannot go on 34% like this, Professor. as per Barclays Bank. The money is not going Swagat into Babu, factories, something research. we have to follow Sir, the you're rules. saying something. We have to follow the rules. If we are quoting some statement, Yes. then you have to place it on the record. Please. You just after this, I have the papers with me. The money is not going into factories, research, or other parts of private business. 36.5% of banks But you are reading from some. bank sanctioned are for roads and bridges, and another 20% for power. For chemicals, only 2.3%. Chemicals is an index of country's development. And it has dropped from 3.4%. Foreign portfolio investment only recently turned positive after more than 2 years of outflows. And FDI fell by foreign direct investment, fell by 16% to 71 billion in March 31, 2023. New announcements have crashed to a 20-year low, reflecting insufficient animal spirits in the economy, as per CMI. Sir, Indian business climate remains difficult. The touted tax changes have too many tires and too much discretion in the hands of feared revenue officials. Playing field is not level, with a few local giants perceived to have gamed the system. Of the $120 billion worth of projects scheduled to be completed by March 2023, only 72 billion were present. This is by Eshwar Prasad of Cornell. The future is a fraught exercise. The country's infrastructure still has many gaps in supporting a vibrant manufacturing sector. The education system is not equipping young people with the vocational skills needed for a modern economy. Job growth has been weak, with little net employment in the manufacturing and service sectors. This will lead to risks of social instability. Sir, आप बेल बजाए? टाइम खत्म हो गया क्या? टाइम खत्म हो गया. 2 मिनट दे दीजिए. 2 मिनट में खत्म करेंगे. ठीक है. आप सर शिवसेना के लीडर है, आप तो देंगे. A few politically well-connected conglomerates have accounted for a significant growth, leading to a concentration of economic power. The unfinished reform agenda is taking a backseat. Well-functioning legal system, a free press, all key to maintaining investor confidence. Each of these pillars have been eroded. In a government prickly about criticism,
government is switching into triumphalist mode rather than pushing forward with the unfinished economic agenda. Sir, the biggest beneficiaries of India's stock market boom are the political insiders. Best connected of all is Gautam Adani, who has a relationship with Modi. Billionaire families. Sir, I am quoting from Economist. I am quoting for Economist. Sir, billionaire families like Adanis and Ambanis are Modi's partner in state building, but they are not globally competitive. 353. India has failed to capitalize on rising labor costs in China. Bangladesh was more entrepreneurial and has higher GDP per capita. India may benefit from 353. diversification from China, driven by national 353 सर, consideration. किसी के But ऊपर how कोई far एलिगेशन लगा will सकते हैं this सर? इन्हीं की पार्टी के एक सांसद है जो इनके ऊपर आरोप लगा रही है कि वो अडानी को मदद कर रहे थे। क्या ये सही है? मैं तो शौकत बाबू को ईमानदार समझता हूं। ये हमेशा अडानी की बात करते हैं। इन्हीं की पार्टी की सांसद कहती है कि उन्होंने अडानी की मदद की। क्या ये सही है? ये गलत है। आप अपनी बात खत्म कीजिए। आप अपनी बात खत्म If I कीजिए। have said anything unparliamentary, I am ready to hold my ears and be expunged. But I shall not take this nonsense from the professional hecklers. Sir, World Bank, sir, yes, suniye. World Bank's Human Capital Index, which measures countries' education and health outcomes on a scale of 0 to 1, India's score is 0.49, below Nepal, Kenya, both poorer countries. China scored 0.65, on par with Chile and Slovakia, which have higher GDP per capita. India has hundreds of millions of underskilled youngsters. In 2019, less than half of India's 10-year-olds could lead a simple story. And compared to 80% of China's children and 96% of American children, India's path is neither that of China nor that of the West. India might become the forerunner दादा खत्म of a, कीजिए। जो हो गया सर, a 4 sentence, rather gloomy model for populous, low-income countries managed without a powerful, effective government apparatus or globally competitive manufacturing center. Political connection deliver easy credit. India's growth has been debt-fueled. In the current moment, there is a natural fit between the promoter model of capitalism personified by Adani and Modi's popularism. This is said by Ashoka Modi, one noted man, economist. He has written a book called India is Broken. Is India? सर, इसलिए मैं कह रहा हूं निर्मला सीतारमण का बजट लोगों को साम्य नहीं दे रहा है, लोग आर्थिक स्थिति को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, केवल बोलना कि हम 3 नंबर हो जाएगा और आधा लोग गरीबी में रहेगा, वो कोई सलूशन नहीं है। इसलिए मैं ये बजट को विरोध करता हूं। एम गुरुमूर्ति जी। Thank you, Chairman, sir. Sir, I particularly appreciate the government vision of Viksit Bharat, aligned with the Honorable President's emphasis on establishing this vision on the pillars of youth power, women power, farmers, and the poor. Sir, I want to mention that under the leadership of our Honorable Chief Minister Sri Y. Jagan Mohan Reddy Garu, the Andhra Pradesh state government has been successfully working on this for the past 56 months. As is clear in our name, YSR, which stands for Yojana Shramika Raitu. Our party is founded on the principles of providing welfare and development of the youth, women, farmers, and the poor, which is the basis for Center's Viksit Bharat, sir. Sir, in 2022, India grappled
with agricultural challenges, witnessing reduced wheat and rice crop production due to heat waves and shifting of monsoon patterns, sir. Paddy farmers incurred losses from diminished grain quality and situation worsened in 2023, notably in Andhra Pradesh, facing increased drought conditions impacting chili and cotton crops, sir. The International Food Policy Research Institute predicts a 16% decline in India's food production and a 23% increase in those at risk of hunger by 2030 due to climate change, sir. The finance minister discussed agriculture and food processing, emphasizing the intensified efforts for value addition in the agricultural sector and elevating farmers' income, sir. However, the upcoming year's allocation for this scheme is only 729 crores, sir, marking 21% decrease from last year's budget estimate, sir. Government should consider increasing the financial assistance allocated on this pivotal scheme, sir. Fertilizer Department actuals for financial year 2023-2022 are 2,51,369 crores. However, the interim budget only allocates 1,64,150 crores, sir. I request the central government to ensure that even if the fertilizer allocation is reduced on a national-wide scale, it must not be reduced for coastal regions that have suffered the brunt of cyclones, sir. Sir, the Labor Ministry has seen a decreased allocation from 13,221 crores to 12,531 crores, sir. Scheme-wise, these changes is best reflected in the allocation to the Atmanirbhar Bharat Rozgar Yojana scheme, whose allocation has been cut down from 2,272 crores to 150 crores, sir. Unemployment being a biggest harm facing the youth of today, sir, such decreases do not reflect the need of the hour, sir. Significant investment in employment generation is needed, sir. In this next context, the stagnant budget allocation of 538 crores for the upcoming year, sir, the same as last year, made to the center's capacity building and skill development scheme does not seem adequate, sir. Bharat must take advantage of the demographic window, hence investing the job creation to maximize our greatest resource, our people, is crucial for economic success, sir. Sir, increasing the funding for the scheme for safety of women from 321 crores to 955 crores deserves applause, sir. Making a woman feel safe also encourages her to engage in variety of other productive activities that can increase her quality life, sir. However, it must be considered that the revised projection of 22-23 was 1,008 crores, sir. Hence, the increase in allocation could have been more considerable, keeping in view that these schemes are undoubtedly effectively using the financial allocation supplied and have provided to need even more allocation needed than provided in this interim budget, sir. The rise of artificial intelligence, unfortunately, we weaponized against women, regrettably being done via manner of deep fake, sir, among other defensible acts, sir. Sir, the Pradhan Mantri Awas Yojana has the second highest budget among all schemes, sir, 2024 and 25 at 80,671 crores, sir. This new allocation boost to PM Awas Yojana would also prove tremendously beneficial to women since the initiative incentives women's ownership of houses, sir. The Andhra Pradesh government has previously submitted a proposal for about 4,000 crores to be disbursed under special assistance of capital investment, which would go on to benefit the women of our nation via schemes such as PM Awas Yojana and others, sir. And also, it contributes to the cause in states such as Andhra Pradesh, which have exhibited solid track record of fund usage in the past, sir. Sir, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Program remains the largest work guarantee program in the world, sir. There has been a continuous decrease in budgetary allocations from
MGNREGS from 98,000 crores in 2021 to 2022 to 73,000 crores, sir. In 2022-2023, further reduced down to 60,000 crores, sir. In 23-24, and for the upcoming year, it remains stagnant 86,000 crores, sir. Same as last year's revised estimates. The Andhra Pradesh government has consistently sought as increase in MGNRGA mandates, proposing a augmentation from 100 to 150 days for individuals and a total of 16 crore mandates, sir. Given the prevailing drought condition leading a rural migration, the state urges the central government to support its economy by enhancing NREGS man hours and introducing new initiatives under the scheme, sir. Sir, I find it essential to highlight that the promise of special category status of Andhra Pradesh made during its bifurcation in 2014 remains unfulfilled to this day, sir. Despite promise of the then Prime Minister and prior approval from the Cabinet, this commitment is not just a demand but a right of the people of Andhra Pradesh, sir. The unscientific bifurcation process, which led to the loss of the capital city of Hyderabad and crucial infrastructure, has resulted in severe economic and developmental and institutional challenges for the successor states, sir. Furthermore, inheriting higher debates and liabilities along with receiving only 45% of the revenues despite compromising 58% of the undivided state population. Given the adverse impact on the financial capacity, Andhra Pradesh urgently requires greater financial space for developmental activities, sir. It is the responsibility of the state government, central government, to compensate for the loss of suffered by the successor states, sir. Therefore, I urge the government to formulate a implementing time-bound plan for granting special category status to the Andhra Pradesh promptly, providing the necessary support, be a financial or otherwise, to address the unfair losses incurred due to the illegal bifurcation, sir. Sir, the Polavaram irrigation project is a national important project and is very important for the people of Andhra Pradesh. The total cost of the project is 55,548.87 crores at 2017 to 2018 price level as approved by the Technical Advisory Committee, sir. But this revised cost estimates is not yet approved by the central government, sir. Further limited the funding of phase 1 completion of 12,911 crores, sir. But this amount is inadequate for the providing rehabilitation and resettlement to the 36 additional villages and 48 habitations. Hence, the Andhra Pradesh government submitted a proposal of revised cost estimates of 17,144 crores, sir, for phase 1 of the project, which includes the cost of such rehabilitation as well, sir. It is requested to approve the revised cost estimates approved by the Technical Advisory Committee and the revised cost estimates for the phase 1 and to provide compensation of the additional cost of 4,222 crores incurred by the Andhra Pradesh government for the resettlement and rehabilitation, sir. Sir, the NTC mill in Tirupati is among the 23 textile mills run by the National Textile Corporation across the country, sir. Production activities in all NTC mills were suspended from the March 2020 due to COVID pandemic. This mill has more viability in equipped with sufficient resources, sir. The central government should take immediate action for fully functioning of the NTC mill in Tirupati for relieving the BPL families supporting through the operation, sir. Thank you, sir. संतोष कुमार जी। सभापति महोदय, आपने मुझे माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट में सदन में चर्चा के लिए अनुमति दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी पार्टी की तरफ से इस अंतरिम बजट का समर्थन करता हूं। सर्वप्रथम मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि हमारे गुदरी के लाल जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को इस वर्ष भारत रत्न देने का काम किया है। यह मात्र आदर सम्मान और पुरस्कार नहीं है,
बल्कि पूरे बिहार वासियों के लिए उनके सम्मानित नेता के प्रति सम्मान है। इसे बिहार के 14 करोड़ जनता गौरवान्वित महसूस कर रही है। यह पिछड़े, अति पिछड़े और कमजोर वर्गों के लोगों का सम्मान है। हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी कर्पूरी ठाकुर जी के साथ काम किए हैं और उन्हीं के सिद्धांतों और वसूलों को आगे बढ़ाने का काम किए हैं। और जो आरक्षण उन्हीं की देन है। देश का पिछड़ा, अति पिछड़ा और शोषित समाज आज उनका ऋणी है। इसके साथ श्रद्धेय लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी भारत रत्न मिला है। उनका सम्मान किसी पार्टी के कार्यकर्ता का सम्मान है। पुनः मोदी जी को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। आजादी के बाद अब तक का लोकसभा आम चुनाव से पहले यह 7वां अंतरिम बजट पेश हुए हैं, जो असल में वोट ऑन अकाउंट होता है, लेकिन आने वाले चुनाव को लेकर धीरे धीरे लोक लुभावनी वाला अंतरिम बजट का रूप ले लिया था। मैं धन्यवाद देता हूं वित्त मंत्री जी को कि हम फिर से मूल रूप की ओर लौट रहे हैं। यह हिम्मत उन्होंने दिखाई है, क्योंकि मोदी जी है तो मुमकिन है। महोदय, 2014 में जब मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार आई, उसके पहले भारत को फ्रेजल 5 में रखा जाता था। इन 10 सालों में हमने जब टॉप 5 अर्थव्यवस्था बनाने का सफर तय किया है, यह बजट उसका प्रतिबिंब है। लोक लुभावनी नहीं, बल्कि यह देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के मार्ग पर यह बजट प्रशस्त है, जिसमें किसान, युवा, गरीब, महिलाओं को विशेष ध्यान में रखा गया है। हमें उम्मीद है कि 2024 में जब भारी बहुमत के साथ मोदी जी की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार वापसी होगी, तो जुलाई में जब पूर्ण बजट देश की जनता के हित में कई महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय लिए जाएंगे, जिसमें 2047 तक का भारत को विकसित भारत बनाने का लक्ष्य प्राप्त करेगा। यह हमारा आत्मविश्वास है। महोदय, अमृतकाल का यह दूसरा बजट है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत अमृतकाल से कर्तव्य काल की ओर बढ़ रहा है। महोदय, मैं पूर्वी भारत के बिहार राज्य के सीमांचल और पूर्णिया संसदीय क्षेत्र से आता हूं। दशकों तक कांग्रेस की सरकार जो केंद्र में रही, उसने बिहार को, विशेषकर सीमांचल और कोसी के इलाकों को पिछड़ा बनाए रखने का काम किया, जबकि कोसी और सीमांचल क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रहा है। यहाँ के लोगों में गरीबी है, गुर्बत है। मोदी जी के आते ही दशकों से उपेक्षित रहा यह क्षेत्र मोदी जी की दृष्टि पड़ी और पूर्णिया और सीमांचल के कई जिलों को एक्सप्रेशन डिस्ट्रिक्ट में शामिल करने का काम मोदी जी की सरकार ने किया। मुझे खुशी है इस बात की, आदरणीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में इस बात पर जोर दिया कि पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत को देश के विकास का इंजन बनाया जाएगा। मैं श्रीमान, सीमांचल के इलाके में मक्का और मखाना की खेती बिहार में सबसे अधिक होती है। हमारी मांग है जब पूर्णकालिक बजट पेश हो तो सीमांचल में मक्का और मखाना आधारित उद्योग स्थापित करने के दिशा में पहल किया जाए, जिससे हमारी सबसे बड़ी समस्या जो मानव संसाधन के पलायन पर रोक लगाया जा सके। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आदरणीय वित्त मंत्री जी ने R&D के क्षेत्र में देश के युवाओं के लिए 1 ट्रिलियन इंटरेस्ट फ्री और लो इंटरेस्ट लोन 50 सालों के लिए देने का फैसला किया है। जब हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए अग्रसर हैं, तो R&D के क्षेत्र में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट गेम चेंजर होगा और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑनरशिप का यह भी देश को लाभ मिलेगा। मोदी जी जो हमेशा डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, उसमें भी हम लिवरेज कर पाएंगे। R&D के क्षेत्र में अग्रणी होने से हमें सेवा आधारित अर्थव्यवस्था और अनुसंधान एवं निर्माण आधारित अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ने में मजबूती मिलेगी। आदरणीय वित्त मंत्री जी ने 25,000 रुपए तक के छोटे डायरेक्ट टैक्स डिपॉजिट को खत्म करने का, डिस्प्यूट को खत्म करने का निर्णय लिया, जो स्वागत योग्य फैसला है। इस फैसले से 1 करोड़ से अधिक लोगों को, खासकर जो सीनियर सिटीजन को राहत मिला है, जिसमें 10 साल तक के पुराने रिटर्न को लेकर जूझना पड़ रहा था। पिछले वित्तीय वर्ष में सरकार ने सबसे ज्यादा ध्यान गरीब किसान और मजदूरों को देने का काम किया है। मनरेगा में वित्तीय वर्ष 23-24 में 60,000 करोड़ के एस्टिमेटेड बजट को बढ़ाकर 86,000 करोड़
बजट करने का काम किया गया है। वित्तीय घाटे को कम करते हुए भी वित्त मंत्री जी ने 23-24 में पीएम आवास योजना में 54,000 करोड़ से बढ़ाकर 80,671 करोड़ खर्च किए हैं। जब प्रधानमंत्री जी ने फरवरी 21 में नैनो लिक्विड यूरिया पर जोर दिया, तब से आयात होने वाले केमिकल यूरिया का डिमांड घटा है और नैनो लिक्विड यूरिया देश के अंदर ही प्रोडक्शन बढ़ा है। इस कारण वित्तीय वर्ष 2024 और 25 के लिए भी हम यूरिया का सब्सिडी कम कर पाए हैं। इससे देश के विदेशी मुद्रा भी बड़ी मात्रा में बचेगा। हमें इस बात पर भी हर्ष है कि पीएम कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त राशन अगले 5 साल दिए जाने के लिए बढ़ाया गया है। यह सरकार पर कोई वित्तीय बोझ नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सरकार यह अनाज अपने बफर स्टॉक से दे रही है। ये 80 करोड़ गरीब परिवार अपने इस बचत का खर्च शिक्षा और अन्य स्वास्थ्य और अन्य कर पाएंगे। लोहिया जी ने अंत्योदय कल्याण की बात की थी, यही अंत्योदय सरकार की, यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता है। वित्त मंत्री जी ने आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी आयुष्मान भारत से जोड़ा है और सर्वाइकल कैंसर से पूरे विश्व में जितनी मृत्यु होती है उसका 1/4 केवल भारत में होता है। मुझे खुशी है कि वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में इसकी चिंता व्यक्त की है और 9 से 14 वर्ष की किशोरियों के लिए वैक्सीन का प्रावधान किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 3 करोड़ लखपति दीदी का सरकार लक्ष्य रखा है कि 3 करोड़ लखपति दीदी हम बनाएंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप की आजीविका की दीदियों को। इसके लिए बिहार में पहले से काम बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जीविका के माध्यम से नारी सशक्तिकरण को मजबूत करने का काम पूर्व से करते आए हैं और केंद्र की सरकार ने, आज मोदी जी की सरकार ने 3 करोड़ महिलाओं को, हमारी माँ बहनों को सशक्त करने के लिए लखपति दीदी बनाने का योजना रखा है। यह फ्लेक्सिबल इंक्लूजन और नारी सशक्तिकरण का मजबूत कदम है। माननीय वित्त मंत्री जी ने पीएम आवास के तहत 2 करोड़ पक्के मकान का फैसला लिया है और 1 करोड़ घरों में पीएम सूर्योदय सोलर ऊर्जा से आच्छादित किया जाएगा। यह सराहनीय कदम है। माननीय वित्त मंत्री जी ने 40,000 वंदे भारत कोच बनाने की घोषणा की, अच्छी बात है। यह मेरा आदरणीय रेल मंत्री जी से आग्रह होगा कि वंदे भारत का किराया मिडिल क्लास के अनुरूप हो, यह सुनिश्चित करने की कृपा करें। अंतरिम बजट में रेलवे के अपग्रेडेशन की बात कही गई है। हमारा पूर्णिया रेल के क्षेत्र के मामले में 2 भागों में बटा हुआ, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे और मध्य पूर्व रेलवे में बटा हुआ है। मेरी समझ में यही कारण है कि पूर्णिया संसदीय क्षेत्र जितना रेल सुविधाओं मिलनी चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। हमारे क्षेत्र की 2 रेल परियोजनाएं लंबित है। काफी समय से हम सरकार से मांग करेंगे कि जब हम पूर्ण बजट में आएंगे तो दोनों परियोजनाओं को हमारा चालू कराया जाए, ताकि जो हमारा जलालगढ़ से किशनगंज रेलखंड परियोजना लंबित है, वहीं कुर्सेला बिहारीगंज रेलखंड परियोजना हमारी लंबित है, इसको पूरा कराने का काम जो पूर्ण बजट हो उसमें किया जाए। हमारा एक नेशनल हाईवे जो 4 लेन जो विद्युपुर दलसिंह सराय सिमरी बख्तियारपुर पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सेस रोड है, ये स्वीकृति के कगार पे है। इसको भी स्वीकृत करके आने वाले समय में इस अगले बजट में इसको लेके इस रोड का निर्माण कराया जाए। पूर्णिया खगड़िया 4 लेन सड़क हमारा वो अभी सुपर एक्सप्रेस है, उसको 4 लेन में परिवर्तित करके उसको बजट में प्रावधान किया जाए। हमारे साथी यहाँ पे कह रहे थे कि सिवान में शिवरन से सिवान शहर को जोड़ने वाले संपर्क संख्या 91 आरओबी का निर्माण वो लंबित है, उसको भी रेल मंत्री जी के माध्यम से उसको पूर्ण कराया जाए। स्वीकृत हो चुका है, क्योंकि हमारे साथी अभी कह रही थी इसको भी पूर्ण कराने का काम किया जाए। और पूर्णिया से रेल पटना के लिए कोई ट्रेन नहीं है, एक ट्रेन चलाने की कृपा किया जाए। कई योजनाएं हैं, मैं इसको लेकर देता हूं। माननीय सभापति महोदय, आपने इस बजट में बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस रेल वित्त मंत्री जी के बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहते, बहुत बहुत धन्यवाद। गिरीश चंद्र जी। सभापति महोदय, लोकतंत्र के इस नए मंदिर में आपने मुझे अंतरिम बजट 2024 और 25 में बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। साथ में अपनी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का भी आभार व्यक्त करता हूं।
सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट के अभिभाषण के समय सामाजिक न्याय की कोरी परिक्रमा की है, जैसे सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी, सर्व समाज समावेशी, जिसका भाव यह है कि सभी लोगों का सभी क्षेत्रों में सबकी पहुंच में विकास का होना बताया गया है। ये जब तक किसी देश में सर्व समाज में शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार सहित शिक्षित होना नहीं पाया जाएगा, तब तक किसी राष्ट्र का सर्वांगीण विकास होना अनुचित है। सभापति महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी के छात्रों को भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आरक्षण के अधीन आने वाली रिक्तियों को उन वर्ग के अभ्यर्थियों के द्वारा न भरकर एक NFS का टैग लगाकर उन रिक्तियों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों से भरा जाना, यह दर्शाता है कि वर्तमान सरकार आरक्षण वर्ग में आने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा ओबीसी के हितों के लिए कितना सार्थक पहल कर रही है। इसके लिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि अधिक से अधिक मत सरकार शिक्षा के लिए इस विशेष प्रयोजन के लिए आवंटित करे। हाल ही में राज्यसभा में माननीय सांसद द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बताया कि 32,000 छात्र छात्राएं उच्च शिक्षा के बीच में पढ़ाई को रोक दिया, जिसमें से 52% छात्र छात्राओं की संख्या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी श्रेणी में आते हैं। यह छात्र पोस्ट ग्रेजुएट और PhD, IIT, NIT, IIM इत्यादि हैं। यह बहुत ही गंभीर विषय है। बीच में ही वंचित वर्ग के छात्र छात्राओं को पढ़ाई छोड़ना आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग का परिचय है। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी महतो जी सरकार उत्तर प्रदेश में थी, बहन कुमारी महतो जी सरकार में SC, ST, OBC के छात्र छात्राओं को जीरो बैलेंस में शिक्षा ग्रहण कराने का काम किया, चाहे वो MBBS हो, MTech हो, BTech हो, JNM हो, ANM हो, जीरो बैलेंस में उनको शिक्षा ग्रहण कराकर उनको डिग्री देने का काम बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में किया। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से मेरी मांग है, जिस प्रकार से आदरणीय बहन कुमारी महतो जी ने उत्तर प्रदेश में जीरो बैलेंस पर शिक्षकों को, छात्र छात्राओं को शिक्षा दिलाने का काम किया है, इसी प्रकार से मैं मांग रखता हूं कि आप भी पूरे देश में दलित, शोषित, पिछड़े, कमजोर लोगों को पूरे देश में जीरो बैलेंस पर उनका एडमिशन कराकर उनको शिक्षित बनाने का काम करें। अगर आप लोगों ने दलित, पिछड़े, कमजोर लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में जीरो बैलेंस पर शिक्षा देने का काम कर दिया तो निश्चित तौर पर ये भारत एक मजबूत देश बनने का काम करेगा, क्योंकि साथियों बिना शिक्षा के कोई देश मजबूत नहीं हो सकता। जहां तक बेरोजगार की बात यहां पर रखी गई थी, वर्तमान सरकार के कथानुसार मिशन मोड में लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी दी है, लेकिन यह चुनावी जुमला बनकर रह गया है। केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में लगभग 10 लाख पद खाली हैं, जिसमें मुख्य रूप से रेल मंत्रालय में 2,54,000 पद खाली हैं तथा रक्षा विभाग में 2,64,000 पद खाली हैं। गृह मंत्रालय में 1.4 लाख पद खाली हैं और डाक विभाग में करीब 90,000 रिक्त हैं। 1 मार्च 2021 तक 40.35 लाख स्वीकृति पदों के मुकाबले मात्र 30,55,000 कर्मचारियों को कार्यरत हैं। इस रिक्त स्थानों को सरकार शीघ्र अतिशीघ्र भरने का उपाय करे और बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करे। जहां तक आप लोगों की सरकार ने बात कही कि 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त राशन देने की व्यवस्था आप लोगों ने की, महोदय, माननीय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को मार्च 2020 में कोविड के संकट के दौरान ये लागू किया गया था। वो समय बहुत अच्छा था कि लोग बेघर थे, कमजोर थे, उनके पास कोई कारोबार नहीं था, लोग सड़क पर थे। आप लोगों ने अन्न देने का काम किया, ये व्यवस्था दी, मुफ्त राशन देकर उनकी जीवन यापना का आप लोगों ने देने का काम किया। बधाई के आप लोग पात्र हैं। लेकिन आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग इस देश में 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन देने का काम करते हो, ये देश में दर्शाता है कि कितनी बड़ी बेरोजगारी हमारे देश में है कि आप राशन के बल पर एक गरीब को रोजगार नहीं बल्कि उसको राशन देने का काम करते हो। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं देश के 80 करोड़ लोग इस देश में आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात करें, तो 80 करोड़ लोगों के घर में उनकी योग्यता के अनुसार उनको एक सरकारी नौकरी दे दें, तो निश्चित तौर पर ये देश आत्मनिर्भर जो भारत का कल्पना आप लोग करते हैं, निश्चित तौर पर देश आत्मनिर्भर बनने का काम करेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात यहां पर बड़ी कही। मैं प्रधानमंत्री आवास योजना को आप लोगों लाए। देश की आजादी के बाद आपकी सरकार ने ये व्यवस्था को लागू किया। 70 साल तक जो सरकारें देश में रही, किसी ने प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत नहीं की, लेकिन आप लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप
उनको प्रधानमंत्री आवास पूरे देश में मिलता है जिनके पास अपनी जमीन होती है। जिनके पास अपनी जमीन है उसे आप लोग प्रधानमंत्री आवास योजना में उसको ऋण देने का काम करते हैं, उसको मकान बनाने का काम करते हैं। लेकिन करोड़ों लोग इस देश में ऐसे हैं जिनके पास अपनी जमीन नहीं है। जो लोग फुटपाथ पे जिंदगी व्यतीत करते हैं, जो लोग रेलवे स्टेशन पर अपना जीवन यापन करते हैं, जो लोग झोंपड़ी डालकर अपना जीवन व्यतीत करने का काम करते हैं। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री आवास योजना को आप लोग धरातल तक ले जाना चाहते हो तो जो नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों में जो सरकारी जमीन है उन्हें गरीब जिनके जो भूमिहीन लोग हैं उनको आवास से पट्टे देकर उनमें प्रधानमंत्री आवास योजना बनाने का काम करें तो निश्चित तौर पे कोई भी देश में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं बचेगा जिसमें सर छुपाने के लिए अपनी छत नहीं होगी। जिस प्रकार से हमारी सरकार जो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, मानव श्री काशीराम आवास शहरी योजना हम लोगों ने चलाने का काम किया। मानव शहरी आवास योजना का मतलब यह था कि साथियों जिसके पास ना जमीन हो ना जिसके पास पट्टा हो उसे 2 कमरे का मकान, लैट्रिन, बाथरूम, किचन, पानी, बिजली की व्यवस्था बहन कुमारी मैत्री की सरकार हम लोगों ने देने का काम किया। अगर आप चाहते हैं हर गरीब के पास अपना घर हो तो उसी तर्ज पर आप हर गरीब को साथियों पट्टा देकर इस सरकार से कहना चाहता हूं उनको आवास देने का काम करें। महिला सशक्तिकरण की बात भी यहाँ कही गई। महोदय, जैसा कि वर्तमान सरकार ये वर्ष विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण के रूप में दिखाने का प्रयास कर रही है, जिसका उदाहरण गणतंत्र दिवस के पर होने वाले समारोह में एक झलक देखने को मिली है। इस संदर्भ में मुझे बस इतना वो कहना है कि वर्ष 2022 में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचार से संबंधित कुल 4,45,256 केस रजिस्टर किए गए हैं, जो लगभग 51 FIR महिलाओं पर प्रति घंटा दर्शाने का काम करती है। सबसे दुखद तो यह है कि 14,247 केस बस 2022 में दिल्ली में दर्ज हुए हैं, जो देश के अन्य राज्यों से सर्वाधिक हैं। ये आसानी से समझा जा सकता है कि केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाली दिल्ली पुलिस की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए सबसे कम क्षेत्रफल में महिलाओं के ऊपर देश में सर्वाधिक अत्याचार होना या शिक्षा का स्तर भी काफी ऊंचा है। ये सोचने में विवश करता है कि महिलाओं की सुरक्षा करने में सरकार विफल है। इस सरकार में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आयुष्मान कार्ड आप लोगों को लेकर आए थे। ये अच्छी पहल सरकार की है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पर सहायिका पर उनका मानदेय बहुत कम है। आप ये योजना लाए कि भाई उनके परिवार में जब बीमारी होती थी वो अपना उपचार कराने में सक्षम नहीं थे। आप लोग आयुष्मान कार्ड आप लोगों ने आंगनबाड़ी और सहायिका को जो दिया है, आप लोग बधाई के पात्र, मैं आपको बधाई भी देना चाहता हूं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका, चाहे वो कोविड का वक्त हो, चाहे टीकाकरण की बात हो, चाहे घर घर जाकर सहायिका आंगनबाड़ी जो पोषक तत्व जो बांटने का काम करती है, घर घर जाने का काम करती है, तो मैं चाहता हूं अगर आप लोग देना ही चाहते हैं आंगनबाड़ी और सहायिका को, आप लोग सरकारी कर्मचारी बनाने का काम करें। अगर सरकारी कर्मचारी का दर्जा उनको मिल गया तो निश्चित तौर पे आंगनबाड़ी और सहायिका को भी सम्मान देने का काम आप लोग करने का काम करेंगे। जहां तक किसान की बात, मानवर एक मिनट, महोदय, कई सरकार बार बार किसानों के हित की अनदेखी कर रही है। अभी हाल ही में NCRB के आंकड़ों के मुताबिक सबसे अधिक महाराष्ट्र में किसान और कृषि कार्य में लगे मजदूरों के मात्र 2 साल के अंतर 12,227 किसानों ने आत्महत्या की है, जिसका कारण फसल का नुकसान, कर्ज की अदायगी न होने पाने के कारण जमीनों का उनके हाथ से चले जाना आदि है। इसके अंतरिम बजट 2023-24 के संदर्भ में हमारी पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मैत्री ने कहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले जो बजट केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया है ये वास्तव में जमीनी वास्तविकता से दूर, चुनावी लुभावने वाले ज्यादा है। इस प्रकार देश की जनता की अपार गरीबी, बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई आदि से त्रस्त जीवन को नकारना अति दुखद है, चिंतनीय है। इसके साथ ही देश की अर्थव्यवस्था व विकास संबंधी सरकारी दावों को और वादों में जमीनी सच्चाई होती तो फिर यहाँ 80 करोड़ लोग को फ्री राशन के मोहताज जीवन जीने का मजबूर होना नहीं पड़ता। महोदय, मेरे गृह जनपद में संसद क्षेत्र नगीना और बिजनौर में राजमार्ग में पड़ने वाली टोल प्लाजा के संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। NH 34 के रास्ते बिजनौर से नजीबाद की ओर जाने वाले यातायात के लिए पहले से फ्री टोल प्रस्तावित है। NH 734 और NH 790 AD के माध्यम से
बिजनौर से धामपुर की ओर यातायात कोतवाली से धामपुर के बीच पहले से टोल संचालित है। ये सड़क 2 लेन वाली सड़क है, जिसका अधिकतम उपयोगकर्ता क्षेत्र के किसान और स्थानीय निवासी करते हैं। कोई भी वाणिज्य वाहन इस सड़क पर उपयोग नहीं करता। NHAI नीति के अनुसार 10 किलोमीटर के दायरे में सभी स्थानीय निवासियों को टोल शुल्क में से छूट दी गई है। फिर भी सरकार बिजनौर कोतवाली रोड के बीच टोल प्लाजा के निर्माण पर पैसे क्यों बर्बाद कर रही है? विदित हो कि NHAI अधिकारी जानबूझकर किसानों और स्थानीय निवासियों से अवैध टोल वसूलना चाहते हैं, जिससे किसानों की आय प्रभावित होगी। इस छोटी सी सड़क पर टोल की व्यवस्था नहीं है। अतः आपसे अनुरोध है कि बिजनौर से कोतवाली के बीच बन रहे टोल प्लाजा का निर्माण किसानों व स्थानीय निवासियों के हित में अमल निर्माण रुकवाने की कृपा करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भावना गवळी जी, एक मिनट। भावना जी, मंत्री जी। हाँ, सरकारों को आदेश संवाद किया गया है कि जो भूमिहीन किसान गरीब हैं उनको जमीन उपलब्ध करा करके 20 बाई 25 करवाएं, आवास उनको दिया जाएगा। मंत्री जी ने अच्छी बात कही। संसद महोदय, संसद आपने सुना नहीं? मंत्री जी ने रिप्लाई दिया है, सुनो। आपने जो मुद्दा उठाया था, मंत्री जी ने आपकी बात कह दी। है, लेकिन उसमें जो एक शंका उठाई है, उसमें राज्यों के साथ संवाद किया जा रहा है, किया गया है कि जो भूमिहीन गरीब है, जिनके नाम से आवास आवंटित हुआ है, उनको राज्य सरकारें जमीन दें, उनका आवास दिया जाएगा। धन्यवाद। भावना गवली जी। धन्यवाद सभापति जी, आपने मुझे बजट 24-25 के 25 पे बोलने का अवसर दिया। मैं समर्थन के साथ में यहाँ मेरे कुछ विचार यहाँ रखना चाहती हूँ। जैसा कि सरकार ने इस बजट में सारी चीजों के लिए आए, सभी विषय को इसमें हमने देखा है और हर विषय पे ध्यान दिया गया है। और सबसे बड़ी बात तो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि जैसा हमारा एक विशेष संसद का सत्र हुआ था और उसमें महिलाओं का आरक्षण हुआ, उसके बाद में सरकार ने महिलाओं के लिए जो घोषणाएं की है, उसमें लखपति दीदी हो, चाहे बचत गट के सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिला हो, चाहे आंगनवाड़ी हो, चाहे आशा वर्कर हो, इन सभी महिलाओं को सरकार ने देखा है, उन पे बजट में भी फोकस किया गया है। मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि जिस आयुष्मान भारत कार्ड का निर्माण या उसे बनाने के लिए आंगनवाड़ी और आशा वर्कर को बताया गया है या बजट में उसका उल्लेख भी हुआ है। मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी, विशेष करके सभापति जी, जब हमने दिशा की बैठकें हम लेते हैं, हम सभी उसके चेयर होते हैं, उसमें मैंने और मेरे वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, उन्होंने मिलके, हम दोनों ने मिलके एक निर्णय लिया था कि जो हमारी महिलाएं हैं, छोटे छोटे व्यवसाय करती है, छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से काम करती है, कुछ चीजों का निर्माण करती है, उनको भी रोजगार इस माध्यम से मिले। और हमने उसको जोड़ा था कि जो आयुष्मान भारत के कार्ड बनाएंगे तो वो ये आशा वर्कर और दूसरी महिला बनाएंगे, उनके साथ साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं भी बनाएंगी। क्योंकि सभापति जी, हम देखते हैं कि हमारे देश में 48% महिला है और महिलाओं के ऊपर अभी तक किसी का ध्यान नहीं था। जितना ध्यान हमारे महिलाओं के ऊपर मोदी जी ने दिया, पिछले कार्यकाल में किसी ने नहीं दिया। और मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूंगी मोदी जी साहब का, हमारे प्रधानमंत्री जी का, कि उन्होंने महिलाओं के ऊपर विशेष लक्ष्य दिया है। यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि लखपति दीदी का भी उल्लेख किया गया है, उसको 3 करोड़ तक बढ़ाने का उद्देश्य भी रखा है। मैं इसके साथ में ये भी बताना चाहूंगी कि जो हमारे हथकरघा चलाने वाली महिला है, जो हस्तकला में निपुण हमारी महिला है, और जो हमारी बचत गट के माध्यम से छोटे छोटे व्यवसाय करने वाली महिला है, उनको जब वो बैंकों में जाती है तो वो बैंकों में जाने के बाद में उनको वहां से ऋण मिलता है। और मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी सभी हमारे सांसद भाइयों को भी और सभापति जी, ये बहुत विशेष करके है कि उन हमारे महिलाओं की क्रेडिट जो है
आप देखिए क्रेडिट जो है ना, सबसे बड़ी क्रेडिट हमारी महिलाओं की है, क्योंकि जब वो ऋण लेती है ना तो ऋण देती भी है बैंकों को, और इस वजह से महिलाओं के लिए यहाँ पर फोकस किया गया है। और महिलाओं को अगर हम और सपोर्ट करेंगे, और इस बजट में तो दिया है, इससे आगे अगर हम करते हैं तो मैं समझती हूँ कि घर घर में उद्योग होगा, घर घर की महिला उद्योग करेगी और इस देश को सक्षमता के तरफ ले जाने के लिए पूरे जोर शोर से देश के प्रगति में अपनी हिस्सेदारी भी देगी। और मैं चाहती हूँ एक क्रांति के मिशन, एक क्रांति जैसा मिशन यहाँ पर बने, एक मिशन के रूप में महिलाओं के ऊपर और फोकस हो और वो देश को आगे बढ़ाए। इस प्रकार से आगे के बजट में भी महिलाओं के लिए और अच्छे तरीके से, ये तो दिया ही है लेकिन अभी आप देने जा रहे हैं तो और दीजिए। मैं हमारे प्राइम मिनिस्टर सर से भी विनती करती हूँ, प्रधानमंत्री जी से भी विनती करती हूँ, मोदी साहब से भी विनती करती हूँ कि महिलाओं को आपने दिया है और वो सक्षम है, वो करने जैसे हमारी भारत की नारी और सब पे भारी, ऐसी स्थिति में आज महिला हमारी भारतवर्ष की काम कर रही है। तो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि जिस प्रकार से हमें यहाँ पर मिला है उसको बजट में और थोड़ा 3 करोड़ ने, मैं तो समझती हूँ लखपति दीदी 10 करोड़ तक हमने उसको बढ़ाना चाहिए। सभापति जी, दूसरी चीज मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि जो हमारे किसान हैं, किसानों के ऊपर, उस किसानों के लिए भी करीबन 6,000 रुपए हमारे किसानों को दी जाते हैं प्रधानमंत्री जी के ये योजना के तहत। और मैं ये भी बताना चाहूंगी कि बहुत सारे मत्स्य उद्योग है, डेयरी उद्योग है, उसके ऊपर भी बहुत अच्छा फोकस किया है, उसमें भी प्रोजेक्ट हम बढ़ाने जा रहे हैं, बजट भी हमने बढ़ाया है। और मछली का निर्यात करने के लिए भी यहाँ पर बहुत बड़ी अच्छी पहल की हुई है। तो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि जो हमारे किसान हैं, जो सोयाबीन का उत्पाद करते हैं, लेकिन ये चीज हमने बार बार देखी है, मैं 25 साल से देखती आ रही हूँ, जब उनकी फसल निकलती है, जब फसल वो काट के घर पे लाते हैं तो उनका जो भाव है वो गिर जाता है। उसके भी ऊपर हमने देखने की और सोचने की आवश्यकता है। दूसरी बात यह है कि मेरा क्षेत्र है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, ऐसे कुछ राज्य है, तेलंगाना है, ऐसे कुछ राज्य है जहां पर किसान कपास का निर्माण करती है। और बहुत बार ये भी देखा गया है कि बीटी कॉटन को हमारे यहाँ लागू नहीं किया है, उसे हमने ये नहीं दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि बीटी कॉटन को भी मान्यता मिले और किसान चुपके चोरी से वो कॉटन ना लगे, बीज ना लगाए, वो कॉटन का बीज लगाए और अच्छी फसल भी ले। इसलिए हमें उसके ऊपर भी सोचना पड़ेगा। 2004 से हमारा ये बीटी कॉटन के ऊपर एक रिट पिटीशन हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, वो पेंडिंग है, उसके तरफ भी देखने की बहुत आवश्यकता है। जो ऑर्गेनिक करना चाहते हैं किसान वो ऑर्गेनिक खेती करे, कपास निकाले, और जो हमारा बेटी का उपयोग करना चाहते हैं वो बेटी का उपयोग करे, क्योंकि मैं एक किसान की बेटी हूँ और यहाँ पर ये बताना बहुत जरूरी मैं समझती हूँ। और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगी कि जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी ने हर लक्ष्य को तय किया है, जैसा अर्जुन का लक्ष्य, आपको पता है महाभारत में देखा है कि मछली आपको कैसी दिख रही है, ऐसा पूछने के बाद में अर्जुन ने यह बताया था कि मुझे मछली नहीं दिख रही है, मुझे मछली का आग दिख रहा है। उसी प्रकार से हमारे जो प्रधानमंत्री जी है उनको मछली की खाली आग दिखती है, विकास दिखता है, लोगों की सेवा करना उनके प्राथमिकता है। और उसी सेवा का नतीजा यहाँ हम देखते हैं कि ये 10 साल में इतना परिवर्तन हुआ है कि पिछले जो 70 साल की बात कर रहे हैं वो लोग भूल गए 70 साल वाले लोगों को। अब ये लोग बोलते हैं कि मोदी जी है तो सब मुमकिन है, और ये मुमकिन होती हुए हम सब लोग देख रहे हैं, हम साक्षीदार है इस चीज के। और मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि जिस प्रकार से मेडिकल एजुकेशन में भी ओबीसी के बच्चों को 27% का आरक्षण यहाँ दिया गया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर रेलवे की तरफ आना चाहूंगी। मेरे क्षेत्र में वर्धा, नांदेड़, यवतमाल, ये रेलवे को 3,500 करोड़ रुपए मिले हैं सभापति जी। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होने जा रहा है। विदर्भ से मराठवाड़ा को जोड़ने के लिए ये प्रोजेक्ट हो रहा है और उसका 40 किलोमीटर का काम पूरा होकर वहां पर रेलवे भी अगले कुछ दिनों में, मंत्री जी से भी मैंने बात किया है, अगर प्रधानमंत्री जी भी उसका उद्घाटन करे तो वो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी और वो प्रकल्प भी
पूरे होने के कगार पर है। और 750 करोड़ रुपए इस बजट में हमें मिले हैं, उसके लिए भी मैं रेलवे मंत्री जी का और फाइनेंस मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। लेकिन निशिकांत जी, एक बात मैं यहाँ बताना चाहती हूँ, उस सदन में भी, पुराने वाले सदन में भी मैं हमेशा यही बात उठाती थी कि मेरी शकुंतला रेलवे, जिसको 2005 से मैं उसके पीछे पड़ी हूँ कि ये 2005 से मेरे रेलवे को सैंक्शन मिले, उसका सर्वेक्षण तो होता है, उसके लिए तो पैसा आ जाता है, पर उसको स्वीकृति नहीं मिलती है। तो मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि मेरा जो आकांक्षित डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट मेरा है वाशिम और दूसरा है मेरा यवतमाल, तो वो आकांक्षित डिस्ट्रिक्ट है ना, उसके लिए ये रेलवे होना मुझे लगता है बहुत जरूरी है। और इस प्रकार से वो रेलवे के ऊपर भी सरकार ने ध्यान देने की आवश्यकता है, वो दे, ये मैं मांग करती हूँ। और उसी के साथ साथ एक चीज मुझे यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी सभापति जी, जैसा 22 तारीख को राम मंदिर में हमारे राम जी प्रतिष्ठापना उनकी की गई और सारे भारतवर्ष में पूरा दिवाली के जैसा माहौल था, हर मंदिर पे लाइटिंग थी, हर घर पे रंगोली थी, हर जगह पताका थी। और इस प्रकार से हमने ये दिवाली के जैसा ये 22 तारीख का दिन यहाँ पर मनाया है। उसी को लेके मैं ये बताना चाहती हूँ कि जितने भी बड़े मंदिर है, वो बड़ी मंदिर छोटे मंदिरों का देख रेख करे, उनके पुजारी है, उनके भविष्य का, उनके बच्चों का भविष्य का सोचे और बड़े मंदिर छोटे मंदिर को देखे। क्योंकि हमारे यहाँ कुल जो हम बोलते हैं ना, जो बच्चों को पढ़ाने के लिए हमने गुरुकुल हमारे यहाँ चाहिए, तो वह गुरुकुल भी बने, क्योंकि गुरुकुल बनेंगे तो बच्चों के ऊपर संस्कार होंगे और संस्कार होंगे तो संस्कारी बच्चे आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। तो इसके ऊपर भी देखने की सोचने की बात है और उस पर भी बजट में कुछ आना चाहिए अगले बार में, मैं ये समझती हूँ। और मैं यहाँ पर मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ कि जिस प्रकार से उन्होंने हमारे सभी तबके के लोगों के लिए काम किया, आवास के लिए किया है, 2 करोड़ के आवास यहाँ पर बनाने का उद्देश्य भी रखा है। मंत्री जी ने अभी बताया है कि राज्य सरकारें हमें वहां पर जमीन उपलब्ध कराए तो हम दूसरे गरीबों को भी वहां पर घर ये जो बनाने के लिए मकान बनाने के लिए भी स्वीकृति देंगे। इस प्रकार से बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए टीकाकरण कैंसर का दिया है, वो भी बहुत बड़ी बात है। और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि इस बजट में आई है और आगे भी आती रहेगी। ये बोलते हुए मेरे 2 शब्द ही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद, मुझे मौका दिया, धन्यवाद। सुप्रिया सुले जी। Thank you of my party to speak on the budget. I would thank and congratulate Nirmala ji. Probably this is her fourth budget and a woman leading from the front. After Indira Gandhi ji, this is the first time we've had a woman leading the budget. So I compliment her on her achievements since we are all going into election this year. It's been an extraordinary, wonderful relationship with her. We have many disagreements on the budget, but she's been very kind and indulgent to all of us when she has spoken and replied to many of our questions. So I compliment Nirmala ji for all the efforts that she had done, right or wrong, but she has done something. So I compliment her for the good and a few suggestions for improvement in the larger interest of the nation. Sir, there are 4 engines to growth. One is private consumption, second is private investment, exports, and government expenditure. Unfortunately, in the way this government has worked, the entire focus is on government expenditure. I will come back to that point, but I would like to highlight a few points that this government is harping about in this. ये आप कहते हैं कि आपकी 4 जातियां हैं, किसान, महिला, गरीब और युवा। तो एक का संक्षेप में मैं आपको पूछना चाहती हूँ कुछ सवाल कि आप कहते हैं कि ये किसानों की सरकार है, तो किसान का सबसे ज्यादा नुकसान सर आप और मेरे निर्वाचन क्षेत्र से में सीमित है, वो है प्याज का। आपके यहाँ भी प्याज की दिक्कत है, मेरे यहाँ भी है। ये पहली सरकार है इस देश के इतिहास में जिसने एक्सपोर्ट पे बैन लाया है, किसान के प्रोडक्ट पे। इनको पाकिस्तान का किसान को 2 पैसा ज्यादा मिले चलता है, लेकिन उनको भारत के किसान को 2 पैसा नहीं देना है। और बाहर से लाएंगे प्याज, लेकिन यहां से बाहर नहीं जाने देंगे। क्या इनका कौन से किसान के लिए इनका प्यार उबल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है सर। और ये फिर 10 बार हमने कॉमर्स मिनिस्ट्री को पूछा है, विनती की है। यहाँ आज भारती ताई नहीं है शायद, वो भी खुद गई है,
लेकिन महाराष्ट्र के बाकी के कोई सांसद ने एक बार भी उन्होंने रिक्वेस्ट नहीं किया। और महाराष्ट्र सरकार, पता नहीं आप ही की सरकार है सर, आपको थोड़ा सा इन्फ्लुएंस लगाइए आपका, और ये जो प्याज का जो किया है गड़बड़ इस सरकार ने, तो वो बोलिए कि एक्सपोर्ट खोल दे। और ये सिर्फ प्याज का भी नहीं है, अभी ताई आपकी पार्टी की बोल रही थी कि सोयाबीन की क्या दिक्कत है, अच्छा हुआ आपके घर से ही आपको मिला है गिफ्ट, तो वो भी कह रही थी कि आप सोयाबीन को अभी भाव नहीं मिल रहा है, वही दिक्कत है दूध की। दूध का महाराष्ट्र सरकार ने अभी सरप्लस दिया है, लेकिन पैसा नहीं पहुंच रहा है किसानों को। तो ये किसान विरोधी सरकार है ये। और डबलिंग ऑफ इनकम ऑफ फार्मर्स, वेयर इज द डेटा? ये कहते जाते हैं वी हैव डबल्ड द इनकम ऑफ द फार्मर्स, बट व्हाट इज द डेटा टू प्रूव इट? Yes, this is one of that जुमलेबाजी कि हाँ डबल करेंगे करेंगे, आजकल वो कहते भी नहीं है। And if you ask this entire data which shows of this government, I'm purely going by data which is available in the government of India. In commodities, if you go by paddy, if you compare UPA and NDA, 10 साल में 138% we have increased the price, while in their 10 years only 60.5. Same thing with urad, tur, wheat, chana, cotton. Sabka hai, sir. I would like to table this data. I won't take the time of this house. And I would urge this government. महाराष्ट्र का किसान आज दिक्कत में है, कई जगह पानी भी नहीं है, तो महाराष्ट्र और देश में जहां जहां किसान आज अड़चन में है उसका ऋण माफ किया जाए। जैसे यूपीए की डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कर्जा माफ किया था, वही बड़ा दिल मोदी जी दिखाए और इस देश के किसानों का कर्जा माफ करे, ये मैं इनके विनती करती हूँ, अगर ये सरकार उनको सचमुच में सोचती है उनके बारे में। दूसरा, ये गरीबों की सरकार है बोलते हैं सर, अच्छी बात है, हर सरकार करती है। गवर्नेंस इज कंटिन्यूटी, कोई ऐसी सरकार नहीं इस देश में जो गरीबों के खिलाफ होती है, लेकिन इनका डेटा ऐसा कहता है द टोटल वेल्थ ऑफ दिस कंट्री इज इन द टॉप 1%, बाकी के सब 1%। सर कैन यू इमेजिन 40%, 40% देश की जो वेल्थ है वो 1% में है सर। तो हाउ आर दे सपोर्टिंग द वेल्थ एंड हाउ मेनी पीपल दे कीप सेइंग, एक जगह कहते हैं कि हम सब ने गरीबी हटाई है, तो फिर 80 करोड़ को जो जनता को खाना देते वो नंबर क्यों नहीं कम हो रहा है? इट्स अ कॉन्ट्रडिक्शन। मैं पिछली बार भी यही सवाल था, लेकिन मुझे किसी तो जवाब नहीं दिया सर, इसलिए मैं फिर पूछ रही हूँ कि अगर आप गरीबी कम कर रहे हैं तो हाउ इज दैट इम्पैक्ट नॉट शोइंग इन द नंबर्स? सो दिस इज समथिंग द गवर्नमेंट मस्ट रिप्लाई टू अस। एंड गरीबों के लिए इन्होंने जनधन योजना जो चिदम्बरम साहब ने शुरू की थी, और ये गरीबों के लिए, शोषित वंचित पीड़ित के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जनधन योजना में जो अकाउंट है 50 करोड़ से ज्यादा अकाउंट्स है, उसमें से 20% से ज्यादा नॉन ऑपरेटिव है, उसमें से महिला के ज्यादा है। फिर भी जो भी बचा हुआ पैसा है उसके ऊपर क्यों ना ये सरकार उन गरीबों का जो पैसा प्रॉफिट में दिखाती है इनकी बैंक के साथ, सारी इनकी नहीं, जो भी पब्लिक सेक्टर की बैंक से, उन गरीबों को, उन शोषित और वंचित और पीड़ितों को क्यों ना 3 से 5% आप उनको इंटरेस्ट दे दे। सर इट्स अ सजेशन आई एम गिविंग यू। ये जो जनधन योजना का आप इतना बोलते हैं गरीबों के लिए, उनका जो पैसा है उसके इंटरेस्ट दे के उनको क्यों नहीं पैसा देते? बैंक प्रॉफिट दे रही है, गरीबों में बांटिए ना, बैंक को क्यों चाहिए इतना प्रॉफिट? आप सोचिए, एक सुझाव दे रही हो आपको। आप अगर ये गरीबों की सरकार है तो जनधन अकाउंट जिनके पास पैसा है उनको 3 से 5%, 3 दे दिए, 4 दीजिए, कुछ तो दीजिए, उनका ही तो पैसा है, वो आपको तो है नहीं। तो आप अगर गरीब की सरकार है, प्लीज आप इस बारे में सोचिए, और मेरी आशा है और अपेक्षा है कि आप इस बारे में कुछ तो जवाब देंगे। उसके बाद आप गरीबों के लिए बोल रहे हैं, शोषित के लिए बोल रहे हैं, ये जो एक इशू है यूथ का, युवा पीढ़ी का, आप सर देख रहे हैं, युवा का डेटा तो आप सब जानते हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र का उदाहरण दूं सर, हिंजेवाड़ी मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आता है, इनके सर के ही बगल में है, वहां 25 जूनियर डेवलपर की पोजीशंस थी, वहां 3000 बच्चों ने एप्लीकेशन किया है सर। उसके बाद सेंट्रल जॉब्स 7.22 लाख गॉट जॉब्स, हाउ मेनी एप्लीकेंट्स पता है? 22 crores सर, आई रिपीट दिस नंबर, 7.7 मोटा मोटा पकड़ लिए, 7.5 लाख नौकरियों के लिए 22 करोड़ बच्चों ने, आप ही का डेटा है सर, मेरा सारा भाषण आपके रिप्लाई से मैं करती हूँ, होमवर्क करके भाषण करती हूँ। तो अनएम्प्लॉयमेंट इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस। सेम थिंग विद पुलिस डिपार्टमेंट, 62 टेलीफोन मैसेंजर पोस्ट, 93,000, और कौन कौन है यूजी, पीजी और पीएचडी वाले बच्चे आज पुलिस डिपार्टमेंट में टेलीफोन मैसेंजर का काम करेंगे सर। तो अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही, तो उसके बारे में आपकी सरकार यूथ के लिए इतना सारा कर रही है, तो उसके बारे में नौकरियां तो हो नहीं रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होने वाला है, इट इज गोइंग टू डिसरप्ट आवर लाइव्स।
Jobs are going to change already. अगर आप थोड़ा सा होमवर्क करें सर, आपको पता होगा कि when पुराने जमाने में 10 साल पहले जब इतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं, तब अनएम्प्लॉयमेंट का जब रेशो हुआ करता था, अगर आप 1000 करोड़ अगर इन्वेस्ट करें ना सर, तो उसमें I'll give you the exact number. When you invested 1 crore, it led to 33 jobs in 1994, which fell further. तो 1 करोड़ को 1994 में 33 jobs हुआ करते थे. In 2015, 8 jobs, 8 ही है. Because technology has changed our lives. So what is this government's plan for unemployment if you are such a youth progressive government? महिलाओं के बारे में बहुत अच्छा भावना जी भी बोली, महिलाओं के लिए बहुत करना चाहिए, अच्छी सुझाव दी। आई जस्ट हैव 2 स्मॉल क्वेश्चंस अबाउट दिस टू आस्क दिस गवर्नमेंट कि आप उज्ज्वला योजना के बारे में इतना कहते हैं, तो रिफिल्स 50% से भी ज्यादा नहीं है। सो हाउ आर यू कॉलिंग इट योर फ्लैगशिप प्रोग्राम? पीपल डोंट अफोर्ड इट। आप कई आशा और आंगनवाड़ी सेविका को मिली है सर जाके, उनका दुख आपको पता है। मेरे तो क्षेत्र में पूरी महाराष्ट्र में आंगनवाड़ी और आशा वर्कर का आंदोलन चल रहा है। वो पगार बढ़ाना मांग रही है सर, 4000, 5000, 10,000 भी उनको पैसा नहीं है। तो अगर आप महिलाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमारी आंगनवाड़ी और आशा वर्कर का पगार बढ़ाइए, परमानेंट करिए और उनको पेंशन भी दीजिए। इसके बारे में सोचिए अगर आप सचमुच महिलाओं को कुछ उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। उसके बाद इन्फ्लेशन, महंगाई तो सबको पता है सर। महंगाई के बाद खिलाफ ही जब हमारी सरकार की थी, हमारे खिलाफ बोल बोल के ये सरकार में आए। लेकिन आप घर में जाके भाभी को पूछिए क्या सस्ता हुआ है आज। किसी के भी घर में जाए सर, भैया आप भी घर जाके भाभी को पूछिए आज कुछ सस्ता नहीं हो रहा है। फूड इन हाँ वो नहीं, बाहर जाना पड़ेगा यार, रेंज नहीं आता है। सुप्रिया जी, आप अपनी बात जल्दी खत्म कीजिए। 2 minutes, just 2 minutes. आपके पार्टी से सुनील तटकरे जी भी है। हाँ तो मैं बैठ जाऊँ? नहीं, आप जल्दी खत्म कीजिए। आपको EPS 95 का शब्द, ये तो अरुण जी हम सबके नेता थे, भले बीजेपी में थे लेकिन मैं भी उनको नेता मानती थी। सुषमा जी और अरुण जी से हम सब ने बहुत सीखा है। लेकिन उन्होंने जब ऑपोजिशन में थे तब EPS 95 इनके लिए आपने कहा था कि इनको पैसा आप दे देंगे। आज EPS 95 में बहुत सारे सीनियर सिटीजन ऐसे हैं जिनको आज पैसा नहीं मिल रहा है, 1000 रुपया से कम मिलता है। अगर उनको बच्चों को कुछ गिफ्ट देना हो, बहू को कुछ देना हो, तो उनके खिस्से में आज पैसा नहीं है, लेकिन उनके हक का पैसा है। तो ये EPS 95 का पैसा गया कहाँ और गया होगा तो यू आर अकाउंटेबल। इस देश का पैसा है, इस सीनियर सिटीजन जिनके कारण हम खड़े हैं, इस देश के जो बुजुर्ग है उनका पैसा है, वो आपके पास है, लेकिन कहाँ है किसी को पता नहीं, आप दे नहीं रहे। फिर रह गया डिमोनेटाइजेशन और करप्शन। निशिकांत जी भी बहुत अच्छा बोलते थे उनके स्टेट का इशू। मैं उनको पूछने वाली हूँ कि मैं भी तंग रह गई जब वो करप्शन और भ्रष्टाचार के बारे में। अच्छा है, भ्रष्टाचार देश मुक्त होगा तो मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी। एक बार करके तो दिखाए आप। जिस पे आरोप करेंगे उसके एक्शन लेना पड़ेगा, आप सिलेक्टिव एक्शन नहीं हो सकता। तो ये जब आप करेंगे तब मैं उनको याद दिलाना चाहती थी कि ये जो पेटीएम स्टोरी है सर 2-3 मिनट लूंगी, मैं खत्म कर दूं, मैं बजट पे ही बोल रही हूँ सिर्फ। ये पेटीएम का स्टोरी है। मुझे याद है जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, तब डीमोनेटाइजेशन के बाद सबसे ज्यादा बड़े एड्स किसके आए थे? तो पेटीएम के आए थे। और आज पेटीएम के खिलाफ सबसे ज्यादा कौन लड़ रहा है? तो ये सरकार लड़ी है। और ये सरकार कह रही है कि सबसे ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ हुआ है? तो वो पेटीएम में हुआ है। तो आपकी सरकार इतने साल कर क्या रही थी? फिर डिमोनेटाइजेशन करना गलत था कि पेटीएम गलत था या टेक्नोलॉजी गलत है? और फिर निशिकांत जी कह रहे इतना पैसा मिल रहा है, कैश मिल रहा है, तो इतना कैश इन सर्कुलेशन आया कैसे? अगर आप डिमोनेटाइजेशन कर रहे हैं तो इतना कैश आया कैसे कि जो आप पकड़ रहे हैं सिलेक्टिवली? इसका तो जवाब सरकार को देना पड़ेगा। और करप्शन इंडेक्स में देश में कोई सुधार नहीं हो रहा है। और सर आपको डर लगेगा, हम दोनों जिस राज्य से आते हैं, परसों मैंने टीवी पे देखा, टीवी पे एक आदमी था, इनका ही एमएलए था, वो दूसरे आदमी को गोली मार रहा है, और वो भी पुलिस स्टेशन में सर, उल्लासनगर में, और कह रहा है कि पैसा मेरा लूटा लिया। अभी आप होते ये करप्शन नहीं है तो क्या आप तो इंक्वायरी लगाना चाहिए आपने कि बीजेपी का विधायक एक अपने फ्रेंडली पार्टी पे गोली चलाता है, वो भी पुलिस स्टेशन में चलाता है, और आरोप करता है कि वो हो। नहीं, मैं करप्शन की बात, वो झारखंड का कह रहे थे, मैं महाराष्ट्र का कह रही हूँ। तो जैसे वहां हो रहा है वैसे यहाँ भी हो रहा है। तो ये करप्शन, जो पैसा कहाँ से आ रही है, आरोप कैसे आ रहे हैं सर? अगर ये भ्रष्टाचार मुक्त करना, तो मैं भी वही चाहती हूँ ना सर। तो वो बोल दे, वो कुछ एक्शन इसी पे ले ले, फिर साथ मिलकर भ्रष्टाचार इस देश से निकाल देंगे हम लोग। जब क्रिप्टो करेंसी की बात थी, मुझे याद है हम सब ने, मेरे दोस्त और
ये उदासी जी नहीं है, चाहे दुबे जी भी उस पे बोले थे, हम सब एक आवाज में क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ बोल रहे थे कि उसको आप कुछ उसके बारे में करिए। लेकिन क्रिप्टो के बारे में फिर हाँ ना फिर उस पर टैक्स लगा दिया. देयर इज नो क्लैरिटी ऑफ पॉलिसी इन दिस गवर्नमेंट फॉर क्रिप्टो करेंसी एंड द सेम प्रॉब्लम यू आर गोइंग टू हैव इन एल्गोरिदम सेंसेक्स ट्रेडिंग. It's a good thing which is happening, but technology, please, I'm reading this out, it makes technology more efficient, but it's a potential and an opportunity for making manipulation possible and unfair advantage to large institutes and hurt the smaller investments. So this is something very, very important, sir. I'm just wrapping up. Just one small point I will ask. Now I'm purely speaking on the budget questions. I expect you to indulge me by answering. Fiscal deficit 2013 में 4.5 था, आज 5.8 है. And I'll quote Arun Jaitley ji. He used to say, fiscal prudence to me is a paramount importance because of considerations of intergenerational equity. We cannot leave behind a legacy of debt for our future generations. We cannot go on spending today, which would be financed by taxation in further date. Total debt. What was the total debt in 2013, 2014 जब हमारी सरकार थी? 56.51 lakh crores. What is the debt today? 168.72 lakh crores. Public debt of GDP ratio, UPA के टाइम में 85 था, फिर 68 आ गया, it's back to 85. Per capita income increase, UPA की सरकार में 232% increase हुआ था, आप में only 115 हुआ है. Per tax matter disputes, अरुण जी का ही statement है कि disputes must be reduced. आज क्या है? 5.61 lakh cases of values of 29 lakh crores of tax matters are now pending. आपने 25,000 का किया, बहुत अच्छी बात है, मैं स्वागत करती हूँ, लेकिन इसका आप क्या करेंगे? So these are many questions, and that I go back to the beginning of my speech, that 4 engines of growth, private consumption, private investment, exports is not doing well. उसमें तो हमारा प्याज को भी मार दिया आप इस सरकार ने एक्सपोर्ट में. So government expenditure, they talk about cooperative federalism, devolution of tax में 15 finance commission has said 41%. आज already अभी सिर्फ 30 और 35, last literally half a point, not even one, asking, and the government's asking for 50%. They are giving 30 to 35 and finance commission and confirm 41%. Cess and charges, मैं तो 15 साल से 10 साल से मैं थक गई पूछ के कि ये सेस और चर्चा जाता कहाँ है. जब पहली की सरकार थी, it was 88.16%. Now the gross revenues are 28.08%. So where is this cess and surcharges going? Some of it I know cannot come to government, but my question is, your capital expenditure is ballooning every year. You are only, I'm not against infrastructure. Government is implying that's the only way to push an economy which is slow. But if you want this economy to better, it has to not only be an infrastructure, you have to make sure every vertical is included. The farmer, किसान को हक मिलना चाहिए, उसको पैसा मिलना ही चाहिए, उसकी मेहनत है उसमें, महिलाओं को भी न्याय मिलना चाहिए, गरीबों को भी न्याय मिलना चाहिए. और it is not a inclusive budget. Again, I request this government, if you keep putting money into infrastructure and only into government expenditure, it's not a sustainable model. So please look at a holistic view when you have a budget. Thank you. B. Mehtab ji. Thank you, Chairman, sir. I stand here to deliberate on this interim budget, which was placed before this House some days ago. I was asking my friend why this term of interim budget has been written in the speech of Honorable Finance Minister. It has a ring of paradox. By Indian protocol, this vote on account had to register moves as Lok Sabha polls are due in another 2 months' time, after which a new government will propose revenue and expenditure plans for 24-25. This is a moment extraordinary, backed by a rare momentum, both economic and political. Finance Minister's proposals reveal confidence. I would say this interim budget, presented ahead of the general election, bears the stamp of a government
that seems confident of getting another term and is looking at the long-term picture. Priority has been given to fiscal consolidation and capital expenditure. Even populism has taken a back seat. We are aware that the interim budget is bound by spirit of the Model Code of Conduct of the Election Commission, which forbids any policy measure that could influence the election outcome. The letter of the law applies only after the election is notified, which cannot be earlier than 3 weeks prior to the first date of election. In an election year, this interim budget is in a welcome return to transparency, and the convention has stuck to the essentials. There are no grand giveaways, as has been mentioned about waiving out loan around 62,000 crores that happened in 2009. No conspicuous welfareism, no populist posturing through tax tweaks. This reveals the confidence with which the government views its prospects in the coming election. Finance Minister reiterates Prime Minister's focus on 4 major castes: Garib, Mahilaएं, Yuva, and Annadata. Finance Minister says government has assisted 25 crore people to get freedom from multi-dimensional poverty. Niti Aayog discussion paper states 248 million people have been pulled out of multi-dimensional poverty between 2013-14 and 23-24. What is the real import of the multi-dimensional poverty numbers? Are they based on measuring consumption expenditure? Are they or not a person above the designated poverty line? Yes, we all know the government has scrapped the 2017-18 consumption expenditure survey. New set of numbers are yet to be released. CES, or consumption expenditure survey-based poverty estimates, have had their share of controversies about the propriety of poverty lines. And lack of recent consumption data does not make the multidimensional poverty estimates insignificant. Multidimensional poverty indicators measures tangible improvement in the living standards of people based on multiple socio-economic indicators. This has happened because of significant expansion of the welfare net in India in the last decade. Direct benefit transfer-based evolution of technological framework governing India's welfare architecture has given this result. Ensuring sustained income growth for all of them is a more difficult challenge. Providing material entitlements to millions of people is only one part. Sir, I would like to draw the attention of the government towards the vast tapestry of India's economic narrative. There exists a stark duality. Mr. Nishikant Dubey, while deliberating on this budget, had mentioned about East, West, North, South, and the poverty of Eastern India. But I would like to harp on the tale of two Indias. India versus Bharat, as it has already been stated. Urban prosperity dances to a different rhythm today in our country. The rural heartland struggles for survival. Economic disparity demands our attention and contemplation. For millions in rural India, an economic slowdown has become an oppressive reality, contrary to the nation's overall economic triumph. The crux of the issue lies in the fraying fabric of rural employment. Fewer jobs, intensified competition, and dwindling farm outputs
erode the financial stability of those living in the agricultural hinterland. The narrative of rural India's struggle contrasts sharply with the urban success story. Sale of smartphones, SUVs underscores a thriving consumer market. Yet, this urban affluence appears as a mere echo in the vast rural landscapes where two-wheelers sales considered as a barometer of rural consumption. Therefore, I would say the time is ripe for introspection and action for the essence of inclusive growth India aspires to achieve. I would like to draw two other attentions of the government through you, sir. One is relating to railways, as budget also covers railway to a greater extent, and it is all merged in railways. I would say less than 50% of rail passengers have insurance cover. I'm not going into what lines have been declared and 3 lines and all that. Because Odisha witnessed a major railway accident some months ago, which forced the Prime Minister also to visit that place. Large number of people have died. 3 rail collided with each other. The deadly Odisha train tragedy that claimed 288 lives and left over 920 injured has brought to the fore a serious issue of train journey not being covered by insurance unless opted for on the online booking of tickets. Here I would say, sir, though Indian Railway is the 4th largest railway system in the world by size and carries over 800 crores people every year, experts wondered, it's a time to wonder why all passengers cannot be insured. If IRCTC can offer death coverage of 10 lakh rupees for train travelers, why cannot Indian Railways make the insurance coverage mandatory for all the passengers? They can seek a premium from the passengers like IRCTC does and insures the traveler as the corporation does through insurance companies. Railway officials have stated that insurance was inbuilt in all train tickets over a decade ago, before 2014. But it was stopped after insurance companies backed out, citing huge losses due to high incidence of train accidents in those years. Indian Railways, however, pays a compensation of rupees 8 lakhs as awarded by Railway Claims Tribunal for death of passengers and as decided on the basis of loss of earning capacity. This means all kin of 288 passengers, those who have died at in Balasore district, and 920 injured can apply for claim, and it will take some years more to get that claim. I would urge upon the government to consider this aspect and try to ensure all passengers, especially those passengers who are traveling in general coaches. Another point which I would like to mention here is relating to the subsidies, which I think some members also had mentioned today during deliberation. The central government provides various subsidies such as food subsidy, subsidized fertilizer, petroleum subsidy for LPG, and interest subsidies. And here I would just mention about fertilizer subsidy in a nutshell. Fertilizer subsidy is paid to manufacturers and importers who sell fertilizers to farmers at less than market prices. In the production of fertilizers, India is heavily dependent on imports for procuring raw materials. The 15th Finance Commission had noted that such dependence makes India vulnerable to international prices and makes fertilizers subsidies unsustainable. In the past, the central government has resorted to off-budget financing to defer payment of fertilizer subsidy.
The Standing Committee of Parliament on Chemicals and Fertilizers in 2020 had observed that several fertilizer plants operate with very old technology. Thus, the government bears the cost of this inefficiency in terms of higher subsidy. It has recommended that farmers should receive fertilizer subsidy directly in their bank accounts, while manufacturers should be free to produce and sell fertilizers as per their own system. I think this is the best suggestion which the Standing Committee has given relating to subsidy component, and I believe the government should consider it as early as possible. Another issue which was mentioned by Supriya Suleji is relating to cess and surcharge. The Constitution, of course, allows, and this is my last point, sir, the central government to levy cesses and surcharges. However, they do not form a part of the divisible pool of taxes from which revenue is devolved to states as per Finance Commission recommendation. And what is the position today? Central government's gross tax revenue, that is GTR, is today around 14%. Between 17 and 18 and 24 and 25, the central government's revenue from cesses and surcharge increased at an annual rate of 15%. And it is increasing year after year, while the growth in the total gross tax revenue is lower at 10% of the year. And this shows that central government is garnering more money than the state, and that is bringing in large number of disparity between the distribution of finance from the central pool. And this is the reason why I would say that states that are poorer, I would support Nishikant Dubey's point of view, states that are poorer should get a larger share from the divisible pool, which Finance Commission is determining, but also should get a greater support from the central government, the money that the central government is acquiring through cess and surcharges. When you are having a welfareism in the country, I would just remind this House that in 1947 or even in 1952, when the first parliament was formed, when the budget was placed in this House, what was the budgetary provisioning? The budgetary provisioning was for post and telegraph, was for defense. That and education and other social ministries were not actually part. Health ministry came much later. Just to establish All India Institute of Medical Science in Delhi, health ministry, that time in the cabinet, a discussion was there, and one can go through the papers now because it is all available, that why do we need a health ministry in central government? It's a state issue. Why do we need an education ministry at the union level? It's a state issue. But because decision was taken that the central government also should involve itself for welfare of the people, that's how these ministries came into existence. And what is happening today after 75 years? It is welfare which is the main focus of the union government, and states are being deprived of the welfare of the money that should be invested by the state. And I would conclude by saying it is an interim budget. Elections are due, and I would believe when the next government is formed in month of June or July, we will get a better understanding of the thinking of the then government. Thank you, sir. Jyoti Mani ji. மாண்புமிகு அவைத்தலைவர் அவர்களுக்கு வணக்கம். ஒன்றிய அரசின் இடைக்கால நிதிநிலை அறிக்கை மீது எனது கருத்துக்களை பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன். நாடாளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்படும் நிதிநிலை அறிக்கையில் பொய் சொல்ல மாட்டார்கள், புள்ளி விவரங்கள் சரியாக இருக்கும் என்கிற ஆண்டாண்டு கால நம்பிக்கையை 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலை எதிர்நோக்கி சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ள இந்த இடைக்கால நிதிநிலை அறிக்கையும் தகர்த்திருக்கிறது என்பதில் ஆச்சரியமில்லை.
மாண்புமிகு நிதியமைச்சர் அவர்கள் தனது பட்ஜெட் உரையில் ஏழைகள், பெண்கள், இளைஞர்கள், விவசாயிகள் ஆகியோர் மீது கவனம் செலுத்துவதாக சொன்னார்கள். இதைவிடவும் ஒரு பொய் இருக்க முடியுமா? உங்கள் பொற்கால ஆட்சியில் விவசாய கடன்கள் ரத்து செய்யப்படவில்லை. விவசாயிகளின் தற்கொலை அதிகரிக்கிறது. விவசாய வருமானத்தை இரட்டிப்பாக்கும் கம்பி கட்டும் கதைகள் காற்றில் கரைந்து கொண்டிருக்கின்றன. வருடத்திற்கு 2 கோடி வேலை வாய்ப்புகள் என்ற வாக்குறுதி பற்றி மறந்தும் கூட பிரதமர் வாய் திறப்பதில்லை. மாறாக நாட்டில் 45 ஆண்டு காலமாக இல்லாத வேலையில்லா திண்டாட்டம் நமது வீட்டு பிள்ளைகளை விரட்டி கொண்டிருக்கிறது. உங்கள் நண்பரான அதானி மற்றும் உலகின் 3வது பெரிய பணக்காரர் ஆகிறார். ஆனால் 22 கோடி ஏழை மக்கள் வறுமையின் கொடூர பிடியில் சிக்கி தவிக்கிறார்கள். விலைவாசி உயர்வு அவர்கள் கழுத்தை நெரித்துக் கொண்டிருக்கிறது. இதில் உணவு மானியத்தை வேறு 3% குறைத்துவிட்டு பூசாமல் ஏழைகளுக்கான அரசு என்று எப்படி சொல்ல முடிகிறது உங்களால்? பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் குற்றங்கள், பாலியல் வன்புணர்வுகள் உங்கள் பெண் குழந்தைகளை பாதுகாக்கும் ஆட்சியில் எப்பொழுதும் இல்லாத அளவு அதிகரித்திருக்கிறது. உங்கள் பாஜக அரசு சிறிதும் வெட்கமே இல்லாமல் குற்றவாளிகளை காப்பாற்றுகிறது. அடுத்த பொய், அனைவரையும் உள்ளடக்கிய வளர்ச்சிதான் இந்த அரசின் குறிக்கோள். நாட்டின் அனைத்து பகுதிகளுக்கும் அனைத்து மக்களுக்கும் எரிவாயு, மின்சாரம், வங்கி சேவைகள் ஆகியவை வழங்கப்பட்டுள்ளன என்றும் அதனால் கிராமப்புற மக்களுக்கு வருமானம் உயரும் என்று சொல்வது. சமையல் சிலிண்டர் விலை 1000 ரூபாய், காங்கிரஸ் ஆட்சியில் 410 ரூபாய். எமது கரூர் நாடாளுமன்ற தொகுதியில் ஏழை எளிய நடுத்தர மக்கள் 1000 ரூபாய் கொடுத்து சிலிண்டர் வாங்க முடியாம விறகடுப்புக்கு மாறி வெகுகாலம் ஆகிவிட்டது. இந்திரா காந்தியால் தேசியமயமாக்கப்பட்டு ராஜீவ் காந்தியால் நவீன தொழில்நுட்பம் புகுத்தப்பட்டு மன்மோகன் சிங் ஆட்சியில் ஏழை எளிய நடுத்தர மக்களுக்கும் சிறு குறு நடுத்தர தொழில்களுக்கும் சேவையாற்றி வந்த வங்கிகள் இன்று நிரவ் மோடி போன்ற உங்கள் நண்பர்களின் கொள்ளைக்காடாகிவிட்டன. வங்கி கொள்ளையர்களை பாதுகாப்பாக வெளிநாடு அனுப்பி வைக்கும் வெட்கமற்ற அரசு உலகிலேயே உங்கள் பாஜக அரசு மட்டும்தான். உங்களின் ஆசையோடு வெளிநாட்டில் இருந்து குறைவான விலைக்கு நிலக்கரி இறக்குமதி செய்கிறார் உங்கள் நண்பர் அதானி. நிலக்கரி நடுக்கடலுக்கு வந்தவுடன் பல மடங்கு விலையேறி இந்தியாவில் கரை சேர்கிற அதிசயம் உங்கள் பாஜக ஆட்சியில் நடக்கும் மேஜிக்குகளில் ஒன்று. பிறகு மின்சார கட்டணம் ஏறாமல் என்ன செய்யும்? நடுத்தர வர்க்கத்தினருக்கு வீட்டு வசதி திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்படும், 2 கோடி வீடுகள் கட்டப்படும் என்று காதில் பூ அல்ல பூக்கூடையே சுற்றுகிறீர்கள். வீட்டு கடனுக்கான வட்டி விகிதம் 10% உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. பிறகு எப்படி நடுத்தர மக்கள் வீடு கட்ட முடியும்? தமிழ்நாட்டிற்கு பிரதம மந்திரி வீடு கட்டும் திட்டத்தின் கீழ் வீடுகள் வந்து 3 ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டன. பிறகு எப்படி மக்களுக்கு சொந்த வீடு கனவு நிறைவேறும்? நீங்கள் தமிழகத்திற்கு அள்ளி கொடுப்பதாக வேறு அளந்து விடுகிறீர்கள். நீங்கள் கிள்ளி கூட கொடுப்பதில்லை. எனது நண்பர் மதுரையின் நாடாளுமன்ற தொகுதியை சேர்ந்த வெங்கடேசன் அவர்கள் இங்கே அமர்ந்திருக்கிறார். எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைக்கு 2வது செங்கல்லை கூட நீங்கள் எடுத்து வைக்க உங்களுக்கு மனமில்லை. தமிழ்நாடு பெருமழை, பேரழிவை உள்ளடக்கி உருவாக்கிய வெள்ளம், புயல் என்று இயற்கை பேரிடரில் சிக்கி தவித்தது. நூற்றுக்கணக்கானவர்கள் உயிரிழந்தார்கள். ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் உடைமைகளை இழந்தார்கள். வீடுகள், சாலைகள், பாலங்கள் என்று தமிழகத்தின் உள்கட்டமைப்பு சிதைந்து கிடக்கிறது. ஆனால் தமிழ்நாடு அரசு கேட்ட 30,000 கோடி ரூபாய் இழப்பீட்டை ஒன்றிய பாஜக அரசு இன்று வரை தர மறுக்கிறது. முதலமைச்சர் நேரில் வந்து பிரதமரை சந்தித்தார். தமிழக எம்பிக்கள் உள்துறை அமைச்சரை சந்தித்தோம். ஆனால் இழப்பீடுதான் இன்னும் எங்களை எட்டவில்லை. உங்களுக்கும் எங்களுக்கும் இடையே அவ்வளவு தூரம். தமிழ்நாடு உங்களை மடியேந்தி பிச்சை கேட்கவில்லை. நாங்கள் இரவு பகலாக உழைத்து உங்களுக்கு கட்டிய வரியில் எங்கள் உரிமையை கேட்கிறோம். அதை தருவது உங்கள் கடமை என்பதை நீங்கள் நினைவில் கொள்ளுங்கள். எம் தமிழ்நாட்டு மக்கள் தத்தளித்த போது, கண்ணீரும் துயரத்திலும் மூழ்கி கிடந்த போது எங்களை எட்டி கூட பார்க்காத இந்தியாவின் மாண்புமிகு பிரதமர் இப்பொழுது வாரத்திற்கு 2 முறை தமிழ்நாடு வருகிறார். பிரதமர் வாரத்திற்கு 7 முறை வந்தால் கூட உங்களை தமிழ்நாடு தலைநிமிர்ந்து பார்க்காது. உங்கள் விருப்பின் விதை எமது தமிழ் மண்ணில் முளைக்காது. அது அன்பின் நிலம், சுயமரியாதையின், சமூக நீதியின் களம். இதை வருகிற நாடாளுமன்ற தேர்தல் உங்களுக்கு உணர்த்தும். எங்களுக்கு தான் ஒன்றும் தரவில்லை. எதிர்கட்சிகள் ஆளும் மாநிலங்களில் இடி, சிபிஐ, வருமான வரித்துறை போன்ற சுதந்திரமான அமைப்புகள் உங்களுக்காக 2004 நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்காக தீயாக வேலை செய்து கொண்டிருக்கின்றன. அவர்களுக்காவது ஏதாவது கொஞ்சம் பார்த்து செய்யுங்கள். அவர்கள் தமிழ்நாட்டில் வந்து லஞ்சம் வாங்கி காவல்துறையின் கையில் அகப்பட்டுக் கொள்கிறார்கள் என்று அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். இந்தியாவிலேயே முதல் முறையாக பெருந்தலைவர் காமராசர் தமிழ்நாட்டின் அனைத்து அரசு பள்ளிகளிலும் மதிய உணவு கொடுத்தார். தெருவெங்கும் பள்ளிகள் திறக்கப்பட்டன. தமிழகம் கல்வியில் தனித்துவமான மாநிலமாக விளங்க அதுவே அடித்தளமிட்டது. இன்று இந்தியாவில் முதல் முறையாக தமிழ்நாட்டின் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் அரசு துவக்க பள்ளிகளில் காலை உணவு திட்டத்தை துவங்கி இருக்கிறார். இது தமிழகத்தின் கல்வி மற்றும் சமூக நீதி வரலாற்றில் இன்னொரு மைல்கல். இப்படி ஒரு சிறப்பான திட்டத்தை, ஒரே ஒரு சிறப்பான திட்டத்தையாவது உங்களால் 10 ஆண்டுகளில் உருவாக்க முடிந்திருக்கிறதா? 2004, 2014 10 ஆண்டுகளில்
காங்கிரஸ் அரசாங்கம் இந்தியாவில் 23 கோடி மக்களை வறுமையில் இருந்து காப்பாற்றியது. உலக வரலாற்றிலேயே முதல் முறையாக 100 நாள் வேலைவாய்ப்பு திட்டம் என்று அழைக்கப்படும் மகாத்மா காந்தி ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதியளிப்பு சட்டம் உருவானது. ஆனால் 12 வாரங்களுக்கு உழைத்த மக்களுக்கு ஊதியம் கொடுக்காமல் இன்று அந்த 100 நாள் வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தை நீங்கள் அழித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். உழைக்கும் மக்கள் வயிற்றில் அடிக்கிறீர்கள். அனைவருக்கும் கல்வி திட்டம், தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம், உணவு பாதுகாப்பு சட்டம், கோடிக்கணக்கான மாணவர்களுக்கு கல்வி கடன், வேலை வாய்ப்பு, இப்படி ஒன்றையாவது இந்த 10 ஆண்டுகளில் உங்களால் உருவாக்க முடிந்திருக்கிறதா? மாறாக அவற்றையெல்லாம் அழித்தொழிக்கிறீர்கள். ஊழலை ஒழிக்க கொண்டு வரப்பட்ட தகவல் அறிவு உரிமை சட்டத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொன்று விட்டீர்கள். சாமானிய மக்கள் கையில் காங்கிரஸ் கொடுத்த அதிகாரம் உங்களால் பறிக்கப்பட்டு விட்டது. இப்பொழுது 9ஆம் தேதி முடிய வேண்டிய நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரை ஒரு நாள் நீட்டித்து வெள்ளை அறிக்கை சமர்ப்பிப்பதாக சொல்கிறீர்கள். என்ன வெள்ளை அறிக்கை நீங்கள் சமர்ப்பிக்க போகிறீர்கள்? நீங்கள் சமர்ப்பிக்கின்ற அறிக்கைகள் எல்லாமே பொய்தானே. 2004 2014 வரை காங்கிரஸ் அரசாங்கம் ஒன்றுமே செய்யவில்லை. 70 ஆண்டுகளாக இந்தியா ஒரு நாடே இல்லை. 2014 பிறகுதான் 2024 வரைதான் இந்தியா என்ற ஒரு நாடாக இருந்தது என்று வழக்கம் போல வடிகட்டிய பொய்யை சொல்ல போகிறீர்கள். ஆனால் நீங்கள் எவ்வளவு வடிகட்டிய பொய்களை சொன்னாலும் 2004 முதல் 2014 வரை இருந்த காங்கிரஸ் தலைமையிலான யூபிஏ அரசு ஒரு வரலாற்றின் சாதனை காலம், வரலாற்றின் பொற்காலம். 2014 இருந்து 2024 வரை இருந்த பாஜகவின் நரேந்திர மோடி அரசு வரலாற்றின் ஒரு வேதனை காலம், இருண்ட காலம் என்பதுதான் உண்மை என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள். நன்றி, வணக்கம். जयंत सिन्हा जी। आदरणीय सभापति महोदय जी, मैं आपको, परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को और विशेष हजारीबाग और रामगढ़ की जनता को इस महत्वपूर्ण इंटरिम बजट के समर्थन में बोलने के अवसर पे बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूं। सभापति महोदय, अभी हम लोग 22 जनवरी को एक ऐतिहासिक क्षण का हम लोग सब साक्षी बने। वो एक ऐतिहासिक क्षण था। 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम अपने घर अयोध्या आए और हम लोगों ने वहां एक बहुत ही भव्य और दिव्य मंदिर की हम लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा की और एक आस्था का मंदिर इस देश में वहां बनने लगा। और जैसे देश में ये आस्था का मंदिर बन रहा है, उसी प्रकार से 2014 से आस्था का मंदिर क्या, हम लोग एक देश को एक विकास का मंदिर भी बना रहे हैं। इस विकास के मंदिर की भी हम लोग स्थापना कर रहे हैं। और जब हम लोगों ने सभापति महोदय इस विकास के मंदिर के निर्माण का शुभ आरंभ किया 2014 में, तो दुखद बात तो यह है, विपक्ष के मेरे सब साथी यहां बैठे हैं, मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगा कि इस भूमि पे, जिस भूमि पे हम लोग ये विकास का मंदिर बनाना चाहते थे, उस भूमि में सिर्फ, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, गड्ढे ही गड्ढे थे। सिर्फ गड्ढे हम लोगों को उनसे मिले। गड्ढे कैसे थे? विकास का दर, जीडीपी का ग्रोथ रेट 5% पे था, फिस्कल डेफिसिट 5% पे था, महंगाई चरम पे थी, 10% की महंगाई चल रही थी, रुपए पे एक संकट आया हुआ था, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का क्राइसिस आया हुआ था, जो हमारे बैंक्स थे, हमारा फाइनेंशियल सिस्टम था, उसकी जर्जर हालत हुई पड़ी थी। फोन बैंकिंग के कारण एनपीएस 10% पे थे, निवेशक सब देश से बाहर भाग रहे थे और हमें फ्रेजाइल 5 की गिनती में रखा गया था। ये गड्ढे हम लोगों को यूपीए सरकार ने सौंपा, इसको हम लोगों ने लिया और अब जो व्हाइट पेपर आ रहा है, इसको हम लोग स्पष्टीकरण करेंगे और पूरी तरीके से बताएंगे कि क्या क्या उस समय स्थिति थी। मेरा वो सौभाग्य था कि माननीय वित्त मंत्री जी, वर्तमान श्री अरुण जेटली जी के साथ काम करने का, और हम लोगों ने इस स्थिति को संभाला और हमारे जो पहले कार्यकाल में 2014 से लेकर 2009 तक 19 तक माननीय सभापति जी, हम लोगों ने इन गड्ढों को भरा। और जो पहले गड्ढे को हम लोगों ने भरा, जिन्होंने काम आरंभ किया था लेकिन उसको अधूरा छोड़ दिया, वो जीएसटी का काम। और जीएसटी के बारे में मैं आपको बता दूं कि पूरे विश्व में माना जाता है कि जिस प्रकार से सबसे कॉम्प्लेक्स टैक्स रिफॉर्म किसी अगर देश ने किया, जो हम लोगों ने सेंटर में भी किया, हम लोगों ने राज्यों में भी किया, पूरे फेडरल ढांचे को हम लोगों ने पूरा एक नया पब्लिक फाइनेंस की रूपरेखा दी। पूरे विश्व में ये जीएसटी जो है, इस प्रकार का कभी नहीं किसी ने अमल किया था। वो हमारी सरकार ने 2014 से लेकर 2019 हम लोगों ने इसको अमल किया। और आज आप आंकड़े जान रहे हैं, ये आंकड़े वो लोग नहीं बताते हैं, लेकिन आंकड़े क्या हैं?
कि आज हर महीने 1.7 लाख करोड़ का जीएसटी का कलेक्शन हो रहा है, जहां 0.98 करोड़ हमारे जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्सेस के फाइलर्स थे, आज 1.4 करोड़ टैक्स फाइलर्स हो गए हैं। और इस प्रकार से जीएसटी में जो क्रांति आई हमारे देश की अर्थव्यवस्था में, इसका कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता है। और उसी तरीके से, क्योंकि हमें फोन बैंकिंग पे जो बैंकिंग की स्थिति थी उसमें हमें सुधार लाना था, हम लोग आईबीसी लाए। हम लोगों ने इंद्रधनुष के द्वारा अपने बैंकिंग सिस्टम को हम लोगों ने सुदृढ़ बनाया, दुरुस्त बनाया, मजबूत बनाया। और उस समय जो 10% से ज्यादा एनपीए चल रहे थे, आज वो 4% से कम आ गए हैं और हमारे बैंकिंग सिस्टम में बहुत एक मजबूती आई है और उसके आधार पे ही हम लोगों की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। ये बैंकिंग में हम लोगों ने सुधार लाया आईबीसी के द्वारा। डीबीटी के बारे में तो सबको मालूम ही है, कई बार हम लोगों ने इसकी इस सदन में चर्चा की है। हम लोगों ने 50 करोड़ लोगों को हम लोगों ने बैंक अकाउंट दिए, 34 लाख करोड़ हम लोगों ने डीबीटी के द्वारा हम लोगों ने लोगों के बैंक के खाते में सीधा डाला और करीब 3 लाख करोड़ की इसके द्वारा बचत भी हुई है। ये क्रांति डीबीटी के द्वारा हम लोग लाए हैं और इसमें पूरी विश्व में इसका समर्थन और इसकी प्रशंसा की जा रही है। हमारे विपक्ष के साथी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन पूरे विश्व में सब अर्थशास्त्री जो हैं इसकी प्रशंसा करते हैं। साथ साथ आप आयुष्मान भारत की क्रांति को समझिए। इसके द्वारा 5 लाख रुपए गरीब परिवार को हर वर्ष इलाज के लिए मिलते हैं। आप जाइए किसी से पूछिए कि उनको इससे कितना लाभ मिला है, वो सब आपको बताएंगे कि उनके जिंदगी में बहुत बड़ा इसके द्वारा परिवर्तन आया है। और स्वच्छ भारत अभियान के द्वारा भी हम लोगों ने 11 करोड़ शौचालय बनाए। तो ये सब आंकड़े हैं, लेकिन आप सिर्फ आंकड़ों में मत ध्यान दीजिए। 4-5 वर्ष पहले मैं खोखा गांव में एक बार एक दौरा कर रहा था और एक वृद्ध नारी मेरे पास आई। हम लोग नारी शक्ति की बात करते हैं। मैं आपको धानेश्वर देवी जी के बारे में बताना चाहता हूं। वो मेरे पास आई, उन्होंने कहा कि मैं विधवा हूं, मेरे पति जी की मृत्यु हो गई है, मेरे पास कोई सहारा नहीं है इस दुनिया में, आप हमारी क्या मदद कर सकते हैं। मैंने पूरे विश्वास से कहा कि आपके पास दुनिया में कोई सहारा नहीं है तो परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपके सहारा हैं। हम आप लोगों के लिए हम लोग पक्का घर बनवाएंगे। और हम लोगों ने धानेश्वरी देवी जी को उसके बाद ना सिर्फ पक्का घर दिया, हम लोगों ने शौचालय दिया, गैस का सिलेंडर दिया, बैंक का खाता दिया और आज उसी खोखा गांव में धनेश्वरी देवी जी को वृद्धा पेंशन 1000 रुपए महीने सीधा उनके बैंक के खाते में मिल रहा है। हम सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं कहते, हम चेहरों की बात, हम लोगों की बात करते हैं, लोगों के जिंदगी में परिवर्तन लाकर हम लोग दिखाते हैं। और मैं ये भी एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग गरीबों की बात कर रहे हैं, शशि थरूर जी और अभी सुप्रिया जी ने कई आंकड़े उन्होंने प्रस्तुत किए। उन्होंने विदेश की कई संस्थाएं हैं, उनकी डेटा जो है उसको चेरी पिक करके हम लोगों के बारे में बताया। लेकिन उन्होंने जो नीति आयोग का जो काम किया गया है मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पे, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं की, उसको दरकिनार कर दिया, उसकी आलोचना की। लेकिन वास्तव में क्या है, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं सभापति महोदय, कि अगर इस आप मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को देखें तो ये कोई ऐसा कोई गलत सलत काम नहीं है। ये बहुत अध्ययन करके विश्व में सबसे बेहतर से बेहतर जो संस्थाएं हैं उनकी सलाह लेकर इसको तैयार किया गया। लेट मी कोट, द मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स measures simultaneous deprivations across the 3 dimensions of health and nutrition, education, and standard of living. It also retains the robust Alkire-Foster methodology developed by our technical partners, the Oxford Poverty and Human Development Initiative and the United Nations Development Program. You have chosen to set aside methodologies and indicators that were developed in our country with the best technical inputs around the world, which measures in a comprehensive way the reduction of extreme poverty in this country. जब परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 25 करोड़ लोगों को हम लोगों ने अति गरीबी से उठाया, उनका उत्थान किया है, तो इस मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडिकेटर के तहत हम लोग ये कह रहे हैं, ये वास्तव में है, ये पूरा वैज्ञानिक तौर पे किया गया है। मैं विपक्ष के साथियों को कहूंगा कि इसको भी देखिए, आप सिर्फ विदेश के जो आंकड़े हैं उनको ना देखें, भारत के भी आंकड़े जरा देखें, उनको इस प्रकार से आप दरकिनार नहीं करिए। जब हम लोगों ने सकारात्मक सोच से काम किया तो दुखद बात सभापति महोदय है कि हम लोगों को अपने विपक्ष के साथियों से सिर्फ पथराव ही मिला, सिर्फ आलोचना ही मिली। और अभी माननीय सदस्य श्री शशि थरूर जी ने किसी कवि के कुछ पंक्तियां हम लोगों को सुनाई,
मुझे तो लगता है कि चैट जीपीटी में उन्होंने कहा और चैट जीपीटी ने वो पंक्तियां उनको दी, तो मैं चैट जीपीटी की पंक्तियां नहीं सुनाना चाहता हूं। किसी अनामित किसी कवि की मैं पंक्तियां नहीं सुनाना चाहता हूं, लेकिन हमारे ही क्षेत्र के रमधारी सिंह दिनकर जी हैं पद्म भूषण, उनकी पंक्तियों का मैं कुछ उपयोग करना चाहता हूं, थोड़ा सा बदलकर। दिनकर साहब ने कहा है, माननीय सदस्य जरा एक ध्यान दें, मोदी जी जब जोर लगाते हैं पत्थर अमृत बन जाता है, अंधियारों में ही रास्ता निकल ही जाता है। जब कोई अटूट हौसला, कोई अद्यम साहस हो, जब कोई अकल का उपयोग करे, बुद्धि का बल ले, तब तो दुनिया हिल जाती है, क्योंकि मोदी जी जब जोर लगाते हैं पत्थर अमृत बन जाते हैं। ये दिनकर जी की पंक्तियां थोड़ा बदलकर मैंने कहा है, क्योंकि हम लोग अमृत, पत्थरों से जो पत्थर हमें मिले उनका हम लोग अमृत बना रहे हैं, अमृत काल में हैं। और इस अमृत काल में 2019 से लेकर 2024 में दूसरे कार्यकाल में जो मुख्य जो बिंदु उनके बारे में मैं संक्षेप में बताऊंगा, क्योंकि इंटरिम बजट में मैं आना चाहता हूं जिसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपके समक्ष रखना जरूरी है। लेकिन 2014 से लेकर 2019 जब अमृत काल को हम लोगों ने आरंभ किया, इसमें प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के द्वारा हम लोगों ने स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में विश्व में दूसरा स्थान हम लोगों ने हासिल किया। हम लोगों ने सोलर पैनल्स, बैटरीज के लिए, इन सब चीजों के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स हम लोगों ने दिए और आज ये हमारे देश में बन रहे हैं। हम लोगों ने एयर इंडिया का जो प्राइवेटाइजेशन करवाया, उसके द्वारा जो एविएशन में, और मैं विमानन मंत्री रह चुका हूं इसलिए मुझे मालूम है कि एविएशन में कितना बड़ा परिवर्तन आया। विश्व में सबसे बड़ा प्लेन का ऑर्डर पहले एयर इंडिया ने दिया 470 प्लेन का, और उसके कुछ ही दिनों बाद इंडिगो ने दिया 500 प्लेनों का, और आज 1000 से ज्यादा प्लेन हम लोगों ने ऑर्डर किया हुआ है। किसी दुनिया में किसी देश के इतने ऑर्डर नहीं। हमारे एयरपोर्ट्स को हम लोगों ने दोगुना किया, लगभग 150 अब एयरपोर्ट्स हमारे होने वाले हैं, और उड़ान के द्वारा हवाई चप्पल वालों को हम लोगों ने हवाई जहाज में बैठाया। ये करके हम लोगों ने दिखाया, और आज इस देश के युवा हम लोगों को धन्यवाद दे रहे हैं कि जहां वो 36 घंटे 48 घंटे ट्रेन में बैठा करते थे, अगर उनको बैंगलोर से रांची आना होता था 36 घंटे लगते थे, अब 3 फ्लाइटें हैं बैंगलोर से रांची, आप 1.5-2 घंटे में बैंगलोर से रांची पहुंच सकते हैं। ये हम लोगों ने इस कार्यकाल में एविएशन सेक्टर में किया है। अब स्टार्टअप्स की बात, ये आंकड़े आप सबको मालूम है, ये कोई चेरी पिकिंग नहीं चल रहा है। आप लोगों के जमाने में सिर्फ हमारे पास 350 हमारे स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड थे, आज 1 लाख से ज्यादा हमारे स्टार्टअप्स। जब आप लोगों के समय वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी 10 से 15 बिलियन डॉलर था, आज 60 से 70 बिलियन यानी 5 गुना ज्यादा हो गया है। और अगर जीडीपी के उसके हिसाब से देखें तो जो 0.5% to 1% ऑफ जीडीपी वेंचर कैपिटल प्राइवेट इक्विटी का था, आज 2 से 3% हो गया है, 2-3 गुना एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी भी हो गया है। तो स्टार्टअप्स के द्वारा जो देश में जो हम लोग तेजी से हम लोग अपने अर्थव्यवस्था को बढ़ा रहे हैं, इसका कोई मुकाबला नहीं है। We are the 3rd largest startup ecosystem in the world. All the world recognizes that, and that is the strength of our startups. और यहां भी अगर आप देखें तो हमारे स्टार्टअप्स के द्वारा 10 लाख लोगों को रोजगार मिला है। स्टार्टअप्स के द्वारा 10 लाख लोगों को रोजगार मिला है। और जो पीएलएफएस डेटा है, जिसका किसी ने कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन जो सरकारी जो हमारे आंकड़े हैं वो बताते हैं कि जहां तक हम रोजगार की बात कर रहे हैं, जो कोविड में बढ़ा था, बेरोजगारी बढ़ी थी, 6% में आई और अब 3.2% है। यह आंकड़ा विपक्ष की किसी साथी ने इसकी जिक्र नहीं की कि पीएलएफएस डेटा, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे डेटा के अनुसार हम लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 3.2% पे आ गया है। इसका कोई हम लोगों ने पहले अपने इतिहास में नहीं देखा है कि अनएम्प्लॉयमेंट इस तरीके से कितना गिर चुका है। और जो यूपीआई और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हो रहा है, 46% ऑफ ऑल रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस यूपीआई से किए जा रहे हैं। हर महीने 18 लाख करोड़ यूपीआई के द्वारा कर रहे हैं। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंडिया का जो निर्माण हो रहा है वो भी अद्भुत हो रहा है और वो भी बहुत ही अतुल्य है। अब हम लोग इस कार्यकाल की बात करें, अभी मैं आता हूं भविष्य में क्या क्या होने वाला है, लेकिन अगर इस कार्यकाल में हम लोग बात करें, कुछ अगस्त में ही हम लोगों ने चर्चा की थी, मुझे भी बोलने का सौभाग्य मिला कि हम लोगों ने चंद्रयान 2 को मून के साउथ पोल पे हम लोगों ने लूनर लैंडिंग करके दिखाया। विश्व में सिर्फ 4 देश हैं जिन्होंने इस प्रकार से लूनर लैंडिंग करवाई है। और हमने सिर्फ चांद तक नहीं पहुंचाया,
हम लोगों ने मंगलयान पहले किया हुआ था और अब आदित्य भी सूरज तक पहुंच चुका है। तारे हमारे लक्ष्य हैं। हम लोग पूरे अंतरिक्ष में हम लोगों का साइंस जो है वो बढ़ता चला जा रहा है और ये जो है ये भी आपको दर्शाता है कि किस प्रकार से ये अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। अब हम लोग आते हैं इस इंटरिम बजट के कुछ मुख्य बिंदुओं पर। इसमें भी कोई मेरे विपक्ष के साथियों ने जो उनके नकारात्मक सोच है उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया, लेकिन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी की गई, जहां कैपिटल एक्सपेंडिचर 3-3.5 लाख करोड़ हुआ करता था उसको हम लोगों ने 5 लाख करोड़ किया, फिर 10 लाख करोड़ किया, इस बार 11 लाख करोड़ से ज्यादा ये हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। इसके बारे में आप लोग काहे नहीं कुछ कहते हैं। साथ साथ ना सिर्फ केंद्र सरकार 11 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, हम लोगों ने राज्यों को भी पहले 1 लाख करोड़ दिया था, अब 1 लाख करोड़ 30,000 भी हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर का दे रहे हैं। और इसके द्वारा जो क्रांति आ रही है इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो हम लोगों को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, वो हम सब लोगों के सामने है। ये बहुत ही भव्य हम लोगों का सदन बना है। इसी प्रकार से जो यूपीए सरकार में इन लोगों ने सीलिंग बनाया, जो मुंबई में इन लोगों ने सीलिंग बनाया, हम लोगों ने इसके मुकाबले में अटल सेतु ब्रिज बनाया जो 18 किलोमीटर का ब्रिज है, इसका कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। अगर ये लोग पैसेंजर ट्रेन बनाते थे तो हम लोग बुलेट ट्रेन, अमृत भारत और वंदे भारत के हम लोग ट्रेन बना रहे हैं। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का हम लोगों का लाभ मिल रहा है। रेलवेज में 3 और इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बन रहे हैं, तेजी से सेमी फास्ट ट्रेन बन रही हैं, इसका कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता है। और फिर मैं एविएशन की जिक्र करूंगा कि आपको याद है कि यूपीए के समय हम लोगों के हवाई अड्डे के टर्मिनल्स किस प्रकार के होते थे। आप पटना जाइए या उसके समय उसके पहले अगर आप जाते बनारस जाते, कहीं कहीं ये सब जो टर्मिनल से, इतने घटिया टर्मिनल से आपको लगता था कि पता नहीं आप कहां पहुंच गए। आज और मुझे विदेश से कुछ निवेशक आए, वेंचर कैपिटलिस्ट थे, उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा जैन जी हम लोग बैंगलोर टर्मिनल 2 में हम लोग उतरे। बैंगलोर टर्मिनल 2 में, यहां कर्नाटक के मेरे बड़े सारे साथी हैं, वो भी जरूर इसमें मुझे समर्थन देंगे। आप बैंगलोर टर्मिनल 2 में उतरिए तो आपको लगता है कि ये भारत का भविष्य नहीं, ये विश्व का भविष्य है। पूरा डिजिटाइज्ड है, डिजी यात्रा का उपयोग करिए। इस हरित तरीके से उसको बनाया गया, उसकी ये हरियाली है, आप देखकर एकदम आश्चर्यजनक रह जाएंगे। जब वो विदेशी निवेशक वहां उतरे, उन्होंने कहा कि जैन जी मुझे कल्पना नहीं हुई कि हम भारत में हैं, कि विश्व में किसी भी टर्मिनल में हैं। आप चाहे चांगी टर्मिनल ले लीजिए, दुबई का टर्मिनल लीजिए, आज के समय बैंगलोर टर्मिनल 2 इन सब को पार कर दिया है। ये भारत को हम लोग इस तरीके से एक विराट और हरित विकास का मंदिर हम लोग दे रहे हैं। ये बैंगलोर टर्मिनल 2 उसका एक प्रतीक है। और जो आज के समय डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में ओएनडीसी जैसे हम लोग ई कॉमर्स के लिए जो स्टैंडर्ड्स बना रहे हैं, वो कहीं भी विश्व में नहीं हो रहे। अब हम लोगों का काम ना सिर्फ वर्ल्ड क्लास है, इस कार्यकाल में हम लोगों ने दिखा दिया कि ना सिर्फ हमारा वर्ल्ड क्लास है, लेकिन हम लोगों का वर्ल्ड लीडिंग हम लोगों का काम चल रहा है। और जो वर्ल्ड लीडिंग काम चल रहा है उसमें जो हरित भारत हम लोग बना रहे हैं, जो ग्रीन इंडिया बना रहे हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत ही साहसिक उनकी जो घोषणा थी, जो उनका निर्णय था कि भारत को हम लोग नेट जीरो बाय 2070 बनाएंगे, उसके द्वारा जो हरित भारत का हम लोग निर्माण कर रहे हैं वो भी अकल्पनीय है, अतुल्य है। 500 गीगावाट हम लोगों ने कहा है कि हम लोग रिन्यूएबल्स का लाएंगे, ग्रीन हाइड्रोजन का मिशन चल रहा है, बायोफ्यूल्स को हम लोग बना रहे हैं, जिसके द्वारा हमारे किसानों को फायदा हो, क्योंकि हमारे किसान खेती करेंगे, वहां से जो घासें वगैरह जो निकल के आएंगी उसको बायोफ्यूल्स में लगाकर हम लोग अपने ट्रक, अपने बस में उसका उपयोग करेंगे। और साथ साथ इस इंटरिम बजट में और इसके बारे में सिर्फ एक बहुत ही नकारात्मक सोच प्रोफेसर शौगता रॉय की थी कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना जो एक क्रांतिकारी योजना है, उन्होंने कहा कि आप कर ही नहीं पाएंगे। हम लोग 1 करोड़ घरों को हम लोग सोलर पैनल देने वाले हैं। जब हम लोग 11 करोड़ घरों को हम लोग शौचालय दे दिए, उनको गैस का सिलेंडर दे दिया, जब हम लोगों ने 8 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि दी, तो क्या हम 1 करोड़ घरों को हम लोग सोलर पैनल नहीं दे सकते हैं? वो हम लोग करके दिखाएंगे। और जब ये 1 करोड़ घरों को सोलर, हाँ, 1 करोड़ घरों को जब ये सोलर पैनल मिलेगा, हर परिवार को 15 से 18 हजार हर वर्ष बचत होगी, क्योंकि ये बिजली का उत्पादन उनको मुफ्त मिलेगा।
आप अपनी नकारात्मक सोच में रहिए, हम लोग सकारात्मक तौर पे अपने विकास का मंदिर बनाते रहेंगे और इसके द्वारा उन लोगों को, उनके द्वारा इन लोगों की कमाई भी होगी। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को यह भी एक सुझाव देना चाहूंगा कि अगर 3 किलोवाट का सोलर पैनल नहीं, हमारे झारखंड जैसे जगह में जहां जस्ट ट्रांजिशन कोयले को हम लोगों को छोड़ना है, अगर हम लोग 10 किलोवाट का सोलर पैनल दे दें तो बिजली तो मुफ्त में मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन साथ साथ हर परिवार को 2000 रुपए महीने की कमाई भी मिलेगी अगर हम उनको ज्यादा बड़ा सोलर पैनल दे दें। इसके बारे में भी हम लोग बहुत ही सकारात्मक हम लोग कदम ले रहे हैं। तो साथियों, जैसे मैंने कहा, हम लोग एक विकास का मंदिर, आस्था का तो मंदिर बन ही रहा है, लेकिन साथ साथ एक हम लोग विकास का मंदिर भी बना रहे हैं। और इस विकास के मंदिर में इंजीनियर होने के नाते मुझे कहना है कि साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पे भी हम लोग बहुत बहुत प्राथमिकता दे रहे हैं। जरूरी भी, ये आधुनिक युग में साइंस और टेक्नोलॉजी का जो है बहुत बहुत महत्व है और इस पे भी हम लोग बहुत जबरदस्त तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। लाखों हमारे स्टार्टअप हैं, चाहे वो स्पेस हो, उसको हम लोगों ने खोल दिया है, ड्रोन्स हो, एग्रीटेक हो, हर जगह हमारे स्टार्टअप आ रहे हैं। 2 मिनट और, हर जगह हमारे स्टार्टअप आ रहे हैं। और क्योंकि हमारे स्टार्टअप आ रहे हैं, हमारी नीतियां अच्छी हैं, इसीलिए वेंचर कैपिटलिस्ट और प्राइवेट इक्विटी वाले, जैसे मैंने कहा, इनके निवेश 5 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। ये कोई ऐसे ही कोई हम गलत आंकड़े नहीं दे रहे हैं, वास्तव में 5 गुना ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का हम लोगों ने स्थापना किया है, इसमें हजारों करोड़ हम लोग रिसर्च अध्ययन के लिए हम लोग देंगे। और इस बजट में इसी कड़ी में बहुत ही महत्वपूर्ण एक काम किया गया है, जहां हम लोगों ने कहा है 1 लाख करोड़ रिसर्च और इनोवेशन के लिए, हमारे स्टार्टअप्स के लिए, हमारे उद्योग जगत के जो हमारे मुख्य जो कंपनीज हैं उनके लिए, ये भी सब कुछ जाने वाला है। तो साथियों, अंत में माननीय सदस्यों में यही कहना चाहूंगा, चुनाव आ रहे हैं। मुझे तो लगता है कि हमारे विपक्ष के जो साथी हैं वो अभी भी एक बहुत ही नकारात्मक सोच में लगे हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा, विनम्र प्रार्थना करूंगा कि आप भी सकारात्मक सोच के साथ इस विकास के मंदिर के निर्माण में आप भी लग जाइए। नहीं तो कुछ और पंक्तियां, नहीं तो ना समझोगे तो मिट जाओगे, चुनाव आ रहे हैं विपक्ष वालों, तुम्हारी दास्तां भी नहीं रहेगी दास्ताओं में। ये भाग्य आपका नहीं होना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि एक मजबूत विपक्ष हो, लेकिन नकारात्मक सोच से ये विपक्ष आगे नहीं बढ़ सकता है। और इसलिए साथियों, जो हम ये विराट और हरित विकास का मंदिर का जो हम लोग निर्माण कर रहे हैं, उसमें आप जानिए कि हम ना सिर्फ संस्कार हमारे साथ होंगे, लेकिन साइंस भी हमारे साथ होगा। ना सिर्फ विरासत हमारे साथ होगी, विज्ञान भी हमारे साथ होगा। और ना सिर्फ आस्था हमारे साथ होगी, हमारी 144 करोड़ जनता की आकांक्षाएं भी हम लोगों के साथ होंगी। ऐसे विकास के निर्माण मंदिर का हम लोग निर्माण कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी गुड। प्लीज सुमति जी। பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, இந்த இடைக்கால நிதிநிலை அறிக்கையின் மீது என்னுடைய தாய் தமிழில் இனத்தை செய்தது மொழிதான், மொழியின் மனத்தை செய்தது என் தமிழ்தான் என்கின்ற பெருமையோடு பேசுவதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். இந்த சமயத்திலே தான் முதலமைச்சராக இருந்த ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் பெரு முதலைகளை அல்ல, பெரு முதலாளிகளை அல்ல, பெரு வியாபாரிகளை அல்ல, நடைபாதை ஓரத்திலே இருந்த வியாபாரிகளை, உழவர்களை, நடைபாதை ஓரத்திலே பூக்காரிகளாக தங்களுடைய வாழ்க்கையை நடத்தி கொண்டிருந்த மகளிரை அழைத்து அவர்களுடைய கருத்துக்களை கேட்டு நிதிநிலை அறிக்கையை தயார் செய்த எங்களுடைய ஒப்புயர்வற்ற தலைவர், முத்தமிழறிஞர் தலைவர் கலைஞரை நினைவு கூறுகின்றேன். தான் ஆட்சி பொறுப்பேற்ற இந்த 3 ஆண்டு காலமும் சமூக நீதி கொள்கையினுடைய அடிப்படையில் அனைவருக்கும் அனைத்தும் என்கின்ற அந்த கொள்கையோடு, திராவிட மாடல் இயக்க ஆட்சியை நடத்துகின்ற அந்த கொள்கையோடு நிதிநிலை அறிக்கை எப்படி தயாரிக்க வேண்டும் என்று வழிகாட்டி கொண்டிருக்கின்ற எங்களுடைய மாநிலத்தின் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் தளபதி MK ஸ்டாலின் அவர்களை என்னுடைய நெஞ்சிலே நிறுத்துகின்றேன். பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, உரையை துவக்குவதற்கு முன்பாக நம்முடைய மாண்புமிகு நிதியமைச்சர் அவர்களுக்கு ஒரு கண்டனத்தை பதிவு செய்ய விரும்புகின்றேன். மாண்புமை நிதியமைச்சர் அவர்கள் இந்திய நாட்டினுடைய இந்த நிதிநிலை அறிக்கையிலே, இந்த நிதிநிலை அறிக்கை மகளிர், ஏழைகள், உழவர்கள், இளைஞர்கள், இந்த 4 பேருக்கும், 4 பிரிவினருக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கின்ற வகையிலே அமைக்கப்பட்டிருக்கும் என்று சொல்கின்ற
அந்த வேளையிலே இந்த 4 பிரிவினரையும் 4 சாதிகள் என்று குறிப்பிட்டிருக்கின்றார். I quote, as our Prime Minister firmly believes, we need to focus on 4 major castes. They are Garib poor, Magalyan women, Yuva youth, Annadata farmer, unquote. இந்திய அரசினால் தயாரிக்கப்படுகின்ற சோசியலிசம் செக்யூலரிசம் என்பதை நம்முடைய அரசியல் சாசனத்தின் அடிப்படையிலே வைத்திருக்கின்ற இந்த அரசினுடைய இடைக்கால நிதி அறிக்கையிலே மிக பிற்போக்குத்தனமான கண்டிக்கத்தக்க வர்ணாசிரம அந்த இதனை சுட்டுகின்ற சாதி என்கின்ற அந்த சொல் இருப்பது கண்டனத்திற்கு உரியது. உங்கள் வாயிலாக நிதி அமைச்சருக்கு இதனை தெரிவித்து அவர் இதனை மாற்றுவார் என்று நான் உறுதியாக நம்புகின்றேன். இந்த நிதிநிலை அறிக்கை வெளியானவுடன் சில பத்திரிகைகள் வெகுவாக புகழ்ந்தன. இது ஓட் ஆன் அக்கவுண்ட் என்கின்ற வழியிலேயே அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. திஸ் இஸ் a budget without any sparkle or fireworks என்று. ஆனால் நான் சொல்லுவேன், இது ஒரு வெத்துவேட்டு பட்ஜெட். மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் உரையிலேயே குறிப்பிட்டிருந்தார், if there is a patchy announcement here, it would limit the scope of the budget, full-fledged budget in July என்று சொல்லி இருந்தார். அதாவது இது ஒரு ஓட் ஆன் அக்கவுண்ட் என்கின்ற தடத்திலேயே செல்கின்றது, மரபை மீறாமல் என்பதுதான் அதனுடைய உள்ளர்த்தம். அவருக்கு நான் ஒன்றை நினைவூட்ட விரும்புகின்றேன். அப்படி என்றால் 19ஆம் ஆண்டு தேர்தலுக்கு முன்பாக 18ஆம் ஆண்டிலே அவர் தாக்கல் செய்த இடைக்கால நிதிநிலை அறிக்கையிலேதான் 75,000 கோடிக்கு மாண்புமிகு பிரதமர் அவருடைய PM கிசான் திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டது. அது மரபு மீறல் இல்லையா? அதுபோல வருமான வரம்பு உச்ச வரம்பிலே நிறைய தளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டன. ஆகவேதான் சாமானியர்கள் சாதாரண மக்கள் இந்த இடைக்கால நிதிநிலை அறிக்கை எதிர்நோக்கி காத்திருந்தார்கள். சாமானிய மக்கள் விண்ணை முட்டுகின்ற பெட்ரோல், டீசல், கேஸ் இவற்றினுடைய விலை குறைக்கப்படும் என்று எதிர்பார்த்திருந்தார்கள். இல்லை, உழவர்கள் அவர்கள் சேற்றிலே கால் வைத்தால் தான் நாங்கள் சோற்றிலே கை வைக்க முடியும் என்கின்ற பெருமையுடைய உழவர்கள் அடிப்படை ஆதார விலையாவது குறைக்கப்படும் என்று காத்திருந்தார்கள். ஏமாற்றப்பட்டார்கள். இல்லை, அவர்களுக்கும் ஏமாற்றம் தான். பண வீக்கம் குறைக்கப்படும் என்று மத்தியதர வர்க்கத்து மக்கள் அல்லது வருமான வரம்பு உச்ச வரம்பில் ஏதாவது தளர்வு இருக்கலாம் என்று அவர்களும் காத்திருந்தார்கள். ஏமாற்றப்பட்டார்கள். இப்படி ஏகப்பட்ட இல்லைகள் இருப்பதால் தான் இந்த நிதிநிலை அறிக்கையை எங்களுடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் இல்லா நிலை நிதிநிலை அறிக்கை, இல்லா நிலை பட்ஜெட் என்று மிக தெளிவாக குறிப்பிடுகின்றார். பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, மாண்புமிகு நிதிநிலை அமைச்சர் அவர்கள் இந்த அறிக்கையிலே பெண்கள் குறித்து பேசி இருக்கின்றார். ஆனால் பெண்களுக்கு எதிராக நாடெங்கிலும் தொடர்ந்து நடைபெறுகின்ற வன்கொடுமை குறித்து பேசி இருக்கின்றாரா? குறிப்பாக மணிப்பூரிலே இருக்கின்ற பெண்கள், அவர்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட அந்த அநீதி, நீதிமன்றம் தான் உதவிக்கு வந்ததை ஒழிய ஒன்றிய அரசு அவருடைய வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டதற்கு எந்த நிதியை வழங்கி இருக்கின்றது? இளைஞர்கள் குறித்து பேசி இருக்கின்றார். ஆனால் நிலவுகின்ற வேலையில்லா திண்டாட்டம் குறித்து பேசி இருக்கின்றாரா? ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் 2 கோடி பேருக்கு வேலை வாய்ப்பை வழங்குவோம் என்று பொய்யான வாக்குறுதிகள் அளித்தார்கள். அது குறித்து பேசி இருக்கின்றாரா? உழவர்கள் குறித்து மென்மேலும் அக்கறையோடு பேசி இருக்கின்றார். ஆண்டொன்றிற்கு இந்த 10 ஆண்டுகளில் கிட்டத்தட்ட 1.5 லட்சம் உழவர்கள் தற்கொலை செய்து கொண்டு இறந்திருக்கிறார்கள் என்பது குறித்து அவர் பேசி இருக்கின்றாரா? அதுபோலத்தான் கொடுத்த வாக்குறுதிகள் எத்தனையோ காற்றில் பறக்க விட்டாலும் இந்தியா முழுவதும் 15 மாநிலங்களில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைகளை கொண்டு வந்து விட்டோம் என்று அந்த மருத்துவமனைகளுக்கு அளிக்கப்பட்ட நிதி உதவியை பட்டியலிட்டு பெருமையோடு பேசி இருக்கின்றார். அப்படி என்றால் 15லே அறிவிக்கப்பட்டு 19ஆம் ஆண்டிலே மாண்புமிகு இந்திய பிரதமர் அவர்களால் அடிக்கல் நாட்டப்பட்டு 2வது செங்கலை கூட எடுத்து வைக்காமல் இருக்கின்ற மதுரை எய்ம்ஸிற்கு ஏன் இன்னமும் கட்டுமான பணிகளுக்கான நிதிகள் ஒதுக்கப்படவில்லை? அதற்காகத்தான் நாங்கள் கேட்கின்றோம். எங்கள் தமிழக மக்கள், தமிழ்நாட்டு மக்கள் மீது ஏன் இந்த ஓர வஞ்சனை, ஏன் இந்த நயவஞ்சகம் என்று? அனைத்திற்கும் ஒன்றிய அரசே நிதி வழங்குமாம். ஆனால் மதுரைக்கு மட்டும் ஜப்பானிலே இருக்கின்ற சர்வதேச ஒப்புதல் நிறுவனத்திடம் இருந்து கடனை வாங்கி இவர்கள் கட்டுவார்களாம். காலநிலை மாற்றத்திற்காக மிகப்பெரிய திட்டங்கள் கொண்டு வரப்படும் என்று அறிவித்திருக்கின்றார். காலநிலை மாற்றத்தால் சென்னையிலே 49 ஆண்டுகளுக்கு பின்பு 2 நாட்கள் தொடர்ச்சியாக 26% அந்த சென்டிமீட்டர் அளவில் மழை பெய்து பெரும் வெள்ளம் வந்தது. 4 தென் தமிழக மாநிலங்கள், தூத்துக்குடி, தென்காசி, திருநெல்வேலி, நாகர்கோயில் 149 வருடங்களுக்கு பின்பான மிகப்பெரிய வெள்ளத்தை சந்தித்தது. என்ன செய்தார் மாண்புமிகு எங்களுடைய பாரத பிரதமர் அவர்கள்? குஜராத்திலே சைக்ளோன் என்றவுடன் ஹெலிகாப்டரிலே சென்று பார்வையிட்டு 1000 கோடி ரூபாயை ஒதுக்க தெரிந்த இந்திய பிரதமருக்கு உங்களுடைய நாட்டிலே இருக்கின்ற தமிழ் மீது நீங்கள் எப்பொழுதும் காதலோடு சொல்லுகின்ற திருவள்ளுவரை, பாரதியாரை தந்த தமிழ்நாட்டு மக்களிடம் கருணை இல்லையா?
மாண்புமை நிதியமைச்சர் நேரிலே வந்து பார்வையிட்டார். எங்களுடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் கோரிக்கை வைத்தார், 38,000 கோடி ரூபாய் எங்களுக்கு வேண்டும் என்று. மாண்புமிகு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அத்தனை பேரும் சென்று சந்தித்தார்கள். ஒன்றை இங்கே நான் ஒரு சம்பவத்தை சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன். பங்களாதேஷ் யுத்தத்தின் பொழுது மாண்பமை மேனாள் பிரதமர் இந்திரா காந்தி அம்மையார் மாநிலங்கள் அத்தனை பேரிடமும் கேட்டார், நிதி எங்களுக்கு திரட்டி வாருங்கள் என்று. அன்றைய தினம் இந்தியாவிலே இருக்கின்ற அனைத்து மாநிலங்களிலும் முதல் மாநிலமாக எல்லா மாநிலங்களையும் விட கூடுதலாக முதலிடத்தில் நிதியை திரட்டி தந்தார் முதலமைச்சர் தலைவர் கலைஞர். திரட்டி தந்துவிட்டு மாண்புமிகு இந்திரா காந்தி அம்மையாரிடம் என்ன சொன்னார் தெரியுமா? உங்களுடைய மாநிலமான உத்தரப்பிரதேசத்தை விட என்னுடைய மாநிலம் பரப்பளவில், ஜனத்தொகையில், பாராளுமன்ற பிரதிநிதித்துவத்தில் மிகுந்த குறைந்த எண்ணிக்கையுடையது. ஆனால் நான் ஏன் இவ்வளவு அதிகமான தொகையை திரட்டி தருகிறேன் என்றால், தமிழர்களாகிய நாங்கள் உங்கள் யாரையும் விட தேசபக்தியிலும் நாற்றுப்பட்டிலும் யாருக்கும் குறைந்தவர்கள் கிடையாது என்பதை சுட்டிக்காட்டுவதற்காகத்தான் அந்த உரிமையிலே கேட்கின்றோம். நாங்கள் எங்களுக்கு நிதியை தாருங்கள் என்று கேட்டதற்கு நாங்கள் என்ன ஏடிஎம் மிஷினா என்று கேட்ட கேள்வி எப்படி இருந்தது தெரியுமா? பிரெஞ்சு புரட்சியின் பொழுது சாப்பிடுவதற்கு ரொட்டி இல்லை என்று மக்கள் அனைவரும் படையெடுத்து செல்கிறார்கள். ரொட்டி இல்லை என்றால் என்ன, கேக் சாப்பிடுங்கள் என்று சொன்ன அந்த ஆணவ சொல்லை போல இருந்தது. நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள், நாங்கள் ஏடிஎம் மிஷினா என்று கேட்டவர்களுக்கு நிச்சயமாக தமிழ்நாட்டு மக்கள் இவிஎம் மிஷின் மூலம் நிச்சயமாக பதிலளிப்பார்கள். மாண்புமை நிதி அமைச்சர் அவர்கள் ஜிடிபி என்கின்ற அந்த ஒன்றை மிக பெருமையாக சுட்டிக்காட்டி அதை ஒரு வார்த்தை விளையாட்டாக growth, development, performance என்று சொன்னார். நான் அதனை சொல்லுவேன், ஜிடிபி என்றால் 1930 நிலவிய உலகளாவிய பொருளாதார வீழ்ச்சி மயமான சூழலை குறிக்கின்ற கிரேட் டிப்ரெஷன் பீரியட் என்றுதான் அதனை நான் சொல்லுவேன். இது ஒரு ஃபேர்வெல் பட்ஜெட் என்று சில கட்சிகள் வர்ணித்தன. அதுவல்ல, இது ஸ்விங் அப் பட்ஜெட்டும் அல்ல. This is a swan song budget. Swan song என்றால் ஆங்கிலத்தில் ஓய்வு பெறுவதற்கு முன்பாக ஆரவாரமாக செய்யப்படுகின்ற ஒரு விஷயம். This is a swan song budget. மார்க்ஸ் மிக அருமையாக சொன்னார், 19ஆம் நூற்றாண்டின் சமூக புரட்சி தன்னுடைய கவித்திறனை தன்னுடைய கவித்திறனை பழைய நூற்றாண்டுகளிலே இருந்து எடுத்துக்கொள்ள முடியாது, வருங்காலத்திலிருந்து தான் எடுத்துக்கொள்ள முடியும். பழைய நூற்றாண்டுகளில் வார்த்தைகள் பிரதானமாக இருந்தன, உள்ளடக்கம் முக்கியமில்லை. ஆனால் இனி வருகின்ற நூற்றாண்டில் வார்த்தைகளுக்கு முக்கியமில்லை, உள்ளடக்கம் தான் மிக முக்கியம் என்று. உள்ளடக்கம் எதுவுமின்றி வெறும் வார்த்தைகளால், வார்த்தை ஜாலங்களால் மக்களை ஏமாற்றுகின்ற ஒரு அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. வெள்ளை அறிக்கையை வெளியிடுவதாக சொல்லி இருக்கின்றார். அந்த வெள்ளை அறிக்கையில் தமிழ்நாட்டிலே இருந்து தரப்படுகின்ற நிதி எவ்வளவு, தமிழ்நாட்டிலே இருந்து பெறப்படுகின்ற வரி எவ்வளவு, எத்தனை விதமான உற்பத்தி திறனுக்கான அந்த பணத்தை நாங்கள் செலுத்துகிறோம் என்பதையெல்லாம் குறித்து மிக தெளிவாக அவர் வெளியிடுவார் என்று நான் நம்புகின்றேன். தமிழன் யாருக்கும் தாழாமல், யாரையும் தாழ்த்தாமல், யாருக்கும் எஜமானனாக இல்லாமல், யாருக்கும் அடிமையாக இல்லாமல், யாரையும் சுரண்டாமல், யாராலும் சுரண்டப்படாமல் வாழ்வான். பகுத்தறிவும் சுயமரியாதையும் மிக்க எங்கள் மண்ணிலே இருந்து எப்பொழுதும் எங்களுடைய உரிமைக்காக நாங்கள் குரல் கொடுப்போம். நன்றி. विनायक राव जी. धन्यवाद सभापती महोदय. अनेक नवीन शब्दांचा वापर करून देशवासियांना भूलभुलैया करणारा अर्थसंकल्प या देशाच्या अर्थमंत्री महोदयांनी सादर केला. त्याच्यावर माझे विचार व्यक्त करण्यासाठी मी उभा आहे. सभापती महोदय, या अर्थसंकल्पाचं वैशिष्ट्य काय तर अनेक नवीन म्हणींचा वापर करणं, अनेक नवीन शब्दांचा अंतर्भाव करणं, अनेक नवीन उपमा देणं आणि देशवासियांना दाखवून द्यायचं की आम्ही तुमचे रक्षण करते आहोत, आम्ही तुमचे भले करते आहोत, अशा पद्धतीचा प्रयोग या अर्थसंकल्पामध्ये दुर्दैवाने केला गेलेला आहे. सभापती महोदय, मी अर्थमंत्र्यांच्या पॅराग्राफ 6 कडे पहिलं जाऊ इच्छितो. अर्थमंत्री महोदयांनी मोठ्या अभिमानाने सांगितलं तसंच या देशाच्या राष्ट्रपती महोदय, महामहिम राष्ट्रपती महोदयांनी पण सांगितलं की आम्ही या देशातल्या 80 करोड लोकांना मोफत अन्नधान्य दरवर्षी देत आहोत.
आता मोफत अन्नधान्य देत असताना सभापती महोदय त्याची सीमारेषा काय, तर गरिबी रेषेच्या खाली जे लोक आहेत त्यांना मोफत रेशन अन्नधान्य दिलं जातं, राशन दिलं जातं. जर या देशामध्ये 80 करोड लोकांना मोफत अन्नधान्य दिलं जातंय, 140 कोटीच्या देशामध्ये 80 करोड लोकांना मोफत अन्नधान्य देतंय, त्या अर्थी ह्या देशामधले 80 करोड लोक आजही गरिबी रेषेच्या खाली आहेत. हे अर्थमंत्री महोदयाने मान्य केलं सभापती महोदय. मग आम्ही काही वर्षापूर्वी ह्या अर्थमंत्री महोदयांनी सांगितलं होतं की या देशाची अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन कडे आम्ही घेऊन जाणार आहोत. आज देशाची अर्थव्यवस्था किती ट्रिलियन पर्यंत पोहोचली त्याचा इथे उल्लेख नाही, पण अर्थमंत्री महोदयाने एक प्रकारे मान्य केलेलं आहे की देशामध्ये आजही 80 करोड लोक गरीब आहेत. हे खऱ्या अर्थाने शोभा देणार नाही आपल्या देशाला. एकीकडे अर्थमंत्री महोदयांनी ट्रिपल म्हणजे जो टॅक्स कलेक्शन होतो तो त्याच्यामध्ये तिप्पटीने वाढ झाल्याचं सांगितलंय, तिप्पट. मग एकीकडे टॅक्स कलेक्शन करताना तिप्पट वाढ होते, देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये वाढ होते, देशाच्या गंगाजळीमध्ये वाढ होते, पण दुसरीकडे मात्र या देशातली गरिबी दूर होत नाही. हे कशाच होतं काय सभापती महोदय? गरीब कल्याण योजना किंवा गरिबांच्या साठी सांगत असताना, गरीब कल्याण योजना किंवा अन्नदाता योजना आम्ही लागू करतो सांगत असताना लखपती दीदी एक अजून एक नवीन भूलभुलैया करणारा शब्द अर्थमंत्री महोदयांनी वापरला. आता लखपती दीदी मध्ये नेमकं त्या गरीब कुटुंबातल्या म्हणजे 80 कोटी गरीबातल्या किती दीदींना या लखपती दीदीचा फायदा कशा प्रकारे होणार आहे, त्यांना लखपती करताना योजना नेमकी कोणती आहे, त्यांना कसा फायदा आर्थिक ते सक्षम कसं होणार आहे हे मात्र स्पष्ट याच अर्थसंकल्पाच्या भाषणामध्ये झालेलं नाहीये. मला आठवतंय की मुद्रा योजना जाहीर केली होती प्रथमच. या मुद्रा योजनेच्या माध्यमातून अनेक तरुण तरुणी कर्ज घेण्यासाठी बँकांकडे गेले. काही महिन्यामध्ये मुद्रा योजनेचा फायदा काही जणांना झाला, परंतु नंतर मात्र या देशातल्या सगळ्या बँकांनी मुद्रा योजनेचा लाभ ज्यांना हवाय त्यांना आर्थिक मदत करायचं बंद करून टाकलं. दुर्दैवाने मुद्रा योजना ही आता बासनात गुंडाळली गेलेली आहे. मुद्रा योजना लागू केल्यानंतर किती लाख तरुणांचं घर आर्थिक सक्षम झालं हे जाहीर करण्याची आवश्यकता होती, पण नाही केली. आता निवडणुकीच्या तोंडावर लखपती दीदी ही जाहीर करत असताना ह्या देशामध्ये करोडो दीदी आहेत की ज्यांना शासनाच्या मदतीची गरज आहे, बँकांच्या मदतीची गरज आहे, पण दुर्दैवाने आजही ह्या देशातल्या नॅशनलाइज बँका ह्या केंद्र सरकारचं ऐकायला तयार नाहीत, अर्थमंत्र्यांचं ऐकायला तयार नाहीत, राज्यातल्या मुख्यमंत्र्यांचं ऐकायला तयार नाहीत. त्यामुळे जर ह्या बँका तुमचं ऐकणार नसतील तर लखपती दीदी नेमकं कसं बनवणार आहात? कोणत्या योजनेतून त्यांना पैसे देणार, कोणत्या योजनेतून त्यांना मार्गदर्शन करणार, कोणत्या योजनेतून त्यांना आर्थिक सहकार्य करणार, याचं स्पष्टीकरण होण्याची आवश्यकता होती. सभापती महोदय, सभापती महोदय, अन्नदाता ह्या शब्दाचा उल्लेख अनेक वेळा केला गेलाय. अन्नदाता ह्या देशाचा अत्यंत महत्वाचा घटक आहे आणि अन्नदाताला सक्षम करण्याचा ज्या वेळेला अर्थमंत्री महोदया सांगतात त्यावेळेला MSP या शब्दाचा सुद्धा वापर केला गेलाय. पण खरंच ह्या देशामध्ये MSP लागू केलाय का? MSP प्रत्यक्ष मिळतोय का? स्वामीनाथन आयोगाची अंमलबजावणी होते का? MSP ला आधारित त्या शेतकऱ्यांच्या उत्पादन मालाला भाव मिळतोय का? बाजार भाव मिळतोय का? आज आमच्या महाराष्ट्रातला जो शेतकरी आहे, मग सोयाबीन असेल, कापूस उत्पादक असेल, तूर डाळ उत्पादक असेल, सोयाबीनला निर्यात बंदी केली, आयात बंदी केली नाही, निर्यात बंदी केली आणि परदेशातलं सोयाबीन आपल्या देशामध्ये मागवलं. परदेशातलं सोयाबीन भारतामध्ये आल्यानंतर, परदेशातलं सोयाबीन महाराष्ट्रामध्ये आल्यानंतर महाराष्ट्रातला सोयाबीन उत्पादक जो शेतकरी आहे ना सभापती महोदय, प्लीज कन्क्लूड. फक्त ओनली 2 मिनिट्स सर, 2 मिनिट्स सर, प्लीज 2 मिनिट.
महाराष्ट्रातला सोयाबीन उत्पादक, महाराष्ट्रातला कापूस उत्पादक, महाराष्ट्रातला सर्व शेतकरी हा त्याला MSP मिळत नसल्यामुळे, त्याला योग्य बाजार मूल्य मिळत नसल्यामुळे आज शेतकऱ्यांची स्थिती हवालदिल झालेली आहे. त्यांना कोणताही आधार राहिलेला नाही आहे. जे खाजगी व्यापारी जे येतील तो जो दर देतील त्यांना ते देऊन टाकायचं, पण सरकारच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला खऱ्या अर्थाने जर त्यांना न्याय द्यायचा असेल तर MSP लागू करण्याची आवश्यकता आहे. स्वामीनाथन आयोग लागू करण्याची आवश्यकता आहे. सभापती महोदय, या अर्थसंकल्पामध्ये बोलत असताना ह्या देशामध्ये इंटरनेट कम्युनिकेशनची चांगली सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी 4G चे टॉवर्स उभे करण्याचा एक चांगला निर्धार केंद्र सरकारने केला. संबंधित मंत्री महोदयांना मी त्या दृष्टीने धन्यवाद देतो. पण दुर्दैवाने काय झालं सभापती महोदय, की ह्या देशामध्ये 4G चे टॉवर जवळजवळ 25,000 4G चे टॉवर्स या देशामध्ये मंजूर झाले. पण 4G चे टॉवरचं फाउंडेशन टाकण्यासाठी अख्ख्या देशामध्ये फक्त 1 मिनिट सर, ओनली 1 मिनिट, 4G चे टॉवर्स उभे करण्यासाठी ह्या देशामध्ये फक्त 3 कंपन्या नियुक्त केल्या. फक्त 3. अख्ख्या देशामध्ये 3 कंपन्यांची मोनोपॉली सभापती महोदय. त्यामुळे 500 दिवसामध्ये 4G टॉवर्स उभे करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. आज माझ्या लोकसभा मतदारसंघामध्ये एकही टॉवर्स अद्यापही चालू होऊ शकला नाही. माननीय मंत्री महोदयांना मी त्याबाबत विनंती केलेली आहे, तुम्ही कॉन्ट्रॅक्टरांची मोनोपॉली करण्यासाठी लास्ट धन्यवाद विनायक. नाही, लास्ट मुद्दा सर, लास्ट मुद्दा, भारतीय रेल्वे. यस सर, लास्ट शेवटचा मुद्दा सर, भारतीय रेल्वेच्या बाबत आम्हाला अभिमान आहे. वंदे भारत चालू केली, अभिमान आहे. अनेक रेल्वेचं जाळं चांगलं पसरतंय, अभिमान आहे. पण रेल्वेचं खाजगीकरण करत असताना मी आवर्जून उल्लेख करेन, अर्धा मिनिट, की कोकण रेल्वे ही आज देशाचा अभिमान आहे. अगदी उत्तरेकडून दक्षिणेकडे भारताला जोडणारा एकमेव रेल्वे मार्ग म्हणजे कोकण रेल्वे मार्ग. शेवटचा अर्धा मिनिट सर, लास्ट का आधा मिनिट सर. कोकण रेल्वे ही कोकण रेल्वे कंपनी आहे सर, आणि ही कंपनी विसर्जित करून कोकण रेल्वेचं भारतीय रेल्वेमध्ये मर्जिंग करावं, विलिनीकरण करावं, अशी आम्ही विनंती माननीय रेल्वे मंत्री महोदयांकडे केलेली आहे. मी धन्यवाद देणार रेल्वे मंत्री महोदयांना. धन्यवाद श्री प्रताप सिन्हा जी. नाही, थोडा 30 सेकंड प्लीज 30 सेकंड. मी आशा करतो की लवकरच लवकर कोकण रेल्वेचं जी बॉडी आहे, कंपनी आहे, ती विसर्जित करून भारतीय रेल्वेमध्ये तिचं मर्जिंग करावं, जेणेकरून कोकण वासियांसहित सर्व देशाला न्याय मिळेल. धन्यवाद सभापती सिन्हा. One important, see, there are more than 50 speakers remaining, and the time allotted, almost all the parties, the time allotted is already exhausted. You kindly hear me. So it is requested to confine the speech maximum by 5 minutes, so that everybody can be accommodated. Otherwise, it will be difficult. Most of the speakers will not be getting a chance to speak. So please cooperate with the chair. Please cooperate with the chair to confine the speech within 5 minutes. Sri Pratap Sinha ji. Thank you, Chairman sir. Thank you for allowing me to speak in my mother tongue, Kannada. Sir, ಈ 17ನೇ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಕಡೆ ಬಜೆಟ್. ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ, ಮಧ್ಯಂತರ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತ ದಿಕ್ಕನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಆಯವ್ಯಯ ಪಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಇದನ್ನ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ನನ್ನ ಬಜೆಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಸೋದಾದ್ರೆ, ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಕೆಲವರು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಕೆಲವರು ದೇವರ ಫೋಟೋವನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳುವಂಥವ್ರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಕೈಯನ್ನು ಹೀಗೆ ತೆಗೆದು ಪಾಮನ್ನು ಹೀಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಕರಾಗ್ರೆ ವಸತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಕರಮಧ್ಯೆ ಸರಸ್ವತಿ, ಕರಮೂಲೆ ಸ್ಥಿತೆ ಗೌರಿ, ಪ್ರಭಾತೆ ಕರದರ್ಶನಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಇನ್ ದಿ ಫಿಂಗರ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ, ರಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದುರ್ಗೆ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ. ಒಂದು ದೇಶ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದೊಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಸರಸ್ವತಿ, ದುರ್ಗೆ ಮೂರು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್.
ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ 2014ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಸರಸ್ವತಿ, ದುರ್ಗೆ 3 ಜನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಈ ದೇಶವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ GST ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದಾಗ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಾವ್ದು ಮುಖಾಂತರ ಆಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಇವತ್ತು ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ ಮಾಲಾ ಪರಿಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾವಿರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಒತ್ತು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪೂರಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉದ್ಯಮಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಾಬ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿನೂ ಕೂಡ ಒಲಿದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಹೀಗೆ ಒಲಿದು ಬರ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ GST ಮುಖಾಂತರ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನ ಸರಸ್ವತಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಬಂದಾದ ನಂತರ ದೇಶದಲ್ಲಿ 7 ಹೊಸ IITಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 7 ಹೊಸ IIMಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 15 ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ 390 ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಂತ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿನ ತೆರೆದ್ರು. ಹೀಗೆ 16 ಕಾಲೇಜಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿ ತಂದು, ನಾವು ಹಳೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದು ಆ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರು. ನಾವು ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿ ಬದಲಾಗಬೇಕು, ಸ್ಕಿಲ್ ನಾವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಮೂಲಾಗ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ದುರ್ಗೆಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ, ದುರ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ಶಕ್ತಿ, ಮಿಲಿಟರಿ ಮೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಂತಲ್ಲ. ಮಿಲಿಟರಿ ಮೈಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಚೈನಾ ಇರ್ಬೋದು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇರ್ಬೋದು. ನೀವು ಹಿಂದೆ ನೋಡಿ, ಈಗ 2014ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಹೋದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಥ್ರೆಟ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಚೈನಾದವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವಿವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸಡ್ಡು ಹೊಡೆದು ನಾವು ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ. ಗಲ್ವಾನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಡೋಕ್ಲಾಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚೈನಾ ನಾವು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ. ಶಕ್ತಿನೂ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ವಿ, ಮಿಲಿಟರಿ ಮೈಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ದೇಶದ ಜನರ ಶಕ್ತಿನೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಜಲ್ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದೊಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕುಡಿಯೋ ನೀರು, ಟ್ಯಾಪ್ಡ್ ವಾಟರ್, ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿಗುವಂತ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳ ಕಾರಣ. 17 ಕೋಟಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಇವತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬರಬೇಕು, ತಾಯಂದಿರು ಇವತ್ತು ಸಂಸಾರವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಉಚಿತವಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಹಾಗೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಇವತ್ತು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತಾಯಿಯವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ. ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿದೆ ಇವಾಗ. ಆ ಸರ್ಕಾರದವರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಶನೇಶ್ವರ ಕಾರಣ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇ ವಿಚಾರ ಬಂತು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸರ್ಕಾರನ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹತ್ರ ಬೆರಳು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಚುನಾವಣೆಗಿಂತ ಮೊದಲು ಇಡೀ ದೇಶ, ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೂರಿಂಗ್ ಟಾಕೀಸ್ ತರ ಹೋದ್ರು. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಟೂರಿಂಗ್ ಟಾಕೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ನಾಟಕ ಮಾಡುವಂತವ್ರು ಈ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆ ನಾಟಕದ ಕಂಪನಿ ತಗೊಂಡು. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿ ಕಡೆನೂ ಹೋಗಿ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು 40% ಕಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ PSI ಹಗರಣ, ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಸ್ ಕಾಯಿನ್, ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಓಡಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಚುನಾವಣೆಲ್ಲ ಗೆದ್ದುಬಿಟ್ರೆ ಜನರನ್ನ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಂಗ್ಯ ಮಾಡಿ. ಆದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆ ಗೆದ್ದಾದ ಕೂಡಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾಲಿಡ್ತು, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರನು ಕೂಡ ಕಾಲಿಡ್ತು. ಬರ ಪೀಡಿತ ಆದ ಕೂಡಲೇ, ಸರ್ ಐಲ್ ಟೇಕ್ ಅನದರ್, ಮೈ ಸ್ಕೂಟ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ 10 minutes ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಸರ್, ಐ ಫಿನಿಶ್ ಇಟ್ ಸರ್. ಸರ್ ಅವ್ರು ಬಂದಾದ ಕೂಡಲೇ ಬರನು ಬಂತು ಸರ್. ಬರ ಬಂದಾದ ಕೂಡಲೇ ಕಾವೇರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಿಂದ ಬರಿದಾಗುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದೋಯ್ತು. ಆಗ CWRC ಇರ್ಬೋದು, ಕಾವೇರಿ ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಕಮಿಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, CWMA ಕಾವೇರಿ ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಬದಲು ಅವರು ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬರಬೇಕು, ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿರು. ಇಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವ್ರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಕೈ ಹಿಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಫೋನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರನ ಕೇಳುವಂತಹ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಮಾತೆತ್ತಿರಿ ಮೋದಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬೈಯುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸದಾ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರು. ಇವಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ಬೊಬ್ಬೆಯನ್ನು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಆದ್ರೆ
ಈ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಫೆಡರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸರ್ another 2 minutes sir please sir no please federal please conclude otherwise sir I'll finish it in 2 or 3 minutes sir हमारा ये बर्निंग इशू है सर ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನೆಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಸರ್. 2014ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಇದು 6760 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು 13,560 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗಿದೆ. 1,16,044 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಡೀತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಟೌನ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಬರ್ಬನ್ ಟ್ರೈನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಹೈವೇನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. 2014ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಆವರೇಜ್ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ UPA ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಕೇವಲ 800 ಕೋಟಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸರಿ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 7,000 ಕೋಟಿನ ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ 5,000 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು. ಹಾಗೆ ನಾನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ 6,14,000 ಕೋಟಿನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. 2,15,000 ಕೋಟಿನ ಡೆಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕರ್ನಾಟಕ 2,05,000 ಕೋಟಿನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ಅವರು 1,06,000 ಕೋಟಿನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 50% ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ಲ. 14 ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ 15 ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಇದೇ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರೋ ಅವ್ರ ನಿಯೋಗನೂ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಿದೆ. ಇವ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದು 7 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ. ಏನು ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಇವರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಊರೂರು ಡಂಗೂರ ಸಾರಿ ಬಂದ್ರು. ಅವರು ಟೂರಿಂಗ್ ಟಾಕೀಸ್ ಅನ್ನು ತಿರ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಿದೆ, ಏನು ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ಸರಿ 28 ಸೀಟು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮೋದಿಜಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಟೂರಿಂಗ್ ಟಾಕೀಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಇವತ್ತು ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಇವತ್ತು ಚೇರ್ಮನ್ ಸರ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಚೇರ್ಮನ್ ಸರ್ ನಮಗೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡುವಂತ ಕಾಮಧೇನು ತರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು NDRF ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 2004ರಿಂದ 2014 UPA ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 3,233 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೋದಿಜಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ 11,603 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನ ಇವತ್ತರೆಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಚೇರ್ಮನ್ ಸರ್. ಹಾಗೆ ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳು ಬರ ಅಥವಾ ನೆರೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ 20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಟೋಟಲ್ 20,000 ಕೋಟಿ ಮೀರಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೆರೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ 34,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಿ 17,000 ಕೋಟಿನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಪಟ್ಟಿ ಕಳಿಸಿ NDRF ಟೀಮ್ ಬಂದು ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೆಕರ್ ಇಂದ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 17,000 ಕೋಟಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 17,000 ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಆ 17,000 ಕೋಟಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನವರಿ 7ನೇ ತಾರೀಕು 105 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 105 ಕೋಟಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 17,000 ಕೋಟಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಚೇರ್ಮನ್ ಸರ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥದ್ದು ಬರೀ 105 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇವರಿಗೀಗ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಂತರ್ ಮಂತರಿಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರನ ಹೇಳಬೇಕು ಚೇರ್ಮನ್ ಸರ್. ನಾನು ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಹುಟ್ಟುವಂತ ಜಾಗವನ್ನ ಐ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ಕಾವೇರಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಹರ್ ಬರ್ತ್. ಸರ್ ನಮ್ಮ ಕಾವೇರಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾವೇರಿ ಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೇರಳ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಇಷ್ಟೂ ರಾಜ್ಯಗಳದ್ದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಕಾವೇರಿ ನದಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಮೇಕೆದಾಟು ಹತ್ರ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಮೀಪವಾಗಿ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಜನೆ ನನಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಆ ಯೋಜನೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಸರ್, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಸರ್ಕಾರ ತಗಾದೆ ತೆಗಿತಾ ಇರೋದು. ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಆದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬೈತಾ ಇರೋದು ಮೋದಿಜಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬೈತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೋದಿಜಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬೆರಳು ತೋರ್ತಾರೆ. ಅದು ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಸ್ಟಾಲಿನ್ಗೆ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ತಗಾದೆ ತೆಗಿಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅವತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ಕಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಭದ್ರಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ
ಸರ್ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 5300 crore ನಾವು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸರ್. 5300 crore ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ 5300 crore DPR ನ ಮಾಡಿ ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಡ್ಯಾಮ್ ನ ಹೈಟ್ ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಡಿಸೈನ್ ಕೊಟ್ಟು ಜಲಶಕ್ತಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಏಜೆನ್ಸಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲೇ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಮಿಷನ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಕನಿಷ್ಠ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ದಲೆ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಹಾಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸರ್, ಫ್ರೀಟ್ ಈಕ್ವಲೈಸೇಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ 1956 ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಪೂರ್ವೋತ್ತರ ರಾಜ್ಯಗಳು ಏನಿದೆ, ಬಿಹಾರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒರಿಸ್ಸಾ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೈನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಕೋಲ್ ಇತ್ತು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಇಂದ, ಬಿಹಾರದಿಂದ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ, ಒರಿಸ್ಸಾದಿಂದ ನಮಗೆ ಕೋಲ್ ಬರಬೇಕು. ಇಂಟರ್ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದು, ಹಾಗೆ ಮೈನಿಂಗ್ ರಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ದಕ್ಷಿಣದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅವತ್ತು ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆತು ನೆಹರು ಅವರು ತಂದಿರುವಂತಹ ಪಾಲಿಸಿನ ಮರೆತು ಇವತ್ತು ಉತ್ತರದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲಾಭ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 15th ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ ಹಾಗೂ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದ್ರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದು ಕೂಡ 14 ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಂಡಿಸಿರುವಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯನೂ ಕೂಡ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಜನರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ ಕೇಳಕ್ ಬರ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಾಲಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡುವಂತ ಕಾಮಧೇನು ತರ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿ ಬರಿದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಇರುವಂತದ್ದೇ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಇವತ್ತಿನ ದುಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಬಜೆಟ್ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರಿಗರ ಪರವಾಗಿ 10,000 Sir, thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, it has to be stated with all seriousness that this budget is neither a true reflection of the real state of our economy, nor does it provide any idea of the future agenda of governance. Sir, India is facing various issues of economy. Several issues are related with the economy nowadays, including sagging of rural economy leading to subdued demand, and our rural economy has yet to recover. But sir, this budget has nothing to say about this kind of basic problems faced by our country. Instead of that, sir, it is very much noticeable that this self-congratulating budget has put forward many claims, large claims. And there are certain key words used by the budget, by the Honorable Finance Minister to make these claims. One is, it is an inclusive budget, and they have already mentioned the word social justice and secularism in action. I would like to know from my honorable friends sitting on the other side, what is your secularism in action? You stated the honorable minister stated in the budget, it is the government is moving forward or implementing secularism in action. The law-breaking moves that is sponsored and supported by the government. Is it your model of inclusion? What does the word inclusion mean? The word inclusion means democratic pluralism, secularism, and recognition of various dimensions of vividity, plurality related with Indian diversity, related with our idea of India, Indian reality. And the government is supporting so many actions, negative actions throughout the country to weaken the principles of constitution. For example, sir, uniform civil code. Is it your model of inclusion? The government tried to bring uniform civil code. But even in the constitution, it is stated that it cannot be imposed. None other than B.R. Ambedkar stated that uniform civil code cannot be imposed.
But nowadays, sir, the government is trying through back door to bring uniform civil code using state governments. I would like to know from the government, from the honorable ministers and friends sitting on the other side, how can a state government bring uniform civil code? Then you are arguing for inclusion, destroying the diversity of the country. The government is making large claims about inclusion. Sir, what is being done in the country? For example, in the places of worship of the minority community, either they are demolished or confiscated or captured. Unjust and illegal claims are made against the places of worship of minorities. You see, it is against the Constitution. It is against the very principle of Constitution, the basic principles of Constitution. And minorities' rights are violated. See, I would like to remind my friends who are sitting on the other side, the rights of the minorities are, they belong to the cardinal principles, the basic tenets of our Constitution. Even I remind you, Sri Ramchandra Ji, revered personality of Sri Ramchandra Ji, when he went for Vanavas, and when a delegation came to meet him, the question asked by Sri Ramchandra Ji was regarding the Charvagas of his country. And Charvagas of the minority community, the minorities of that country, the minorities of the land. Even Sri Ramchandra Ji was very much anxious. How do they live? What is the condition of the minorities? So I would like to emphasize the point of the Constitution that the rights of the minorities have to be protected. Sir, minority status of educational institutions, it is being challenged, and minority rights are at stake. And not only that, even now the agenda is brought, the agenda of population. Even the agenda of population, the focus of the government is targeted at minorities. So then this kind of policies and programs cannot be the symbols of inclusion. Sir, 2 minutes. Sir, 1 minute, India please. is facing several issues. Even when the budget was presented in 2019, there was certain major announcements. But this time, no word to say about inflation. Threat of inflation is looming large. And the government is, the honorable finance minister is vocal about making claims about women, youth, farmers, Garib, Mahilayen, now our Annadada. Sir, what is their condition in the country? And it is a kind of decadence. The government is making great claims about the last decade. I would like to call this decade at the decade of decadence. Yes. So, sir. No, please. Sir. We are- Sir, give me No, 1 minute. Give me 1 minute. The problem is other members will be denied Sir, the country is on the verge of worst crisis of rural distress. Farmer suicide is repeating. Yes. Nothing to say about. So I would like to remind my friends on the other side, and I would like to request the government, please protect the basic tenets of Constitution. Thank you. The secular credentials. Rahul Kaswanji. I would like to quote a couplet, sir, with your permission. 1 second, please. Yes. One quote. रेशमी लिबास में छुपी हुई थी हमारी मुफलिसी, रेशमी लिबास में छुपी हुई थी हमारी मुफलिसी, एक आवार हवा ने हमको नंगा कर दिया. Every budget is exposing this government. This is the condition. So please come forward to the real spirit of pluralism and inclusion. Yes, Rahul Kaswanji. Thank you, sir. Yes. धन्यवाद सभापति महोदय. Rahul ji, 1 second. आपत्ति है जहां इन्होंने कहा कि एक समुदाय के स्थलों को तोड़ करके उनको अपनाने की कोशिश की जा रही है. सभापति महोदय, ये जो भी हुआ है ये न्यायालय से हुआ है और सबूत के आधार पर हुआ है.
मुझे लग रहा है कि यदि मोदी पर इस तरह का आरोप लगाना, राशन हम सबको दे रहे हैं, घर सबको दे रहे हैं, आयुष्मान कार्ड सबको दे रहे हैं, कहीं भी कोई इनकी सरकार के समय इनके प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि अल्पसंख्यकों का सबसे पहले अधिकार है। मोदी जी की सरकार सबके लिए काम कर रही है। लेकिन माननीय सभापति महोदय, यदि राम जन्मभूमि के लिए ये आलोचना कर रहे हैं तो वहाँ कोर्ट ने आदेश दिया है और कोर्ट के आधार पर वहाँ भव्य मंदिर बना हुआ है, रामलला वहाँ विराजित है। यदि ये कोर्ट को मानते हैं तो कोर्ट तो सबूत के आधार पर चलता है, सरकार के आधार पर नहीं चलता। Yes, Madam. Yes. He has not made any allegation. He has only spoke about the apprehensions of the minority. That is his right. Yes, Rahul ji. धन्यवाद सभापति महोदय। बजट इंटरिम बजट 2024-25 के ऊपर आज मुझे बोलने का अवसर मिला है। मैं समय का अभाव में मैं अपनी बात को इतने ज्यादा कुछ न कहते इतनी कहना चाहूंगा। विकसित भारत का संकल्प लेके देश के प्रधानमंत्री महोदय चले हैं और हमारी वित्त मंत्री महोदय द्वारा एक विजनरी बजट रखा गया है, जो मैं समझता हूं सोसाइटी के 4 सेक्शंस के ऊपर, जो जिसको पीएम साहब ने भी बार बार दोहराया है। एक विकसित भारत जिन 4 पिलर्स पे खड़ा होगा, वो गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता हमारे किसानों के ऊपर निर्भर को फोकस करते हुए हम आगे आने वाले समय के अंदर हिंदुस्तान को 2047 में विकसित भारत बनाने के संकल्प को लेकर चले हैं, उसको पूरा कर पाएंगे। मैं गरीब कल्याण के बारे में बात करते शुरुआत करनी चाहूंगा कि सबका साथ, सबका विकास और सबके साथ में जो विचार के साथ चली है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी के नेतृत्व के अंदर 25 करोड़ लोगों को, गरीब लोगों को हमने गरीबी से निकालने का काम किया। कांग्रेस की सरकार सालों साल तक गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ के नारे पे चलती रही, पर आज तक गरीबी हटी नहीं। उनके हटने का समय आ गया है। सीमा बहुत छोटी हो चुकी है इनकी और आने वाले 2024 चुनाव में ये जो जितने अभी हमारे सदस्य दिख रहे हैं बैठे हुए, मुझे खास से वही नंबर इनका आ पाएगा। पीएम जन धन खाता, जीवन धन का जो अकाउंट खोलने की बात करी गई और देश के प्रधानमंत्री महोदय का जो विजन था जैम का, जन धन, आधार और मोबाइल, इसके थ्रू हमने बीते हुए सालों के अंदर 34 लाख करोड़ रुपए का पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के मार्फत से किसानों तक और एक आम आदमी तक पहुंचाने का काम किया। इसके अंदर सरकार ने 2.78 लाख करोड़ की बचत करी, जो अपने आप में बहुत बड़ा, मैं समझता हूं कि इस बचत से बहुत से हम स्कीमों को गवर्नमेंट तक ले जा पाए। आज मैं कांग्रेस के हमारे कई साथियों की बातें सुन रहा था। मैं देश के प्रधानमंत्री महोदय का जो स्कीम इन 10 सालों में लॉन्च करी गई, वो हर स्कीम एक क्लोज एंडेड स्कीम थी, ताकि उस स्कीम का हमें उस एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में उसको स्कीम को पूरा कर सकें और किसानों तक, गरीबों तक उसका फायदा पहुंचा सकें। पर इस कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान के अंदर हर उस स्कीम को तोड़ने का काम किया जो गरीबों को गरीबी की रेखा से हटाकर आगे बढ़ाने का काम करती। हमारा जैम जल जीवन मिशन की जो योजना निकली, जल जीवन मिशन की योजना 2024 तक हमें 90% घरों में पीने का पानी पहुंचाने का काम था। पूरे हिंदुस्तान में ये प्रोग्राम बहुत तेजी से चला, पर राजस्थान की वो सरकार रही कांग्रेस की जिसने पीछे बीते हुए इन 4.5 सालों के अंदर मात्र 32% का काम किया। मेरी लोकसभा क्षेत्र के अंदर 3,08,000 घरों में पीने का पानी पहुंचाने का काम था। सभापति महोदय, इन बीते हुए 4 साल के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर हमारी तारानगर लगती है, जहां तारानगर, चूरू और सदार के कुछ गांवों में पीने का पानी मिलना था। 850 करोड़ रुपए की योजना आज तक चालू नहीं करी गई। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी सपना था कि 2022 तक आखिरी व्यक्ति तो जो ढाणी में बैठा हुआ है उसको हम रोशनी देने का काम करेंगे। इसी सरकार ने बीते हुए इन 5 साल के अंदर राजस्थान एक ऐसा मात्र प्रदेश रहा पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिसके पास ढाणियों में बैठे व्यक्ति को रोशनी देने का कोई प्रोग्राम नहीं उसके पास में। दीनदयाल उपाध्याय के अंदर पहले चरण में जब 2014 से 19 के अंदर हमने करीब 18,000 ढाणियों में लाइट देने का काम किया। आज मेरी लोकसभा के अंदर 52,000 ऐसे घर हैं जिनको रोशनी की जरूरत है। पर सत्ता परिवर्तन हो चुका है, सरकार जा चुकी है और भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार भजन लाल जी के नेतृत्व में चल रही है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय के अंदर हमें इसका फायदा मिलेगा। एक बहुत शानदार स्कीम है। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि गरीबी कैसे खत्म हो, गरीब कैसे आगे बढ़े, योजनाओं के मार्फत से बढ़ते पर इस सरकार कांग्रेस की किस तरह एक एक योजनाओं तोड़ने का काम किया है। आरडीएसएस स्कीम में निकली 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए का ये प्रोग्राम था पूरे हिंदुस्तान में। रिवाइज डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम थी जो हमारे ट्रांसमिट सर प्लीज एक फर्स्ट पेज है सर। No, just already 4 minutes over, just 1 Give me 3 minute. minutes, sir. Please, sir. Don't do that. सर मेरा ये कहना है कि आरडीएसएस स्कीम निकली, उस स्कीम को भी तोड़ने का काम किया गया। आज किसानों की बात करूंगा, हमारे मंत्री महोदय बैठे हैं कैलाश जी, ऐतिहासिक स्कीमें निकाली गई हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में सबने बात करी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मेरी लोकसभा क्षेत्र की बेहतरीन योजना के हमने काम किया इसके अंदर।
बीते हुए इन 6 सालों के अंदर सर बताते खुशी होती है कि 7200 करोड़ रुपए का क्लेम डिसबर्समेंट हुआ है चुरू लोकसभा क्षेत्र के अंदर, जो अपने आप में हिस्टोरिकल है। और ऐसे ही नहीं, इस कांग्रेस की सरकार ने 2021 के फैसले को, जो भारत सरकार ने कांग्रेस सरकार को कहा कि स्टैक की कमेटी दोबारा बुलाई जाए, आज तक कमेटी बुलाई नहीं की। चुनाव के समय पे कमेटी बुला दी गई, जिसका कोई रिजल्ट निकला नहीं। और किसान को 750 करोड़ का क्लेम मिलना था, जहां 250 करोड़ में सेलेक्ट कर रह गया। मैं आपको एक सजेशन और भी देना चाहता हूं, मंत्री जी बैठे हुए हैं, 2023 के अंदर जो भी पॉलिसियां बनी है रवि की, सर प्लीज सर, एक मिनट सर, Sir, I haven't even touched the subject, sir. This is the time sufficient to conclude. No, I was being given 10 minutes of time. No, 5 minutes. This is the direction. But I haven't spoken for 2 minutes also. No, Please, you sir, have 2 more minutes. already completed 5 minutes. सर मैं मंत्री जी बैठे हुए 2023 की पॉलिसी जो रिजेक्ट हो रही है, इंश्योरेंस कंपनीज कर रही है, उस मुद्दे को आप एक बार जरूर देखेंगे। मैं सरकार के बहुत सी चीजों पर फोकस मेरा था, पर लास्ट लाइन सर प्लीज। एक सर दिस इज नॉट फेयर सर, जो डेवलपमेंट के इश्यूज हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, पूरे देश भर में 11 लाख करोड़ रुपए का जो प्रावधान रखा गया है, रेलवे सेक्टर के अंदर बहुत अच्छे काम हुए हैं। मैं सरकार के मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि मेरी लोकसभा क्षेत्र में अधिकतर काम इलेक्ट्रीफाइड हुए हैं। पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है जो हमारी सरदार शहर से हनुमानगढ़ और राजगढ़ तारनगर सरदार शहर के को एक नई लाइन जोड़ने का काम किया जाए। सीकर नौखा का बहुत दिनों से डिमांड, सर प्लीज 1 मिनट मोर, नो प्लीज सर 1 मिनट, इसको काम को जोड़ा जाए, बहुत से लोगों की इसकी डिमांड रही है। सर मैं आपका इन शब्दों में धन्यवाद दूं, पर आई सपोर्ट दिस the interim budget provided by the minister. I was supposed to speak too much, sir. Thank you very much. Thank you. See, there are so many members remaining. Once again, on behalf of the chair, I would like to appeal to all the honorable members once again. There are so many members who have not even made their maiden speech in this building. This is the last session. So let all the members get an opportunity to have a speech in this house. So better, otherwise most of the members will be denying the chance to speak. Kindly cooperate with the chair. Time is very short. Asnin Masoodi ji, Jammu Kashmir budget is also there. You please. बहुत शुक्रिया जनाब। 7 minutes, please. 7 minutes. एक गुजारिश में करूंगा जनाब। 7 दो minutes. बात है, एक तो जम्मू कश्मीर से मैं Yeah, that's why 7 minutes. You please. तो दूसरी बात है जम्मू कश्मीर का बजट है, तो जनाब मेरे लिए तो दो एक यूनियन बजट भी और जम्मू कश्मीर का बजट भी डील करें, तो मुझे थोड़ा सा रिलैक्सेशन दीजिए। तो जनाब पहले जो पॉजिटिव पहलू इंटरिम बजट का, जनाब मुझे एहसास है कि ये इंटरिम बजट है, उससे कोई तवक़ात हमें नहीं थी कि कोई वेलफेयर बड़ी अनाउंस होगी, वेलफेयर स्कीम होगी या कोई पॉपुलर मेजर होगा। लेकिन पहले इसके जो बेहतर पहलू हैं मैं उनका जिक्र करूंगा। जनाब जहाँ तक जो सर्विकल कैंसर वैक्सीनेशन का जो 9 से 14 साल की बच्चों के लिए है, तो जनाब वो बड़ा सराहना कदम है। जनाब रूफटॉप सोलराइजेशन भी बड़ा सराहना कदम है, क्योंकि जो आगे हमें क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो हमारे वो कमिटमेंट्स है इंटरनेशनल लेवल पर, उसके हवाले से ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट कदम है। तो जनाब आवास योजना अगरचे इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम लक्ष्य कभी प्राप्त नहीं कर पाते हैं और ये सिर्फ घोषणाएं रहती है। तो जनाब हमें भी टैक्स रिफॉर्म, हमें तवक़ात क्या थी, जो सोशल सेक्टर है जिसमें उसमें और इन्वेस्टमेंट की, लेकिन है ही नहीं, कोई प्रोविजन नहीं है। जब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर कोई जोर नहीं है। जब एफडीआई में सरप्राइजिंगली जनाब 2022 के मुकाबले में 2024 में 10% का 10% कम रहा, तो क्या वजूहत थी? मुझे उम्मीद है कि फाइनेंस मिनिस्टर जब जवाब देंगे तो उसका जिक्र करेंगे। दूसरी बात यह है कि जनाब इन्वेस्टमेंट कमी आ गई, महंगाई और रोजगारी के बारे में कोई प्रोविजन नहीं है, कुछ कहा नहीं गया है कैसे काम हो जाएगी। तो ये जो चैलेंजेस थे, उन चैलेंजेस का जिक्र नहीं किया गया। और जनाब कैपेक्स का जो बार बार ऐलान किया जाता है कि 10 लाख करोड़ 7 लाख करोड़, लेकिन एक्चुअली वो रिलीज कितना होता है, ये उपलब्धियाँ जो उसकी है, जो हसूलियाँ भी हैं, वो हमें नजर क्यों नहीं आती है, वो विजिबल क्यों नहीं है? जब इन सारे जो मामला है, इन मामला पर हम तवक्को करेंगे जब फाइनेंस में से जवाब देंगी तो। लेकिन अब जम्मू कश्मीर की बात, जब जम्मू कश्मीर में जो जम्मू कश्मीर के लिए बजट आया है तो 1,18,728 करोड़ रुपए का, लेकिन जब जो थ्रस्ट एरियाज हैं वो आइडेंटिफाई किए गए। वो थ्रस्ट एरियाज ये है कि स्ट्रेंथनिंग ग्रास रूट डेमोक्रेसी, प्रमोटिंग हॉलिस्टिक एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, प्रमोटिंग J&K एज इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, developing new tourism destinations, accelerated development and inclusive growth, women empowerment and social inclusion। अब जनाब बारी बारी हम देखें है क्या कोई पर हमें नजर आता है इस बजट प्रपोजल्स में, इसका कोई जो ये थ्रस्ट एरियाज हैं, जो फोकस एरियाज हैं, इनकी कोई बात की गई है? जब स्ट्रेंथनिंग ग्रास रूट डेमोक्रेसी, नहीं स्टेट असेंबली, नहीं अर्बन लोकल बॉडी इलेक्टेड, नहीं पंचायत इलेक्टेड। तो ये जम्मू कश्मीर का जनाब हाल है। 1.5 करोड़ आवाम का
तो और जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोग सड़कों पर है, जम्मू कश्मीर में अनसर्टेनिटी है। तो दूसरी बात जनाब है प्रमोटिंग होलिस्टिक एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। जब अभी मेरे सवाल के जवाब में कहा गया कि सैफरन प्रोडक्शन में 67% की कमी हो गई। प्राइम मिनिस्टर की एक योजना थी सैफरन मिशन, 500 करोड़ रुपए रखे गए थे, स्प्रिंकल इरिगेशन और जनाब ड्रिप इरिगेशन की व्यवस्था थी, लेकिन मौके पर उसका जो जमीन पर उसका कोई असर नहीं और प्रोडक्शन में एकदम डाउन स्लाइड आ गया, 70% कम हो गई है। तो जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात है, जनाब कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में कोई विजिबल स्टेप्स नहीं। अभी हाल ही में 22 लाख बच्चों ने अप्लाई किया चंद सब असामियों के लिए। जनाब ये है बेरोजगारी का हाल। हरियाणा के साथ साथ जम्मू कश्मीर भी कम्पीट करता है बेरोजगारी में हरियाणा को। जनाब इस वक्त हमारे 61,000 के करीब हमारे डेलीवेजर्स, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज और बाकी वर्कर्स है, 10 साल से रेगुलेशन का इंतजार कर रहे हैं। तो कोई व्यवस्था नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं उनको रेगुलेशन करने की या उनको मिनिमम वेजेस देने की, वो भी नहीं। जब HDFC तो जब ये दूसरा जो फर्स्ट एरिया है, अब इसका ये हाल है जनाब। डेवलपिंग न्यू टूरिज्म डेस्टिनेशंस, कहीं पर कोई विजिबल नहीं है, सिर्फ वही गुलमर्ग और पहलगाम है और कहीं पर कोई कदम नहीं उठाया गया जिससे हमें ये लगता है कि यह लक्ष्य है और ये आइडेंटिफाई है, ये या इस पर हमारा फोकस अटेंशन होगा। जनाब जहाँ तक एक्सलेरेटेड डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ की बात, तो वहाँ कहीं पर है ही नहीं। हर जगह जनाब एक गवर्नेंस डेफिसिट है। हमें हवाला किया गया एक ब्यूरोक्रेसी के हवाले जो एक फेसलेस ब्यूरोक्रेसी है, अकाउंटेबल नहीं है और नहीं रिप्रेजेंटेटिव है। तो ये वहाँ का हाल है जो लक्ष्य लगाया गया। अब जनाब जो वुमेन एम्पावरमेंट है वही उसका भी यही हाल है। तो जनाब अब देखिए एम्पावरमेंट आती है एजुकेशन से। हमारा जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारे जो कॉलेजेस हैं, हमारे जो स्कूल है वो बगैर किसी स्टाफ के हैं। साउथ कैंपस में जनाब सिर्फ 6 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, कैंपस ना हो यूनिवर्सिटी का, और सिर्फ 16 टीचर है। तो यही हाल तकरीबन हर एक कैंपस का है, हर एक कॉलेज का है, बड़ा डिफिसिट है। तो जनाब सोशल इंक्लूजन में जनाब जो इंक्लूजन में जो होने चाहिए थे इम्परेटिव्स, जो लक्ष्य होने थे, जो रोड मैप होना चाहिए था, वो कहीं पर विजिबल नहीं है। अब जनाब अगर इंडिविजुअली हम जाएंगे जनाब, जहाँ तक जनाब सबसे बड़ी कमी आ गई जो सेंटर की तरफ से जनाब हमारे लिए जो फंड आता था प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट फंड, उसमें कमी आ गई जो तकरीबन 100%। अब जनाब हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन में -16.68 इस वक्त इस साल जनाब कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। तो जनाब ट्राइबल अफेयर्स में -17.11.37 है। जनाब जब एक है, मैं जम्मू कश्मीर से एक हूँ, मैं रिप्रेजेंट करता हूँ सबके 5 के 5 को। तो ये बजट की बात है जनाब, थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा वक्त दें मुझे। तो जनाब जो डेप्ट है वो 49% है। जनाब अगर जो कैपेक्स 16.64 की कल्पना की गई है, का प्रोजेक्ट बनाया गया, लेकिन जमीन पर जनाब कोई हो नहीं रहा। हेल्थ केयर सेक्टर में जनाब कितना डेफिसिट है जनाब की 40% पर इस वक्त हम काम कर रहे हैं, 40% स्टाफ पर, कंसल्टेंट लेक्चर। बस जनाब 2-3 मिनट में कंप्लीट करूंगा। जम्मू कश्मीर को 5 मिनट तो मिलने चाहिए ना, कहते हैं ताज है मुल्क। आपने 8 मिनट अभी तक। तो जनाब प्लीज वही तो उपलब्धि रही है ना। तो जनाब जो डायग्नोस्टिक सेक्टर है जिसमें उसमें जनाब कमी है। हमने कहा था कि आप अनंतनाग में बनाइए जनाब एक वेटरनरी हॉस्पिटल, वो नहीं बन रहा है। जब मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल दूर में वो नहीं बन रहा है। एक पेट स्कैन नहीं लगाया जा रहा। 25 लाख की आबादी के लिए जब 1 करोड़ की आबादी के लिए एक पेट स्कैन है। सरप्राइजिंगली एंड शॉकिंगली जनाब -17% का इसमें जनाब कमी की गई है। तो जनाब ये एरियाज है जिन एरियाज में जनाब इसी तरह जनाब हमारा पावर जनरेशन की बात है। जनाब इस वक्त 625 मेगावाट की जनरेटर, क्योंकि हाइड्रोलिक पावर पानी कम हो गया। कंक्लूड कर रहा हूँ जनाब, बस जनाब मैं इसके बस जनाब 1 मिनट दीजिए। ये 1 मिनट कंक्लूड प्लीज। 1 मिनट जनाब ये बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर के तहत जनाब हमने दिए थे अपने पावर जनरेशन। तो जनाब जम्मू कश्मीर में जरूरी यह है कि हम यहाँ बल हो जनाब रिन्यूएबल एनर्जी पर, क्योंकि जहाँ पानी का हम तो थर्मल वहाँ लगा नहीं सकते, तो उसमें कोई व्यवस्था नहीं। तो मिल मिलाकर जनाब जो भी यहाँ रोड मैप किया गया है, जो भी डिलीट किए गए, धन्यवाद, उसमें कहीं पर हमें कोई कामयाबी लगती नहीं। अगर जो हमें कोई ज्यादा तवक्कार नहीं थी क्योंकि इंटरम है और कोई हम ज्यादा मेजर्स नहीं, लेकिन जो जमीनी सूरत हाल है, thank you very much. Now, those members who would like to place the speech on record, they can place it on the table of the House. Speaker has already permitted to lay the written speeches on the table of the House. Now, Sri Harish Dwivedi ji. 3 minutes.
only 3 to 4 minutes. There is no other option. सर हमारी पार्टी में 5वें नंबर पर हूं, थोड़ा समय। आपका पार्टी का लिस्ट बड़ा लिस्ट इधर है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सभापति जी, आपने मुझे 2024-25 के अंतरिम बजट पर बोलने का अवसर दिया। माननीय सभापति जी, 2014 से लगातार मोदी सरकार जो संकल्प, जो उद्देश्य लेकर के आई थी, वह काम पूरी तरह से पूरा कर रही है। शायद 2014 के पहले हिंदुस्तान में गरीब के लिए बिजली होती है, ये बिजली, ये सपना था। गरीब के लिए गैस सपना था, गरीब के लिए शौचालय सपना था, गरीब के लिए हॉस्पिटल सपना था, गरीब के लिए बैंक सपना था। और उन सारे सपनों को अगर किसी ने साकार किया है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहली बैठक में देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा था कि हमारी सरकार देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर, माताओं, बहनों को समर्पित सरकार होगी। शायद उस समय विपक्ष के लोगों को और खासकर कांग्रेस के लोगों को यह बात विश्वास नहीं हुआ होगा, क्योंकि 65 वर्षों में, हिंदुस्तान की आजादी के 65 वर्षों में 65% से ज्यादा गरीबों के घरों में शौचालय नहीं था। 65 वर्षों में 65% से ज्यादा गरीबों के घरों में रोशनी नहीं थी। 65 वर्षों में गरीबों को आवास नहीं मिल पाया। 65 वर्षों में हिंदुस्तान के 50 करोड़ से ज्यादा गरीबों को दवा कराने की व्यवस्था नहीं हो पाई। 65 वर्षों में हिंदुस्तान के 50 करोड़ से ज्यादा गरीब ये नहीं जानते थे बैंक क्या होता है या बैंक में क्या क्या होता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो उद्देश्य सबका साथ सबका विकास, जो मूल मंत्र लेकर के काम करना शुरू किया था, उस मूल मंत्र के तहत हमारी सरकार ने पिछले लगभग 10 वर्षों में, दोनों कार्यकाल में, हर गरीब को आवास मिल जाए, इसके लिए 4 करोड़ से ज्यादा आवास देने का काम किया। हर गरीब के घर में शौचालय हो जाए, इसके लिए लगभग 13 करोड़ से ज्यादा गरीबों को शौचालय बना करके देने का काम किया। हर गरीब के घर में बिजली की रोशनी हो जाए, इसके लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत हर घर में, हर गांव में खंबा तार ट्रांसफार्मर पहुंचाया। और फिर सौभाग्य योजना के अंतर्गत हर गरीब को मुफ्त में बिजली का कनेक्शन देने का काम किया, मीटर लगवाने का काम किया। हर गरीब माँ बहन जो धुएं के कारण बीमार होती थी, वो बीमार ना हो, क्योंकि गरीब बीमार होता है तो दवा नहीं हो पाती, और दवा नहीं हो पाता है तो पूरा जीवन उसी बीमारी वो माँ बहन काट देती है। इस नाते हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा इस देश को धुआं मुक्त करेंगे। 13 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हर गरीब माँ बहन को गैस का कनेक्शन देने का काम किया। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हमने करोड़ों ऐसी महिलाओं को उससे जोड़ा, स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया। और लखपति बहना योजना के अंतर्गत 2 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार ने किया, और अभी 1 करोड़ और जोड़ने का काम किया। हमारी जो आशा बहुएं हैं, आंगनबाड़ी की कार्यकर्ती हैं, उनको दवा कराने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि वो लगातार काम करती हैं समाज के लिए, लगातार काम करती हैं गरीब के लिए, लगातार काम करती हैं देश के लिए। उनको आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जोड़ करके सबको 5 लाख रुपए तक की दवा की व्यवस्था कराने का काम हमारी सरकार ने किया। 2 मिनट सर, 2 मिनट मैं समाप्त कर दूंगा, बहुत जल्दी इंक्लूड। हमारे प्रधानमंत्री जी जैसे एक, हम लोग बार बार कहते हैं कि हमारे देश में राम राज आना चाहिए, राम राज की कल्पना हम करते हैं। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया था, हमारी पार्टी ने जो वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हिंदुस्तान में भगवान राम का भव्य राम मंदिर अयोध्या में बनवाएंगे, हमने बनवाने का काम किया। हमारी सरकार ने कहा था कि हिंदुस्तान में हमारी सरकार आएगी तो एक देश में एक निशान, एक प्रधान, एक विधान ही बन रहेगा। हमने धारा 370-35 से समाप्त करने का काम किया। हमने कहा था हमारी सरकार आएगी तो सीमाओं की सुरक्षा करेंगे, हमने आतंकवाद को समाप्त करने का काम किया। हमने कहा था हमारी सरकार आएगी, हम इस देश के महापुरुषों को सम्मान देंगे, चाहे सरदार पटेल जी हो, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल हो, चाहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हो, सबके लिए स्मारक बनाने का काम, उनको सम्मान देने का काम हमारी सरकार ने किया। काशी विश्वनाथ, महाकाल का कॉरिडोर, ऐसे तमाम धार्मिक स्थलों का विकास करने का काम किया। और अब तो बस 1 मिनट सर, अब तो हमारी सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारी सरकार मथुरा के विकास के लिए भी आगे बढ़ रही है। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं।
मुझे गर्व होता है क्योंकि मैं जिस जिले का रहने वाला हूं, बस्ती जिला एक ऐसा जिला है जहां पर भगवान राम के जन्म के लिए राजा दशरथ ने पुत्रेष्ट यज्ञ मखौड़ा धाम में की थी। एक मिनट, मखौड़ा धाम में की थी और आज वहां पर भव्य राम मंदिर बनकर Congress on interim budget 2024-25 since 2014. We are listening of one mantra of this Modi government, Sabka Saath, Sabka Vikas. I want to ask from the Honorable Finance Minister, whose Vikas are you talking about? Is it the 1%, the richest of the country who control the 40% of the country's wealth, or the 2,623 willful defaulter who have not paid their outstanding amount of rupees 1,96,049 crore? Let me be very clear that you are not definitely talking about the Vikas of the farmers. I say this because today an agricultural labor real wage is just 200 rupees per day. It means that 6,300 per month. इसमें वो रोटी दाल चावल और पढ़ाई बच्चों का कैसे कराएंगे सर? In this budget, when we see under major union scheme, the formation and the promotion of 1,000 farmer producer organization fund have been slashed by 39%. In fact, the government could not use 52% of the fund under this scheme. The finance minister said of Pradhan Mantri Kisan Sampad Yojana in her speech, but at the end, by reducing the amount of this scheme by 21% compared to the last year, in West Bengal, Mamata Banerjee has tripled the farmer income. In fact, for being truthful, for her hard work, for delivering her promises, how has this government rewarded her by starving the state of West Bengal for the rightful dues? I will remind the finance minister of the Awas Yojana, 9,330 crore, Manrega 6,900 crore, paddy procurement 7,000 crore are still due to the West Bengal. The total due includes the GST compensation, cyclone relief, national health mission, performance grant and other is above 1 lakh crore to Bengal. The regional connectivity scheme, Amrut scheme, the smart cities mission have been slashed by 60 to 35% respectively. In the Ministry of Civil Aviation, the fund have been slashed to 26%. What happened to the dream? जो प्रधानमंत्री का सपना का ड्रीम था कि चप्पल पहनने वाला भी आज हवाई जहाज पे उड़ सकते हैं, ये क्या जुमला ही सिर्फ रह गया? क्योंकि परसों ही मैंने कलकत्ता से जयपुर का एक फ्लाइट लिया, एक इकोनॉमिक क्लास का जो 35,000 रुपया 25,000 रुपीज लिए, तो एक इकोनॉमिक क्लास का टिकट अगर 25,000 रुपया ले सकते हैं तो फिर एक हवाई चप्पल वाला कैसे साधारण इंसान आपका फ्लाइट में जा सकते हैं? हमारे प्रधानमंत्री अपने भाषण में बहुत अच्छा कहे कि वो प्राइस को कंट्रोल कर दिए हैं, अच्छा बात है। अगर यही अच्छा है तो 2014 में हम लोग चावल लेते थे 24 रुपया किलो और आज 42 रुपीस पर किलो हो गए। आज गेहूं पहले 2014 में गेहूं लेते थे 15 रुपया किलो, आज 28 रुपया पर किलो हो गया। प्याज लेते थे 16 रुपया पर किलो, आज 37 रुपया पर किलो हो गया। एक पैकेट ब्रेड और दूध जो लेते हैं 100 रुपया हो गया। तो आम गृहिणी का रसोई पर इन लोगों ने धावा बोल लिया। आप नारी शक्ति का बात कहते हैं, आप बताइए, ये भारतीय जनता पार्टी के 80% राज्य में इन लोगों का सरकार है, जहां पर एक भी महिला मुख्यमंत्री मंत्री नहीं है, एक भी महिला गृह मंत्री नहीं है, वित्त मंत्री नहीं है। लेकिन आज देखिए आप लोग महिला के लिए कितना बोलते हैं, लेकिन 10 साल पीछे चले जाइए, जहां पर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी महिला मुख्यमंत्री, तमिलनाडु में जयललिता, आपके गुजरात में आनंदीबेन पटेल थी, आपके राजस्थान में वसुंधरा राज थी। ये लोग अच्छे से सरकार को चलाए हैं। क्या पार्लियामेंट में आप लोग बिल लाते हैं महिलाओं के लिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारे लगाते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। आज भारत में सिर्फ एक महिला मुख्यमंत्री है जिसका नाम है ममता बनर्जी। आए दिन भारतीय जनता पार्टी के MP MLA हर रोज ममता बनर्जी को खड़ी खोटी सुना रहे। क्योंकि वो अच्छे काम कर रहे हैं। क्या आप लोग महिला मुक्त भारत चाहते हैं, इसलिए ममता बनर्जी को गलत बोलते हैं? मारिफ जी, महिला मुक्त भारत ये कभी नहीं साकार होगा। मारिफ
Thank you, Speaker, sir. I wish to express the views on behalf of the CPIM on the interim budget. Sir, before going to the details of the budget, I would like to ask a few pertinent questions about the claims made every now and then by the Honorable Finance Minister on India's economy. Sir, on such claims is that India will become the third largest economy in the world soon. And the second one is that our economic growth will be 7.5% of 2023 and 24, surpassing the expectations. Sir, my question is that the government, why not this vibrant growth is getting reflected in the lives of common people of the country? As our other speakers of the pointed out that the common people of this country are made to suffer by this government by increase in the price of cooking gas as well as the essential commodities. Sir, what was the price subsidized domestic LPG cylinder in 2014 when the BJP government came to power, and what is the situation now? It was 414 rupees per cylinder in 2014. Now it's rupees 1,000. Sir, similar in the story with the petroleum products as well. I'm not going in more details. They offered that they will reduce the petrol price in the half of it, but it is highest in the world. Sir, what about the MGNREG? By imposing the crazy reforms, registering the attendance, job allocation, etc., leads to a mercy killing of the MGNREG project. Sir, I wish to bring the kind attention of the Honorable Finance Minister to report the Oxfam published last year. The report said that while 5% of Indians own more than 60% of the country's wealth, the bottom 50% possess only 3%. The Honorable Finance Minister has no proposals to address this issue. Sir, the pertinent issue I would like to raise here is that what they neglect towards the non-BJP ruled states of the country, including Kerala, who are forced to protest publicly here in Delhi today onwards. Sir, if Karnataka is protesting today, is Kerala on turn tomorrow and followed by the Telangana and Tamil Nadu? It shows that the states are suffering at the hands of the union government. Sir, our country is a federal country. Sir, our country is a federal country and states are the backbone of our economy. And you are always telling that about the inclusive growth, but the practice is killing the state by inch, sir. Unfortunately, instead of supporting the state governments by giving their due share, the BJP government is accusing them as if they were our enemies, sir. Sir, an important revelation made by none other than Sri B.V.R. Subramaniam, CEO of the Niti Aayog, 2 weeks back. In this regard, is really shocking, sir. Sir, if the Prime Minister has tried to off-record parlay to get the chairman of the 14th Finance Commission, Sri Y.V. Reddy, as exposed by the CEO of Niti Aayog, that itself shows his blatant disregard to the constitutional mechanism, sir. Sir, as he succeeded in influencing the Finance Commission, what would have been the fate of the states, sir? Undoubtedly, their share central taxes would have come down from the 40% recommended by the Commission. Sir, it is heartening that we have officials of this stature like Sri Y.V. Reddy who shows the courage by not yielding to such unconstitutional practices. Sometimes he expects to attack on ED soon. Yes. Sir, 2 minutes, sir. No, please. Sir, it is crystal clear that this government is nurturing the idea of destroying the economy of the state governments over the past 10 years, sir. It is interesting that even after 2 weeks, our Prime Minister has not even responded to such a grave allegation, sir. I wish to bring the attention of this August House to the protest organized by the Kerala, led by our Honorable CM, all ministers of the state, and all MLAs of LDF of the state are in Jantar Mandir tomorrow demanding the due share from the union government, sir. Thank you. Sir, not only that, the government drastically reduced the financial support of the state, but also unilaterally slashed the borrowing capacity. And our protest is such atrocities by this government, sir. The devolution of central tax has been drastically reduced from 3.875% to 1.9%. Now, please conclude, please. Yes, sir. Sir, when Kerala and others. Yes, Raju Bitra ji. धन्यवाद सर. इस बजट में युवाओं के लिए बहुत कुछ है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि थोड़ा अधिक समय दिया जाए.
सबसे पहले तो ये देश हित राष्ट्र हित बजट के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय वित्त मंत्री सीतारमन जी का मैं आभार प्रकट करता हूं। ये बजट प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत विजन 2047 का रास्ता साफ साफ दिखाता है और विशेष करके युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को ये सशक्त करता है। सर 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश का बागडोर संभाला तब देश फ्रेजाइल 5 के नाम से देश के ऊपर एक कलंक था, एक टैग था। पॉलिसी पैरालिसिस से लेकर के हाई एनपीए से लेकर के हाई इन्फ्लेशन से लेकर के घोटाला, करप्शन और चरमराती अर्थव्यवस्था विरासत में मिली थी। लेकिन मोदी जी के विजन, नीति और नियत के कारण हम आज गर्व से ये कह सकते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा और तेजी से आगे बढ़ता हुआ अर्थव्यवस्था भारत बना है। और फ्रेजाइल 5 के बदले आज जो है ब्राइट स्पॉट के रूप में भारत जाना जाता है, जबकि इसी दौरान कोविड की महामारी का सामना भी करना पड़ा, यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध हो या अनेक ग्लोबल डिस्टर्बेंसेस भी इस दौरान में रहे। बजट के कुछ खास बातें मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। 5 साल में 2 करोड़ लोगों के लिए नए घर, 3 प्रमुख इकोनॉमिक रेल कॉरिडोर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में 11 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट, और जहां यूपीए ने 10 साल के अंदर में 12 लाख करोड़ खर्च किए थे, आज मोदी जी के नेतृत्व में 40 लाख करोड़ से ज्यादा का जोर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे दिया गया। डिफेंस सेक्टर में भी बजट बढ़ा करके जीडीपी का 3.4% किया है। 44,000 वंदे भारत जैसे जो है रेल के कोचेस बनेंगे। आयुष्मान भारत कार्ड अब आंगनबाड़ी और आशा वर्कर को भी मिलना शुरू होगा और विशेष करके युवाओं को ध्यान में रखते हुए स्टार्टअप में भी 1 साल की अतिरिक्त छूट दी गई है। और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में बहुत ध्यान दिया गया है। जहां कोविड के समय पूरी दुनिया प्रिंटिंग मशीन लेकर के पैसे छाप रही थी, कैश बांट रही थी, वही भारत जो है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दे रहा था और इसके कारण जो है अनेक नए जॉब क्रिएट हुए और बहुत सारे सेक्टरों को फायदा हुआ है। हमारी सरकार ने 34 लाख करोड़ से ज्यादा का रकम डीबीटी के माध्यम से प्रदान किया और इसके कारण 2,75,000 करोड़ से ज्यादा के पैसे गलत हाथों में जाने से बचे हैं। फेक बेनिफिशियरीज हटे हैं, मिडल मैन सिस्टम बंद हुआ है, कट मनी सिस्टम बंद हुआ है। पश्चिम बंगाल की दीदी बोल रही थी, मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताना चाहूंगा। जहां एक तरफ भारत का जीडीपी का 30% जो है बंगाल से आता था, आज 3% से कम रह गया है। इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, युवा बेरोजगार है। और 2011 में जहां सीपीएम 1,90,000 करोड़ का कर्ज छोड़कर गई थी, आज 2023 के अंदर में 6.5 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज जो है पश्चिम बंगाल के ऊपर में, यानी हर एक पश्चिम बंगाली के ऊपर में जो है 60,000 से ज्यादा का जो है कर्ज है। और इनका रोल मॉडल देखिए, करप्शन और भ्रष्टाचार का कैसा होता है। मनरेगा के बारे में बोला जाता है पैसा रोका है, लेकिन मैं आपको आंकड़े के साथ कहना चाहूंगा 10.5 करोड़ की आबादी पश्चिम बंगाल की है, जहां जॉब कार्ड जो है घर से एक ही को मिलता है, 18 से कम आयु को नहीं मिलता। उसके बावजूद भी 3 करोड़ 78 लाख जो है जॉब कार्ड पश्चिम बंगाल में बने। जैसे आधार को लिंक किया तुरंत घट के जो है 1.5 करोड़ से ज्यादा जो है इनके फर्जी कार्ड जो है बंद हुए। सर मैं दार्जिलिंग की बात रखना चाहूंगा और अपनी मातृभाषा नेपाली में रखना चाहूंगा। दार्जिलिङ पहाड तराई डुवर्सका जनतालाई धेरै लामो समयदेखि गोर्खाल्यान्ड रूपमा एउटा छुट्टै प्रशासनिक इकाइको माग गर्दै आएको छ। यसको कारणले गर्दा विगतमा थुप्रै आन्दोलनहरू भए। 1986-88 को आन्दोलनले त्यसको फलस्वरूप दार्जिलिङ पर्वतीय परिषदको गठन भयो। 2017 देखि 11 को आन्दोलनले जीटीए को स्थापना भयो। अर्ध स्वायत्त निकाय भनेको जीटीए लाई पनि पश्चिम बंगाल सरकारले चल्न देन। यसको कारण पुनः 2017 मा फेरि आन्दोलन भयो। हाम्रो क्षेत्र राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले पनि अत्यन्त संवेदनशील छ। हाम्रो क्षेत्रसँग 4 वटा राष्ट्रहरू बंगलादेश, नेपाल, भुटान र नजिकै चाइनाको सिमाना पनि जोडिएको छ। विगतको दशकमा हजारौं रोहिंग्या अनि अवैध हजारौंको संख्यामा இந்த அவையில் எனக்கு பேசுகிற வாய்ப்பளித்த என்னுடைய தலைவர் தளபதி அவர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்து, தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சருக்கு நன்றி தெரிவித்து, தமிழினத்தின் தலைவர் கலைஞர் அவர்களையும் திருமிகு முரசொலி மாறன் அவர்களையும் நினைவு கூர்ந்து ஒரு சில வார்த்தைகளில் என்னுடைய உரை உங்கள் நேரமான 5 நிமிடத்தில் முடித்துக் கொள்ளுகிறேன்.
ஆண்டுதோறும் பருவ காலந்தோறும் விவசாய உற்பத்தி பொருட்களுக்கு குறைந்தபட்ச ஆதார விலை தருவதாகவும் அதன் மூலம் விவசாயிகள் புனர்வாழ்வு பெற்றிருப்பதாகவும் தம்முடைய நிதியமைச்சர் குறிப்பிட்டார்கள். ஆனால் இதுவரை கட்டுப்படியாகிற விலை ஆண்டுதோறும் நெல்லுக்காக இருந்தாலும் கரும்பு, வாழை, தேங்காய் போன்ற பயிர்களுக்காக இருந்தாலும் இதுவரை விவசாயிகளுக்கான கட்டுப்படியாகிற விலை கிடைக்கவில்லை. சென்ற ஆண்டு நெல் விவசாயம் தொடங்கியதற்கு பிறகு 3 மடங்கு பொட்டாசியம் விலை ஏறிவிட்டது. ஆனால் அதற்கேற்ற வகையில் அந்த விலைவாசி கொள்முதல் விலையை அரசாங்கம் நிர்ணயிக்கவில்லை. அதை போலவே நான் பார்ட் 1 மட்டும் பேசிவிட்டு 2 தொடப்போவதில்லை. அதை போலவே பயிர் காப்பீட்டு திட்டத்திற்காக விவசாயிகள் பெரும் பயனடைகிறார்கள் என்று சொன்னார்கள். ஆனால் பயிர் காப்பீட்டு முறையில் இப்போது உள்ள முறையில் பெரும்பாலான விவசாயிகளுக்கு பயிர் காப்பீடு கிடைப்பதில்லை, இழப்பீடு. இப்போது இருக்கிற முறையை பார்த்து மாற்றி அவர்கள் செய்கிற சர்வேயில் சர்வே நம்பர் 1 to 5 வரை அல்லது 10 என்கிற பிளாக் லெவலில் எடுத்துக்கொண்டால் மட்டும்தான் பாதிக்கப்பட்ட எல்லா விவசாயிகளும் பலனடைவார்கள் என்பதை இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். அதை போலவே பிரதமர் உழவர் உதவி திட்டம் இன்றைக்கு 52 லட்சம் பேருக்கு கிடைத்திருப்பதாக சொல்லி இருக்கிறீர்கள். உண்மைதான். ஆனால் 5 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் 2000 ரூபாய் கொடுத்தது இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய விலைவாசி உயர்வில் 12,000 ரூபாய் ஆண்டுதோறும் 6 மாதத்திற்கு 2,000 ரூபாய் வீதம். அது எப்படி விவசாய ஏழை தொழிலாளிகளுக்கு கட்டுப்படியாகும் என்பதை நினைவு கூர்ந்து அதில் அதிக தொகையை உயர்த்தி தர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன். அதை போலவே கடல் வளத்தில் மீனவர்கள் புதிய முயற்சிகளை மேற்கொள்வதற்காக அரசாங்கம் புதிய திட்டங்களை வழங்கி இருப்பதாக சொல்லுகிறார்கள். உண்மைதான். ஆனால் தென்கோடியில் இருக்கிற தமிழகத்தில் இருக்கிற மீனவர்கள் வாரம் தோறாமல் இலங்கை இராணுவத்தால் சுட்டுக் கொல்லப்படுகிறார்களே, அதற்கு ஒரு நிரந்தர தீர்வு காணக்கூடாதா என்று நீதித்துறை அமைச்சரையும் இராணுவ அமைச்சரையும் கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன். பிரதம மந்திரியுடைய வீடு கட்டும் திட்டத்தின் கீழ் இன்றைக்கு ஏறத்தாழ 5 லட்சம் வீடுகளை கட்டி முடிப்பதற்கான திட்டம் பிரதமருடைய அறிவிப்பில் இருக்கிறது. சபாநாயகர் இருக்கையில் அமர்ந்திருக்கிற அருமை சகோதரர் பிரேமச்சந்திரன் கூட அடிக்கடி இந்த திட்டங்கள் நாட்டில் 50% மேல் 5 ஆண்டுகளாக நிறைவு பெறாத திட்டமாக இருக்கிறது. மத்திய அரசாங்கம் கொடுக்கிற தொகையும் மாநில அரசாங்கம் கொடுக்கிற தொகையும் இரண்டையும் இணைத்தால் கூட இன்றைக்கு சிமெண்ட் விலை, கம்பியின் விலை, கூலி தொழிலாளர்களின் விலை, கூலி ஆகியவற்றை ஒப்பிட்டு பார்த்தால் இன்னும் 1 மடங்கு அவர்களுக்கு மத்திய அரசாங்கம் அவர்களுக்கு தருகக்கூடிய பணத்தை உயர்த்தி தந்தால்தான் முழுமையாக பிரதம மந்திரி வீடு கட்டும் திட்டம் நிறைவுறும் என்பதை இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். மாணவர்களுக்கான கல்வி கடன் இன்றைக்கு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் பெரும்பாலானவர்கள் உயர்கல்வி பெறுவதற்கு பெரிதும் உதவிகரமாக இருக்கிறது. ஆனால் அவர்களை கடனை வசூலிப்பதை ஒரு கந்துவட்டிக்காரனை போல் அந்த குடும்பம் நடத்தப்படுகிறது. ஆகவே 2 ஆண்டு காலத்தில் மாணவர்கள் வேலை வாய்ப்பு பெற முடியவில்லை என்றால் அந்த கடனை தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என்று உங்களை நான் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதை போலவே தமிழ்நாட்டிலும் இந்தியாவிலும் மருத்துவக் கல்லூரிகளை பெரும்பான்மையாக துவங்கி இருப்பதாக சொல்லி இருக்கிறீர்கள். ஆனால் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மருத்துவக் கல்லூரியில் உங்கள் எய்ம்ஸ் எல்லா இடத்திலும் மத்திய அரசாங்கம் நேரடியாக நிதித்துறையிலிருந்து நிதியை ஒதுக்குகிற போது மதுரையில் தொடங்கப்பட்ட எய்ம்ஸில் மட்டும் ஏன் ஜப்பான் நாட்டின் கடனை பெற்று தொடங்க வேண்டும்? அதை மறுபரிசீலனை செய்து அந்த கடனை ரத்து செய்து ஒப்பந்தத்தை மத்திய அரசாங்கமே நேரடியாக உதவி செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொள்கிறேன். அங்கன்வாடி கட்டிடங்கள் நாடு முழுவதும் நல்ல தரமானதாக இல்லை. சமையலறையும் கழிப்பறையும் மோசமாக இருக்கிறது. அதை அருள்கூர்ந்து கவனித்து ஒரு பெரும் திட்டங்கள் இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா அங்கன்வாடி கட்டிடங்களையும் புதிதாக அமைத்து தர வேண்டும். உங்களை நான் அன்போடு கேட்டுக் கொள்வது 80 கோடி மக்களுக்கு இலவச அரிசி தருவதாக சொல்லுகிறீர்கள். நாட்டில் வறுமை ஒழிந்து விட்டது என்று சொன்னால் 80 கோடி மக்களுக்கு இலவசமாக அரிசி தர வேண்டிய அவசியம் என்ன? ஆகவே உங்களுடைய அறிக்கையில் இருந்தே நாட்டில் வறுமையை நீங்கள் ஒழிக்கவில்லை என்று தருகிறது. கடைசியாக थैंक यू सर। ये सरकार हमेशा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी
और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात करती है और यूपी को कोसती है। मैं एक आंकड़ा देना चाहता हूं, 2004 में जब सरकार बनी थी तब उस वक्त हमारी इकोनॉमी 709 बिलियन थी, जो 14 में 2.039 बिलियन हुई। अगर वही रफ्तार होता सर तो हम लोग 3 साल पहले हम लोग थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होते और हमारा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2 साल पहले ही हो चुका होता। तो ये सरकार की नाकामयाबी है जिसके वजह से अभी भी हम पीछे हैं। दूसरा, ये कभी पर कैपिटा की बात नहीं करती सर। हमारा पर कैपिटा इनकम जो है बांग्लादेश और भूटान से नीचे है। अगर यूपीए मनमोहन सिंह जी के सरकार के रफ्तार में हम आगे बढ़ते तो हमारा आज 1.5 गुना पर कैपिटा इनकम होता। और सबसे अफसोस की बात यह है कि बिहार का पर कैपिटा इनकम 33 स्टेट्स 233 करोड़ आपका बिष्णुपुर जयरामगढ़ रेलपथ का शुरू किया है। मेरा एरिया में 6 लेन हाईवे हो रहा है। मेरा एरिया में 17.5 का मंदिर हो रहा है। हर जगह में काम होता है। आज से विरोधी पक्ष का एक ही काम है, काम नहीं हो रहा है। हाँ जी, मैं पश्चिम बंगाल से आता हूं। हर दिन रास्ते में बैठते हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार इतना घोटाला करते हैं, सिर्फ चोर 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 पब्लिक ने बोलते हैं तृणमूल कांग्रेस वाले को, तृणमूल सरकार को। आज कैग ने रिपोर्ट दिया है 2 लाख के आसपास आपका चोरी हुआ है, उसका यूसी नहीं जमा दिया है। आज यही बात के लिए हम लोग जो साथी है वो सोगत था बोल रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट ये नहीं कर रहे वो नहीं कर रहे। मैं तो बोल रहा हूं, मैं गांव से आता हूं, मैं बिष्णुपुर से आता हूं, हर काम में सरकार में हो रहा है 10 साल में। और मोदी जी का बात है ना, एक गतिशील भारत, हमारा सबका साथ सबका विकास वही होगा। मैं सिर्फ यही बोलेंगे, हमारा पश्चिम बंगाल का जितने सारे सांसद है मैं उनको रिक्वेस्ट करेंगे 50,000 करोड़ का रेल का प्रोजेक्ट रुका हुआ है, ये जल्दी जल्दी पास हो जाए तो बहुत अच्छा है। मेरा बिष्णुपुर टू तारकेश्वर का अंदर में भावादी के आते हैं स्टेट गवर्नमेंट, उसका कुछ भी काम नहीं करे। स्टेट गवर्नमेंट जमीन भी नहीं दे रहा है। हमारे एरिया में केंद्रीय विद्यालय भी हो गया लेकिन उसका जमीन की वजह से रुका हुआ है। मेरा यही है कि हर स्टेट गवर्नमेंट अच्छे काम करे। आज राम मंदिर हो रहा है, वहां पे कितने सारे विकास हो रहा है और हमारा पश्चिम बंगाल पीछे जा रहा है। हमारा स्टेट गवर्नमेंट जितने सारे नागरिक करते हैं उसको डीए नहीं मिलते हैं। हमारा वहां पे जो कामयाब स्टूडेंट्स है उसको नौकरी नहीं मिल रहा है। पश्चिम बंगाल जो आगे बोलते थे आज पीछे जा रहा है। मैं यही बोलेंगे, ये बजट जो है सुंदर बजट है और हमारा देश आगे बढ़ेंगे और विकसित भारत अगले 25 साल मोदी जी का नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सौमित्रा खान। श्री के राम मोहन नायडू जी। Thank you, Chairman, sir, for giving me the opportunity to speak on the interim budget 2023-24, sir. And you have been a witness of our speeches for the last 10 years. Whenever there has been a discussion on the budget, the main issue, the important issue that we always talk about is the AP Reorganization Act. And since the bifurcation of Andhra Pradesh, almost 10 years have passed, sir. I would like to present a report card in front of the central government for these 10 years by dividing it into 2 terms, sir. One when TDP was in power in the state government, and one when YSRCP is in power in the state government. So the first 5 years when TDP was there, sir, in this very house, we have discussed a lot of issues, and considering the AP Reorganization Act, some of the important issues, how it differed in the first term and the second term, I would like to explain it to the House, sir. One important issue that we had when we were stepping as a new state was building of the new capital, sir. And we had a challenge of building up the new capital. The then Chief Minister of Andhra Pradesh, CBN, took it upon himself, and he pulled in a land of 30,000 acres from the farmers, and we have did the foundation stone along with Prime Minister Narendra Modi ji also for the capital city of Amaravati, sir. And it was happened on a Shubh Divas of Vijay Dashami. We did the foundation stone, and we created a lot of pride in the capital city of Amaravati. And in the next term, after YCP has come to power, it has created a nutshell mad idea of creating 3 capitals, and right now we are ended up with no capital at all. Now Amaravati has been, the farmers of Amaravati has been protesting for 1500 days, sir. In this very country, farmers have been protesting for 1500 days, but they have been beaten, they have been arrested, they have been insulted, and that is the situation that Amaravati is going through today. And RBI itself has said that if the state government of Andhra Pradesh can tell us where the capital is, then we can establish the headquarters. That is the sad situation of Andhra Pradesh today, sir. Another important issue within the AP Reorganization Act is the creation of new railway zone.
when TDP was in power. We used to fight day in and day out. And by the end of that term, sir, in 2019, February, the central government announced for the creation of a new railway zone. Now the new government comes up in the state. It is their responsibility now to follow up on that and to make it operational, the new railway zone. But today, after 4 years and 9 months, 52 acres have to be given to the railway department for the establishment of such. Sir, I've just mentioned you how 30,000 acres have been pulled up for creation of a new capital. Now the state government is not even able to give 52 acres for creation of a new capital zone, for creation of a railway zone. That is the status of Andhra Pradesh today. Educational institutions were also mentioned. Sir, 2 minutes, I'll wrap up. 1 minute. Educational institutions were also mentioned in the AP Reorganization Act. Under TDP's rule, IIM, IIT, ISR, NIT, Central Tribal University, land was given, thousands of acres, and almost 1,000 crores worth of compound walls have also been built and given to the central government, sir. But today, after the change in government in the state, not a single building has been completed. All the students have been robbed from having their permanent campuses and trying to complete with a lot of dignity in their campuses, sir, but not a single campus has been finished. When we asked the central government why the AIMS construction is getting delayed, the answer was given in the parliament itself saying that there is no availability of sand in the state, sir. So that is the situation of Andhra Pradesh. Yes, and another important projects. Sir, you just give me 2 minutes this One time. minute, This one one minute, you time, sir. conclude. I am sure next time TDP is going to come up with a lot bigger number and I won't have any problem with time. But this one Yes. time, sir, in the Then you last can budget speak in the speech, next time. give us 1 minute. 1 minute, I am wrapping up. 1 minute. Yes, Polavaram, conclude. 1 minute concluding, sir. Polavaram, national project, 72% completed Srimati under Harris TDP's rule. Kaur Only ji. 7% progress under YCP rule, sir. Jobs, almost 5 lakh jobs created under TDP rule. And now not a single notification from the government. They say job calendar, they say mega DSC, not a single job has been given. And even the private companies which are trying to come to Andhra Pradesh, they are being kicked out of the state, sir. This is the sad situation of Andhra Thank Pradesh you. today. Thank But you. the AP Reorganization Act was supposed to be completed in 10 years. We are completing the 10 years. But my Harsimrat request to Kaur the ji. central government is all these assurances have to be completed, Harsimrat- sir. So that's my request, sir. Thank you. Thank you. ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਸਰ 3 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਧੱਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ, ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਧੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਲਮ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਊਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ 1966 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਅਕੋਰਡ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੋਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਧੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਲਾਓਗੇ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਡਰ ਆਫਿਸਰਸ ਹੁੰਦੇ 60-40 ਰੇਸ਼ੋ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਹ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਐਗਮੈਂਟ ਆਫਿਸਰਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਭ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਇਕਲੌਤਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਕਲੌਤਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਅੱਧਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਚ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਲ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਜਸਟਿਸ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ BBMG 'ਚ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਚ ਹੋਈ, ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।
लेकिन साडे बॉर्डर बेल्ट च जिन्ने भी पिंड ने तकरीबन 21,000 एकड़ दी जमीन जेड़ा ओना पिंड च किसान है ओना नु बॉर्डर दे उस पास जाके अपनी खेती करनी पैंदी है। रात नु कोई जा नहीं सकदा, दिन च भी कई बारी नहीं जा सकते, जिदे करके वो जेड़ा हस्ता वस्ता इलाका सीगा उथे इन्नी मंदी आ गई है कि ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, ना कोई हस्पताल, ना कोई स्कूल, ना कोई मंडी, ना कोई सड़कां। आज मैं आस करदी हां ते बेनती करदी हां सरकार नु कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਤੋਂ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਬਾਰਡਰ ਇਲਾਕਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟਾਰੀ ਵਾਗਾ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲਿਆ ਜਾਏ ਫॉर ਟ੍ਰੇਡ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਟ੍ਰੇਡ ਦੂਜੇ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਕਰਾਚੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਪਾਰ ਵਿਦ ਦੈਟ ਇਹ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੇਡ ਰੂਟ ਖੋਲਿਆ ਜਾਏ ताकि पंजाब च व्यापार वधे, बेरोजगारी कटे। ते इस चीज में ये सरकार तो आस कर दिया कि तुसी ये साडा बॉर्डर जरूर खोल के दोगे ताकि पंजाब भी एक बार फिर खुशहाल हो सके। सा मेरी अगली मांग आ भी हैगी कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट दे विच जिथे इनू एक बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट दी जे तुसी कर दियो, इसी तरह बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट नु भी तुसी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट दी तरह इन्हां नु स्पेशल ग्रांट्स ते पैकेजेस देने चाहिए ने ताकि पंजाब भी अगे बढ़ सके। सा पंजाब ने जिथे वड्डी कुर्बानियां कीतियां, फौज विच वड्डी नुमाइंदगी कीती, हुण भी गलवान गैली च पंजाब दे फौजियां ने वड्डी लड़ाई लड़ी चीनिया दे नाल। उथे सर अक्सर आही देखण नूं मिलदा है कि अब पंजाब च जिवें कोटा बदलिया है, आज पंजाब दी गिनती फौज विच भर्ती विच घट रही हैगी। इसी तरह साडी जुडिशरी विच भी पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट च साडे अपने कोर्ट ते उथे पंजाबी नहीं। पिछले भी कॉलेजियम ने जब भेजिया ਉਹਦੇ 5 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾ ਸਿੱਖਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲੈ। 12 ਨਾ ਭੇਜੇ, 2 ਸਿੱਖਦੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਛੱਡਤੇ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੋਸ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਾ ਅਖੀਰ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ, ਹਰੇਕ ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ, ਹਰੇਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕੀਏ, ਪੂਜ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਆ कि जेड़ा साडा ज्ञान गोदरी हरिद्वार च हैगा, डांगमार साहब सिक्किम च हैगा, मंगू मठ उड़ीसा च, जो साडे धन गुरु नानक पातशाह दी चरण तो गुरुद्वारे सीगे जिन्हां नूं खोलिया, वो सानू वापस कीता जाए। जेड़ा हरियाणा ने साडी SGPC तोड़ के अड बना दी अगेंस्ट सेंट्रल एक्ट, वो सानू वापस SGPC नूं दित्ती जाए। ते अज भी नंदेड़ साहब जे जेड़े साडे हजूर साहब दे मैंबर नूं हटा के महाराष्ट्र दी सरकार अपने बंदे बिठा रही है, वो भी साडे धार्मिक चीज़ों से दखलअंदाजी ना की जाए। अखीर च सर मैं आही बेनती करदी हां सर, जस्ट 1 सेकंड सर, साडे नेशनल हेल्थ मिशन दे जेड़े फंड्स हैं आज आयुष्मान भारत पंजाब च लागू नहीं हो रहा है। मैं बेनती करदी हां कि पंजाब सरकार को, कांग्रेस तो ते इन्हां दे यार इन्हां दे भाईवाल आप तो पंजाब दे लोकी उम्मीद कुछ नहीं रखते। साडे आंगनवाड़ी वर्कर्स जेड़े उन्हां दी सिर्फ 2200 ते 2400 उन्हां दी आमदन हैगी, इन्हां दी आमदन नूं वधाया जाए क्योंकि 2200 ते 2400 च महीने च कुछ नहीं सरदा ते पंजाब सरकार वो भी 6-6 महीने वास्ते नहीं देती। ये जरूर मैं 1 सेकंड आप कंक्लूड सर, कंक्लूजन सर 1 सेकंड सर अखीर च मैं आही बेनती करदी हां कि ये जेड़े अपना जेड़ा एक तुसी सारे फंड्स ਇਹਦੇ एक PGI सैटेलाइट सेंटर खडूर साहब च चाहिदा है ते एम्स विच 300 बेड ट्रॉमा सेंटर चाहिए ऐसा किसानों वास्ते खास। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद स्वामीनाथ स्पीक यस धन्यवाद கால பட்ஜெட்டின் மீது प्लीज இந்த இடைக்கு प्लीज सुब्रायन जी ஆனால் 2014ஆம் ஆண்டில் தொடங்கிய இருண்ட காலம் இன்னும் விடியவே இல்லை என்ற ஒரு வரியிலே தான் நிலைமையை மதிப்பீடு செய்ய முடியும். இது ஏதோ எதிர்த்தரப்பிலிருந்து ஆளுகிற தரப்பை இட்டுக்கட்டி சொல்லுகிற ஒரு குற்றச்சாட்டு அல்ல. நாட்டு நிலைமையை நிதானமாக பரிசீலிக்கிற போது இந்த முடிவுக்குத்தான் நேர்மையான எவரொருவரும் வந்து சேர வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது. நான் நிறைய சொல்ல வேண்டும், ஆனால் அதற்குரிய காலம் இல்லை. எனவே நான் ஆளுகிற தரப்பை குறிப்பிட்டு சொல்ல விரும்புவது, இவர்களின் நேர்மையை நிரூபிப்பதற்கு ஒரு வாய்ப்பாக 2014 தேர்தலில் மக்களிடம் வாக்கு கேட்கிற போது
இந்த ஆட்சியாளர்கள் என்னென்ன வாக்குறுதிகளை சொன்னார்கள், அதில் எவற்றையெல்லாம் நிறைவேற்றி இருக்கிறார்கள், எவை நிறைவேற்றப்படவில்லை என்ற பட்டியலை ஒரு ஒயிட் பேப்பர் மூலம் பிளேஸ் பண்ண வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். பின்னர் தான் நீங்கள் காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்தை பற்றி பேசுவதற்குரிய தார்மீக தகுதி உங்களுக்கு வரும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வளர்ச்சி என்று சொல்லுவதற்கு வெட்கப்படவில்லை இந்த ஆட்சியாளர்கள். வளர்ச்சி கட்டத்திலே இருப்பதாகவும் லோக குரு என்றெல்லாம் சொல்லிக் கொள்கிறார்கள். நான் கேட்க விரும்புகிறேன், எது வேலை வாய்ப்பு அளிக்கிறது? வரலாறு காணாத வேலை வாய்ப்பின்மை, வரலாறு காணாத கடன், வரலாறு காணாத விலையேற்றம், இந்த மூன்றையும் வைத்துக் கொண்டு எங்கே வளர்ச்சி இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார்கள். எனவே வளர்ச்சி இருக்கிறது என்று சொல்லுவது பல்வேறு உண்மைக்கு புறம்பான சித்திரங்களை தீட்டுவதைப் போல நாடு வளர்ச்சி பெற்றிருப்பதாக ஒரு பொய்யான சித்திரத்தை தீட்டுகிறார்கள். இது நான் சொல்லவில்லை, பிஜேபியில் அங்கம் வகித்துள்ள சுப்பிரமணியம் சுவாமி சொல்லுகிறார். ஆட்சியாளர்களுக்கு பொருளாதார ஞானம் இல்லை, அவர்களால் நல்லாட்சி தர முடியாது என்று சொல்லுகிறார். இன்று வரையிலும் ஆளுகிற தரப்பிலிருந்து அது மறுக்கப்படவே இல்லை. அதை என்ன என்று எடுத்துக்கொள்வது என்று பாருங்கள். அதே மாதிரி வேலை வாய்ப்பு அளிப்பது எது? இரண்டு தான். ஒன்று MSMEs, இரண்டாவது விவசாயம். இந்த ரெண்டையும் இந்த ஆட்சியாளர்கள் பாழ்படுத்தி விட்டார்கள். இது ஒரு தேசத்திற்கு இழைத்த தீங்கு. இந்த தீங்கை செய்துவிட்டு வேலை வாய்ப்பு அளிப்பதாக சொல்லுவது ஏமாற்று நாடகம். இந்த நாடகத்தை தான் தொடர்ந்து இவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். பொதுவாக பிஜேபி மேற்கொண்டுள்ள பாதை என்பது நாட்டின் வளர்ச்சி பாதை அல்ல, அழிவு பாதை. அழிவு பாதை என்பதை பல்வேறு அடையாளங்கள் அம்பலப்படுத்துகின்றன. அதற்கு நிறைய சொல்ல முடியும், அவற்றை சொல்லுவதற்கு காலத்தில் அனுமதி இல்லை. நான் கேட்க விரும்புகிறேன், இந்த ஆட்சியாளர்கள் அதானி அம்பானிக்கு கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களுக்கு 25 லட்சம் கோடியை இந்த 10 ஆண்டுகளில் ரத்து செய்ய உங்களுக்கு மக்கள் அதிகாரம் தந்தார்களா? இவர்களுக்கு தந்திருக்கிறார்களா? ஏன் இவர்கள் இதை செய்கிறார்கள்? ஆனால் அதே நேரத்தில் இதே நாடாளுமன்றத்தில் நான் கேட்டேன், ஹையர் ஸ்டடீஸுக்காக மாணவர்கள் வாங்கிய கடனை ரத்து செய்ய சொல்லி கேட்டபோது இந்த நிதியமைச்சர் அவர்கள் நிர்தாட்சண்யமாக மறுத்தார்கள். ஆனால் யாருக்கு சலுகை காட்டினார்கள்? கார்ப்பரேட் கம்பெனிகளுக்கு காட்டினார்கள். இந்த அரசு யாருடைய அரசு? ஏழைகளின் அரசா? இல்லை, கார்ப்பரேட் முதலாளிகளால் கார்ப்பரேட் நலன் பேண நடத்தப்படுகிற ஆட்சி இந்த ஆட்சி. எனவே தேசபக்தர்கள், தேச நலனில் அக்கறை கொண்டவர்கள் இந்த ஆட்சியை தோற்கடிக்க வேண்டியது தேசபக்த கடமையாகும். அந்த தேசபக்த கடமையை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று நாட்டு மக்களை கேட்டு முடிக்கிறேன். Yes, thank you. Nandri Vanakkam. Sri Imtiaz Jalil. थैंक यू सर. सर, अपनी विकास के बारे में ये सरकार क्या क्या कितना अच्छा काम कर रही है, ये बार बार अपनी पीठ थपथपाने वालों के लिए मैं अपना कबूलनामा पेश करने के लिए आया हूं. ये फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की बजट स्पीच है सर. पेज नंबर 3 के ऊपर 6 नंबर पॉइंट है. सिर्फ 2 लाइन पढ़ता हूं. The worries about food have been eliminated through free ration for 80 crore people. यानी कि सरकार खुद मान रही है कि 140 करोड़ की आबादी के अंदर 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त राशन देने का काम कर रहे हैं. ये आपका विकास है. आपने खुद ने कबूला है 10 साल की आपकी उपलब्धि क्या है, तो आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का काम कर रहे हैं. ये फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद अपने बजट स्पीच के अंदर कहा है. उसके बाद उन्होंने कहा है, विद द परस्यूट ऑफ सबका साथ इन दीज 10 years द गवर्नमेंट हैज असिस्टेड 25 crore people to get freedom from multi-dimensional poverty. हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है. मल्टी डायमेंशनल पावर्टी क्या होती है, ये फाइनेंस मिनिस्टर ने हमको बताना चाहिए. यानी कि 80 करोड़ को मुफ्त राशन दे रहे थे, 25 करोड़ को आपने गरीबी रेखा के ऊपर उठाए हैं. 10 साल के अंदर 105 करोड़ लोग यानी कि गरीब थे, ये आप मान रहे हैं. यह आपकी 10 साल की उपलब्धि है. आपने ये कहा है कि हम 3 करोड़ घर बना रहे हैं.
मुझे क्यों शक हो रहा है आपके आंकड़ों के ऊपर, क्योंकि मेरे चुनावी क्षेत्र औरंगाबाद के अंदर 60,000 लोग 2017 से एक सपना देख रहे हैं कि मोदी जी ने वादा किया था कि मार्च 2022 तक इस देश के अंदर हर बेघर को घर मिलेगा, और सिर्फ घर नहीं मिलेगा, घर में नल रहेगा और नल में जल रहेगा। घर देना तो बहुत दूर की बात है अध्यक्ष महोदय, एक घर का काम की शुरुआत भी नहीं की गई है। 60,000 लोगों को अगर आपने सपना दिखाए है तो क्यों आप ये झूठा सपना दिखाए हैं कि 60,000 लोग को एक घर देना बहुत दूर की बात है, बनाया तक नहीं गया है। अध्यक्ष महोदय, हमारी माइनॉरिटी मिनिस्टर यहाँ पर बैठी हुई है, हम उनका बहुत आदर करते हैं। 2023-24 के अंदर आपने माइनॉरिटी का बजट 38% कम कर दिया। कितना बजट किया? तो 3097.60 करोड़ रुपीस माइनॉरिटी का बजट इस बार आपने बढ़ा दिया है। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि पिछले साल का जो बजट था उसके अंदर खर्च कितना किया गया है, ये आंकड़े भी आप दिखाया करिएगा, क्योंकि बजट अनाउंस तो किया जाता है लेकिन खर्च नहीं किया जाता है। आप मदरसों का बजट घटा दिए है और आपने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, यानी कि आपने मदरसे से आपको परहेज है लेकिन बच्चों को स्कूल के अंदर तो जाने दीजिए, आपने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप का बजट भी 433 करोड़ से घटाकर आपने 326 करोड़ रुपीस लेकर आए। तो क्यों आप ये नारा देते हैं कि हम सबका विकास चाहते हैं? आप चाहते हैं कि माइनॉरिटी के बच्चे और विशेषकर मुसलमानों के बच्चे सिर्फ चाय के ठेले लगाए, पंचर बनाने का काम करे, ऑटो रिक्शा चलाने का काम करे, यही काम करे, वरना जस्टिफाई करिए कि आप इतनी बड़ी जो मेजॉरिटी है माइनॉरिटी के अंदर की, उनका बजट हर 5 साल के बाद कैसे कम कर रहे हैं आप? क्या वजह है, क्यों आप इसका बजट कम कर रहे हैं? ईपीएस 95 क्या था? 78 लाख जो पेंशनर्स है, 1000, 1500, 2000, आपने भी यह मुद्दा उठाया है कई मर्तबा, उन्हें एक बार फिर मायूस किया गया है। दूसरी बात, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, ये हर कुछ महीनों के बाद आंदोलन करते हैं। आप ये छोटी छोटी बच्चियों को, माँ को जो प्रेग्नेंट है, उनका इलाज, उनका देखरेख करने का जो काम करती है, आपने उनको कहा कि हम आपको भी हेल्थ कवर के अंदर लेकर आएंगे लेकिन आपकी पगार नहीं बढ़ने देंगे। 7,000 रुपये मिलते हैं आशा वर्कर्स को, आंगनवाड़ी वर्कर को पूरी मेहनत करने के बाद भी 15,000 रुपये मिलते हैं। आज क्या वजह है कि आज उत्तर प्रदेश का नौजवान जो है वो इजराइल में जाकर मजदूरी का काम करने के लिए तैयार है, क्योंकि वहां पर 1,37,000 रुपये सिर्फ मजदूरी करने के लिए उसे मिल रही है, और यहाँ पर हम 15,000, 7,000, 2,000 रुपये ईपीएस पेंशन के नाम के ऊपर, आशा वर्कर्स के नाम के ऊपर हम दे रहे हैं। 1 मिनट अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट, बहुत चुभने वाली बात है। चुभने वाली इसलिए है कि बैंक और राइट ऑफ जो किया जा रहा है बड़े बड़े उद्योगपतियों का, यह आंकड़ा फाइनेंस मिनिस्टर को यकीनन पसंद नहीं आएगा। कितना राइट ऑफ किया गया है 2014 से 2023 तक? तो 14.56 लाख करोड़ रुपए की मैं बात कर रहा हूं। और रिकवरी कितनी हुई? तो रिकवरी महज 14.07% हुई है, यानी कि 86% रिकवरी कब होगी? और ऐसे मौके के ऊपर सिर्फ 30 सेकंड दीजिए, जब आप बड़े बड़े उद्योगपतियों का पैसा माफ कर रहे हैं, मेरे चुनावी क्षेत्र औरंगाबाद के अंदर 3,330 ऐसे सरकारी स्कूल है जिनके ऊपर पक्की छत नहीं है, टीन के शेड के नीचे ये बच्चे पढ़ते हैं। हम एसी बंद करने की बात कर रहे हैं और वो तपती धूप के अंदर टीन के शेड के नीचे पढ़ रहे हैं। स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात थँक्यू. विकासाच्या क्षेत्रामध्ये ज्यांच्या कुशल नेतृत्वाखाली गेले 10 वर्ष देशाला विकसित करण्याचं ऐतिहासिक कार्य झालं, अशा नरेंद्र मोदी साहेबांच्या नेतृत्वाखाली घडलेल्या या विशाल सभागृहात कालच निवडणूक आयोगाने शिक्कामोर्तब केलेल्या राष्ट्रवादी अजितदादांच्या नेतृत्वाखालच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा सदस्य म्हणून, एनडीएचा घटक पक्ष म्हणून, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या हिंदवी स्वराज्याची ऐतिहासिक राजधानी असलेला रायगड रत्नागिरी लोकसभा मतदारसंघाचा खासदार म्हणून आपण मला या ठिकाणी बोलण्याची संधी दिली, त्याच्याबद्दल आपले मनापासून या ठिकाणी आभार मानतो. निवडणूक पूर्व या ठिकाणी लेखाधोरण मांडलं जात असतानाच गेल्या 10 वर्षांमध्ये, गेल्या अनेक वर्ष या देशातल्या जनतेला गृहीत धरण्याचं काम त्यावेळेच्या नेतृत्वाने केलं. पण नरेंद्र मोदी साहेबांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या 10 वर्षांमध्ये ज्या पद्धतीने नेतृत्वदीपक पद्धतीची प्रगती झाली, त्यामुळे कमालीचा विश्वास देशातल्या जनतेच्या बद्दल मनामध्ये असल्यामुळे मोदी साहेबांनी आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अतिशय योग्य पद्धतीने देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचा अर्थसंकल्प या ठिकाणी मांडला.
त्याचं सुद्धा मी मनापासून या ठिकाणी स्वागत करतो. देशभरामध्ये पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या जात असतानाच या देशातील सर्वाधिक लांबीचा 22 किलोमीटर लांबीचा अटल सेतू पूल करंजा ते रेवस एकेकाळी सागरी महामार्गाची कल्पना बॅरिस्टर अंतुल साहेबांनी बघितली. तो साळाव असेल, मुरुड असेल, आगरदांडा तुर्माडी असेल, पलीकडचा वेळा दिव्यागरचा असेल, बाणकोट बागमांडला खाडीवरचा पूल असेल, अशा सगळ्या या ऐतिहासिक कामाला, सागरी महामार्गाच्या कामाला या सरकारच्या माध्यमातून गती त्या ठिकाणी मिळेल असा विश्वास त्या ठिकाणी व्यक्त करत असतानाच क्रीडा क्षेत्रामध्ये सुद्धा खेलो इंडिया सारख्या स्पर्धा त्या ठिकाणी आयोजित करत या देशाला खूप मोठ्या प्रमाणावरती क्रीडा क्षेत्रातला वाव देण्याचं काम या सरकारच्या माध्यमातून झालं. त्याचा मनापासून तो आनंद या ठिकाणी व्यक्त करत असतानाच जगाच्या विकसित राष्ट्रांच्या तुलनेबरोबरीच अर्थव्यवस्था बळकट करण्याचं काम नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली हे सरकार त्या ठिकाणी करत असतानाच आगामी येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये सुद्धा महाराष्ट्रामध्ये जसे एनडीए 350 जागा त्या ठिकाणी निवडून आणणार आहे, तसंच जो निर्णय धाडसी निर्णय अजितदादांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही त्या ठिकाणी घेतला. आज महाराष्ट्रातलं महायुतीचं सरकार संघराज्याच्या कल्पनेमध्ये केंद्र सरकारच्या मदतीतून महाराष्ट्राला जो धर्मनिरपेक्ष विचाराचा वारसा आहे, शाहू फुले आंबेडकरांची समता आहे, त्या महाराष्ट्राला गतिमान करण्याचं काम उद्याच्या भवितव्याच्या कालावधीमध्ये त्या ठिकाणी घडत असतानाच जंजिरा किल्ल्यावरती आक्रमण करत असतानाच छत्रपती शिवरायांनी उभारलेला पद्मदुर्ग किल्ला याला भारतीय पुरातत्व खात्याच्या जंजाळातून मुक्त करत अधिनिधी देत त्या ठिकाणी एक ऐतिहासिक स्वरूपाचं कार्य घडेल असा विश्वास या ठिकाणी व्यक्त करत असतानाच मी आज या ठिकाणी हा विश्वास देतो की देशभरामध्ये एक वेगळं वातावरण नरेंद्र मोदी साहेबांच्या नेतृत्वाखाली निर्माण झालं असतानाच महाराष्ट्र ज्या महाराष्ट्राची एक थोर परंपरा देशाच्या इतिहासात जाज्वल्य पद्धतीने त्या ठिकाणी अधोरेखित केली गेली आहे, त्या महाराष्ट्रामधून सुद्धा 45+ या जास्ती जागा इंडियाच्या माध्यमातून निवडून आणत असताना एकनाथजी शिंदे, देवेंद्रजी फडणवीस, अजितदादा पवार यांच्या नेतृत्वाखाली पुन्हा एकदा ज्या वेळेला 18व्या लोकसभेचं पहिलं अधिवेशन होईल, या देशाचा गौरवशाली अर्थसंकल्प मांडला जाईल, त्याला महाराष्ट्राला गतिमान करण्याचं काम आणि विशेष करून ज्या परिसरातून मी निवडून येतो त्या 720 किलोमीटर लांबीच्या मच्छीमारांची अत्याधुनिक पद्धतीची मच्छीमारांची बंदरं आणि इतर पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचं काम या सरकारच्या माध्यमातून घडेल असा विश्वास या ठिकाणी व्यक्त करतो. आपण मला संधी दिल्याबद्दल आपले आभार मानतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय. Thank you. Honorable Minister Smriti Irani ji would like to intervene. Thank you, sir, for the kindness shown to me. सर्वप्रथम मैं अपने संगठन का और संसदीय कार्य मंत्री जी का विशेष आभार व्यक्त करती हूं कि आज मुझे इंटरवीन करने का मौका मिला. सर, कृतज्ञता की भावना के साथ आज अमेठी की सांसद के नाते मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष आभार वंदन करना चाहती हूं. किसी भी सांसद के लिए उनका पहला कार्यकाल इस भवन में सांसद के नाते यादगार होता है, लेकिन नेता अगर नरेंद्र मोदी जैसा हो तो इतिहास गढ़ने का और इतिहास की साक्षी बनने का भी मौका मिलता है. इसलिए आज मैं ऋणी हूं कि धारा 370 को हटते हुए हमने ना सिर्फ देखा बल्कि उसको हटाने में अपनी ओर से सांसद के नाते हम सहयोग भी कर पाए. मैं ऋणी हूं कि इस भव्य भवन में जो पहला भारत सरकार की ओर से विधेयक आया उसने देश भर में महिलाओं को 33% का आरक्षण दिलवाया. लेकिन साथ ही आज मैं रामलल्ला के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ, ऋण व्यक्त करती हूँ कि जब उन्होंने निर्णय लिया कि वो भव्य मंदिर में विद्यमान होंगे तो प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना तो इसी सदन के नेता को चुना. और राष्ट्र सेवक को हमने राम सेवक की विनम्र स्वरूप में अयोध्या धाम में देखा, ये हमारे लिए किसी सौभाग्य से कम नहीं. लेकिन ये भी सत्य है कि विनम्रता के भाव के साथ प्रधानमंत्री जी ने प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के लिए आमंत्रण स्वीकार किया और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने प्रभु को भी नकारा और आमंत्रण को भी नकारा. और उनके लिए मुझे लगता है कि यही उचित होगा कहना कि जाको प्रभु दारुण दुख दीन्हा ताकि मति पहले हर लीन्हा. मतलब प्रभु जिनको भव्य दुख देने वाले हैं सबसे पहले उनकी मति भ्रष्ट होती है. तो आज मैं ऐसे व्यक्ति के बारे में जो पूर्व के सांसद रहे उन पर विश्लेषण करने की बजाय मैं आभार वंदन करना चाहती हूँ प्रधानमंत्री मोदी का. लेकिन उससे पहले
इस सभा में, इस सदन में एक तिरस्कार की भूमिका में प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार पर जो कटाक्ष हुए, उसके संदर्भ में कुछ कहना चाहती हूँ अमेठी की सांसद के नाते। 48 साल 48 इयर्स अमेठी में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रतिनिधि रहे, और आज अगर यूपीए के कार्यकाल में उस क्षेत्र में क्या हाल था जनता जनार्दन का, उसको उल्लेखित करूं तो सेंसस 2011 का यह आंकड़ा है कि सुल्तानपुर जिला, जिसमें अमेठी समाहित थी, उसमें लगभग 62% परिवारों के पास बिजली नहीं थी। ये कांग्रेस के कार्यकाल का आंकड़ा है कि जिस जिले में अमेठी समाहित थी, 2011 का आंकड़ा कहता है कि 83.8% उस जिले में परिवारों के पास शौचालय नहीं था। जिस जिले की आज मैं बात कर रही हूं, साल 2011 का आंकड़ा है कि मात्र 20% ही रायबरेली जिला के लोगों के पास पीने का नल से जल था, और यही हाल उस जिले का भी था जिसमें अमेठी समाहित है। इसलिए आज जब लोग पूछते हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व में कितना लोहा है, उनसे पूछना चाहती हूं कि जब नरेंद्र मोदी आए तभी अमेठी लोकसभा क्षेत्र को पहला खाद का रैक नसीब हुआ। 48 साल जब गांधी खानदान का एक छत्र राज था, तब ये नसीब में उनके क्यों नहीं था। अमेठी में, और हमारे किसान नेता यहाँ बैठे हैं, अमेठी में किसानों के लिए पहली बार सॉइल टेस्टिंग लैब तब बना जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधान सेवक बने। अमेठी में पहला कृषि विज्ञान केंद्र तब बना जब देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी बने। और आज अमेठी के 3,80,000 किसानों की ओर से प्रधानमंत्री जी का विशेष आभार कि उन्होंने बजट में पीएम किसान योजना के अंतर्गत 3,80,000 किसानों का सम्मान बढ़ाया। हर वर्ष उनको 6,000 रुपया उनके बैंक के खाते में भिजवाया। आज जो इस सदन में कांग्रेस के नेतृत्व का दम भरते हैं, उनसे पूछना चाहती हूं, ये आंकड़ा झुटलाया नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत अमेठी लोकसभा क्षेत्र में 10 लाख बैंक के खाते पहली बार खुले। जहां गांधी खानदान का 48 साल एक छत्र राज था, वहां 10 लाख लोग बैंक के खाते से वंचित क्यों थे। आज मैं प्रधानमंत्री मोदी को अमेठी के जनमानस की ओर से आभार व्यक्त करती हूं कि हमारे देश में 1 रुपए के प्रीमियम में सुरक्षा का, बीमा का कवच दिलवाया नरेंद्र मोदी ने। अमेठी में 7 लाख लोगों को पीएम सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत लाभ मिल रहा है। इस सत्य को खानदान कितना भी चाहे झुटला नहीं सकता। आज यहां पर मैंने कटाक्ष सुनते अनुभव किया कि लोगों ने कहा कि भाई मेरे यहां तो घर बन नहीं रहा। अब जहां गांधी खानदान ने 48 साल बिताए, वहां पर प्रश्न उठता है कि मात्र मोदी के कार्यकाल में, और मैं सांसद के नाते आभार व्यक्त करती हूं, 1,08,062 घर बने। नरेंद्र मोदी ने 1,08,062 परिवारों को जीवन में पहली बार घर दिया। जहां पर गांधी खानदान का 48 साल एक छत्र राज रहा, वहां 1,08,000 परिवार घर से, छत से वंचित क्यों रहे। सेल्फ हेल्प ग्रुप देश भर में 10 करोड़ बहनों को और 3 करोड़ बहनों को विशेष लखपति दीदी बनाने का संकल्प है। उस संकल्प में अमेठी की 1,25,000 बहनें जुड़ रही हैं। प्रधानमंत्री जी का विशेष उसके लिए अभिनंदन। आज मैं माताओं बहनों की बात करने वाले लोगों से कहती हूं, जिनको इस बात का दुख है कि आंगनबाड़ी आशा बहनों को आयुष्मान भारत का लाभ मिल रहा है, उनसे बतला दूं कि जब कांग्रेस का शासन था तो उसी आंगनबाड़ी की दीदी को 750 रुपए मिलता था, तब इनका दिल नहीं दहलता था। आज मोदी 4,500 रुपया भी दे रहे हैं, सालाना 5 लाख रुपए के आयुष्मान भारत का कवच भी दे रहे हैं, तब इनके मुख से एक शब्द मोदी जी को आभार व्यक्त करने के लिए नहीं फूटा। ये द्वेष की भावना से काम करते हैं और नरेंद्र मोदी राष्ट्र के उत्थान की कल्पना के साथ काम करते हैं। आज उसी उत्थान की गाथा में
अमेठी में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से 6 लाख लोग जुड़े हैं और मात्र एक जनपद में 28 करोड़ रुपया सिर्फ जन आरोग्य योजना का बटा है। उसके लिए प्रधानमंत्री जी को आभार। मैं महोदय कह चुकी हूं, 48 साल गांधी खानदान ने एक छत्र राज किया, लेकिन जल जीवन मिशन में नरेंद्र मोदी जी ने 2,70,000 घरों में पहली बार नलका दिया। देश को न्याय दिलवाने की बात करता है गांधी खानदान। ये बतला दे 48 साल में अमेठी को न्याय क्यों नहीं दिलवा पाए। आज स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत अमेठी में इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट्स बनाने की श्रृंखला महोदय 4 लाख को पार कर चुकी है। जो ना शौचालय दे सके एक जनपद में, ना बैंक का खाता दे सके एक जनपद में, जो ना घर दे सके गरीब को एक जनपद में, आज वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को किसी भी स्वरूप में अपमानित करें। ये आज इस सदन के माध्यम से, मैं आपके माध्यम से राष्ट्र को अवगत कराना चाहती हूँ। अमेठी वो लोकसभा क्षेत्र है जहां 48 साल 48 इयर्स गांधी खानदान का एक छत्र राज रहा, लेकिन जब पूर्व सांसद की बात आती है तो उनके सानिध्य में 200 फैक्ट्रियां बंद हुई। आज मैं नरेंद्र मोदी का अभिनंदन करती हूं, छोटी सी छोटी इकाई को खोलकर महोदय 6,000 से ज्यादा एमएसएमईज को, उद्योग को छोटी इकाई में अगर किसी ने सहयोग दिया तो वो मोदी सरकार ने सहयोग दिया। महोदय, प्रधानमंत्री जी ने विशेष अभिनंदन किया उज्ज्वला की बहनों का, जिनको धुएं से रसोई में अपनी मुक्ति मिली। ये पूछने लायक बात है कि जिस सरकार में एक महिला मुखिया थी, उसी के लोकसभा के सानिध्य में 2,20,000 महिलाएं गैस की सिलेंडर की सुविधा से वंचित क्यों थी। आज अमेठी की 2,20,000 बहनें उज्ज्वला योजना के लिए प्रधानमंत्री जी को विशेष आभार व्यक्त करती हैं। मैं समय की मर्यादा जानती हूँ महोदय, इसलिए 2-3 बातें कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। मेरे हाथ में महोदय एक लिस्ट है। सिंहपुर, जामो, गौरीगंज, भेटुआ, तिलोई, मुसाफिर खाना, बहादुरपुर, भादर, सलोन, इसमें 40 गांव ऐसे हैं महोदय जिनमें बिजली पहली बार मिली जब डबल इंजन की भाजपा की सरकार आई। 48 साल और 40 गांवों में बिजली तक का ना होना 2017 तक महोदय, ये बतलाता है इनकी क्षमता क्या है। और महोदय, आज आपको पुनः याद दिलाती हूं कि जब प्रधानमंत्री महोदय ने इसी सभागार में अपने वक्तव्य को राष्ट्रपति जी के प्रति कृतज्ञता के भाव से अपने उद्बोधन को समर्पित किया था, तब उन्होंने इस सदन को और राष्ट्र को याद दिलाया था कि जब जब कोई भी ऐसा नेता जो गांधी खानदान को चुनौती देता है और जो विशेष वंचित परिवार से आता है, उसको गांधी खानदान, कांग्रेस पार्टी जलील करती है, अपमानित करती है। आज अमेठी के इतिहास का एक छोटा पृष्ठ आपके ध्यान में लाना चाहती हूं महोदय। जब अमेठी में राजमोहन गांधी जी ने चुनाव लड़ा था, महात्मा गांधी के सर ये पोते, इन्होंने जब चुनाव लड़ा, तब जागड़ ब्लॉक में नंदमहर में ईंटों से, पत्थरों से उनको मारा गया। शुक्ल बाजार के The intervention of the Honorable Minister is fully confining to the constituency which she represents. Yes, sir, I'm talking. Yeah. Fight against the Gandhi family was beaten. Sir, he was literally bricked in Shahagad block. In Shukal Bazar, he was forcibly made to sit in a police station, and he, the grandson of Mahatma Gandhi, was called Nakli Gandhi by those who usurped the name of Gandhi to do their politics. This is Amethi, sir. That when Maneka Gandhi went to fight an election in 84, she was also humiliated. And when, sir, I don't know why they are upset. This is their history, sir. Sharad Yadav ji, when he went to fight Amethi, sir, he was told by Congress ke neta कि शरद वापस जाओ, जाकर अपनी भैंस चराओ। इसलिए आज जब प्रधानमंत्री का ये अपमान करते हैं तो किसी को आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। जो बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करते हैं, गांधी के पौत्र को जो ईंटें मारते हैं, वो नरेंद्र मोदी का सम्मान नहीं करेंगे। महोदय, आज
मैं अगर इन्हें इतनी लज्जा आती है कि इनके नेता ने क्या किया, तो मैं कह दूं 7 पुश्तें निकल जाएंगी, लेकिन ये पाप नहीं धुलेगा। मैं महोदय इतना कहना चाहती हूँ, मैं महोदय ये कहना चाहती हूँ कि आज आपने बजट में इंटरवेंशन करने के लिए मुझे मौका दिया। Adhir ji, if anything objection, it should be looked into. Please. Nothing is objectionable, sir. I can actually prove it on the table, if so desired, and the evidence will embarrass the Gandhi family even more. No, please. That they please. threw stones at the grandson of Mahatma Gandhi in Amethi. That they humiliated Sharad Yadav in Amethi. That they humiliated Kashi Ram in Amethi. That they humiliated every leader who stood up against this family. Is the truth which can be evidence in this house, sir. Yes. No, please. Sir, please avoid. Please, सर, जो अभी व्याकुल हो रहे हैं उनसे कह रही हूँ, please, जो व्याकुल हो रहे हैं don't सर, mention the name of any family. It is not नहीं proper. सर, मैं इतना ही कह रही हूँ, नए भारत की भोर है, अमेठी का है, मोदी वंस मोर है। इतना ही अमेठी की सांसद के नाते प्रधानमंत्री जी को अब तक उन्होंने जितना अमेठी को बजट के माध्यम से, राष्ट्र को बजट के माध्यम से उन्नति के पथ पर लेकर आए, उसका आभार। और उनके तीसरे कार्यकाल की मैं अमेठी के नागरिकों की ओर से उनको बधाई देती हूँ। पुनः कहती हूँ, नए भारत का भोर है, इंडिया में मोदी वंस मोर है। Thank you. Next speaker, Madam Srimati Jimbil Yadav ji. Jimbil Yadav ji, please. Shri Chandreshwar Prasad ji. आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में खड़ा हूं। इस बजट में भविष्य की मजबूत नींव रखने की कोशिश की गई है। इसमें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश पर जोर दिया गया है, तो निवेश तथा राजकोषीय घाटे के बीच संतुलन बनाया गया है। आधुनिक टेक्नोलॉजी के बढ़ते प्रभाव को स्वीकार करते हुए इनोवेशन पर फोकस है, तो ग्रामीण विकास का भी ध्यान रखा गया है। यह बजट सकारात्मक, दूरदर्शी, समावेशी एवं प्रगतिशील है, जिसमें वित्त मंत्री जी ने अगले 5 सालों की रूपरेखा तैयार की है। इसमें रोटी, कपड़ा और मकान के साथ सेहत और शिक्षा का भी ध्यान रखा गया है। बजट में बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिसमें लोगों को सहूलियत मिलेगी। अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ और अधिक घर बनेंगे और मध्यम वर्ग के लोगों को भी अपना घर मिलेगा। 9 से 14 वर्ष की लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर का टीकाकरण होगा। यह एक अच्छा निर्णय है। महोदय, बजट में उच्च शिक्षा के लिए लोन की राशि बढ़ाई गई है, जिससे युवाओं को फायदा होगा। महोदय, हमारी केंद्र सरकार ने बिहार के जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया है। इसके लिए समूचे बिहार वासियों की तरफ से मैं मोदी जी एवं केंद्र सरकार के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। बिहार ने हमेशा समाज और देश के निर्माण में अपना योगदान दिया है। बिहार के लोग काफी परिश्रमी होते हैं और वे जहां भी जाते हैं अपनी कर्मठता और ईमानदारी के बल पर कामयाब होते हैं। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी अपने सीमित संसाधनों से बिहार के विकास की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, परंतु पर्याप्त राशि के अभाव में बिहार में पूरा विकास नहीं हो पा रहा है। उनके नेतृत्व में शराबबंदी, 7 निश्चय, जल जीवन। 1 second. Now it is already 6. If the House agrees, we will extend the House up to 8 o'clock. Yes, House is extended up to 8 p.m. Please. उनके नेतृत्व में up to 8. उनके नेतृत्व में शराबबंदी, 7 निश्चय, जल जीवन हरियाली, हर घर नल का जल, ग्रामीण इलाकों में पक्की सड़क, अति पिछड़ों को के विकास के लिए कार्य योजना, बेहतर कानून व्यवस्था इत्यादि ऐसे ऐसे काम हुए हैं, जिससे बिहार एक मिसाल बनकर उभरा है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी हम सब के अभिभावक और प्रेरणा स्रोत हैं और उनके मार्गदर्शन में बिहार में गरीब गुरबा और समूचे बिहार के विकास के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। परंतु जिस स्तर पर
बिहार को विकास की गति मिलनी चाहिए, वह पर्याप्त राशि के अभाव में पूरा नहीं हो पा रहा है। हम केंद्र से सरकार से सहयोग की अपेक्षा रखते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार इसमें सहायता करेगी। राज्य सरकार को 94 लाख गरीब परिवारों को आगे बढ़ाना है, जिसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी सर्वे भी करा चुके हैं। इसके लिए सरकार को 2.5 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है, जिसे केंद्र पूरा कर सकता है। मैं आशा करता हूं कि इस पर विचार होगा। अगर केंद्र सरकार बिहार को विशेष राज्य या विशेष पैकेज दे दे तो बिहार के वंचितों और पिछड़ों का काफी भला होगा। मोदी जी की अगुवाई में पूरे देश पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया है और ऐसे में बिहार के करीब 4 करोड़ लोग, 94 लाख गरीब परिवार भी गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। अतः मोदी जी ने देश को जो विकसित करने का संकल्प लिया है वह तभी संभव होगा अगर बिहार की गरीब भी बीपीएल से बाहर आ जाए। एक मिनट। अतः मैं अपने माध्यम से केंद्र सरकार से कुछ मांग करता हूं। अपने क्षेत्र के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव जहानाबाद स्टेशन पर किया जाए। जहानाबाद और अरवल जिले को आकांक्षित जिला घोषित किया जाए। मेरे संसदीय क्षेत्र का जिला अरवल को रेल से जोड़ा जाए। पूर्व घोषित गैस पाइपलाइन योजना जहानाबाद और अरवल में जल्द शुरू किया जाए। जहानाबाद लोकसभा सहित पूरे बिहार में केंद्र सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शुद्ध बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराई जाए। व्यापारियों के लिए लाइसेंस प्रणाली की एक व्यवस्था हो, जिससे वास्तविक रूप से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का लाभ लेते हुए अपना व्यापार बढ़ाएं। हमारे देश के लोग कुछ ही महीने बाद केंद्र में अपनी सरकार चुनेंगे और आदरणीय नीतीश बाबू के सहयोग से मोदी जी तीसरी बार देश का नेतृत्व करेंगे। यह मेरी शुभकामना है। हमारा बिहार बढ़े और पूरा देश तरक्की करे। इसी ख्वाहिश के साथ मैं इस बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय बिहार, जय। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती डिम्पल यादव जी। थैंक यू स्पीकर सर, आपने मुझे आज बोलने का मौका दिया। सर, आज अमृत काल की बात हो रही है, स्वर्ण काल की बात हो रही है, सुनहरे काल की बात हो रही है, लेकिन सर यह सारे काल काल्पनिक काल हैं। इसकी वास्तविकता कुछ और है। विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ की बात जहां ये सरकार कर रही है, युवा, नारी, किसान और गरीब। युवा सर आज देश का युवा लगभग 45% बेरोजगार है। सर, अग्निवीर जैसी योजनाएं लाकर इस सरकार ने गांव की अर्थव्यवस्था को भी असर डालने का काम किया है। सर, हम सभी जानते हैं कि गांव से ज्यादातर लोग फौज में जाते हैं और गांव की अर्थव्यवस्था संभली रहती है। सर, लेकिन आज का नौजवान और युवा सर इस मुकाम पे पहुंच गया है कि उसको कोई भी नौकरी को लेकर वो अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है। सर बहुत ही निराश है। सर सरकारी नौकरियां यह सरकार नहीं दे पा रही है। सर, संविदा पे नौकरी पहले मिलती थी युवाओं को सर, लेकिन अब यह नौकरियां ठेके पे दी जा रही हैं। सर, मात्र 8,000 रुपए प्रति माह की नौकरी हमारा युवा करने को आज मजबूर है। सर, हमने देखा किस तरह इजराइल जाने के लिए इस देश का युवा मजबूर है। लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, जिससे कि देश का युवा अपने घर कुछ आमदनी लेके आए इजराइल जाके, जहां पे सर युद्ध चल रहा है। सर, लगातार MSMEs जो एक रोजगार देने में सक्षम होती हैं सर एंटरप्राइजेस, सर लगातार इसमें भी गिरावट आ रही है। सर 2 साल में, पिछले 2 साल में लगभग 14,000 ऐसे उद्योगपति सर भारत छोड़ के चले गए हैं जो सक्षम थे सर यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाने में, यहाँ के युवाओं को रोजगार देने में। सर लगभग 14,000 ऐसे लोग टैक्स टेररिज्म के तहत भारत छोड़ के चले गए हैं। सर, महिलाओं की बात करी जाए सर, तो लगातार महिलाओं की स्थिति उत्तर प्रदेश हो या पूरा भारत हो सर, लगातार महिलाओं के साथ अपराध बढ़ रहे हैं और इसका संज्ञान सरकार ना देश की ले रही है ना प्रदेश की ले रही है। सर जहां सरकार सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण की बात कर रही है, वहीं संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट आई है जहां भारत
में पौष्टिक खाना खाने को नहीं मिल रहा है सर। 74% भारतीयों की बहुत पहुंच से ये पौष्टिक खाना बाहर है सर। इसी के साथ सर वेस्टिंग का मामला हो सर, छोटे छोटे शिशुओं में वेस्टिंग और स्टंटिंग के मामले होते हैं सर। भारत इन मामलों में भी उच्चतम है। So is that well for me? Yes. So give me 2 minutes, sir. Madam, we are short of time, that's why. सर 2 मिनट सर। सर जहां नारी वंदन विधेयक बिल लेकर आई है और हम सभी ने इसका पूरा समर्थन किया था, लेकिन यह सरकार अति पिछड़ी और पिछड़ी महिलाओं को और अल्पसंख्यक महिलाओं को, और सर अल्पसंख्यक महिलाओं में केवल मुसलमान महिला ही नहीं आती हैं, हमारी क्रिश्चियन महिलाएं भी आती हैं, हमारे सिख महिलाएं भी आती हैं। इन सभी को उनका हक सम्मान और अधिकार देने में सर यह सरकार असमर्थ रही है। सर जहाँ किसान की बात करी जाए सर, एमएसपी का जो वादा किया था इस सरकार द्वारा वो पूरा नहीं किया गया है। वहीं सर डीएपी महंगी। मैडम हमारे पास समय कम है सर प्लीज गिव मी 5 मिनट्स सर। यूपी इज अ वेरी 5 मिनट तो मैडम इंपॉर्टेंट नहीं दे स्टेट पाएंगे। सर, गिव मी एटलीस्ट 3 आप मिनट्स। 1 मिनट में अपनी बात कीजिए सर आई एम एज इट इज सेइंग इन पॉइंट्स। सर जहाँ डीएपी महंगी हो रही है, जहाँ सिंचाई महंगी है सर, जहाँ इस सरकार द्वारा कोई भी सब्सिडी नहीं दी जा रही है हमारे किसान भाइयों को सर, जहाँ फसल बीमा योजना के तहत लगभग 6 करोड़ 90 लाख लोगों किसानों ने पंजीकरण तो किया है, लेकिन केवल 7,80,000 किसानों को इसका फायदा मिला है सर। सर जहां गरीब की बात की जाए आज सर, महंगाई दर क्या है? लगभग 10। सर जस्ट 2 मिनट्स आई विल टेक मोर सर। सर जहां महंगाई की बात हो रही है सर, 10% महंगाई बढ़ गई है। सब्जियों की बात हो, चाहे दूध की बात हो, चाहे सिलेंडर की बात हो, चाहे पेट्रोल की बात हो, लगातार महंगाई बढ़ रही है सर, और सरकार इस सब को लेके कुछ नहीं कर पा रही है। असमर्थ है मुझे लगता है ये सरकार सर। अगर सरकार कहती है अपने आंकड़ों में कि 25 करोड़ सर, 1 मिनट आई विल टेक मोर सर। सर 25 करोड़ जो हमारे भारतीय हैं वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आए हैं एक तरफ, और वहीं 80 करोड़ लोगों को सरकार अन्न दे रही है। तो सर ये अपने आप में ही सर ये बहुत ही विवाद से पूर्ण बड़ा सेंटेंस है सर। इसी के साथ सर मैं कहना चाहूंगी ये सरकार आईआईटी की बात कर रही है। मैडम धन्यवाद सर 1 मिनट सर। लास्ट पॉइंट सर। सर आईआईटीज की बात कर रही है, ट्रिपल आईआईटीज की बात कर रही है, यूनिवर्सिटीज की बात कर रही है, एम्स की बात कर रही है सर। उत्तर प्रदेश में सर रायबरेली और गोरखपुर में एम्स तैयार हैं खड़े होके सर, उनका शरीर तैयार है, लेकिन उन एम्स में सर प्राणों का संचार नहीं हो पाया है क्योंकि ये सरकार सक्षम नहीं है वहां पे सर स्टाफ देने के लिए, वहां पे सर इक्विपमेंट्स देने के लिए, सपोर्टिंग स्टाफ देने के लिए सर। हम दूसरा सर नाम लास्ट पॉइंट सर। सर इसी बात के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगी कि जिस अमृतकाल और स्वर्णकाल की बात ये कर रही है, ये बहुत ही काल्पनिक बातें हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। श्री विजय कुमार अंसडेक जी, मेरा सभी से निवेदन है कि अपनी बात 2 मिनट में समाप्त कीजिए सर। पूरा शॉर्ट ऑफ टाइम। धन्यवाद सर। मैं अपनी पार्टी जेएमएम के तरफ से इस बजट का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ये पूरी तरह से इलेक्टोरल बजट है, और जो अपनी सरकार की ये लोग अपना प्रेज कर रहे थे, तो मैं भी उसमें जुड़ जाता हूं कि 2014 से 24 अब ये 10वां साल का बजट है, और जिन वायदों के साथ ये लोग 2014 से पहले जनता के बीच गए थे, तो उस हिसाब से मुझे लगता है सभी के अकाउंट में 15 लाख रुपया आ चुके हैं। 2 करोड़ प्रति वर्ष आपका रोजगार देने की बात थी, 10 साल हो चुके, अभी तक 20 करोड़ रोजगार युवाओं को और यहाँ के देश के लोगों को मिल गया है। और मैं कह सकता हूं कि अभी यहाँ एक दीदी अभी एब्सेंट है, 2014 से पहले सिलेंडर उठा करके जिस तरह से विरोध किया जा रहा था, मुझे लगता है अब 2014 से पहले से सस्ता में हम लोग को सिलेंडर मिल रहा है, और डीजल पेट्रोल के दाम तो अब लगता है कि 25-30 रुपया पे आकर के खड़ा हो गया है। लगातार जिस तरह का टैक्सेशन इस देश पे अगर कहा जाए हाईएस्ट टैक्सेशन सिस्टम है इस देश का, लेकिन उसके बावजूद आपका जाकर के किसी तरह का सोशल सिक्योरिटी का कोई भी यहाँ पे प्रयास नहीं किया गया है 10 वर्षों में। और झूठे वायदों के साथ लगातार अगर आप कहें तो देश को कर्ज में डुबोने का प्रयास किया गया है।
एक लाख 1.64 लाख करोड़ का जो कर्जा मैं कह सकता हूं प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर 1 लाख से ऊपर का आपका कर्जा है। और उसके बाद ये लोग लगातार अगर अपनी तारीफ कर रहे हैं तो एक तरफ तो ना नौकरी दिए, ना रोजगार दिए, ना आपका पेट्रोल डीजल और महंगाई को कम किए, लेकिन एक एक व्यक्ति को लाख रुपया से ऊपर कर्जा आप जो है डाल दिए। और बधाई और जोड़ मैं देता हूं कि लगता है कि 10 साल के इस प्रयास में जो वायदा इन्होंने 2014 से पहले किया था, जो किसान है उनका जो इनकम दुगना हो गया। कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर पॉइंट वाइज ही बोल रहा हूं सर। नहीं, और उसके ऊपर 1 मिनट लूंगा सर, 1 मिनट लूंगा। और उसके अलावा जो झारखंड में सरकार हमारी जो झारखंड, चलो मैं दूसरा नाम बोलता हूं, आप बोल दीजिए अपनी बात। सर झारखंड मुक्ति मोर्चा लेड सरकार, जो सरकार हमारी पेंशन स्कीम के तहत, ग्रीन राशन कार्ड के तहत आपका जाके जो हाउसेस सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दे पाई, 8 लाख हाउसेस 3 साल में पूरा करने का, कई स्कीम के साथ। श्री बदरुद्दीन अजमल जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आप अपनी बात 2 मिनट में समाप्त कीजिए। आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने इंटरिम बजट के ऊपर मुझे बोलने का मौका दिया। सर वक्त बहुत कम है, आप 2 मिनट का वक्त दे रहे हैं, हालांकि उधर आपने 8 बजे तक का वक्त ले लिया। आप आगे बात करो, आगे बात करो, वरना समय समाप्त हो जाएगा। जी मालूम है हमें, इसलिए पॉइंट वाइज मैं अपनी बात रखना चाह रहा हूँ। ऐसा लगता है कि माइनॉरिटी और मुसलमानों का नाम सरकार लेने से गुनाह समझती है, इसलिए प्रेसिडेंट की स्पीच में और फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच में कहीं भी माइनॉरिटी का जिक्र नहीं है। मुसलमानों का तो बहुत दूर की बात है, ये बहुत अफसोस की बात है। मोदी जी ने कहा था कि मुसलमानों के मैं यहाँ हाथ में लैपटॉप देखना चाहता हूँ, एक हाथ में कुरान देखना चाहता हूँ, लेकिन ये 5 साल में ऐसा कहीं भी नहीं हुआ। बल्कि माइनॉरिटी के जितने फंड्स थे, माइनॉरिटी नई मिनिस्टर जब से आई है उन्होंने उसको आधे से भी कम कर दिया। अब मैं अपने डिमांड के लिए आता हूँ सर, मैं मांग करता हूँ कि आसाम के धुबड़ी, फकीरगंज, साउथ सालमारा, नौगांव, बरपेटा, बिलासीपाड़ा, जलेसर, ग्वालपाड़ा, करीमगंज, मनकाचर में फ्लड इरोशन को कंट्रोल करने के लिए सर रोजाना सैकड़ों बीघा, अभी आजकल फ्लड खत्म हो गया लेकिन इरोशन है, उसकी वजह से लोग बेघर हो रहे हैं, इसकी तरफ ध्यान दिया जाए। मैं मांग करता हूं कि गुवाहाटी से साउथ सालमारा के दरमियान एक नेशनल लाइन हाईवे 4 लाइन बनाया जाए, बरपेटा, जोनिया और उससे गुजर के उसके लिए फंड दिया जाए। मैं मांग करता हूं कि आसाम के धुबड़ी, बरपेटा, नौगांव, करीमगंज में मेडिकल कॉलेज और सेंट्रल यूनिवर्सिटी कायम किया जाए, इसके लिए फंड दिया जाए। मैं मांग करता हूं कि आसाम के साउथ सालमारा, फकीरगंज, धुबड़ी, ग्वालपाड़ा, जलेसर, बिलासीपाड़ा, बरपेटा, बंगाईगांव में और नौगांव, हौजाई, करीमगंज में हॉस्पिटल कायम किया जाए, उसके लिए फंड दिया जाए। मैं मांग करता हूं कि आसाम के बंगाई गांव में अभयपुरी और गुवाहाटी अमीनगांव के दरमियान रेलवे नई लाइन ट्रैक बनाई जाए जो जौनपुर, जोनिया और बरपेटा टाउन से होकर गुजरे, इसके लिए मैडम फंड इसके लिए दें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मांग करता हूं कि आसाम के बरपेटा ब्रह्मपुत्र रिवर ब्रिज के ऊपर आरसीसी ब्रिज बनाया जाए जो बामन डोगरा, कोलाबंदा और उसके दरमियान में, या फिर भारी और कासुमारा के दरमियान। कृपया समाप्त कीजिए। सर 1 मिनट, मैं सिर्फ डिमांड दे रहा हूँ, मैं कोई लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, प्लीज, ये मेरा डिमांड है। मैं मांग करता हूँ कि आसाम के बरपेटा और बेकी रिवर के ऊपर आरसीसी ब्रिज बनाया जाए जो चिकनी और माजिद भाटिया से लेकर मोराबी और माजुली के अंदर दरमियान में इसके लिए फंड दिया जाए। मैं मांग करता हूँ। बदरुद्दीन जी धन्यवाद। प्लीज सर 1 मिनट, आधा मिनट और 1 मिनट, हम डिमांड तो दे रहे हैं। मैं मांग करता हूँ कि आसाम के भंगरमारा चर्च और सिमोतला चर्च के श्री एन.के. प्रेमचंद्रन जी। सर बहुत Thank you very much, sir. Chairman, sir, for giving me this opportunity to take part in the discussion on the budget as well as the supplementary demands for grants and other budgets of the Jammu and Kashmir. Sir, I know the time constraints, so I am not going to the details of all these issues.
First of all, I would like to congratulate the Honorable Finance Minister in one aspect, that instead of making unnecessary promises for the sake of the next election, this is exclusive, it is completely within the limits of the budget, because the political mandate is not there as far as the government is concerned. So it is an absolutely a good thing done by the Honorable Finance Minister in that aspect. And this budget speech is full of the achievements of the government of the last 10 years. Sir, the first sentence, because I have heard the entire discussion of the budget from all the members from the part of the opposition, the main question we have put in is, this budget speech is totally concentrating on growth-oriented budget or the achievement becoming a biggest economy in the world. Now we are going to be the third largest economy. GDP growth during this period of 4 years is average 7%, and we are able to contain the fiscal deficit. In such a situation, the economy is growing like anything. So the most of the members from Mr. Shashi Tharoor, the opening speaker from opposition till Badruddin Owaisi, everybody is asking the specific question. We would like to have a specific answer from the Honorable Minister. Even though we are having a glossy picture of the economic growth and development, why it is not being reflected in the basic economic fields, mainly inflation, poverty, as well as unemployment. These are the issues concerning the common people. Though we are having a very good, prosperous growth, mushroom growth of the economy, but it is not being reflected. That is the main issue to be answered by the Honorable Minister. So the 10 years review of the Indian economy as well as the budget speech of the Honorable Finance Minister is fully concentrating, and even the Prime Minister in his reply to the presidential address also speaking about the growth and development of our economy, and also the Honorable Ministers further saying that the fruits of development started reaching the people at scale. It is just starting to the common people. That means the issues have to be addressed. When we are having such a higher economic growth, GDP growth, you see the per capita GDP is lower than India's per capita GDP is lower than that of Bangladesh and that of equivalent to that of Sri Lanka. This is the situation prevailing in our country, and also the Honorable Finance Minister is taking credit and taking advantage of the economic growth when the world economy is not in a prosperous manner. And she has cited the example from 2000. If you go through the previous experience from 2006 to 2011, there was an overall world growth of 2%. Indian economy, yes, sir. I'm concluding. So I'm concluding. India, it was growing up to 4 to 8%. So once again, I would like to have a specific answer from the Honorable Minister. We all academically would also like to know, when our economy is growing like anything, why the basic issues of the people concerning is not being addressed. Sir, one more query I would like to ask regarding the supplementary demands of grants. Regarding the first batch of supplementary demands of demands of grants was 1,29,348 crores of rupees. And today the second batch of supplementary demands for grants, it is around 2,299 crores of rupees. That it will come around to 3-point-something lakh crores of rupees. My specific question to the Honorable Finance Ministry is, how do you able to contain the fiscal deficit 5.9 or 5.1 on the basis of this supplementary demands of grants? It will come around 3.5 lakhs by way of the two supplementary demands for grants. Thank you very much. Supplementary demands for grants. With this, thank you. Thank you. Sri Tejasvi Surya ji. ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ 10ನೇ ಬಜೆಟ್ನ ಕುರಿತಾಗಿರುವಂತಹ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿತ್ತು. ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ 5 ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವಂತಹ ಅಥವಾ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಇತ್ತು. ಫ್ರೆಜೈಲ್ 5 ಅಂತ ಭಾರತವನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮ, ದೂರದರ್ಶಿತ್ವದ ಯೋಜನೆಗಳ ಒಂದು ಫಲವಾಗಿ
ಭಾರತ ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವದ 5ನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಫ್ರಮ್ ಫ್ರೆಜೈಲ್ 5 ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಮರ್ಜ್ ಟು ಬಿ ದ ಟಾಪ್ 5 ಇಕಾನಮಿ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಇವತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ಗಳ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವೇಗಳನ್ನ, ಹೈವೇಗಳನ್ನ, ಹೊಸ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನ, ಹೊಸ ರೈಲ್ವೆ ಲೈನ್ಗಳನ್ನ, ರೈಲ್ವೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ, ಅಮೃತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಗರಗಳ ಉತ್ಥಾನವನ್ನ, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಉತ್ಥಾನವನ್ನ, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕವು ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿಂದೆಂದೂ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಿಗದಲೇ ಇರುವಷ್ಟು ಅನುದಾನವನ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯತೆಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ ಇದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರನ್ನ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವಂತಹ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಮಾಡದಂತ ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಲೇ ಇರುವಂತಹ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಮೇಲೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ, ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಾಪಗ್ಯಾಂಡಾವನ್ನ ಮಾಡಿ, ರಾಜಕೀಯ ಷಡ್ಯಂತ್ರವನ್ನ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಹಿಂದಿಕ್ಕುವಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನನಗಿವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ 130 MLAಗಳು, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ, ಪ್ರಾಪಗ್ಯಾಂಡಾದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದೆಹಲಿಗೆ ಬಂದು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ನಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, 5 ನಿಮಿಷ ಸಮಯ ನನಗೆ ಕೊಡಿ. ಇವರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಜಾಹೀರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ. ಮೊದಲನೇ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸರ್, ಒಂದ್ 2 ನಿಮಿಷ ಸುಮ್ನಿರಿ ನೀವು, ದಯವಿಟ್ಟು 2 ನಿಮಿಷ ಸುಮ್ನಿರಿ. ಸುರೇಶ್ ಅವರೇ, ದೇಶ ವಿಭಜನೆಯ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತವ್ರು ನೀವು, ನಿಮಗೆ ಈ ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡೋ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸುಮ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು, ದಯವಿಟ್ಟು ಸುಮ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಇವತ್ತು ದೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸಂಸದರು ದೇಶದ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದೇಶ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದದ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿ ನಾವು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಂದ್ಕೊಟ್ವಿ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ತಮ್ಮಂತ ತಾವು ಕರ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ದೇಶ ಒಡೆಯುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು. ಯಾವ ಸರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಸುಮ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ ಬಂಡವಾಳ ಏನು ಅಂತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಣ್ಣಿನ ಗಂಧ ಗಾಳಿ ಗೊತ್ತಿರುವಂತವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದದ ಕೂಗು ಏನು, ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ನಮಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ಸುಪುತ್ರಿ ಆ ತನುಜಾತೆ, ಅವಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಮಹಿಮೆ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರು, ಸುರೇಶ್ ಅವರೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರು, ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು: ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಗಾಗಲಿ ವಿರೋಧಕ್ಕಾಗಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಅವಕಾಶ ಇರಬಾರದು. ಭರತಖಂಡ ಮರದ ಬುಡ, ಪ್ರಾಂತಗಳೇ ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳು, ಬುಡ ಕಡಿದ ಮೇಲೆ ಕೊಂಬೆಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತವೆಯೇ? ನಾವು ಭಾರತೀಯರಾದುದರಿಂದ ಕನ್ನಡಿಗರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಭಾರತೀಯರಲ್ಲದವರು ಕನ್ನಡಿಗರೇ ಅಲ್ಲ. ಈ ಭಾವನೆಯನ್ನೆಂದೂ ಮರೆಯಬಾರದು. ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೂಲ ಮಂತ್ರವಾಗಬೇಕು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸೂತ್ರವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಆಶಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದದ ಮಾತನಾಡಿ ನೀವು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಇವತ್ತು ಮೈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೈ ರೈಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವಾದವನ್ನ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯವರು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇವತ್ತು ದೆಹಲಿಗೆ ಬಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಿದು ಮೈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೈ ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಮೈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೈ ರೈಟ್?
ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಟ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಫ್ಲಾಶಿಯಸ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 55% ಕೊಡುಗೆ ಕೇವಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ MP, ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊರತಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುವಂತ ಏನ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಇದೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಅದು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ, ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನ ಕೋಲಾರಕ್ಕೆ ಬಳಸಬಾರ್ದು. ಈ ರೀತಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಾನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತಾ? ಈ ದೇಶ ಇವತ್ತು ನಡೀತಿರುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ರಾಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳದ್ದಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಮೈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೈ ರೈಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟು ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧವಾಗಿರುವಂತ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟು, ದೇಶದ ಫೆಡರಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವಂತ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅದು. ಈ ರೀತಿಯ ದೇಶ ವಿಭಜನೆ ಮಾನಸಿಕತೆಯನ್ನ, ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ಮಾನಸಿಕತೆಯನ್ನ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಖಂಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ತಮ್ಮಂತಾವು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅನುಯಾಯಿ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಫೆಡರಲಿಸಂ ಬಗ್ಗೆ? ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ನ ಸೋಲಿಸಿದಂತ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಇವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಫೆಡರಲಿಸಂ ನ ಆಶಯಕ್ಕೂ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಈ ಇಡೀ ಲಾಜಿಕ್ ಏನಿದೆ, ಮೈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೈ ರೈಟ್, I want to take a minute to explain to you, Adhyakji, why this is a illogical argument. ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹಣ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಹದೇವಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ 2-3 ಏರಿಯಾಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೇರೆ ಏರಿಯಾದವರು ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಮಹದೇವಪುರ, ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುವಂತ ದುಡ್ಡನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಜನ IT BT ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತವ್ರು. ಮತ್ತೊಬ್ರು, ನಾವು 30% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಹಣನ ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಿ, ನೀವ್ ಯಾಕೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ತಾ ಇದೀರಿ, ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾರನ್ನು ನಾವು ಸಮಾಜವಾದಿ ಅಂತ ತಮ್ಮಂತಾವು ಕರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ರೀಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ತ್ ನೇ ಸಮಾಜವಾದದ ಬುನಾದಿ ಅಂತ ಯಾರು ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೋ, ಯಾರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೋ, ಆ ಸಮಾಜವಾದಿಗಳು ಇವತ್ತು ಮೈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೈ ರೈಟ್ ನ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಇದೇ ಮೈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೈ ರೈಟ್ ನ ಅಂಬಾನಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ, ಇದೇ ಮೈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೈ ರೈಟ್ ನ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯೋಗಪತಿಗಳು ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ, ನಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಣ ನನಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು? ಯಾವ ಲಾಜಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಇವತ್ತು ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಜಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ದೇಶದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರು. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಏನ್ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು? ಇವತ್ತು ಯಾವ ಮುಖ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 1 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹುತಾತ್ಮನಾದಂತ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪ್ರಾಂಜಲ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಈ ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದದ ಕೂಗನ್ನು ಹಿಡಿದು ಯಾವ ಮುಖ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ ನೀವು? ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಳಗಾಂನಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮಿಲಿಟರಿ ಫೋರ್ಸಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಆರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಯುವಕರು ಇವತ್ತು ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ದೇಶದ ಗಡಿ ಭಾಗವನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಯುವಕರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಯಾವ ಮುಖ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದದ ಮಾತನಾಡಿರುವಂತವ್ರು ಯಾವ ಮುಖ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಇವತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಹೋಗಿ ಮಾತನಾಡಿಸ್ತೀರಿ? ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, for the benefit of this house and for the benefit of this nation, I also want to bring to the attention of the country a very important historical fact about what is the culture, the inherent nature, the nationalist DNA of the Kannada people. Adhyakji, it gives me immense pride to state that when right after 1947 the country got independence and multiple princely states were there in India and they all had to merge to become the Indian Union, the first princely state to voluntarily accede to the Indian Union was my state of Karnataka, the Mysuru state. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದು ಇಡೀ ದೇಶ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಾಗಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ, ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸುರೇಶ್ ಅವರೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತಾವು ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಿಂದ ಬರ್ತೀರಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವಾಗ ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್ರು ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಂವಿಧಾನ ಈ ಪ್ರಿನ್ಸ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ, ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನ ಹೋಗಿ ಏಕತೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು, ಅವಾಗ ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್ರಿಗೆ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ನ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ನ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಟ್ಟಿದ್ದು, ಆ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕೂಡ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ದೇಶದ ಏಕತೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಇದು ಭಾರತದ ಕನ್ನಡಿಗರ ಒಂದು ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಅಭಿಮಾನ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ,
ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರಿಗೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಮೈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೈ ರೈಟ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ದೇಶ ನಡೆಯಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಕರ್ನಾಟಕ ನಡೆಯಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಇವತ್ತು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿನ ಮಂತ್ರಾಲಯದವರು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಿಗೆ ಜಾರ್ಖಂಡ್ನಿಂದ, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ್ನಿಂದ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಿಂದ, ಇವತ್ತು ಬಿಹಾರದಿಂದ, ಒಡಿಸ್ಸಾಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಬ್ಲಾಕ್ಗಳನ್ನು kindly conclude your speech. just 2 more minutes. No 2 minutes, you conclude ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು it. ಬ್ಲಾಕ್ಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಹರಾಜು ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಮೇಲೆ 4,000 ರೂಪಾಯಿಯ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಮೈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೈ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೋಲ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಬಿಹಾರ, ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ ಕಲ್ಲಿದ್ಲು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಅಂತ ಕೂತ್ರೆ ದೇಶ ನಡೆಯಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? Thank you. ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, Thank you. ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, 1 second. Kindly conclude. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕದ ನೂರಾರು ಜನ, ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಯುವಕರನ್ನ ವಿಶ್ವದ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯುಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಯೆಮೆನ್ ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕೋವಿಡ್ ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಭಾರತೀಯರನ್ನ, ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನ ವಾಪಸ್ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಲ್ಲ, ಇದು ಕನ್ನಡಿಗರು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರ, ಭಾರತೀಯರು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರ, ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂತು. Thank you very much. Thank you. Thank you. Kindly conclude. अभी मैं मंत्री जी का नाम पुकारता हूँ. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿ ರೈತರಿಗೆ, ದೇಶದ ಪ್ರತಿ ರೈತರಿಗೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತರಿಗೆ, ದೇಶದ ರೈತನಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಡಿಎಪಿ ಚೀಲದ ಮೇಲೆ, ಪ್ರತಿ ಯೂರಿಯಾದ ಚೀಲದ ಮೇಲೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Honorable Minister श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, हो गया अभी. मैडम कंक्लूड कीजिए जल्दी. माइक और अध्यक्ष जी kindly conclude last it 10 years in one or two sentences. ಅಧ್ಯಕ್ಷ, I just conclude in 1 minute. ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ is on the top of the FDI chart. The reason is the Prime Minister's Make in India, Digital India, the Prime Minister's foreign policy success. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಸಂವಿಧಾನದ ಫೆಡರಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ, ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಈ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡುವ Honorable Finance Minister श्रीमती निर्मला जी. Kindly take your seat. Thank you very much, Honorable Speaker, sir. With your permission, I'm responding to discussions on 4 items. One is the budget 2024-25, which is an interim budget. And then the second supplementary for the year 23-24 of the Union government. And also talking in response to the discussions which are happening on Jammu Kashmir interim budget for 24-25 and the supplementary demand for grants for 23-24 of Jammu and Kashmir. So I'm responding to the discussions which have happened for all these 4 items. So without going into great detail about what has been provided for and so on,